बर्तुच्चियो। इसी बीच काउंट अपने घर पहुंच चुका था। यात्रा में उसे 6 मिनट लगे थे और ये 6 मिनट इतने थे कि 20 युवक उसे देख सकें। वे सब उस जोड़ी की लागत पहचान कर, जो उनकी सामर्थ्य से बहुत बाहर थी, अपने घोड़ों को ऐड लगाकर सर पर दौड़े, ताकि उस कुलीन प्रभु की एक झलक पा सकें, जो अपने घोड़ों के लिए प्रति जोड़ी 10,000 फ्रांक चुकाता था। अली ने जिस निवास को मोंटे क्रिस्तो के नगर गृह के रूप में चुना था, वह शांज एलिजे पर चढ़ते समय दाहिनी ओर स्थित था। एक ओर आंगन और दूसरी ओर उद्यान। आंगन में पेड़ों का एक सघन समूह मुखौटे के एक भाग को ढकता था और उसके चारों ओर दो बाहों की तरह दो रास्ते थे, जो मुख्य द्वार से दाएं बाएं गाड़ियों को एक दोहरी सीढ़ी की ओर ले जाते थे। उस सीढ़ी की हर सीढ़ी पर फूलों से भरा एक पात्र रखा था। पर्याप्त भूभाग में अकेला खड़ा यह घर रियुद पोंथियू पर मुख्य द्वार के अतिरिक्त एक और प्रवेश द्वार भी रखता था। सारथी के द्वारपाल को पुकारने से पहले ही विशाल फाटक अपनी कुंडियों पर खुल चुका था। काउंट को आते देख लिया गया था और पेरिस में भी, जैसे रोम में और वास्तव में हर जगह, उसकी आवश्यकताएं बिजली की गति से पूरी की जाती थीं। इसलिए गाड़ी बिना धीमी हुए भीतर घुसी और अर्धवृत्त बनाती हुई आगे बढ़ गई। पहियों के पथरीली राह पर चरमराने तक फाटक फिर से बंद हो चुका था। गाड़ी सीढ़ी के बाएं ओर आकर रुकी और द्वार पर दो व्यक्ति दिखाई दिए। एक था अली, जिसने अपने स्वामी को आनंद की ऐसी सच्ची मुस्कान दी कि वह आश्चर्यजनक थी। उसका प्रतिदान मोंटे क्रिस्तो की एक साधारण दृष्टि से हुआ। दूसरा व्यक्ति विनम्रता से झुका और गाड़ी से उतरने के लिए काउंट को अपनी बांह दी। धन्यवाद, बर्तुच्चियो। काउंट ने 3 सीढ़ियां हल्के से लांघते हुए कहा। नोटरी का क्या हुआ? छोटे बैठक कक्ष में, बर्तुच्चियो ने उत्तर दिया। और वे विजिटिंग कार्ड, जिन्हें मैंने घर का नंबर झांत होते ही छपवाने को कहा था, वे तैयार हो चुके हैं, बर्तुच्चियो ने कहा। मैं पैले रॉयल के श्रेष्ठ मुद्रक के पास गया और उसने मेरे सामने ही प्लेट उकेरी। उससे निकला पहला कार्ड, जैसा आपने कहा था, डांगलार्स बैरन डेप्यूटे को रियूदला शौसेदाम था। नंबर 7 पर भेज दिया गया। शेष कार्ड आपके शयन कक्ष की अलमारी पर रखे हैं। अच्छा, समय क्या हुआ है? 4 बजे। मोंटे क्रिस्तो ने अपने दस्ताने, टोपी और छड़ी उसी फ्रांसीसी सेवक को दे दी, जो काउंट द मोरसेर्फ के पूर्व कक्ष से उछलकर गाड़ी बुलाने आया था। फिर वह छोटे बैठक कक्ष में गया, बर्तुच्चियो उसे रास्ता दिखाता हुआ। इस पूर्व कक्ष की मूर्तियां बहुत ही घटिया हैं, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। मुझे आशा है कि इन्हें हटाया जाएगा। बर्तुच्चियो झुक गया। जैसा कि प्रबंधक ने कहा था, नोटरी पूर्व कक्ष में प्रतीक्षा कर रहा था। पेरिस का एक सम्मानजनक सहायक वकील, जिसे उपनगर के तुच्छ मुकदमेबाज वकील की दुर्गम गरिमा प्राप्त थी। क्या आप वही नोटरी हैं जिन्हें उस देहाती घर के विक्रेताओं ने नियुक्त किया है, जिसे मैं खरीदना चाहता हूं? मोंटे क्रिस्तो ने पूछा। हाँ, नोटरी ने उत्तर दिया। विक्रय पत्र तैयार है? हाँ। वह आपके पास है? यह रहा। उत्कृष्ट। और ये घर कहाँ है जिसे मैं खरीद रहा हूं? मोंटे क्रिस्तो ने सहजता से पूछा, प्रश्न को आंशिक रूप से बर्तुच्चियो और आंशिक रूप से नोटरी की ओर संबोधित करते हुए। प्रबंधक ने ऐसा संकेत किया जिसका अर्थ था, मुझे नहीं पता। नोटरी ने आश्चर्य से मोंटे क्रिस्तो की ओर देखा। क्या? वह बोला। क्या काउंट को उस घर का स्थान भी ज्ञात नहीं जिसे वह खरीद रहा है? नहीं, काउंट ने कहा। तो काउंट संपत्ति से परिचित नहीं है? भला मैं कैसे होता? मैं आज सुबह कादिज से पहुंचा हूं। मैं कभी पेरिस नहीं आया। यह पहली बार है कि मैंने फ्रांस की धरती पर कदम रखा है। तो यह अलग बात है, नोटरी ने कहा। काउंट जिस घर को खरीद रहे हैं, वह ओतुई में स्थित है।
यह सुनते ही बर्तुच्चियो का रंग उड़ गया। और यह ओतुई कहाँ है? मोंटे क्रिस्तो ने पूछा। बहुत पास, नोटरी ने कहा। पासी से थोड़ा आगे, बोआ तबूलोन के मध्य में अत्यंत रमणीय स्थान। इतना पास, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। पर यह तो देहात नहीं हुआ। धिक्कार है। आपने पेरिस के उपनगर में मुझे घर कैसे चुन दिया, बर्तुच्चियो? मैं, प्रबंधक असामान्य उतावलेपन से चिल्ला उठा। नहीं नहीं, वह मैं नहीं था जिसे काउंट ने यह घर चुनने को कहा था। यदि काउंट स्मरण करें, अपनी स्मृति टटोलें, पीछे लौटें। ओह हाँ, बिल्कुल ठीक, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। अब याद आया, मैंने अखबार में विज्ञापन पढ़ा और भ्रामक शीर्षक देहाती घर के झांसे में आ गया। अभी भी समय है, बर्तुच्चियो ने चैतन्य स्वर में कहा। यदि आप चाहें कि मैं कहीं और देखूं, तो मैं एंगे, फोंतनय ओ रोज या बेलव्यू, कहीं भी सबसे उत्तम ढूंढ लाऊंगा। नहीं नहीं, मोंटे क्रिस्तो ने उदासीन स्वर में कहा। मैंने यही घर चुन लिया है, इसलिए इसे रखूंगा। और काउंट बिल्कुल सही कह रहे हैं, नोटरी ने पुकारा, अपनी फीस खो देने के भय से। ये एक मनोहर संपत्ति है, बहाते जलधारे, घना वन और एक आरामदेह मकान, यद्यपि लंबे समय से परित्यक्त। इसके अतिरिक्त वह साज सामान भी है, जो भले ही पुराना हो, पर मूल्यवान है। विशेषतः आज के समय में, जब प्राचीन वस्तुएं इतनी प्रिय मानी जाती हैं। क्षमा करें, पर मैं कल्पना करता हूं कि काउंट की रुचि अत्यंत सुरुचिपूर्ण होगी। आगे बढ़िए, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। तो यह स्वीकार्य है? ओह, उससे कहीं अधिक। यह तो अद्भुत है। तो फिर इतने अच्छे सौदे को हाथ से जाने न दें, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। नोटरी, विक्रय पत्र। उसने शीघ्रता से हस्ताक्षर कर दिए, केवल उस स्थान पर एक दृष्टि डालकर जहां घर की स्थिति और स्वामियों के नाम अंकित थे। बर्तुच्चियो, उसने कहा, इस सज्जन को 55,000 फ्रांक दीजिए। प्रबंधक लड़खड़ाते कदमों से बाहर गया और नोटों की एक गड्डी लेकर लौटा, जिसे नोटरी ने ऐसे गिना जैसे कोई व्यक्ति जो अपने धन को केवल विधिक औपचारिकताओं के बाद ही प्राप्त करने का आदी हो। अब, काउंट ने कहा, क्या सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं? सभी, नोटरी ने उत्तर दिया। चाबियां आपके पास हैं? वे उस द्वारपाल के पास हैं जो घर की देखरेख करता है। ये रहा वह आदेश जो मैंने उसके लिए तैयार किया है, जिससे वह काउंट को उनकी संपत्ति दिखाए। बहुत अच्छा, मोंटे क्रिस्तो ने कहा और नोटरी की ओर ऐसे ढंग से सिर हिलाया जिसका अर्थ था, अब मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, जाइए। पर ईमानदार कलम घिसने वाले ने कहा, मुझे लगता है कि काउंट से एक भूल हो गई है। कुल राशि तो केवल 50,000 फ्रांक थी और आपकी फीस उसी में सम्मिलित थी। पर क्या आप ओतुई से यहाँ नहीं आए? हाँ, अवश्य। तो फिर आपके परिश्रम का पारिश्रमिक तो दिया ही जाना चाहिए। काउंट ने हाथ के संकेत से उसे विदा करते हुए कहा। नोटरी झुकता हुआ कक्ष से बाहर निकल गया। अपने पेशे की उपाधि प्राप्त करने के बाद यह पहली बार था कि उसे ऐसा ग्राहक मिला था। इस सज्जन को बाहर तक छोड़ आइए, काउंट ने बर्तुच्चियो से कहा, जो नोटरी के पीछे पीछे चला गया। काउंट के अकेले होते ही उसने अपनी जेब से एक बंद बटुआ निकाला और उसे उस छोटी सी चाबी से खोला जिसे वह सदा अपने गले में रखता था और जो कभी उससे अलग नहीं होती थी। उसने कुछ क्षण देखा, फिर एक पृष्ठ पर रुक गया जिसमें कुछ टिप्पणियां थीं। उन्हें मेज पर रखे विक्रय पत्र से मिलाया और स्मृति में खोजते हुए कहा, हाँ, यही है, ओतुई, रियू द ला फोंतैन, नंबर 28। अब क्या मैं किसी धार्मिक भय या शारीरिक आतंक से निकाले गए स्वीकारोक्ति पर भरोसा कर रहा हूं?
किसी भी स्थिति में 1 घंटे में सब जान लूँगा। बर्तुच्चियो, उसने मेज़ पर एक छोटे हथौड़े से प्रहार किया, जिसकी मोड़ने वाली मूठ थी और जो ढोल की तरह तीखी, गूंजती ध्वनि करता था। बर्तुच्चियो, प्रबंधक द्वार पर प्रकट हुआ। बर्तुच्चियो, काउंट ने कहा, क्या तुमने एक बार मुझसे यह नहीं कहा था कि तुमने फ्रांस में यात्रा की है? फ्रांस के कुछ भागों में, हाँ, उसने उत्तर दिया। तो निश्चय ही तुम पेरिस के आसपास के क्षेत्र को जानते होगे? नहीं, नहीं, प्रबंधक ने तंत्रिकीय हकलाहट के साथ कहा, जिसे मोंटे क्रिस्तो मानवीय भावनाओं का पारखी, उचित ही अत्यधिक चिंता का परिणाम समझा। यह खेदजनक है, उसने कहा, कि तुम पेरिस के आसपास का क्षेत्र नहीं जानते, क्योंकि मैं आज ही सायंकाल अपनी नई संपत्ति देखने जाना चाहता हूं और तुम निश्चय ही मेरे साथ चलकर मुझे उपयोगी जानकारी दे पाते। ओ तुही, बर्तुच्चियो चीख पड़ा। उसका धूप से सांवला मुख लगभग राख सा हो गया। मैं ओतुई जाऊं? क्या बात है? ओतुई जाने में ऐसा क्या आश्चर्यजनक है? जब मैं वहां रहूंगा तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे गृहस्थ का अंग हो। बर्तुच्चियो ने अपने स्वामी की कठोर दृष्टि के सामने आंखें झुका लीं और मौन, अचल खड़ा रहा। यह क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी गाड़ी के लिए फिर से घंटी बजाऊं? मोंटे क्रिस्तो ने उसी स्वर में कहा, जिस स्वर में लुई 14वें ने वे प्रसिद्ध शब्द कहे थे। मुझे प्रतीक्षा कराई गई। बर्तुच्चियो बिजली की गति से छोटे बैठक कक्ष से पूर्व कक्ष में गया और भारी स्वर में पुकारा, महामहिम की गाड़ी तैयार करो। मोंटे क्रिस्तो ने 2-3 पत्र लिखे। जैसे ही वह अंतिम पत्र समाप्त कर रहा था, प्रबंधक फिर प्रकट हुआ। महामहिम की गाड़ी द्वार पर है, उसने कहा। तो फिर अपनी टोपी और दस्ताने ले लो, काउंट ने कहा। क्या मैं काउंट के साथ चलूं? बर्तुच्चियो चिल्ला उठा। निश्चय ही, तुम्हें अपने आदेश देने होंगे, क्योंकि मेरा इरादा इसी घर में रहने का है। काउंट के आदेश पर प्रश्न उठाना असंभव था, इसलिए प्रबंधक बिना प्रतिवाद किए अपने स्वामी के पीछे चला। काउंट गाड़ी में बैठा और उसे भी बैठने का संकेत किया। प्रबंधक आदरपूर्वक आगे की सीट पर बैठ गया। ओतुई का घर। मोंटे क्रिस्तो ने देखा कि जब वह सीढ़ियां उतर रहा था, तो बर्तुच्चियो ने कोर्सिका वासियों की भांति अंगूठे से हवा में क्रॉस बनाते हुए अपने ऊपर क्रॉस का चिन्ह किया, और जब वह गाड़ी में बैठा तो उसने होठों के नीचे एक छोटी सी प्रार्थना बुदबुदाई। कोई कम जिज्ञासु व्यक्ति उस योग्य प्रबंधक की इस अत्यधिक अनिच्छा पर दया कर लेता, जो काउंट के साथ नगर सीमा के बाहर की इस सैर के विचार मात्र से प्रकट हो रही थी। पर मोंटे क्रिस्तो में कारण जानने की उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि वह बर्तुच्चियो को इस छोटी सी यात्रा के लिए क्षमा करने को तैयार नहीं था। 20 मिनट में वे ओतुई पहुंच गए। प्रबंधक की चिंता निरंतर बढ़ती चली गई। जैसे ही वे गांव में प्रविष्ट हुए, बर्तुच्चियो गाड़ी के एक कोने में सिकुड़ा हुआ जिन जिन घरों के पास से वे गुजरते, उन्हें ज्वरग्रस्त ध्यान से देखने लगा। रियू द ला फोंटेन, नंबर 28 पर रुकने को कहो, काउंट ने आदेश दिया, अपने प्रबंधक को निर्दय दृष्टि से देखते हुए। बर्तुच्चियो के चेहरे पर पसीना फूट पड़ा, पर उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी से झुककर सारथी से पुकारा, रियू द ला फोंटेन, नंबर 28। नंबर 28 गांव के अंतिम सिरे पर था। रास्ते में रात उतर आई थी, या यूं कहें कि बिजली से भरा एक काला बादल छा गया था, जिसने समय से पहले अंधेरे को किसी नाटकीय घटना का सा रूप और गंभीरता दे दी थी। गाड़ी रुकी और सेवक कूद कर द्वार खोलने उतरा। तो फिर, बर्तुच्चियो, काउंट ने कहा, तुम नीचे नहीं उतरोगे? क्या तुम गाड़ी में ही बैठे रहने का इरादा रखते हो? आज शाम तुम्हें क्या हो गया है? बर्तुच्चियो जल्दी से द्वार पर आया और काउंट को उतरने के लिए अपना कंधा आगे किया। इस बार
काउंट ने उस पर पूरा भार रखा और गाड़ी से तीनों सीढ़ियां एक-एक करके उतरी। "दस्तक दो," काउंट ने कहा, "और मेरे आगमन की सूचना दो।" बर्तुच्चियो ने दस्तक दी। द्वार खुला और द्वारपाल प्रकट हुआ। "क्या बात है?" उसने पूछा। "तुम्हारे नए स्वामी," सेवक ने कहा, नोटरी का परिचय पत्र उसे सौंपते हुए। "तो क्या घर बिक गया?" द्वारपाल ने पूछा। "और क्या यही सज्जन यहाँ रहने वाले हैं?" "हाँ, मित्र," काउंट ने उत्तर दिया। "मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हें अपने पूर्व स्वामी की वापसी की कामना न हो।" "ओह," द्वारपाल बोला, "मैं उन्हें बहुत याद नहीं करूंगा, क्योंकि हम उन्हें शायद ही कभी देखते थे। 5 वर्षों से वे यहाँ नहीं आए और मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा घर बेचकर ठीक ही किया, जो उन्हें कुछ भी नहीं देता था।" "तुम्हारे पूर्व स्वामी का नाम क्या था?" मोंटे क्रिस्तो ने पूछा। "मार्किस सिएन मेरा। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने यह घर उसकी लागत पर नहीं बेचा।" "मार्किस द सैन मेरा," मोंटे क्रिस्तो ने दोहराया। "हाँ, ये नाम मुझे ज्ञात प्रतीत होता है। मार्किस द सैन मेरा।" वह मानो अपनी स्मृति टटोल रहा हो। "एक वृद्ध सज्जन," द्वारपाल ने आगे कहा, "बुर्बों वंश के निष्ठावान सेवक। उनकी एकमात्र पुत्री थी, जिसका विवाह उन्होंने विलेफोर से किया था, जो पहले नीम में और बाद में वर्साय में राजा का अभियोजक था।" मोंटे क्रिस्तो ने बर्तुच्चियो की ओर दृष्टि डाली और उसे उस दीवार से भी अधिक श्वेत पाया, जिसके सहारे वह गिरने से बचने के लिए टिका था। "और वह पुत्री मर गई थी, है ना?" मोंटे क्रिस्तो ने पूछा। "मुझे ऐसा कुछ सुनने का स्मरण है।" "हाँ महोदय, 21 वर्ष पहले। तब से हमने उस बेचारे मार्किस को 3 बार से अधिक नहीं देखा।" "धन्यवाद, धन्यवाद," मोंटे क्रिस्तो ने कहा, यह समझते हुए कि अपने प्रबंधक की दशा को देखते हुए वह उस तार को तोड़े बिना और नहीं खींच सकता। "धन्यवाद, मित्र, हमें कुछ रोशनी दो।" "क्या महोदय चाहते हैं कि मैं साथ चलूं?" "कोई आवश्यकता नहीं, बर्तुच्चियो मुझे रोशनी दिखा देगा।" इन शब्दों के साथ मोंटे क्रिस्तो ने 2 सोने की मुद्राएं दी, जिनसे आशीर्वादों और आहों की बौछार सी हो गई। "ओह महोदय," द्वारपाल ने अलमारी और चारों ओर व्यर्थ खोजने के बाद कहा, "मुझे डर है कि मेरे पास यहाँ मोमबत्तियां नहीं हैं।" "गाड़ी से एक लालटेन ले आओ, बर्तुच्चियो, और मुझे घर दिखाओ," काउंट ने कहा। प्रबंधक ने बिना एक शब्द कहे आज्ञा का पालन किया, पर जिस हाथ में लालटेन थी, उसकी कंपी से स्पष्ट था कि यह आज्ञा पालन उसे कितना महंगा पड़ रहा था। वे एक विशाल भूतल कक्ष में प्रविष्ट हुए, जिसमें एक बैठक कक्ष, एक स्नान कक्ष और 2 शयन कक्ष थे। शयन कक्षों में से एक के माध्यम से एक घुमावदार सीढ़ी नीचे उद्यान की ओर जाती थी। "आह, बाहर जाने की एक सीढ़ी," काउंट ने कहा, "कितनी सुविधाजनक। कुछ रोशनी दो, बर्तुच्चियो। आगे चलो और देखें यह सीढ़ी हमें कहाँ ले जाती है।" "महोदय," बर्तुच्चियो ने कहा, "यह उद्यान की ओर जाती है। तुम्हें यह कैसे झात?" "मेरा आशय है यह वहीं जाती होगी।" "अच्छा, तो चलो पता लगाते हैं।" बर्तुच्चियो ने आह भरी और आगे बढ़ा। वास्तव में सीढ़ी उन्हें उद्यान में ही ले गई। प्रबंधक बाहरी द्वार पर रुक गया। "आगे बढ़ो, बर्तुच्चियो," काउंट ने कहा। पर जिस व्यक्ति को यह आदेश दिया गया था, वह स्तब्ध, जड़ और टूट सा गया था। उसकी उन्मत्त आंखें चारों ओर ऐसे खोज रही थीं, मानो किसी भयानक घटना के चिन्ह ढूंढ रही हों, और उसकी भींची हुई मुट्ठियां मानो अतीत की किसी भयावह स्मृति को अपने से दूर रखने का प्रयास कर रही हों। "तो," काउंट ने आग्रहपूर्वक कहा। "नहीं, नहीं," बर्तुच्चियो चिल्लाया।
भीतर की दीवार की ओर हाथ बढ़ाते हुए। नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जा सकता। इसका क्या अर्थ है? मोंटे क्रिस्तो की अडिग आवाज ने पूछा। पर आप समझ सकते हैं, प्रबंधक पुकार उठा। यह स्वाभाविक नहीं है। यह स्वाभाविक नहीं है कि जब आप पेरिस में घर खरीदने जा रहे हो, तो ओतुई में खरीदें। और यह भी कि ओतुई में जो घर आप खरीदें, वह रियू द ला फोंटैन का नंबर 28 ही हो। आह! काश मैं रवाना होने से पहले ही सब कुछ बता देता। तब आप निश्चय ही मुझसे आने पर जोर न देते। मुझे आशा थी कि काउंट का घर कोई भी होगा, बस यही घर नहीं। मानो ओतुई में हत्यारे के इस घर के अतिरिक्त कोई और घर है ही नहीं। आह! मोंटे क्रिस्तो ने कहा और ठिठक गया। अभी-अभी तुमने एक अत्यंत भद्दा शब्द बोला है। सभी दैत्यों की कसम। अक्षम्य, कोर्सिकावासी, रहस्य और अंधविश्वास से भरा हुआ। चलो, लालटेन उठाओ और उद्यान देखें। मुझे आशा है, मेरे साथ रहते हुए तुम नहीं डरोगे। बर्तुच्चियो ने आज्ञाकारी भाव से लालटेन उठा ली। जब उन्होंने द्वार खोला, तो सामने एक म्लान आकाश प्रकट हुआ, जिसमें चंद्रमा बादलों के समुद्र से व्यर्थ जूझ रहा था। वे बादल अंधेरी तरंगों की तरह उस पर उमड़ते थे, जिन्हें वह एक क्षण के लिए प्रकाशित करता, और फिर वे पहले से भी अधिक काले होकर अनंत की गहराइयों में विलीन हो जाते थे। प्रबंधक बाईं ओर मुड़ने का प्रयास करने लगा। नहीं, मोंटे क्रिस्तो ने कहा, पगडंडियों पर चलने का क्या लाभ? यहाँ एक अच्छा सा लॉन है, सीधे आगे चलें। बर्तुच्चियो ने माथे का पसीना पोंछा और आज्ञा का पालन किया, यद्यपि वह अब भी बाईं ओर झुकता जा रहा था। इसके विपरीत मोंटे क्रिस्तो दाईं ओर बढ़ा। वृक्षों के एक समूह के पास पहुंचकर वह रुक गया। प्रबंधक अब स्वयं को संभाल न सका। चलिए, यहां से चलिए, वह चिल्लाया। मैं आपसे विनती करता हूं, आप ठीक उसी स्थान पर खड़े हैं। कौन सा स्थान? वही स्थान जहां वह गिरा था। मेरे प्रिय बर्तुच्चियो, मोंटे क्रिस्तो ने हंसते हुए कहा, अपने आप को संभालिए। हम न सार्तेन में हैं, न कोर्ते में। यह आपका कोर्सिकाई झाड़ झंखाड़ नहीं, बल्कि एक उद्यान है, अंग्रेजी ढंग का। मानता हूं कि कुछ उपेक्षित, पर फिर भी अपमान के योग्य नहीं। मत रुकिए, बर्तुच्चियो ने गिड़गिड़ा कर कहा। मैं आपसे विनती करता हूं, मत रुकिए। मुझे लगता है कि तुम पागल हो रहे हो, काउंट ने ठंडे स्वर में कहा। यदि ऐसा है तो मुझे बताओ। किसी अनर्थ से पहले ही मैं तुम्हें किसी पागल खाने में भिजवा दूंगा। हाय, बर्तुच्चियो ने सिर हिलाते हुए और हाथ जोड़ते हुए कहा, ऐसी मुद्रा में कि यदि काउंट उस क्षण किसी अधिक गंभीर विचार से ग्रस्त न होता, तो हंस पड़ता। हाय, अनर्थ तो हो ही चुका है। बर्तुच्चियो, काउंट ने कहा, तुम अपनी इन हरकतों में हाथ मरोड़ रहे हो और आंखें इस प्रकार घुमा रहे हो, मानो किसी दैत्य ने तुम्हें जकड़ रखा हो और वह तुम्हारे शरीर से निकलना न चाहता हो। मैंने सदा देखा है कि जो दैत्य अपना स्थान सबसे कम छोड़ना चाहता है, वह एक रहस्य होता है। मैं जानता था कि तुम कोर्सिका वासी हो, जानता था कि तुम उदास स्वभाव के हो और सदा किसी पुरानी प्रतिशोध कथा को मन में घुमाते रहते हो। इटली में मैंने तुम्हें इसके लिए क्षमा कर दिया, क्योंकि वहां ऐसी बातें स्वीकार्य हैं। पर फ्रांस में लोग सामान्यतः हत्या को बहुत खराब रुचि मानते हैं। उसके लिए सिपाही होते हैं, न्यायाधीश होते हैं और फांसी चौक होते हैं। बर्तुच्चियो ने हाथ जोड़ रखे थे, और क्योंकि इन सब हरकतों के दौरान वह लालटेन थामे हुए था, उसकी रोशनी उसके पीत वर्ण चेहरे पर पड़ रही थी। मोंटे क्रिस्तो ने उसे उसी दृष्टि से देखा जैसी उसने रोम में आंद्रेया के निष्पादन के समय की थी। फिर ऐसी आवाज में जिसने प्रबंधक के पूरे शरीर में एक नया सिहरन दौड़ा दी, वह बोला, तो अबे बुझोनी ने मुझसे झूठ कहा जब 1829 में फ्रांस की यात्रा के बाद उसने तुम्हें सिफारिश पत्र के साथ मेरे पास भेजा और तुम्हारे असाधारण गुणों की गारंटी दी। अच्छा, मुझे अबे को लिखना होगा। मैं उसके शिष्य के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हूँ
और वह निश्चय ही मुझे बताएगा कि ये हत्या का सारा मामला क्या है। पर एक बात ध्यान रखो, बर्तुच्चियो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जब मैं किसी देश में होता हूँ, तो उसके कानूनों का पालन करता हूँ और तुम्हारे कारण मैं फ्रांसीसी न्याय से उलझना नहीं चाहता। नहीं, ऐसा मत कीजिए महामहिम, मैंने आपकी अच्छी सेवा की है ना? बर्तुच्चियो निराशा में चिल्लाया। मैं सदा एक भला आदमी रहा हूँ और जहाँ तक मुझसे बन पड़ा, मैंने अच्छे काम भी किए हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता, काउंट ने कहा। तो फिर तुम इतने विचलित क्यों हो? ये अच्छा संकेत नहीं है। स्वच्छ अंतःकरण किसी मनुष्य के गालों पर इतना पीलापन या उसके हाथों में इतना ज्वर नहीं भर देता। पर काउंट, बर्तुच्चियो ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आपने स्वयं मुझसे यह नहीं कहा था कि अब्बे बुझोनी, जिन्होंने नियम की जेल में मेरी स्वीकारोक्ति सुनी थी, ने, जब मुझे आपके पास भेजा, आपको चेताया था कि मेरे अंतःकरण पर एक गंभीर पाप है? हाँ, पर जब उन्होंने तुम्हें मेरे पास ये कहते हुए भेजा कि तुम एक उत्कृष्ट प्रबंधक सिद्ध होगे, तो मैंने यही समझा कि तुमने कोई चोरी की होगी। काउंट, बर्तुच्चियो ने तिरस्कार के साथ कहा, या यह कि कोर्सिकावासी होने के कारण तुम वहां कही जाने वाली उस उक्ति के अनुसार हड्डियां बनाना के प्रलोभन का विरोध न कर सके होंगे, यद्यपि वहां विपरीत अर्थ में वे हड्डियां तोड़ते हैं। हाँ महामहिम, हाँ, मेरे भले स्वामी, यही है, बर्तुच्चियो चिल्लाया और काउंट के घुटनों पर गिर पड़ा। हाँ, ये एक वेंदेता थी, मैं शपथ लेता हूँ, एक साधारण प्रतिशोध। मैं समझता हूँ, पर जो मैं नहीं समझता वह ये है कि इस विशेष घर का तुम पर ऐसा प्रभाव क्यों पड़ रहा है। पर महाराज, यह स्वाभाविक है, बर्तुच्चियो आगे बोला, क्योंकि प्रतिशोध इसी घर में पूरा किया गया था। क्या? मेरे घर में? खैर महाराज, उस समय यह आपका नहीं था, बर्तुच्चियो ने भोलेपन से उत्तर दिया। तो फिर यह किसका था? मुझे विश्वास है कि द्वारपाल ने कहा था कि यह मार्कीज सैन मेराव का था। तो भला तुम्हें मार्कीज सैन मेराव से कैसी रंजिश हो सकती थी? उनसे नहीं, महाराज, किसी और से। यह तो एक विचित्र संयोग है, मोंटे क्रिस्तो ने कहा, मानो अपने ही विचारों में डूबते हुए, कि तुम बिना किसी पूर्व ज्ञान के संयोगवश ऐसे घर में आ पड़े हो जो उस घटना का स्थल था जिसने तुम्हारे भीतर इतना भयानक पश्चाताप जगाया है। महाराज, प्रबंधक ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस सब के लिए भाग्य ही उत्तरदायी है। पहले तो आप ओतुई में और कहीं नहीं एक घर खरीदते हैं और वही घर निकलता है जिसमें मैंने हत्या की थी। फिर आप उसी सीढ़ी से उद्यान में उतरते हैं जिससे वह उतरा था और आप ठीक उसी स्थान पर रुकते हैं जहां वह गिरा था। 2 कदम की दूरी पर उस प्लेन ट्री के नीचे वह गड्ढा था जहां उसने अभी अभी बच्चे को दफनाया था। यह सब संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि यदि होता तो संयोग दैवी विधान से बहुत अधिक मिलता जुलता होता। अरे अरे, मेरे कोर्सिकावासी मित्र, काउंट ने कहा, मान लो कि यह दैवी विधान ही था। मैं सदा वही मान लेता हूं जो लोग मुझसे चाहते हैं, और फिर भी बीमार मन के लिए कुछ छूट देनी चाहिए। अब अपने होश संभालो और मुझे सब कुछ बताओ। मैंने यह कथा केवल एक बार कही है, और वह भी अब्बे बुझौनी से, बर्तुच्चियो ने कहा और जोड़ा, ऐसी बातें केवल स्वीकारोक्ति की मुहर के नीचे ही कही जा सकती हैं। उस दशा में, मेरे प्रिय बर्तुच्चियो, काउंट ने कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा यदि मैं तुम्हें तुम्हारे स्वीकारकर्ता के पास वापस भेज दूं। तुम कार्थुजियन या बेनेडिक्टाइन बन जाना और अपने रहस्यों पर बातें करना। पर सच कहूं, ऐसे भूतों से डरे अतिथि को अपने यहां रखना मुझे बेचैन करता है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरे लोग रात में मेरे उद्यान में घूमने का साहस न करें। फिर यह भी स्वीकार करता हूं कि किसी पुलिस आयुक्त की भेंट से मुझे प्रसन्नता न होगी, क्योंकि ध्यान रखो बर्तुच्चियो, इटली में न्याय को चुप रखने के लिए भुगतान किया जाता है, जबकि फ्रांस में इसके विपरीत
तब भुगतान करना पड़ता है जब वह बोलता है, धिक्कार। मैंने तुम्हें कुछ कुछ कोर्सिकावासी, काफी हद तक तस्कर और एक अत्यंत कुशल प्रबंधक समझा था, पर अब देखता हूं कि तुम्हारे तरकश में और भी तीर हैं। तुम अब मेरे आदमी नहीं रहे, बरतुच्छी हो। ओह महाराज, महाराज! प्रबंधक इस धमकी से आतंकित होकर चिल्लाया। यदि यही एकमात्र बात है जो मुझे आपकी सेवा में रहने से रोकती है, तो मैं बोलूंगा, मैं सब बता दूंगा। तब यदि मैं आपको छोड़ूंगा, तो फांसी चौक की ओर चलने के लिए। यह तो अलग बात है, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। पर यदि तुम मुझसे झूठ बोलने का विचार कर रहे हो, तो ये सोच लो, तुम्हारे लिए कुछ भी ना कहना बेहतर होगा। नहीं, काउंट, मैं अपनी अमर आत्मा की शपथ लेता हूं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब्बे बुझोनी भी मेरे रहस्य का केवल एक भाग ही जानते थे। पर पहले मैं आपसे विनती करता हूं, हमें इस स्थान से हट चलना चाहिए। देखिए, चंद्रमा उस बादल के पीछे से निकलने ही वाला है, और वहां आप जैसे खड़े हैं, उस चौघे में लिपटे हुए, जो आपकी आकृति को मुझसे छिपा देता है और मुझे विलेफोर की याद दिलाता है। क्या? मोंटे क्रिस्तो चिल्ला उठा। क्या विलेफोर? क्या महामहिम उसे जानते हैं? नियम का पूर्व राजकीय अभियोजक। हाँ, जिसने मार्कीज द सैन मेराओं की पुत्री से विवाह किया। हाँ, और जिसकी कीर्ति बार में सबसे ईमानदार, सबसे कठोर और सबसे अडिग न्यायाधीश की थी। तो काउंट, बर्तुच्चियो चिल्लाया, वह व्यक्ति अपनी निष्कलंक प्रतिष्ठा के साथ। हाँ, वह एक दुष्ट है। मोंटे क्रिस्तो ने कहा, असंभव। फिर भी यह सत्य है। सचमुच? मोंटे क्रिस्तो ने कहा। क्या तुम्हारे पास इसका प्रमाण है? मेरे पास था, और तुमने उसे खो दिया, मूर्ख। हाँ, पर यदि हम ध्यान से खोजें तो उसे पा सकते हैं। क्या सचमुच? काउंट ने कहा। तो फिर मुझे सब बताओ, बर्तुच्चियो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बातों में गंभीर रुचि लेने लगा हूं। काउंट ने लूचिया की एक छोटी सी धुन गुनगुनाते हुए एक बेंच पर जाकर बैठ गया, और बर्तुच्चियो उसके पीछे पीछे आया, अपनी स्मृतियों और विचारों को समेटता हुआ। वह काउंट के सामने खड़ा रहा। प्रतिशोध। आप चाहते हैं कि मैं कहां से आरंभ करूं? बर्तुच्चियो ने पूछा। जहां से चाहो, मोंते क्रिस्तो ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। लेकिन मैंने तो समझा था कि अब्बे बुझौनी ने आपको बताया होगा। हाँ, संभवतः कुछ तथ्य, पर वह 7 या 8 वर्ष पहले की बात है, और मैं उन्हें भूल चुका हूं। तो आपको ऊब आने से बचने के लिए मैं निश्चय ही। आओ बर्तुच्चियो, आओ। तुम आज संध्या का मेरा समाचार पत्र होंगे। यह सब सन 1815 से जुड़ा है। आह, मोंते क्रिस्तो ने कहा, बहुत पुरानी बात है। 1815। निस्संदेह, किंतु उसका सबसे छोटा विवरण भी मेरी स्मृति में उतना ही स्पष्ट है, मानो वह कल ही घटित हुआ हो। मेरा एक भाई था, मुझसे बड़ा, जो सम्राट की सेवा में था। वह कोर्सिका के सैनिकों से बनी एक रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के पद तक पहुंचा था। मेरा भाई ही मेरा एकमात्र मित्र था। जब मैं 5 वर्ष का था और वह 18 का, तब हम अनाथ हो गए थे, और उसने मुझे ऐसे पाला जैसे मैं उसका पुत्र हूं। 1814 में बोरबों के शासन में उसने विवाह किया। फिर सम्राट एल्बा से लौट आए। मेरा भाई तुरंत सेना में लौट गया, और वाटरलू में हल्की सी चोट लगने के बाद सेना के साथ लवार नदी के पार पीछे हट गया। तुम मुझे 100 दिनों का पूरा इतिहास सुना रहे हो, काउंट ने कहा।
यदि मैं भूल नहीं रहा हूं, तो वह सब समाप्त हो चुका है। क्षमा कीजिए, पर यह प्रारंभिक विवरण आवश्यक है। आपने धैर्य रखने का वचन दिया था। ठीक है, मैंने वचन दिया था। एक दिन हमें एक पत्र मिला। आपको बताना चाहिए कि हम कोर्स की नोक पर स्थित छोटे से गांव रोगलियानो में रहते थे। वह पत्र मेरे भाई का था और उसमें लिखा था कि सेना भंग कर दी गई है और वह शातुरो, क्लेरमो फेराऊं, लेपुई और नियम के रास्ते घर लौट रहा है। यदि मेरे पास कुछ धन हो, तो उसने विनती की कि मैं वह नियम में हमारे परिचित एक सराय वाले के पास उसके लिए रख दूं, जिसके साथ मेरे कुछ लेन देन रहे थे। तस्करी के माध्यम से जीवन तो जीना ही पड़ता है। निस्संदेह। आगे कहो। जैसा कि मैंने कहा, मुझे अपने भाई से अत्यंत प्रेम था, इसलिए मैंने धन भेजने के बजाय स्वयं ले जाने का निश्चय किया। मेरे पास 1,000 फ्रांक थे। 500 मैंने असुनता के लिए छोड़ दिए। वह मेरी भाभी थी और शेष 500 लेकर मैं नीम के लिए निकल पड़ा। यह सरल था। मेरे पास एक नाव थी और रास्ते में एक माल भी उठाना था, इसलिए सब कुछ मेरे उद्देश्य के अनुकूल था। किंतु माल लेने के बाद हवा बदल गई और हमें रोअन नदी के मुहाने को पार करने के लिए 4 या 5 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी। अंततः हम नदी में प्रवेश करने में सफल हुए और आर्ल तक ऊपर चले गए। मैंने नाव बेलगार्ड और बोकैर के बीच छोड़ दी और नीम की सड़क पर निकल पड़ा। हम अंततः वहां पहुंचेंगे, ऐसा मानूं? हाँ, क्षमा कीजिए, पर मैं केवल वही कह रहा हूं जो अनिवार्य है। यही वह समय था जब दक्षिण में प्रसिद्ध हत्याकांड हुए। ट्रेस्टायों, त्रुफेमी और ग्राफाम नामक 2-3 डाकू थे, जो बोनापार्टवाद के संदेह में लोगों का गला काटते फिरते थे। आपने इन हत्याओं के विषय में अवश्य सुना होगा। धुतला सा। उस समय मैं फ्रांस से बहुत दूर था। आगे कहो। नियम में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता था मानो आप रक्त में चल रहे हों। हर ओर शव पड़े थे। हत्यारे गिरोहों में संगठित थे, मारने, लूटने और जलाने के लिए। इस संहार को देखकर मुझे भय हुआ। अपने लिए नहीं, एक साधारण कोर्सिकन मछुआरे के रूप में मुझे अधिक भय का कारण नहीं था। उलटे, वह समय हम तस्करों के लिए अच्छा था। किंतु मुझे अपने भाई की चिंता थी। सम्राट की सेना का सैनिक, लवार की सेना से लौटता हुआ, अपनी वर्दी और कंधे की पट्टियों सहित। उसे भयभीत होने के पूरे कारण थे। मैं शीघ्र ही सराय पहुंचा। मेरी आशंका सत्य सिद्ध हुई। मेरा भाई एक दिन पहले नियम आ चुका था और उसी व्यक्ति के द्वार पर, जिससे वह शरण मांगने गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। मैंने उसके हत्यारों की पहचान करने का हर प्रयास किया, पर वे ऐसा आतंक फैलाए हुए थे कि कोई उनका नाम बताने का साहस नहीं करता था। तब मुझे फ्रांसीसी न्याय की याद आई, जिसके विषय में मैंने बहुत सुना था और जो किसी से नहीं डरता कहा जाता था। इसलिए मैं राजा के अभियोजक के पास गया, जिसका नाम विलफोर था। मोंदे क्रिस्तो ने सहजता से पूछा। हाँ, वह मार्सेय से आया था, जहां वह उप अभियोजक रहा था और अपनी निष्ठा के पुरस्कार स्वरूप पदोन्नत किया गया था। कहा जाता था कि एल्बा से लौटते समय सम्राट के उतरने की सूचना सरकार को देने वालों में वह पहले लोगों में था। तो तुम उससे मिलने गए? मोंते क्रिस्तो ने कहा। मेरे भाई की कल नियम की सड़कों पर हत्या कर दी गई, मैंने कहा। मुझे नहीं पता किसने की, पर यह आपका दायित्व है कि आप पता लगाए। आप उस न्याय का संचालन करते हैं जिसे उन लोगों का प्रतिशोध लेना चाहिए जिनकी रक्षा वह न कर सका। तुम्हारा भाई कौन था? अभियोजक ने पूछा। कोर्सिकन बटालियन में एक लेफ्टिनेंट। तो वह अपदस्थ शासक की सेना का सैनिक था? वह फ्रांसीसी सेना का सैनिक था। ठीक है, उसने कहा। वह तलवार से जिया और तलवार से मरा। आप भूल कर रहे हैं। वह तलवार से जिया, पर छुरे से मारा गया। और तुम मुझसे क्या अपेक्षा करते हो? न्यायाधिकारी ने पूछा।
मैंने कहा है मुझे उसका प्रतिशोध चाहिए। किससे? उसके हत्यारों से। मुझे कैसे पता चलेगा कि वे कौन हैं? उन्हें खोजिए। किस उद्देश्य से? तुम्हारा भाई किसी से उलझा होगा और झगड़े में मारा गया होगा। वे पुराने सैनिक प्रायः उग्र होते हैं। साम्राज्य के दिनों में यह उनके लिए चलता था, पर अब ऐसा उपयुक्त नहीं है। हमारे दक्षिणी लोग सैनिकों को पसंद नहीं करते और न ही अनुशासनहीन आचरण को। मैं यह अपने लिए नहीं मांग रहा, मैंने कहा। यदि बात केवल मेरी होती तो मैं रो लेता या प्रतिशोध ले लेता और कुछ नहीं। पर मेरे बेचारे भाई की एक पत्नी थी। यदि मेरे साथ कुछ हो जाता तो वह स्त्री भूख से मर जाती, क्योंकि वही तो मेरे भाई की कमाई पर निर्भर थी। उसे सरकार से एक छोटी सी पेंशन मिल जाने दीजिए। हर क्रांति में आपदाएं होती हैं, वीलफोर ने उत्तर दिया। तुम्हारा भाई भी इसी का शिकार हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार तुम्हारे परिवार की कोई देनदार है। यदि हम उन प्रतिशोधों के सभी मामलों पर मुकदमा चलाए जो अपदस्थ शासक के समर्थकों ने राजा के समर्थकों पर किए थे जब वे सत्ता में थे, तो संभव है कि तुम्हारा भाई स्वयं मृत्युदंड का पात्र ठहराया जाए। जो हुआ वह पूर्णतः स्वाभाविक था। यह प्रतिकार का नियम है। क्या? मैं चिल्ला उठा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप, एक न्यायाधिकारी, ऐसा कह रहे हैं। ईश्वर की कसम, ये सारे कोर्सिकन पागल हैं, विलफोर ने कहा, और अब भी सोचते हैं कि उनका हमवतन सम्राट है। तुम देर से आए हो, मित्र। तुम्हें यह बात 2 महीने पहले मेरे पास लानी चाहिए थी। अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए चले जाओ। यदि नहीं गए तो मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। मैंने उसे एक क्षण देखा कि कहीं और विनती से कुछ लाभ हो सकता है या नहीं। वह व्यक्ति ग्रेनाइट की तरह कठोर था। मैं उसके पास गया और धीमे स्वर में कहा, तो चूंकि तुम कोर्सिकनों को जानते हो, यह भी जानते होगे कि वे अपना वचन निभाते हैं। तुम एक राजपक्षीय हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि मेरे भाई एक बोनापार्टवादी की हत्या होना अच्छा था। ठीक है, मैं भी बोनापार्टवादी हूं, और तुम्हें यह बता देता हूं, मैं तुम्हें मारूंगा। इसी क्षण से मैं तुम्हारे विरुद्ध प्रतिशोध की घोषणा करता हूं। इसलिए जितना हो सके अपनी रक्षा करना, क्योंकि अगली बार जब हम आमने सामने होंगे तुम्हारी अंतिम घड़ी आ चुकी होगी। इतना कहकर उसके संभलने से पहले ही मैंने द्वार खोला और भाग निकला। अरे, ये तो कमाल है, मोंते क्रिस्तो ने कहा। तुम, बर्तुच्चियो, उस ईमानदार चेहरे के साथ, तुम ऐसा करोगे, और वह भी राज अभियोजक से। लज्जा हो तुम्हें। आशा है उसने कम से कम प्रतिशोध शब्द का अर्थ तो समझ लिया होगा। वह इतना समझ गया कि उसके बाद कभी अकेले बाहर नहीं निकला और घर में ही छिपा रहा, जबकि अपने लोगों से हर जगह मेरी तलाश करवाता रहा। सौभाग्य से मैं इतना छिपा हुआ था कि वे मुझे ढूंढ न सके। तब वह भयभीत हो गया। उसे नीम में और रुकने का साहस नहीं हुआ और उसने स्थानांतरण की प्रार्थना की। प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण उसे वर्साय भेज दिया गया। पर जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई कोर्सिकन अपने शत्रु से प्रतिशोध की शपथ ले ले, तो कोई दूरी बहुत बड़ी नहीं होती। उसकी गाड़ी जितनी भी तेज हो, पैदल पीछा करते हुए भी मैं उससे आधे दिन की दूरी से अधिक पीछे कभी नहीं रहा। मुख्य बात उसे मारना नहीं थी। उसके लिए मेरे पास 100 अवसर थे। मुझे उसे बिना पहचाने गए और सबसे बढ़कर बिना पकड़े गए मारना था। उस समय से मैं केवल अपने लिए नहीं जी रहा था। मुझे अपनी भाभी की रक्षा और सहायता भी करनी थी। 3 महीने तक मैंने व्हीलफॉर का पीछा किया, और 3 महीने तक वह एक कदम भी नहीं चलता, न टहलने जाता, न सैर करता, बिना इस बात के कि मैं देखता रहूं कि वह कहाँ जाता है। अंततः मुझे पता चला कि वह औतई में रहस्यमय यात्राएं करता है। मैंने उसका पीछा किया और उसे इसी घर में प्रवेश करते देखा, पर वह सड़क वाले मुख्य द्वार से नहीं, बल्कि घोड़े पर या गाड़ी से आकर अपना घोड़ा या गाड़ी सराय में छोड़ देता और उस छोटे द्वार से भीतर जाता जिसे आप वहां देख रहे हैं। मोंते क्रिस्तो ने सिर हिलाया, यह दिखाने के लिए कि अंधेरे के बावजूद
वह उस प्रवेश द्वार को देख सकता है जिसकी ओर बर्तुच्चियो संकेत कर रहा था। वर्साय में मेरे लिए अब कुछ शेष नहीं था, इसलिए मैं ओतइये में बस गया और पूछताछ करने लगा। यदि मुझे उसे पकड़ना था, तो यही स्थान मेरे जाल के लिए उपयुक्त था। जैसा कि द्वारपाल ने आपको बताया, ये घर विलफोर के ससुर सेंट मेराव का था। वे मार्सिया में रहते थे, इसलिए ये संपत्ति उनके किसी काम की नहीं थी। यह भी कहा जाता था कि उन्होंने इसे हाल ही में एक युवा विधवा को किराए पर दिया था, जिसे केवल बारोनेस के नाम से जाना जाता था। एक संध्या, दीवार के ऊपर से देखते हुए, मैंने सचमुच इस बगीचे में एक सुंदर युवा स्त्री को अकेले टहलते देखा, जिसे किसी अन्य घर की खिड़की से नहीं देखा जा सकता था। वह बार-बार उस छोटे द्वार की ओर देख रही थी और मैंने समझ लिया कि वह विलफोर की प्रतीक्षा कर रही है। जब वह इतनी पास आ गई कि अंधेरे के बावजूद मैं उसके चेहरे की रेखाएं पहचान सका, तो मैंने 18 या 19 वर्ष की एक सुंदरी युवती देखी, ऊंची कद-काठी की और सुनहरे बालों वाली। वह साधारण वस्त्र में थी, कमर पर कोई पट्टा नहीं था और मैं देख सकता था कि वह गर्भवती थी और गर्भ काफी बढ़ चुका था। कुछ ही क्षणों बाद वह छोटा द्वार खुला और एक व्यक्ति भीतर आया। युवती जितनी तेजी से हो सकता था उसकी ओर दौड़ी। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया, स्नेह से चूमा और फिर घर की ओर देखने लगे। वह व्यक्ति विलफोर था। मैंने अनुमान लगाया कि जब वह बाहर निकलेगा, विशेषकर यदि रात में निकले, तो संभवतः पूरे बगीचे में अकेला ही चलेगा। तब से काउंट ने पूछा, क्या तुमने उस स्त्री का नाम जाना? नहीं, बर्तुच्चियो ने उत्तर दिया। जैसा कि आप जानेंगे, मुझे पता लगाने का समय नहीं मिला। आगे कहो। उस संध्या बर्तुच्चियो ने फिर आरंभ किया। संभवतः मैं राज अभियोजक को मार सकता था, पर मैं अभी बगीचे के हर कोने से परिचित नहीं था। मुझे भय था कि यदि मैं उसे तुरंत न मार सका और उसकी चीख पर कोई दौड़ पड़ा, तो मैं बचकर निकल न पाऊं। मैंने कार्य को अगली भेंट तक के लिए टाल दिया और ताकि कोई विवरण मुझसे छूट न जाए, मैंने बगीचे की दीवार के साथ चलने वाली सड़क की ओर खुलने वाला एक छोटा कमरा ले लिया। 3 दिन बाद सायं लगभग 7 बजे मैंने एक नौकर को घर से घोड़े पर निकलते और सेव्र की सड़क की ओर जाने वाले मार्ग पर तेजी से जाते देखा। मैंने समझा कि वह वर्साए जा रहा है और यह अनुमान सही था। 3 घंटे बाद वह व्यक्ति धूल से लथपथ लौट आया। उसका संदेश पहुंचा दिया गया था। 10 मिनट बाद एक और व्यक्ति, इस बार पैदल और चौगे में लिपटा हुआ, बगीचे के उस छोटे द्वार को खोलकर भीतर गया, जो उसके पीछे बंद हो गया। मैं तुरंत नीचे उतर गया। यद्यपि मैंने विलफोर का चेहरा नहीं देखा था, फिर भी मैंने उसे अपने हृदय की धड़कन से पहचान लिया। मैं सड़क पार कर दीवार के एक कोने पर लगे उस पत्थर के खंभे तक गया, जिस पर चढ़कर मैंने पहली बार बगीचे में झांका था। इस बार मैं केवल देखने से संतुष्ट नहीं था। मैंने अपनी जेब से छुरा निकाला, यह सुनिश्चित किया कि उसका सिरा तेज है और दीवार कूद गया। मेरा पहला विचार फाटक की ओर दौड़ने का था। वह चाबी छोड़ गया था, केवल इतनी सावधानी बरतते हुए कि ताले में उसे 2 बार घुमा दिया था। इसलिए उस दिशा में मेरे भागने में कोई बाधा नहीं थी। मैंने स्थान का निरीक्षण करना आरंभ किया। बगीचा एक लंबे आयत के आकार का था, जिसके बीचों बीच उत्तम अंग्रेजी घास का लॉन था और उसके कोनों पर वृक्षों के झुरमुट थे, घने और शरद ऋतु के फूलों से मिले जुले। घर से छोटे फाटक तक या छोटे फाटक से घर तक जाने के लिए इस पर निर्भर करता था कि वह भीतर आ रहा है या बाहर जा रहा है। विलफोर को इन झुरमुटों में से एक के पास से होकर गुजरना ही पड़ता था। सितंबर का अंत था। तेज हवा चल रही थी और चंद्रमा की कुछ फीकी किरणें, जो आकाश में तेजी से दौड़ते बड़े बादलों से बार बार ढक जाती थीं, घर की ओर जाने वाले रेतीले रास्तों को रोशन कर रही थीं। पर वृक्षों की पत्तियों के गुच्छों के भीतर प्रवेश करने के लिए वे बहुत कमजोर थीं। जहां कोई व्यक्ति बिना पकड़े
जाने के भय के छिप सकता था। मैं उसी झुरमुट में छिप गया जिसके पास से व्हीलफोर को गुजरना था। जैसे ही मैंने अपना स्थान लिया, मुझे लगा कि हवा के उन झोंकों के बीच, जो पेड़ों को मेरे चेहरे पर झुका रहे थे, किसी प्रकार की कराह सुनाई दे रही है। किंतु जैसा कि आप जानते हैं, या बल्कि आप नहीं जानते होंगे, जो व्यक्ति हत्या करने के लिए तैयार होता है, वह प्रायः हवा में दबे हुए चीत्कार सुनने लगता है। 2 घंटे बीत गए और इस दौरान कई बार मुझे वही कराह सुनाई देने का भ्रम हुआ। आधी रात हुई, अंतिम उदास, गूंजती हुई ध्वनि अब भी समाप्त भी नहीं हुई थी कि मैंने उस पीछे की सीढ़ी की खिड़कियों में एक प्रकाश देखा, जिससे हम अभी नीचे आए थे। द्वार खुला और चौगा ओढ़े वही व्यक्ति फिर दिखाई दिया। यही वह घातक क्षण था, पर मैंने स्वयं को इसके लिए इतने समय से तैयार कर रखा था कि मुझे किसी बात से संकोच नहीं हुआ। मैंने अपना छुरा निकाला, उसे खोला और प्रतीक्षा करने लगा। चौगे वाला व्यक्ति सीधे मेरी ओर आया, पर खुले मैदान से होकर आते समय मुझे लगा कि उसके दाहिने हाथ में कोई हथियार है। मुझे संघर्ष का नहीं, असफलता का भय था। जब वह मुझसे कुछ ही गज की दूरी पर था, तब मुझे समझ आया कि जिसे मैं हथियार समझ रहा था, वह केवल एक फावड़ा था। मैं अभी यह अनुमान भी नहीं लगा पाया था कि विल्फोर फावड़ा क्यों लिए हुए है। तभी वह झुरमुट के किनारे रुका और जमीन खोदने लगा। तभी मैंने देखा कि उसके चोगे में कुछ लिपटा हुआ था, जिसे उसने अपने हाथ मुक्त रखने के लिए लॉन पर रख दिया था। यह स्वीकार करना होगा कि उस क्षण मेरी घृणा में कुछ जिज्ञासा भी मिल गई थी। मैं देखना चाहता था कि विल्फोर वहां क्या कर रहा है, इसलिए मैं निश्चल रहा, सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा। तभी मेरे मन में एक विचार आया, जिसकी पुष्टि तब हुई जब राज अभियोजक ने अपने चौगे से एक छोटा बक्सा निकाला, लगभग 2 फुट लंबा और 6 या 8 इंच चौड़ा। मैंने उसे वह बक्सा गड्ढे में रखते और मिट्टी से ढकते देखा। फिर उसने ताज़ा खोदी हुई मिट्टी को पैरों से दबाया, ताकि रात के कार्य के निशान मिट जाए। तभी मैं उस पर झपटा और अपना छुरा उसकी छाती में उतारते हुए कहा, मैं जियोवानी बर्तुच्चियो हूँ। तुम्हारी मृत्यु मेरे भाई के लिए है और तुम्हारा खजाना उसकी विधवा के लिए। तुम देख सकते हो कि मेरा प्रतिशोध मेरी आशा से भी अधिक पूर्ण है। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे सुना या नहीं। मेरा ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि वह बिना कोई आवाज किए गिर पड़ा। मैंने उसका गर्म रक्त अपने हाथों पर बहते और अपने चेहरे पर छींटे पड़ते हुए महसूस किया। पर मैं उन्मत्त था, मैं उछाल में था। वह रक्त मुझे जलाने के बजाय शीतल कर रहा था। एक क्षण में मैंने फावड़े से बक्सा खोदकर निकाल लिया। फिर यह दिखाने के लिए कि वह वहां से नहीं गया है, मैंने गड्ढे को फिर से भर दिया और फावड़ा दीवार के पार फेंक दिया। मैं फाटक से बाहर निकल गया, बाहर से ताले में चाबी 2 बार घुमाई और उसे अपने साथ ले गया। बहुत बढ़िया, मोंते क्रिस्तो ने कहा। लगता है तुमने एक छोटा सा हत्या का काम किया और उसके साथ डकैती भी। नहीं, बर्तुच्चियो ने उत्तर दिया। वह प्रतिशोध था और उसके साथ क्षतिपूर्ति। कम से कम राशि तो ठीक ठाक रही होगी। वहां कोई धन नहीं था। हाँ, मुझे स्मरण है, तुमने किसी बच्चे की बात कही थी। ठीक कहा। मैं शीघ्र ही नदी की ओर गया, तट पर बैठा और यह जानने को उत्सुक होकर कि बक्से में क्या है, मैंने अपने छुरे से ताला तोड़ दिया। एक नवजात शिशु एक महीन मलमल के शिशु वस्त्र में लिपटा हुआ था। उसके चेहरे और हाथों का बैंगनी रंग यह दर्शाता था कि वह गले में लिपटी नाल के कारण दम घुटने से मरा होगा। किंतु चूंकि उसका शरीर अभी ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए मेरे पैरों के पास बहती धारा में उसे फेंकने में मुझे संकोच हुआ। तभी एक क्षण बाद मुझे हृदय के पास हल्की सी फड़फड़ाहट का अनुभव हुआ। मैंने नाल खोल दी और चूंकि मैं पहले बांसतिया के एक अस्पताल में सेवक रह चुका था, मैंने वही किया जो ऐसी स्थिति में कोई चिकित्सक करता। अर्थात मैंने पूरी शक्ति से उसके फेफड़ों में हवा भरी
और लगभग 15 मिनट के कठिन प्रयास के बाद मैंने उसे सांस लेते और रोते हुए सुना। मैं भी रो पड़ा, पर आनंद से। मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे शापित नहीं किया है, क्योंकि उसने मुझे एक मनुष्य का जीवन लौटाने दिया, उस जीवन के बदले जो मैंने दूसरे से छीना था। तो इस बच्चे का तुमने क्या किया? मोंते क्रिस्तो ने पूछा। जो व्यक्ति भागने पर मजबूर हो, उसके लिए यह तो बड़ा बोझ रहा होगा। इसी कारण मैंने उसे अपने पास रखने के विषय में कभी एक बार भी विचार नहीं किया। पर मुझे झांत था कि पेरिस में एक अनाथालय है, जहां ऐसे अभागे प्राणियों को आश्रय दिया जाता है। नगर द्वार पर पहुंचकर मैंने यह कहा कि मुझे यह बच्चा सड़क पर मिला है और दिशा पूछी। मेरे पास वह बक्सा था जो मेरी बात का प्रमाण बनता था, और महीन मलमल से यह स्पष्ट था कि बच्चा धनी माता पिता का था। मेरे ऊपर लगा रक्त उससे भी आ सकता था, जैसे किसी और से। किसी ने आपत्ति नहीं की। मुझे अनाथालय का मार्ग दिखाया गया, जो रियू दांवफेयर के अंतिम छोर पर था, और यह सावधानी बरतने के बाद कि चादर को आधा काट दिया जाए, ताकि खड़े हुए दो अक्षरों में से एक वाला टुकड़ा अभी भी बच्चे के साथ लिपटा रहे। मैंने अपना गठरी द्वारपाल के कक्ष पर रख दी, घंटी बजाई और जितनी तेजी से हो सका भाग निकला। 15 दिन बाद मैं रोगलियानो लौट आया और मैंने अत्सुकता से कहा, बहन, अपने आंसू पोंछ लो। इसराइल मर चुका है, पर मैंने उसका प्रतिशोध ले लिया है। उसने मुझसे इसका अर्थ समझाने को कहा, और मैंने जो कुछ हुआ था सब उसे बता दिया। जियोवानी, उसने कहा, तुम्हें बच्चे को वापस ले आना चाहिए था। हम उसके खोए हुए माता पिता का स्थान ले सकते थे और उसका नाम बेनेडिक्टो रखते। हमारे इस पुण्य कार्य के पुरस्कार स्वरूप ईश्वर निश्चय ही हमें आशीर्वाद देता। इसके उत्तर में मैंने उसे केवल चादर का वह आधा हिस्सा दिया जिसे मैंने अपने पास रखा था, ताकि यदि कभी हम सामर्थ्यवान हो सकें तो बच्चे को वापस ले सकें। कपड़े पर कौन से अक्षर थे? मोंते क्रिस्तो ने पूछा। एच और एन, जिनके ऊपर एक बैरन का साधारण चिन्ह था, टॉर्टिली। तो ईश्वर हमारी रक्षा करे। तुम तो वंश चिन्ह विज्ञान के शब्द प्रयोग कर रहे हो, काउंट ने कहा। तुमने यह विद्या कहाँ सीखी? आपकी सेवा में, जहां सब कुछ सीखा जा सकता है। आगे कहो, मुझे दो बातें जानने की उत्सुकता है। वे कौन सी हैं? पहली, उस छोटे बालक का क्या हुआ? तुमने कहा था कि वह बालक था, है ना? मुझे स्मरण नहीं कि मैंने ऐसा कहा हो। आह, तब मैं भूल गया होगा। पर आप भूल नहीं रहे, क्योंकि वह वास्तव में एक बालक ही था। आपने दो बातें जानने की बात कही थी। दूसरी क्या है? दूसरी यह है कि उस अपराध का क्या था जिसके कारण तुमने पादरी की मांग की, और उसी के उत्तर में अब्बे बुझोनी नियम की जेल में तुम्हारे पास आए। या कथा काफी लंबी हो सकती है। क्या अंतर पड़ता है? अभी मुश्किल से 10 बजे हैं। तुम जानते हो कि मुझे अनिद्रा है, और मानता हूं कि तुम्हें भी नींद की अधिक इच्छा नहीं होगी। बर्तुच्चियो ने सिर झुकाया और अपनी कथा आगे बढ़ाई। आंशिक रूप से उन स्मृतियों को दूर करने के लिए जो मुझे सताती थीं, और आंशिक रूप से उस निर्धन विधवा का भरण पोषण करने के लिए मैं उत्साह से फिर उसी तस्करी के पेशे में लौट आया, जिसे क्रांति के बाद नियमों में डील से और भी सरल बना दिया गया था। विशेषतः फ्रांस के दक्षिणी तट बहुत कम सुरक्षित थे, क्योंकि वहां निरंतर दंगे होते रहते थे, कभी अविन्यों में, कभी नियम में, कभी उजेस में। सरकार द्वारा हमें दी गई एक प्रकार की अस्थायी छूट का लाभ उठाकर हमने पूरे तट पर संबंध स्थापित कर लिए। नियम की सड़कों पर मेरे भाई की हत्या के बाद से मैं वहां लौटने से बचता रहा। परिणाम यह हुआ कि वह सरायवाला, जिसके साथ हमारा लेन देन रहा था, ये देखकर कि हम अब उसके पास नहीं आते, स्वयं हमारे पास आ गया और बेलगार्ड से बोकेर जाने वाली सड़क पर पोंत यू गार्ड के चिन्ह के नीचे अपनी सराय की एक शाखा स्थापित कर ली। एक मोट
मार्तिक और बूक के पास भी हमारे पास एक दर्जन गोदाम थे, जहाँ हम अपना माल रख सकते थे और आवश्यकता पड़ने पर सीमा शुल्क अधिकारियों और सिपाहियों से छिप सकते थे। तस्करी एक ऐसा व्यवसाय है जो समझदारी और कुछ उत्साह के साथ किया जाए तो अच्छा लाभ देता है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं पहाड़ों में रहता था, क्योंकि अब मेरे पास सिपाहियों और सीमा शुल्क अधिकारियों से डरने के दोहरे कारण थे। यह सोचकर कि किसी न्यायाधीश के सामने मेरी पेशी जांच का कारण बन सकती है, और हर जांच अतीत की ओर एक यात्रा होती है, और मेरे अतीत में वे तस्करी के सिगारों या बिना कागज के भेजे गए ब्रांडी के कुछ पीपों से अधिक गंभीर बात भी पा सकते थे। इसीलिए गिरफ्तारी की अपेक्षा हजार बार मृत्यु को वरीय मानते हुए मैंने ऐसे आश्चर्यजनक कार्य किए, जिन्होंने एक से अधिक बार मुझे यह सिद्ध किया कि अपने शरीर के कल्याण के प्रति हमारी अत्यधिक चिंता ही प्रायः किसी भी योजना की सफलता में लगभग एकमात्र बाधा होती है, जब वे त्वरित निर्णय और दृढ़ प्रबल क्रियान्वयन की मांग करती हैं। वास्तव में एक बार जब तुम अपने जीवन का बलिदान करने का निश्चय कर लेते हो, तो तुम अन्य मनुष्यों के समान नहीं रहते, या कहें कि वे तुम्हारे समान नहीं रहते, क्योंकि जिसने ऐसा संकल्प ले लिया हो, वह तुरंत अपनी शक्ति को 10 गुना बढ़ा हुआ और अपने दृष्टिकोण को अत्यंत विस्तृत अनुभव करता है। दर्शन भी, काउंट ने टोका। क्या तुमने अपने जीवन में हर काम थोड़ा थोड़ा कर डाला है? क्षमा कीजिए। नहीं, नहीं, बस इतना है कि रात के 10:30 बजे दर्शन के लिए कुछ देर हो जाती है, पर मुझे कोई और आपत्ति नहीं, विशेषकर इसलिए कि मैं तुम्हारे विचारों से सहमत हूं, जो हर दर्शन के विषय में नहीं कहा जा सकता। मेरी यात्राएं दिन प्रतिदिन अधिक लंबी और अधिक लाभदायक होती गईं। असुंता एक कुशल गृहिणी थी और हमारी छोटी सी संपत्ति बढ़ती गई। एक दिन जब मैं काम के लिए निकल रहा था, उसने कहा, जाओ और लौटकर तुम्हें एक आश्चर्य मिलेगा। उससे प्रश्न करने से कुछ लाभ नहीं था। उसने कुछ बताने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं चला गया। यात्रा लगभग 6 सप्ताह चली। हम तेल लेने के लिए लुक्का गए और अंग्रेजी सूती कपड़ा लादने के लिए लेघोर्न पहुंचे। हमने सब कुछ बिना किसी अप्रिय घटना के उतार दिया, अपना लाभ लिया और अत्यंत संतुष्ट होकर घर लौट आए। जब मैं घर में प्रविष्ट हुआ, तो असुंता के कक्ष में, उस स्थान पर जहां उसका सबसे कम अभाव खलता, मेरी दृष्टि सबसे पहले 7 या 8 महीने के एक बच्चे पर पड़ी, जो उसके आसपास के साज सामान की तुलना में कहीं अधिक भव्य पालने में लेटा था। मैं आनंद से चिल्ला उठा। राज अभियोजक की हत्या के बाद से जो थोड़े से दुहक के क्षण मैंने अनुभव किए थे, वे केवल बच्चे को छोड़ आने के कारण थे। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वयं हत्या के लिए मुझे कोई पश्चाताप नहीं था। बेचारी असुंता ने सब कुछ समझ लिया था। उसने मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाया और चादर का वह आधा टुकड़ा अपने साथ लेकर उस दिन और समय को लिख लिया था जब बच्चा अनाथालय में छोड़ा गया था, ताकि वह उन्हें न भूले। फिर वह पेरिस चली गई और स्वयं उसे वापस लेने गई। उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं आई और बच्चा उसे सौंप दिया गया। ओह काउंट, मुझे स्वीकार करना होगा कि जब मैंने उस अभागे छोटे प्राणी को उसके पालने में देखा, तो मेरा हृदय भर आया और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। असुंता, मैं चिल्लाया, तुम निस्संदेह एक पुण्यात्मा स्त्री हो और दैवी विधान तुम्हें आशीर्वाद देगा। यह, काउंट ने कहा, तुम्हारे दर्शन से कम सत्य है, पर अंततः यह केवल आस्था ही तो है। हाय, आप कितने सही हैं, बर्तुच्चियो ने आगे कहा। ईश्वर ने स्वयं उसी बच्चे को मुझे दंड देने के लिए नियुक्त किया था। इससे अधिक विकृत स्वभाव किसी में इतनी शीघ्रता से कभी प्रकट नहीं हुआ। फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि उसका पालन पोषण बुरा था, क्योंकि मेरी भाभी उसे किसी राजकुमार के पुत्र की भांति रखती थी। वह एक सुंदर बालक था, हल्की नीली आंखों वाला, ठीक वैसी नीली जैसे चीनी चीनी मिट्टी के बर्तन की, जो दूधिया श्वेत पृष्ठभूमि के साथ इतनी सुंदर लगती है। पर उसके स्ट्रॉबेरी जैसे सुनहरे लाल बाल,
जो असामान्य रूप से चमकीले थे, उसके चेहरे को एक विचित्र रूप देते थे और उसकी चंचल दृष्टि और शरारती मुस्कान को और उभार देते थे। दुर्भाग्य से एक कहावत है कि लाल बालों वाले या तो पूर्णतः अच्छे होते हैं या पूर्णतः बुरे। बेनेदेतो के विषय में यह सत्य सिद्ध हुई। वह बचपन से ही पूर्णतः बुरा था। सच है कि उसकी माँ के कोमल स्वभाव ने भी उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। मेरी बेचारी भाभी नगर के बाजार तक 4-5 लीग की यात्रा करती ताकि सबसे पहला फल और सर्वोत्तम मिठाइयाँ ला सके, जबकि बच्चा पाल्मा के संतरे या जेनोआ की मुरब्बों को तुच्छ समझता और पड़ोसियों की झाड़ियों से चढ़कर चुराए गए शाहबलूत या उनकी अटारियों में सूखते सेबों को अधिक पसंद करता, जबकि हमारे अपने बाग में उसके लिए शाहबलूत और सेबों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन जब बेनेडितो लगभग 5 या 6 वर्ष का था, हमारा पड़ोसी वासिलियो, जो सभी कोर्सिकनों की भांति कभी अपनी थैली या आभूषण तालाबंद नहीं करता था, क्योंकि जैसा कि काउंट भली भांति जानते हैं, कोर्सिका में चोर नहीं होते, हमसे शिकायत करने आया कि उसकी थैली से एक स्वर्ण लुई गायब हो गया है। हमने सोचा कि उससे गिनती में भूल हुई होगी, पर उसने जोर देकर कहा कि उसे पूरा विश्वास है। उसी दिन बेनेडितो भोर में ही घर से निकल गया था और जब वह संध्या को लौटा तो हम अत्यंत चिंतित थे। वह एक बंदर को साथ लिए था, जिसे उसके कथनानुसार उसने एक वृक्ष के तने से जंजीर से बंधा हुआ पाया था। पिछले 1 महीने से वह दुष्ट बालक, जिसे समझ नहीं आता था कि स्वयं को कैसे व्यस्त रखे, एक बंदर के लिए लालायित था। निस्संदेह यह दुर्भाग्यपूर्ण सनक उसमें उस घुमंतू तमाशेबाज के कारण उत्पन्न हुई थी, जो कई ऐसे जानवरों के साथ रोगलियानों से गुजरा था और जिनकी हरकतों ने बच्चे को अत्यंत आनंदित किया था। इन जंगलों में कोई बंदर नहीं मिलते, मैंने कहा, और विशेषकर जंजीर से बंधे हुए तो बिल्कुल नहीं। मुझे सच सच बताओ कि तुम उसे कैसे लाए। बेनेडितो अपनी झूठ पर अड़ा रहा और उसे ऐसे विवरणों से पुष्ट करता गया जो उसके सत्य प्रेम से अधिक उसकी कल्पना शक्ति का प्रमाण थे। मैं क्रोधित हो उठा और वह हंसने लगा। मैंने उसे धमकाया और वह पीछे हट गया। तुम मुझे मार नहीं सकते, उसने कहा। तुम्हें अधिकार नहीं है। तुम मेरे पिता नहीं हो। हम ये नहीं जान पाए कि किसने उसे यह रहस्य बताया था। हमारे सब प्रयासों के बावजूद, जो भी हो, यह उत्तर, जो बच्चे के स्वभाव के सर्वथा अनुरूप था, मुझे भय के निकट किसी भावना से भर गया और मेरा उठा हुआ हाथ अपराधी बालक को छुए बिना ही गिर पड़ा। वह विजयी हो गया और इस विजय ने उसे इतना दुस्साहसी बना दिया कि उसके बाद से असुंता, जिसका उसके प्रति प्रेम उसकी अयोग्यता के अनुपात में बढ़ता प्रतीत होता था, अपनी सारी धनराशि ऐसी सनकों पर लुटाने लगी जिनसे वह लड़ नहीं पाती थी और ऐसी मूर्खताओं पर जिन्हें रोकने का उसमें सामर्थ्य नहीं था। जब मैं रोगलियानो में रहता था तब स्थिति फिर भी किसी प्रकार सहनीय थी, पर जैसे ही मैं बाहर जाता, बेनेडितो घर का स्वामी बन जाता और सब कुछ बिगड़ जाता। 11 वर्ष की आयु भी पूरी ना हुई थी कि उसके सभी मित्र 18 या 20 वर्ष के युवक थे, बास्तियां और कौरते के सबसे निकृष्ट उपद्रवी, और पहले ही कुछ करतूतों के कारण, जिनके लिए और कठोर शब्द उपयुक्त होते, कानून हमें उसके विषय में चेतावनी दे चुका था। मैं भयभीत था। कोई और प्रतिकूल रिपोर्ट गंभीर परिणाम ला सकती थी। मुझे शीघ्र ही एक महत्वपूर्ण अभियान पर कोर्सिका से बाहर जाना था। मैंने गहराई से विचार किया और आपदा को टालने की आशा में यह निश्चय किया कि बेनेडितो को अपने साथ ले जाऊं। मुझे आशा थी कि तस्कर का कठोर और सक्रिय जीवन तथा जहाज पर सख्त अनुशासन उस स्वभाव को बचा लेगा जो भ्रष्ट होने की कगार पर था, यदि वह पहले ही बहुत आगे न बढ़ चुका हो। इसलिए मैंने बेनेडितो को अलग ले जाकर प्रस्ताव रखा कि वह मेरे साथ चले, और इस प्रस्ताव को हर प्रकार के उन वचनों से सजाया जो 12 वर्ष के एक बालक को आकर्षित कर सकते थे। उसने मुझे अंत तक बोलने दिया और जब मैं समाप्त कर चुका तो ठहाका मारकर हंस पड़ा। क्या तुम पागल हो चाचा? उसने कहा। अच्छे मूड में वह मुझे इसी नाम से बुलाता था।
क्या मैं अपना जीवन तुम्हारे जीवन से बदल लूँ? अपनी आलस्यपूर्ण दिनचर्या को उस भयानक परिश्रम से, जो तुमने अपने ऊपर थोप रखा है? रात में ठंड, दिन में गर्मी और निरंतर छिपते रहना, या यदि दिख जाओ तो गोली का निशाना बनना, और ये सब थोड़ा-सा पैसा कमाने के लिए। मेरे पास जितना पैसा चाहिए, उतना पहले से है। जब भी मैं माँगता हूँ, माँ असुनता मुझे दे देती है। इसलिए तुम देख सकते हो कि तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करना मेरे लिए मूर्खता होगी। मैं इस निर्लज्ज तर्क से स्तब्ध रह गया। बेनेडिक्टो अपने मित्रों के पास खेलने लौट गया, और दूर से मैंने देखा कि वह मुझे उन्हें एक मूर्ख के रूप में दिखा रहा था। कितना मनोहर बालक! मोंते क्रिस्टो ने बुदबुदाया। ओह! यदि वह मेरा होता, बर्तुच्चियो ने उत्तर दिया। यदि वह मेरा अपना पुत्र होता, या कम से कम मेरा भतीजा, तो मैं शीघ्र ही उसे सीधे मार्ग पर ले आता, क्योंकि स्वच्छ अंतःकरण मनुष्य को बल देता है। पर जिस बच्चे के पिता को मैंने मारा हो, उसे दंड दूं, यह विचार ही मुझे उसे दंडित करने से रोक देता था। मैंने अपनी बहन को अच्छी सलाह दी, जो हर बार उसके विषय में बात होने पर उस अभागे बच्चे का पक्ष लेती थी। और चूंकि उसने मुझसे स्वीकार किया कि कई बार वह बड़ी राशियां गंवा चुकी है, मैंने उसे वह स्थान दिखाया जहां वह हमारी छोटी सी संपत्ति छिपा सके। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने यह निश्चय कर लिया था कि क्या करना है। बेनेडिक्टो पढ़ना, लिखना और हिसाब लगाना अच्छी तरह जानता था, क्योंकि जब कभी उसका मन काम में लगता, तो वह एक दिन में वह सीख लेता जो किसी दूसरे बच्चे को एक सप्ताह लगता। जैसा मैंने कहा, मेरा मन बन चुका था। मैं उसे किसी महासागरीय जहाज पर सचिव के रूप में नाम लिखवा दूंगा, और बिना कोई पूर्व सूचना दिए किसी सुंदर सुबह उसे उठवाकर जहाज पर चढ़वा दूंगा। इस प्रकार यदि मैं कप्तान को उसकी सिफारिश कर दूं, तो उसके भविष्य की पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। यह निर्णय लेकर मैं फ्रांस के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर हमारा सारा काम लियोन की खाड़ी में होना था। तस्करी दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी, क्योंकि अब सन 1829 था, शांति पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी, और परिणाम स्वरूप तटरक्षक पहले से कहीं अधिक नियमित और अधिक दक्षता से काम कर रहे थे। इसके अतिरिक्त बौकैर में लगने वाला मेला अब भी अभी आरंभ हुआ था, जिससे उनकी सतर्कता अस्थायी रूप से और बढ़ गई थी। हमारे अभियान की शुरुआत बिना किसी अड़चन के हुई। हमारी नाव में तस्करी का माल छिपाने के लिए एक गुप्त कोठरी थी। हमने अपनी नाव को उन अनेक नावों के बीच बांध दिया, जो बोकैर से आर्ल तक रोअन नदी के दोनों किनारों पर लगी हुई थीं। वहां पहुंचकर हमने रात के समय निषिद्ध वस्तुओं को उतारना शुरू किया, और उन्हें अपने साथियों या उन सराय वालों के द्वारा नगर में भिजवाया, जिन्हें हम आपूर्ति करते थे। संभव है कि सफलता ने हमें लापरवाह बना दिया हो, या फिर हमें धोखा दिया गया हो, क्योंकि एक संध्या लगभग 5 बजे, ठीक उसी समय जब हम हल्का भोजन करने ही वाले थे, हमारा लड़का अत्यंत उत्तेजना में दौड़ता हुआ आया, और उसने बताया कि उसने राजस्व अधिकारियों की एक टुकड़ी को पास आते देखा है। हमें गश्त से उतनी चिंता नहीं हुई, क्योंकि सीमा शुल्क के पूरे दल अक्सर रोअन के किनारों की तलाशी लेते थे, विशेषकर उस समय, जितनी इस बात से हुई कि लड़के ने बताया कि वे दिखाई न देने के लिए विशेष सावधानियां बरत रहे थे। हम तुरंत उछल पड़े, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हमारी नाव, जो स्पष्ट रूप से उनकी जांच का लक्ष्य थी, गिर चुकी थी। सीमा शुल्क अधिकारियों में मैंने कुछ सिपाहियों को भी देखा। इनका दृश्य मुझे उतना ही भयभीत करता था जितना किसी अन्य मिलिशिया को देखकर मुझे साहस होता। इसलिए मैं कोठरी में उतर गया, और एक हैच से फिसलकर बाहर निकलते हुए नदी में सरक गया। फिर लंबे समय तक सांस रोककर पानी के नीचे तैरता रहा, और तब तक पकड़े जाने से बचा रहा, जब तक मैं उस छोटी नाली तक नहीं पहुंच गया जो अभी अभी खोदी गई थी और रोअन को उस नहर से जोड़ती थी जो बौकैर से एगमोर तक जाती है। वहां पहुंचते ही मैं सुरक्षित था, क्योंकि मैं बिना देखे गए उस नाली में आगे बढ़ सकता था। इस प्रकार मैं बिना किसी घटना के नहर तक पहुंच गया। मैंने यह पलायन मार्ग जानबूझकर चुना था। मुझे लगता है
कि मैंने आपको नियम के उस सराय वाले के बारे में बताया था, जिसने बोकेर से बेलगार्द जाने वाली सड़क पर एक छोटी सराय खोल ली थी? हाँ, मोंते क्रिस्तो ने कहा। मुझे यह भली-भांति स्मरण है। यदि मैं भूल नहीं रहा, तो ये सज्जन तुम्हारा सहयोगी था। हाँ, बर्तुच्चियो ने उत्तर दिया। पर 7 या 8 वर्ष पहले उसने अपना व्यवसाय मार्सेय के एक दर्जी को सौंप दिया था, जो अपने पेशे में दिवालिया हो चुका था और किसी दूसरे काम में किस्मत आजमाना चाहता था। स्वाभाविक है कि पहले मालिक के साथ हमारी जो छोटी व्यवस्था थी, वही दूसरे के साथ भी जारी रही। इसलिए मैं उसी व्यक्ति से आश्रय मांगना चाहता था। उसका नाम क्या था? काउंट ने पूछा, मानो बर्तुच्चियो की कथा में उसका रुचि फिर से जाग उठी हो। उसका नाम गास्पार कादेरुस था और उसका विवाह कारकोंत गांव की एक स्त्री से हुआ था, जिसे हम उसके गांव के नाम के अतिरिक्त किसी और नाम से नहीं जानते थे। वह एक अभागी स्त्री थी, मलेरिया से पीड़ित और क्षीण। जहां तक उस व्यक्ति का प्रश्न है, वह 40 या 45 वर्ष का एक मजबूत आदमी था। कठिन परिस्थितियों में उसने एक से अधिक बार हमें अपनी सूझबूझ और साहस का प्रमाण दिया था। और तुम कह रहे थे कि यह सब किस वर्ष घटित हुआ? 1829। कौन सा महीना? जून। महीने की शुरुआत में या अंत में? तीसरी की संध्या। आह, मोंते क्रिस्तो ने कहा। 3 जून 1829। ठीक है, आगे कहो। इस प्रकार मैं कादेरुस से आश्रय मांगने की आशा कर रहा था। सामान्य परिस्थितियों में भी हम उसके घर में सामने के द्वार से प्रवेश नहीं करते थे और मैंने अपनी स्थापित पद्धति का पालन करने का निश्चय किया। इसलिए मैं बगीचे की बाट फांदकर भीतर गया, ठिगने जैतून के पेड़ों और जंगली अंजीरों के बीच से रेंगता हुआ आगे बढ़ा और इस आशंका से कि कादेरूस की सराय में कोई यात्री ठहरा हो सकता है, मैं उस तरह की एक कोठरी तक पहुंचा जिसमें मैंने एक से अधिक बार रात ऐसे आराम से बिताई थी जैसे सबसे अच्छे बिस्तर में। यह कोठरी या अलमारी सराय के भूतल पर स्थित मुख्य बैठक से केवल एक लकड़ी की दीवार से अलग थी, जिसमें हमारे लिए छेद किए गए थे ताकि समय अनुकूल होने तक हम वहां प्रतीक्षा कर सकें और फिर अपनी उपस्थिति प्रकट करें। यदि कादेरूस अकेला होता तो मेरा विचार था कि मैं उसे अपने आगमन की सूचना दूं, उसी मेज पर उस भोजन को समाप्त करूं जो सीमा शुल्क अधिकारियों के आगमन से बाधित हो गया था, और आने वाले तूफान का लाभ उठाकर रोवन के किनारों पर लौट जाऊं और पता करूं कि जहाज और उस पर सवार लोगों का क्या हुआ। इसलिए मैं चुपचाप उस कोठरी में घुस गया, और यह अच्छा ही हुआ कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि उसी क्षण कादेरूस एक अजनबी के साथ घर लौट रहा था। मैं चुप रहा और प्रतीक्षा करता रहा, इसलिए नहीं कि मैं अपने मेजबान के रहस्य जानना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। वैसे भी ऐसी स्थिति पहले भी दर्जन भर बार उत्पन्न हो चुकी थी। कादेरूस के साथ आया व्यक्ति स्पष्ट रूप से फ्रांस के दक्षिण का निवासी नहीं था। वह उन मेले के व्यापारियों में से एक था जो बोकैर के मेले में आभूषण बेचने आते हैं, और जो उस पूरे महीने के दौरान, जब यूरोप भर से व्यापारी और खरीदार वहां जुटते हैं, कभी कभी 1 लाख या 1.5 लाख फ्रांक तक का व्यापार कर लेते हैं। कादेरूस जल्दी से भीतर आया, आगे आगे चलता हुआ। फिर जब उसने देखा कि नीचे का कक्ष हमेशा की तरह खाली है और केवल उसके कुत्ते की निगरानी में है, तो उसने अपनी पत्नी को पुकारा। अरे, ला कारकोंत, उसने कहा, भले पादरी ने हमें धोखा नहीं दिया, हीरा असली था। आनंद का एक स्वर उठा और लगभग उसी क्षण सीढ़ियां उन कदमों के नीचे चरमराने लगीं, जो दुर्बलता और बीमारी के कारण भारी थे। तुमने क्या कहा? वह स्त्री बोली, मृत्यु से भी अधिक पीली। मैंने कहा कि हीरा असली है और ये सज्जन पेरिस के प्रमुख जौहरियों में से एक इसके बदले हमें 50,000 फ्रांक देने को तैयार है। पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि हीरा वास्तव में हमारा है,
वह चाहता है कि तुम भी उसे वही चमत्कारी कथा सुनाओ, जो मैंने सुनाई थी, कि यह हमारे हाथ कैसे आया। इस बीच कृपया बैठिए, मौसम उमस भरा है। मैं आपके लिए कुछ ताज़गी देने वाली चीज़ ले आता हूँ। जौहरी ने सराय के भीतर चारों ओर ध्यान से देखा, उस दंपति की स्पष्ट दरिद्रता का निरीक्षण करते हुए, जो उसे ऐसा हीरा बेचने वाले थे, जो किसी राजकुमार का भी हो सकता था। मुझे यह कथा सुनाइए, उसने कहा, निश्चय ही पति की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर यह सुनिश्चित करना चाहता था कि दोनों कथन एक जैसे हों और कादेरूस किसी प्रकार उसे संकेत न दे सके। आप विश्वास नहीं करेंगे, स्त्री ने कहा, यह ऊपर से मिला हुआ आशीर्वाद था, ठीक उस समय जब हमें उसकी कोई आशा नहीं थी। सबसे पहले मुझे आपको बताना होगा कि 1814 या 15 में मेरे पति की एक नाविक से मित्रता थी, जिसका नाम एडमोंड दांतेस था। यह अभागा युवक, जिसे कादेरूस पूरी तरह भूल चुका था, उसे नहीं भूला और अपनी मृत्युशैया पर वह हीरा, जो आपने अब भी देखा, उसे सौंप गया। पर वह हीरा उसके पास आया कैसे? जौहरी ने पूछा। क्या जेल जाने से पहले उसके पास वह था? नहीं, स्त्री ने उत्तर दिया। पर ऐसा प्रतीत होता है कि जेल में उसकी पहचान एक अत्यंत धनी अंग्रेज से हुई, और जब उसका कोठरी साथी बीमार पड़ा, तो दांतेस ने उसकी उसी प्रकार सेवा की जैसे वह उसका भाई हो। इसलिए अंग्रेज ने रिहा होने पर यह हीरा उस अभागे दांतेस को दे दिया, जो उससे कम सौभाग्यशाली था और जो जेल में ही मर गया। और मरते समय उसने इसे हमें वसीयत किया तथा आज प्रातः आए भले पादरी को यह हमें सौंपने के लिए कहा। विवरण मेल खाते हैं, जौहरी ने बुदबुदाया। और सब कुछ कहने पर यह कथा सत्य भी हो सकती है, चाहे जितनी भी अविश्वसनीय लगे। अब केवल मूल्य पर सहमति शेष है। सहमति से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? कादेरूस ने कहा, मुझे तो लगा था कि तुमने मेरे बताए मूल्य को स्वीकार कर लिया है। तुम्हारा मतलब है मैंने तुम्हें 40,000 फ्रॉक की पेशकश की थी? जौहरी ने कहा। 40,000! लाकारकून चिल्लाई। हम इसे इस मूल्य पर नहीं दे सकते। पादरी ने बताया था कि यह जड़ाई के बिना भी 50,000 का है। उस पादरी का नाम क्या था? अथक प्रश्नकर्ता ने पूछा। अब्बे बुझौनी, उसने उत्तर दिया। तो वह विदेशी था? मुझे लगता है मांतुआ के पास का एक इतालवी। मुझे हीरा दिखाइए, जौहरी ने कहा। मैं इसे फिर से जांचना चाहता हूं। पहली नजर में अक्सर आभूषण का मूल्य गलत आंक लिया जाता है। कादेरुस ने अपनी जेब से काले शाग्रीन की एक छोटी थैली निकाली, उसे खोला और जौहरी को दे दिया। हीरे को देखते ही, जो एक छोटे अखरोट जितना मोटा था, मुझे वह आज भी उतना ही स्पष्ट स्मरण है। ला कारकुन की आंखें लालच से चमक उठीं। और इस सब के विषय में तुम्हारा क्या विचार था, ये सब सुनने वाले? मोंते क्रिस्तो ने पूछा। क्या तुमने इस सुंदर कथा पर विश्वास किया? हाँ, मैंने कादेरूस को दुष्ट व्यक्ति नहीं माना। मुझे लगा कि वह अपराध करने में असमर्थ है, यहाँ तक कि चोरी करने में भी। यह तुम्हारे अनुभव से अधिक तुम्हारे हृदय का सम्मान करता है, बर्तुच्चियो। क्या तुम उस एडमो दांतेस को जानते थे, जिसका उन्होंने उल्लेख किया? नहीं, मैंने उसका नाम न पहले कभी सुना था और न उसके बाद कभी, सिवाय एक बार, जब नीम की जेल में मैंने स्वयं अब्बे बुझोनी के मुख से उसका उल्लेख सुना। ठीक है, आगे कहो। जौहरी ने कादिरुस से अंगूठी ली और अपनी जेब से इस्पात की एक छोटी चिमटी और तांबे का एक छोटा तराजू निकाला। फिर उस पत्थर को अंगूठी में पकड़े सोने के पंजों से निकालकर उसने हीरे को जड़ से उठाया और अत्यंत सावधानी से तराजू में तौला। मैं 45,000 फ्रांक तक जा सकता हूँ, उसने कहा, पर एक सू भी अधिक नहीं। वैसे भी चूंकि यही हीरे का मूल्य है, उतना ही धन मैं अपने साथ लाया हूं। ओह, उसकी चिंता मत करो, कादेरुस ने कहा।
मैं तुम्हारे साथ बौखैर चल दूंगा और शेष 5,000 फ्रॉक ले आऊंगा। नहीं, जौहरी ने अंगूठी और हीरा कादेरूस को लौटाते हुए कहा। नहीं, इसका मूल्य इससे अधिक नहीं है और मुझे खेद है कि मैंने इतना भी प्रस्ताव दिया, क्योंकि पत्थर में एक दोष है जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। फिर भी अब क्या किया जाए? मैंने अपना वचन दे दिया है। मैंने 45,000 कहा था और उससे पीछे नहीं हटूंगा। तो कम से कम हीरे को फिर से अंगूठी में लगा दो, लाकारकोंत ने खींचते हुए कहा। यह उचित है, जौहरी ने कहा, पत्थर को फिर उसकी जड़ाई में रखते हुए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कादेरूस ने कहा, थैली को फिर अपनी जेब में डालते हुए। हम इसे किसी और को बेच देंगे। बेचिए, जौहरी ने कहा, हालांकि वह मेरे जितना सहज ना भी हो। कोई और व्यक्ति उस व्याख्या से संतुष्ट ना हो सकता है जो आपने मुझे दी है। आपके जैसे व्यक्ति के पास 50,000 फ्रांक का हीरा होना असामान्य है। वह दूसरा व्यक्ति संभवतः न्यायाधिकारी को सूचना देगा। तब अब्बे बुझौनी को ढूंढना पड़ेगा और 2,000 लुई मूल्य के हीरे बांटने वाले किसी पादरी को ढूंढना आसान नहीं होता। फिर वे पहले उसे गिरफ्तार करेंगे, आपको जेल भेज देंगे और भले ही 3 या 4 महीने बाद आपको निर्दोष पाकर छोड़ दिया जाए। अंगूठी या तो अदालत के दफ्तर में गायब हो चुकी होगी या वे आपको 50,000 के हीरे के बदले 3 फ्रांक का कांच थमा देंगे, या अधिक से अधिक 55,000 का, जो, जैसा कि आप स्वीकार करेंगे, खरीदार के लिए जोखिम ही है। कादेरूस और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। नहीं, उसने कहा, हम इतने धनी नहीं हैं कि 5,000 फ्रांक गंवा दें। जैसी आपकी इच्छा, मित्र, जौहरी ने कहा, पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं राशि नकद लाया हूं। और उसने एक जेब से सोने की मुट्ठी भर निकाली और सराय वाले की चकाचौंध आंखों के सामने चमकाती हुई दिखाई, और दूसरी जेब से नोटों का एक पुलिंदा। स्पष्ट था कि कादेरूस के भीतर एक संघर्ष चल रहा था। वह छोटी शाग्रीन की थैली, जिसे वह अपने हाथों में बार बार पलट रहा था, उसे उस विशाल धनराशि के समकक्ष प्रतीत नहीं हो रही थी जिसने उसे सम्मोहित कर लिया था। उसने अपनी पत्नी की ओर रुख किया। तुम क्या सोचती हो? उसने फुसफुसाकर पूछा। दे दो, उसने कहा। यदि वह बिना हीरे के बोकैर लौट गया तो वह हमारी सूचना दे देगा, और जैसा कि वह कहता है, कौन जानता है कि हम फिर कभी अब्बे बुझोनी तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। ठीक है, सहमत थी, कादेरूस ने कहा। 45,000 में हीरा ले लो, पर मेरी पत्नी को एक सोने की जंजीर चाहिए और मुझे चांदी की एक जोड़ी बकल। जौहरी ने अपनी जेब से एक लंबा छपटा डिब्बा निकाला जिसमें मांगी गई वस्तुओं के कई नमूने थे। आगे बढ़िए, उसने कहा, मैं निष्पक्ष व्यापार करता हूं, जो चाहें चुनिए। स्त्री ने एक सोने की जंजीर चुनी जिसकी कीमत संभवतः 5 लुई थी, और उसके पति ने लगभग 5 फ्रांक मूल्य की बकलों की एक जोड़ी। आशा है आप संतुष्ट हैं, जौहरी ने कहा। पादरी ने कहा था कि यह 50,000 का है, कादिरूस ने बुदबुदाया। अरे छोड़िए भी, कितनी भयानक प्रवृत्ति, जौहरी ने कहा, उसके हाथों से हीरा लेते हुए। मैं उसे 45,000 फ्रांक दे रहा हूं और 2,500 वस्तुओं में सब मिलाकर इतनी बड़ी संपत्ति जो मुझे स्वयं भी बुरी न लगे, और फिर भी वह संतुष्ट नहीं। और वे 45,000 फ्रांक, कादेरूस ने भारी स्वर में मांग की। वे कहाँ हैं? यहाँ, जौहरी ने कहा, और उसने मेज पर 15,000 फ्रांक सोने में और 30,000 नोटों में गिनकर रख दिए। जरा ठहरिए, मैं दीपक जला लूं, लाकारकोंत ने कहा। अंधेरा हो रहा है और कहीं भूल ना हो जाए। वास्तव में उनकी इस चर्चा के दौरान रात उतर आई थी, और उसके साथ वह तूफान भी, जिसकी धमकी पिछले आधे घंटे से दी जा रही थी। दूर से गड़गड़ाहट की मंद गूंज सुनाई दे रही थी, पर न जौहरी, न कादेरूस, न ही ला कारकोंत
इससे विचलित प्रतीत होते थे। तीनों ही लोभ के दैत्य के वश में थे। यहाँ तक कि मुझे भी उस सारे सोने और उन सारे नोटों को देखकर एक विचित्र आकर्षण हुआ। मुझे लगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, और जैसा स्वप्नों में होता है, मैं वहीं जड़ सा खड़ा रहा। कादेरूस ने सोने और नोटों को गिना और फिर से गिना। फिर उन्हें अपनी पत्नी को दे दिया, जिसने भी अपनी बारी में उन्हें गिना और फिर से गिना। इसी बीच जौहरी दीपक की किरणों में हीरे को घुमा रहा था, और हीरा ऐसी चमक बिखेर रहा था जो खिड़की पर चमकने लगी तूफानी बिजली से भी अधिक तेज थी। सब पूरा है? जौहरी ने पूछा। हाँ, कादेरूस ने कहा। मुझे फोलियो दे दो और एक थैली ढूंढो, कारकुंत। ला कारकुंत एक अलमारी तक गई और एक पुराना चमड़े का फोलियो लेकर लौटी, जिससे उन्होंने कुछ चिकने पत्र निकाले और उनकी जगह नोट रख दिए, और एक थैली जिसमें 6 लिव्र के 2-3 एक्यू थे, जो संभवतः उस अभागे दंपति की पूरी पूंजी का प्रतिनिधित्व करते थे। लो, कादेरूस ने कहा, भले ही तुमने हमें लगभग 10,000 फ्रांक कम दिए हों, क्या तुम हमारे साथ भोजन करना चाहोगे? तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद, जौहरी ने कहा, पर अब देर हो रही होगी और मुझे बोकायर लौटना है। मेरी पत्नी चिंतित होगी। उसने अपनी घड़ी निकाली। अरे, वह बोला, लगभग 9 बज चुके हैं। मैं आधी रात से पहले बोकायर नहीं पहुंचूंगा। विदा, मेरे बच्चों। यदि कोई और अब्बे बुझौनी इधर आ जाए तो मुझे याद करना। 1 सप्ताह में तुम बोकायर में नहीं रहोगे, कादेरूस ने कहा। मेला अगले सप्ताह समाप्त हो जाता है। नहीं, पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे पेरिस लिखना, जोआनेस, पाले रॉयल में, संख्या 45, गैलरी दैट पियर। यदि लाभप्रद हुआ तो मैं विशेष रूप से यहाँ आ जाऊंगा। उसी क्षण गरज के साथ बिजली कड़की, इतनी तेज कि दीपक का प्रकाश भी मंद पड़ गया। ओहो, कादेरूस ने कहा, क्या तुम इस मौसम में बाहर जा रहे हो? मुझे गरज से डर नहीं लगता, जौहरी ने कहा। या चोरों से? ला कारकोंत ने पूछा। मेले के समय यह सड़क कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहती। हम्म, जहां तक चोरों का प्रश्न है, यह रहा मेरा उत्तर। और उसने अपनी जेब से 2 छोटी पिस्तौलें निकाली, पूरी तरह भरी हुई। ये कुत्ते एक साथ भौंकते भी हैं और काटते भी, और मैं इन्हें उन पहले 2 आदमियों के लिए बचाकर रख रहा हूं जो तुम्हारे हीरे पर हाथ डालना चाहें। कादेरूस कादेरूस और उसकी पत्नी ने एक गहरी दृष्टि का आदान प्रदान किया। दोनों के मन में स्पष्टतः वही भयानक विचार उठ रहा था। ठीक है, शुभ यात्रा, कादेरूस ने कहा। धन्यवाद, जौहरी ने उत्तर दिया। उसने अपनी छड़ी उठाई, जो उसने एक पुराने साइड बोर्ड के सहारे रखी थी, और बाहर निकल गया। जैसे ही उसने द्वार खोला, हवा का ऐसा झोंका आया कि दीपक बुझते बुझते बचा। हाँ हाँ, उसने कहा, कैसा सुहावना मौसम, और मुझे इसमें 2 लीग की यात्रा करनी है। मत जाओ, कादेरूस ने कहा, तुम यहाँ सो सकते हो। हाँ, ठहर जाओ, लाकारकुंत ने कांपती हुई आवाज में कहा। हम तुम्हारा अच्छा ध्यान रखेंगे। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। मुझे बोकायर में ही सोना है। विदा। कादेरूस धीरे धीरे द्वार तक गया। आगे 1 इंच भी दिखाई नहीं देता, बाहर से जौहरी ने कहा। मुझे दाएं जाना चाहिए या बाएं? दाएं, कादेरूस ने कहा। तुम रास्ता नहीं चूकोगे। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हैं। बहुत अच्छा, मैं पहुंच गया, वह आवाज बोली, जो अब दूरी में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। दरवाजा बंद कर दो, लाकारकोंत ने कहा। गरज के समय मुझे दरवाजा खुला रखना अच्छा नहीं लगता। या जब घर में पैसा हो, ऐसा कहना चाहती हो, कादेरूस ने कहा, ताले में चाबी 2 बार घुमाते हुए। वह वापस आया, अलमारी के पास गया,
थैली और फोलियो निकाले और दोनों ने तीसरी बार अपने सोने और नोटों को गिनना शुरू किया। मैंने उन दोनों चेहरों पर वैसी अभिव्यक्ति पहले कभी नहीं देखी थी जब दीपक की मध्यम रोशनी उनके लोब पर पड़ रही थी। स्त्री तो विशेष रूप से भयावह प्रतीत हो रही थी। उसके अंग ज्वरग्रस्त होकर कांप रहे थे, सामान्य से दुगुना। उसका पीला चेहरा स्याह पड़ गया था और उसकी धंसी हुई आंखें दहक रही थीं। और तुमने उसे यहाँ ठहरने का प्रस्ताव क्यों दिया? उसने बुदबुदाकर कहा। कादेरूस चौंक पड़ा। अरे, स्वाभाविक ही, ताकि उसे बोकैर वापस न जाना पड़े। आह! स्त्री ने अवर्णनीय भाव से कहा। मुझे लगा, शायद किसी और कारण से। पत्नी, पत्नी, कादेरूस चिल्लाया। तुम्हारे मन में ऐसे विचार कैसे आते हैं? और यदि आते भी हैं, तो उन्हें अपने तक क्यों नहीं रखती? कोई बात नहीं। लाकारकुंत ने एक क्षण के मौन के बाद कहा। तुम पुरुष नहीं हो। इसका क्या अर्थ है? कादेरूस ने पूछा। यदि तुम पुरुष होते, तो वह यहां से गया ही ना होता। पत्नी, या फिर वह कभी बोकैर तक पहुंचता ही नहीं। पत्नी, उसे सड़क पकड़नी होगी जिसमें मोड़ है, पर नहर के किनारे से एक छोटा रास्ता भी है। स्त्री, तुम परमेश्वर का अपमान कर रही हो। सुनो। वास्तव में जैसे ही वह बोल रहा था, एक भयानक गर्जना हुई और उसी क्षण नीली सी बिजली की एक धार ने पूरे कमरे को प्रकाशित कर दिया। और गड़गड़ाहट, जो दूर में लुप्त हो रही थी, मानो उस अभिशप्त घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। यीशु, ला कारकोंत ने कहा, क्रूस का चिन्ह बनाते हुए। उसी क्षण उस भयाक्रांत मौन में, जो प्रायः तीव्र गर्जना के बाद छा जाता है, उन्होंने द्वार पर दस्तक सुनी। कादेरूस और उसकी पत्नी दोनों कांप उठे और एक दूसरे की ओर देखने लगे। कौन है? कादेरूस ने चिल्लाकर कहा, उठते हुए और मेज पर फैले सोने और नोटों को एक ढेर में समेटकर दोनों हाथों से ढकते हुए। मैं हूं, एक आवाज आई। तुम कौन हो? तुम्हें क्या लगता है, जोआनेस, जौहरी? तुम क्या कह रही थी? लाकारकुंत ने भयानक मुस्कान के साथ कहा कि परमेश्वर अब प्रसन्न हो गया है। देखो, परमेश्वर ने उसे हमारे पास वापस भेज दिया है। कादेरूस पीला पड़कर सांसें थामे अपनी कुर्सी पर ढह गया। पर दूसरी ओर ला कारकुंत उठी और दृढ़ कदमों से द्वार तक गई, फिर उसे खोल दिया। अंदर आइए प्रिय जोआनेस, उसने कहा। अरे, जौहरी ने कहा, वर्षा से भीगा हुआ। लगता है शैतान नहीं चाहता कि मैं आज संध्या बोकर लौटूं। सबसे अच्छी मूर्खताएं सबसे कम समय तक रहती हैं। मेरे प्रिय कादेरूस, तुमने मुझे आतिथ्य दिया था, मैं स्वीकार करता हूं, और रात बिताने के लिए लौट आया हूं। कादेरूस ने माथे से पसीना पोंछते हुए कुछ शब्द बुदबुदाए। ला कारकुंत ने जौहरी के पीछे द्वार को दोहरी कुंडी से बंद कर दिया। रक्त की वर्षा। जैसे ही वह भीतर आया, जौहरी ने जिज्ञासा से चारों ओर देखा, पर अब तक यदि उसे कोई संदेह रहा भी हो, तो न तो कोई बात उसे जगाने वाली प्रतीत हुई और न ही किसी आशंका की पुष्टि करने वाली। कादिरूस अब भी दोनों हाथों में अपने नोट और सोना पकड़े हुए था। ला कारकुंत ने अतिथि को यथासंभव मधुर मुस्कान दी। आह, मैं समझ गया, जौहरी ने कहा। लगता है कि तुम्हें डर था, कहीं तुम्हें कम भुगतान न मिला हो, इसलिए मेरे जाने के बाद तुम अपनी संपत्ति गिन रहे थे। कदापि नहीं, कादिरूस ने कहा। पर जिन घटनाओं ने हमें यह धन दिलाया, वे इतनी अप्रत्याशित थीं कि हम अब भी उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण न हो, हमें लगता है कि शायद हम अब भी स्वप्न देख रहे हैं। जौहरी मुस्कुराया। क्या तुम्हारी सराय में कोई यात्री ठहरा है? उसने पूछा। नहीं, कादिरूस ने उत्तर दिया। हम कमरे किराए पर नहीं देते। हम नगर के बहुत पास हैं और यहाँ कोई नहीं रुकता। तो क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा उपद्रव बन जाऊंगा? आप,
उपद्रव, ला कारकुंत ने स्नेह से कहा। बिल्कुल नहीं, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। तो फिर मुझे कहाँ ठहराओगी? ऊपर वाले कमरे में? वह तो तुम्हारा अपना कमरा है ना? चिंता मत कीजिए, इस कमरे के बगल वाले कमरे में हमारे पास एक दूसरा पलंग है। कादेरूस ने आश्चर्य से अपनी पत्नी की ओर देखा। जौहरी ने हल्की सी धुन गुनगुनाई, पीठ को उस लकड़ी की आंच के पास तापते हुए जिसे ला कारकुंत ने अब भी अभी चिमनी में जलाया था, ताकि वह अपने कपड़े सुखा सके। इसी बीच उसने मेज के कोने पर, जहां उसने मेजपोश बिछाया था, रात के भोजन के अल्प अवशेष रखे और 2-3 ताजे अंडे भी जोड़ दिए। कादेरूस ने फिर से नोट अपने बटुए में, सोना अपनी थैली में और दोनों को अलमारी में रख दिया था। वह गंभीर और विचारमग्न अवस्था में इधर उधर टहल रहा था, बीच बीच में जौहरी की ओर दृष्टि डालते हुए, जो चूल्हे के सामने भाप छोड़ता खड़ा था और जब एक ओर सूखने लगता तो दूसरी ओर घूम जाता। लीजिए, ला कारकोंत ने मेज पर शराब की बोतल रखते हुए कहा। जब चाहें, भोजन तैयार है। और तुम? जोआनेस ने पूछा। मैं कुछ नहीं लूंगा, कादेरूस ने कहा। हमने बहुत देर से भोजन किया था, ला कारकोंत ने जल्दी से जोड़ा। तो क्या मुझे अकेले ही खाना होगा? हम आपकी सेवा करेंगे, ला कारकोंत ने ऐसे उत्साह से कहा जो उसके स्वभाव में भुगतान करने वाले अतिथि के साथ भी असामान्य होता। समय समय पर कादेरूस उसे तीखी दृष्टि से देखता। तूफान जारी था। सुन रहे हैं? ला कारकोंत ने कहा। मेरी कसम, वापस आकर आपने अच्छा किया। इसके बावजूद, जौहरी ने कहा, यदि मैं भोजन करते करते हवा थमते देखूं तो फिर निकल पड़ूंगा। यह मिस्ट्राल है, कादेरूस ने सिर हिलाते हुए कहा। अब यह कल तक रहेगा। और उसने आह भरी। वाह, जौहरी ने मेज पर बैठते हुए कहा। जो बाहर हैं उनके लिए तो बुरी रात है। हाँ, ला कारकोंत ने कहा, उन्हें कठिन रात बितानी पड़ेगी। जौहरी ने भोजन आरंभ किया और ला कारकोंत एक सतर्क परिचारिका की भांति उसके इर्द गिर्द लगी रही। जो सामान्यतः चिड़चिड़ी और रूखी रहती थी, वह अब शिष्टाचार और विचारशीलता का आदर्श बन गई थी। यदि जौहरी उसे पहले जानता तो इस परिवर्तन पर निश्चय ही चकित होता और यह परिवर्तन उसके संदेह को जगाए बिना न रहता। कादेरूस ने कुछ नहीं कहा। वह बस इधर उधर टहलता रहा और अपने अतिथि की ओर देखने से भी कतराता प्रतीत हुआ। भोजन समाप्त होने पर कादेरूस स्वयं द्वार तक गया। मुझे लगता है तूफान गुजर गया है, उसने कहा। पर उसी क्षण, मानो उसे झुठलाने के लिए, घर एक प्रचंड गर्जना से कांप उठा और वर्षा व पवन का ऐसा झोंका भीतर आया कि दीपक बुझ गया। कादेरूस ने द्वार बंद कर दिया और उसकी पत्नी ने बुझती हुई आग से एक मोमबत्ती जला ली। लीजिए, उसने जौहरी से कहा। आप थक गए होंगे। मैंने पलंग पर साफ बिछावन लगा दिया है। ऊपर जाइए और आराम से सोइए। जोआनिस ने थोड़ी देर और प्रतीक्षा की कि कहीं तूफान थम जाए और जब उसे विश्वास हो गया कि गर्जना और वर्षा और तीव्र होती जा रही है, तो उसने अपने मेजबानों को शुभ रात्रि कहा और सीढ़ियां चढ़ गया। वह ठीक मेरे सिर के ऊपर से गुजरा। मैं उसके कदमों के नीचे हर सीढ़ी की चरमराहट सुन सकता था। ला कारकोंत उसे भूखी निगाहों से देखती रही, जबकि कादेरूस ने पीठ फेर ली और उसकी ओर देखा तक नहीं। ये सभी विवरण, जिन्हें मैंने बाद में घटनाओं को स्मरण करते हुए संजोया, उस समय मेरी दृष्टि के सामने घटते हुए मुझे प्रभावित नहीं कर पाए। वस्तुतः जो कुछ भी हुआ था, वह सब बिल्कुल सामान्य था और हीरे की कथा को छोड़कर, जो मुझे कुछ असंभव सी लगी, बाकी सब कुछ पूर्णतः संगत था। मैं थकान से चूर था और स्वयं भी मौसम के पहले ही अंतराल का लाभ उठाने का इरादा रखता था। इसलिए मैंने निश्चय किया कि कुछ घंटों सो लूं, फिर अंधेरे में ही निकल जाऊं। मेरे सिर के ऊपर वाले कमरे में मैं जौहरी को यथासंभव आरामदेह
रात बिताने की तैयारी करते सुन सकता था। थोड़ी देर बाद पलंग उसके नीचे चरमराया। वह अभी-अभी उस पर लेटा था। मेरी आंखें अनायास ही मूंने लगीं और क्योंकि आने वाली बात का मुझे कोई आभास नहीं था, मैंने नींद से लड़ने का प्रयास नहीं किया। मैंने रसोई की ओर एक अंतिम दृष्टि डाली। कादेरूस एक लंबी मेज के पास उन लकड़ी की बेंचों में से एक पर बैठा था, जिन्हें गांव की सरायों में कुर्सियों के स्थान पर उपयोग किया जाता है। उसकी पीठ मेरी ओर थी, जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ था। हालांकि यदि वह मेज की दूसरी ओर भी बैठा होता, तब भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता, क्योंकि उसका सिर दोनों हाथों में ढंसा हुआ था। ला कारकोंत ने कुछ देर तक उसे देखा, कंधे उचका दिए और उसके सामने जाकर बैठ गई। उसी क्षण आग की बुझती हुई राख में पड़ी सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा, जो अब तक नहीं जला था, सुलग उठा और एक तेज प्रकाश भभक उठा, जिसने सराय के अंधेरे भीतरू हिस्से को प्रकाशित कर दिया। ला कारकोंत अपने पति को घूर रही थी और चूंकि वह उसी अवस्था में बैठा रहा, मैंने देखा कि उसने अपना गांठदार हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसके माथे को छुआ। कादेरूस चौंक पड़ा। मुझे लगा कि स्त्री के होंठ हिले, पर या तो वह बहुत धीमे स्वर में बोल रही थी, या फिर मैं पहले ही नींद से बोझिल हो चुका था, क्योंकि उसके शब्दों की ध्वनि मुझ तक नहीं पहुंची। वास्तव में मैं सब कुछ एक प्रकार की धुंध के भीतर से देख रहा था, उस अनिश्चित अवस्था में जो नींद से पहले आती है, जब हमें लगता है कि हम स्वप्न देखने लगे हैं। अंततः मेरी आंखें बंद हो गईं और मुझे अपने चारों ओर का कोई होश न रहा। मैं गहरी नींद में था जब एक पिस्तौल की गोली की आवाज और उसके तुरंत बाद एक भयानक चीख ने मुझे जगा दिया। कोई व्यक्ति शयन कक्ष के फर्श पर कुछ कदम लड़खड़ाता हुआ चला और फिर एक निश्चल भार सीढ़ियों पर आ गिरा, ठीक मेरे सिर के ऊपर। मैं अभी पूरी तरह होश में नहीं आया था। मैंने कराहें सुनी, फिर दबे हुए चीत्कार, जैसे किसी संघर्ष के साथ होते हैं। एक अंतिम चीख जो अन्य सबसे अधिक देर तक चली और फिर कराहों की एक श्रृंखला में बदल गई, ने मुझे पूरी तरह जड़ता से बाहर खींच लिया। मैं एक कूहनी के बल उठ बैठा, अपनी आंखें खोली, जिन्हें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और अपना हाथ माथे पर रखा, जहां मुझे लगा कि सीढ़ियों के तख्तों के बीच से गर्म वर्षा की एक भारी बौछार टपक रही है। वे भयानक ध्वनियां गहरे सन्नाटे में बदल गईं। फिर मैंने अपने सिर के ऊपर किसी पुरुष के कदमों की आहट और सीढ़ियों की चरमराहट सुनी। वह नीचे के कमरे में आया, चिमनी के पास गया और एक मोमबत्ती जलाई। वह कादेरूस था। उसका चेहरा स्याह पड़ गया था और उसकी रात की कमीज रक्त से लथपथ थी। मोमबत्ती जलाने के बाद वह जल्दी-जल्दी फिर ऊपर गया और मैंने वहां उसके अस्थिर और तेज कदमों की आहट फिर से सुनी। थोड़ी देर बाद वह वापस आया। उसके हाथ में वह बक्सा था और वह यह सुनिश्चित कर रहा था कि हीरा उसके भीतर है। फिर वह एक क्षण रुका, यह तय करने की चेष्टा करते हुए कि उसे किस जेब में रखे। अंततः शायद यह मानकर कि जेब पर्याप्त सुरक्षित स्थान नहीं है, उसने उसे अपनी गर्दन के चारों ओर बंधे लाल रूमाल में लपेट लिया। फिर वह अलमारी की ओर झपटा, अपने नोट और सोना निकाला, पहले को पतलून की घड़ी वाली जेब में और दूसरे को अपनी जैकेट में रखा। 2-3 कमीजें उठाईं और द्वार की ओर दौड़ता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। अब जाकर सब कुछ मेरे लिए स्पष्ट हुआ। मुझे ऐसा लगा मानो जो कुछ हुआ था, उसका उत्तरदायित्व मेरा ही हो, जैसे मैं ही वास्तव में अपराधी हूं। मुझे लगा कि मैं किसी की कराह सुन रहा हूं। संभव है कि वह अभागा जौहरी अभी मरा ना हो, और उसके पास जाकर उसकी सहायता करना और उस बुराई की कुछ भरपाई करना मेरे वश में हो, जिसे मैंने यदि किया नहीं तो कम से कम होने दिया था। मैंने अपना कंधा उन डीले तख्तों में से एक पर दे मारा, जो उस तरह की कोठरी जिसमें मैं छिपा था को नीचे के कमरे से अलग करते थे। तख्ते टूट गए और मैं घर के भीतर आ गया। मैंने जल्दी से मोमबत्ती उठाई और सीढ़ियों की ओर दौड़ा। एक शव उन पर आड़ा पड़ा था। वह ला कारकोन थी। जो पिस्तौल की गोली मैंने सुनी थी, वह उसी पर चलाई गई थी
उसका गला छलनी हो चुका था और उस दोहरे घाव से प्रचुर मात्रा में रक्त बह रहा था। साथ ही उसके मुंह से भी रक्त निकल रहा था। वह पत्थर सी ठंडी थी। मैं शव को लांघकर ऊपर गया। शयनकक्ष अस्त-व्यस्त था। कुछ फर्नीचर उलट-पुलट गया था और वे चादरें, जिन्हें उस अभागे जौहरी ने कसकर पकड़ रखा था, पूरे कमरे में बिखरी हुई थीं। वह स्वयं फर्श पर पड़ा था, उसका सिर दीवार से टिका हुआ और उसके सीने के 3 खुले घावों से बहता रक्त उसके चारों ओर एक तालाब सा बना रहा था। एक चौथे घाव में रसोई का एक लंबा चाकू धंसा हुआ था, जिसका केवल हत्था दिखाई दे रहा था। मैं दूसरी पिस्तौल के पास गया, जो नहीं चली थी, संभवतः इसलिए कि बारूद गीला था। फिर मैं जौहरी के पास गया। वास्तव में वह अब भी मरा नहीं था। मेरी हलचल की आवाज़ सुनकर और उससे भी अधिक फर्श के हिलने से उसने अपनी फैली हुई आंखें खोलीं। एक क्षण के लिए उन्हें मुझ पर केंद्रित किया, होंठ हिलाए मानो कुछ कहना चाहता हो, और प्राण त्याग दिए। इस भयावह दृश्य को देखकर मैं लगभग मूर्छित हो गया। अब जब किसी की सहायता करने का कोई उपाय नहीं था, तो मुझे केवल एक ही आवश्यकता महसूस हुई, वहां से दूर हो जाना। मैं सीढ़ियों से नीचे लपका, दोनों हाथों से अपने बाल पकड़ते हुए और आतंक की गर्जना करता हुआ। नीचे के कमरे में 5 या 6 सीमा शुल्क अधिकारी और 2 या 3 सिपाही थे, हथियारबंद पुरुषों की एक छोटी टुकड़ी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने प्रतिरोध करने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि मेरे इंद्रिय वश में कुछ भी नहीं रहा था। मैं केवल बोलने का प्रयास कर सका और कुछ अस्पष्ट चीखें निकलीं। तभी मैंने देखा कि अधिकारी मेरी ओर संकेत कर रहे हैं। मैंने नीचे देखा और पाया कि मैं रक्त से ढका हुआ हूं। जो गर्म बौछार मैंने सीढ़ियों के तख्तों के बीच से अपने ऊपर गिरती हुई महसूस की थी, वह ला कारकोंद का रक्त था। मैंने उस स्थान की ओर संकेत किया जहां मैं छिपा था। यह क्या कहना चाहता है? एक सिपाही ने पूछा। सीमा शुल्क अधिकारियों में से एक देखने गया। यह हमें बता रहा है कि वह इसी रास्ते से आया, उसने उत्तर दिया, उस छेद की ओर संकेत करते हुए जो वास्तव में मेरे भीतर आने का मार्ग था। तभी मुझे समझ आया कि वे मुझे ही हत्यारा समझ रहे हैं। मैंने अपनी आवाज और शक्ति वापस पाई और मुझे पकड़े हुए दोनों व्यक्तियों से छूटते हुए चिल्लाया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। 2 सिपाहियों ने अपनी कार्बाइनें मेरी ओर तान दी। हिलना मत, उन्होंने कहा, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। पर मैं कह रहा हूं, मैंने नहीं किया, मैं चिल्लाया। यह छोटी सी कहानी तुम नियम में न्यायाधीशों को सुनाना, उन्होंने उत्तर दिया। अभी के लिए हमारे साथ चलो और हम चेतावनी देते हैं, प्रतिरोध करने का प्रयास मत करना। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं विस्मय और आतंक से अभिभूत था। उन्होंने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी, मुझे एक घोड़े की पूंछ से बांध दिया और मुझे नीम ले गए। मेरा पीछा एक सीमा शुल्क अधिकारी कर रहा था। उसने सराय के पास कहीं मुझे नजर से खो दिया था और अनुमान लगाया कि मैं वहीं रात बिताऊंगा। वह अपने साथियों को बुलाने गया और वे ठीक उसी समय पहुंचे जब पिस्तौल की गोली चली और इतने सारे अपराध सूचक प्रमाणों के बीच उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैंने तुरंत समझ लिया कि अपनी निरपराधिता किसी को समझाना कितना कठिन होगा। इसी कारण मैं एक ही बात से चिपका रहा। जांच न्यायाधिकारी से मेरी पहली प्रार्थना यह थी कि वे हर जगह एक अब्बे बुझौनी को खोजें, जो दिन में पोंदियू गार्ड की सराय में ठहरा था। यदि कादेरूस ने कहानी गढ़ी होती और वह पादरी अस्तित्व में न होता, तो मैं निश्चय ही नष्ट हो जाता, जब तक कि कादेरूस स्वयं पकड़ा न जाता और सब कुछ स्वीकार न कर लेता। 2 महीने बीत गए, जिनमें यह न्यायाधिकारी के श्रेय की बात है, मेरे द्वारा मांगे गए गवाह को खोजने के लिए हर प्रयास किया गया। मैं पहले ही सारी आशा खो चुका था। कादेरूस पकड़ा नहीं गया था। अगले असाइज में मेरा मुकदमा चलना था। तभी 8 सितंबर को, अर्थात घटना के 3 महीने और 5 दिन बाद,
अब्बे बुझोनी, जिनसे मैंने आशा छोड़ दी थी, जेल में उपस्थित हुए और कहा कि उन्हें बताया गया है कि एक कैदी उनसे बात करना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह बात उन्हें मार्से में झात हुई और वे मेरी प्रार्थना पूरी करने के लिए तुरंत चले आए। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैंने उन्हें कितनी उत्कंठा से स्वागत किया। मैंने उन्हें वह सब बताया जो मैंने देखा था। मैं हीरे की कथा पर आने से हिचक रहा था, पर मेरी सभी अपेक्षाओं के विपरीत वह कथा बिंदु-बिंदु सत्य सिद्ध हुई और मेरे आश्चर्य के लिए उन्होंने मेरे द्वारा कही हर बात पर पूरा विश्वास किया। तब उनके मधुर और क्षमाशील स्वभाव से प्रोत्साहित होकर, यह पहचानते हुए कि वे मेरे देश के रीति-रिवाजों को पूरी तरह समझते हैं और यह अनुभव करते हुए कि ऐसे करुणामय होठों से मुझे संभवतः अपने जीवन में किए गए एकमात्र अपराध के लिए भी क्षमा मिल सकती है। मैंने उन्हें स्वीकारोक्ति के गोपनीय आवरण में औतई में घटित सारी बात बता दी। जो मैंने आवेग में किया, उसका वही प्रभाव हुआ जैसे मैंने उसे सोची समझी योजना से किया हो। इस प्रथम हत्या को स्वीकार करके, जबकि मुझे ऐसा करने के लिए कोई विवशता नहीं थी, मैंने उन्हें यह प्रमाण दे दिया कि मैंने दूसरी हत्या नहीं की थी। वे मुझे यह उपदेश देकर गए कि विश्वास बनाए रखूं और उन्होंने वचन दिया कि वे न्यायाधीशों को मेरी निरपराधिता समझाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। उनके वास्तविक प्रयासों का मुझे प्रमाण तब मिला जब मैंने देखा कि जेल का अनुशासन धीरे-धीरे हल्का किया जा रहा है और जब मुझे झांत हुआ कि मेरा मामला आगामी असाइजेस के बाद होने वाले अगले असाइज तक स्थगित कर दिया गया है। इसी बीच संयोग से कादेरूस विदेश में गिरफ्तार हो गया और फ्रांस वापस लाया गया। उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया और अपराध की योजना बनाने और उसे आरंभ करने का दोष अपनी पत्नी पर मढ़ दिया। उसे आजीवन गैलियों की सजा दी गई और मुझे मुक्त कर दिया गया। तो वही समय था, मोंते क्रिस्तो ने कहा, जब तुम अब्बे बुझोनी का पत्र लेकर मेरे द्वार पर आए थे। हाँ, महोदय, उन्होंने मुझ में विशेष रुचि ली थी। तस्करी तुम्हें ले डूबेगी, उन्होंने मुझसे कहा। यदि यहाँ से रिहा हो जाओ, तो इसे छोड़ देना। पर पिता, मैंने पूछा, मैं कैसे जीवित रहूंगा और अपनी गरीब बहन का पालन कैसे करूंगा? मेरे एक प्रायश्चितकर्ता, उन्होंने उत्तर दिया, मुझे बहुत मानते हैं और उन्होंने मुझसे उनके लिए एक भरोसेमंद सहायक ढूंढने को कहा है। क्या तुम वह पद लेना चाहोगे? मैं तुम्हें उनके पास भेज दूंगा। पिता, मैं चिल्ला उठा, आप मेरे प्रति कितने भले हैं। मुझसे शपथ लो कि मुझे कभी इसका पश्चाताप न करना पड़े। मैंने शपथ लेने के लिए हाथ उठाया, पर उन्होंने कहा, यह आवश्यक नहीं। मैं जानता हूं कि तुम कोर्सिकन कैसे होते हो और इसी कारण तुम्हें प्रेम करता हूं। यह रहा मेरा अनुशंसा पत्र। उन्होंने वे कुछ पंक्तियां लिखी जो मैंने आपको दी, जिनके परिणाम स्वरूप आपकी कृपा से आपने मुझे अपनी सेवा में ले लिया। अब गर्व के साथ मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको कभी मुझसे शिकायत का कारण मिला है? नहीं, काउंट ने उत्तर दिया। मैं यह स्वीकार करते हुए प्रसन्न हूं। तुम अच्छे सेवक हो, बर्तुच्चियो। यद्यपि तुमने मुझ पर बहुत कम विश्वास दिखाया है। मैं, काउंट? हाँ, तुम। ऐसा कैसे है कि तुम्हारी एक भाभी और एक दत्तक पुत्र है और तुमने कभी उनका उल्लेख मुझसे नहीं किया? हाय महोदय, मुझे अभी अपने जीवन का सबसे दुखद भाग बताना है। मैं कोर्सिका के लिए चला। जैसा कि आप समझ सकते हैं, मैं अपनी गरीब बहन से मिलने और उसे सांत्वना देने के लिए उतावला था। पर जब मैं रोग्लियानो पहुंचा, तो मैंने घर को शोक में डूबा पाया। वहां एक भयानक नाटक घट चुका था, जिसे पड़ोसी आज तक स्मरण करते हैं। बेनेदे तो चाहता था कि मेरी गरीब भाभी उसे घर का सारा धन दे दें और उसने मेरी सलाह पर उसकी मांगों का विरोध किया। एक सुबह उसने उसे धमकाया और पूरे दिन के लिए गायब हो गया। वह रोती रही, प्रिया सुनता, क्योंकि वह उस दुष्ट के प्रति मां सा स्नेह रखती थी। संध्या होने पर वह उसके लिए जागती रही।
11 बजे वह अपने 2 मित्रों के साथ लौटा। उसकी सभी मूर्खताओं के वही सामान्य साथी, और उसने उसकी ओर अपनी बाहें फैला दी। पर उन्होंने उसे पकड़ लिया और उन तीनों में से एक, मुझे भय है कि वही दुष्ट बालक रहा होगा, चिल्लाया, "चलो, यातना का खेल खेलें। वह शीघ्र ही बता देगी कि उसका पैसा कहाँ है।" पड़ोसी वासिलियो संयोग से बास्तिया में था। केवल उसकी पत्नी घर पर रह गई थी और वही अकेली मेरी बहन के घर में हो रही बातों को सुन देख सकती थी। उनमें से दो ने बेचारी असुंता को पकड़े रखा। वह यह विश्वास न कर पाने के कारण कि इतना अपराध संभव है, उन पुरुषों पर मुस्कुरा रही थी जो उसके यातनादाता बनने वाले थे। तीसरा दरवाजों और खिड़कियों को बंद करने गया, फिर लौटा, और तीनों ने इन और भी गंभीर तैयारियों से निकलती उसकी भयभीत चीखों को दबाते हुए असुंता के पैरों को उस अंगीठी की ओर घसीटा जिसके सहारे वे हमारे छोटे से खजाने का ठिकाना उगलवाना चाहते थे। पर संघर्ष करते समय उसके कपड़ों में आग लग गई। स्वयं जलने से बचने के लिए उन्होंने उसे छोड़ दिया और वह ज्वालाओं का पिंड बनकर दरवाजे की ओर दौड़ी। पर दरवाजा बंद था। वह खिड़की की ओर मुड़ी, पर वह भी बंद थी। तब पड़ोसी ने भयानक चीखें सुनी। असुंता सहायता की गुहार लगा रही थी। शीघ्र ही उसकी आवाज दब गई और चीखें कराहों में बदल गईं। अगले दिन आतंक और चिंता की एक रात के बाद, जब वासिलियो की पत्नी बाहर निकलने का साहस कर सकी और न्यायाधीश से हमारे घर का द्वार खुलवाया गया, तो उन्होंने असुंता को आधी जली हुई पाया। यद्यपि वह अब भी सांस ले रही थी। अलमारियां टूटी हुई थीं और धन चोरी हो चुका था। जहां तक बेनेडितो का प्रश्न है, वह रोग्लियानो छोड़ चुका था, फिर कभी लौटने के लिए नहीं। उस दिन के बाद न मैंने उसे देखा है, न ही उसके विषय में कुछ सुना है। इसी दुखद समाचार को सुनने के बाद बर्तुच्चियो ने आगे कहा, मैं आपके पास आया, महोदय। उसके बाद मुझे बेनेडितो का कोई उल्लेख करने का अवसर नहीं रहा, क्योंकि वह लुप्त हो चुका था, और न ही अपनी भाभी का, क्योंकि वह मर चुकी थी। तुमने इन सब से क्या निष्कर्ष निकाला? मोंते क्रिस्तो ने पूछा। यह कि यह मेरे अपराध का दंड था, बर्तुच्चियो ने उत्तर दिया। वे विलफोर लोग अभिशप्त वंश हैं। मुझे लगता है तुम सही हो, काउंट ने कठोर स्वर में बुदबुदाया। अब बर्तुच्चियो ने आगे कहा, आप महोदय निश्चय ही समझेंगे कि यह घर, जिसे मैंने उस समय के बाद नहीं देखा था, ये बाग जिसमें मैं अचानक स्वयं को पाकर खड़ा था, और ये स्थान जहां मैंने एक व्यक्ति को मारा था, ये सब उन व्याकुल भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थे जिन्हें आपने देखा और जिनका कारण जानना चाहा। आज भी मुझे नहीं पता कि विलफोर वहां नहीं है, मेरे पैरों के नीचे, उस कब्र में जिसे उसने अपने ही बच्चे के लिए खोदा था। वास्तव में सब कुछ संभव है, मोंते क्रिस्तो ने कहा, उस बेंच से उठते हुए जिस पर वह बैठा था, और उसने धीमे स्वर में जोड़ा, इसमें यह भी सम्मिलित है कि राज्य अभियोजक मरा न हो। अब्बे बुझोनी ने तुम्हें मेरे पास भेजकर अच्छा किया। तुमने मुझे अपनी कथा बताकर ठीक किया, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे विषय में कोई संदेह नहीं रहेगा। और जहां तक बेनेडितो का प्रश्न है, उस कुख्यात नाम वाले युवक का, क्या तुमने उसे ढूंढने का या ये जानने का कभी प्रयास नहीं किया कि उसका क्या हुआ? कभी नहीं। यदि मुझे पता होता कि वह कहाँ है, तो उसे ढूंढने के बजाय मैं उससे किसी राक्षस की भांति भागता। नहीं, सौभाग्य से मैंने कभी किसी को उसका उल्लेख करते नहीं सुना। मुझे आशा है कि वह मर चुका है। बहुत अधिक आशा मत करो, बर्तुच्चियो, काउंट ने कहा। दुष्ट इस प्रकार नहीं मरते। ईश्वर मानो उन्हें अपने संरक्षण में रखता है, ताकि उन्हें अपने प्रतिशोध के उपकरण के रूप में प्रयोग कर सके। निस्संदेह, बर्तुच्चियो ने कहा। मैं स्वर्ग से केवल यही मांगता हूं कि मैं उसे फिर कभी न देखूं। अब उसने सिर झुकाते हुए कहा, आप सब कुछ जान गए हैं महोदय। आप यहां धरती पर मेरे न्यायाधीश हैं, जैसे वहां ऊपर ईश्वर होंगे। क्या आप मुझे सांत्वना के लिए कुछ शब्द नहीं कहेंगे? हाँ, निश्चय ही। मैं तुम्हें वही कह सकता हूं जो अब्बे बुझोनी तुम्हें कहते। जिस व्यक्ति को तुमने मारा,
वह विलफोर, उसने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए और संभवतः अन्य बातों के लिए भी दंड का पात्र था। बेनेडिक्टो, यदि वह अभी जीवित है, तो जैसा मैंने तुम्हें कहा, किसी दैवी प्रतिशोध का साधन बनेगा और फिर अपने क्रम में दंडित होगा। जहां तक तुम्हारा प्रश्न है, वास्तव में तुम्हें अपने ऊपर केवल एक ही बात का दोष लगाना चाहिए। स्वयं से पूछो कि जब तुमने उस बच्चे को मृत्यु से बचाया था, तो उसे उसकी मां के पास वापस क्यों नहीं पहुंचाया? वही अपराध था, बर्तुच्चियो। हाँ, महोदय, वही अपराध था और वास्तव में अपराध ही था, क्योंकि मैं इस विषय में कायर सिद्ध हुआ। जब मैंने बच्चे को जीवित कर दिया था, तो जैसा कि आप कहते हैं, मेरे लिए केवल एक ही कार्य शेष था, उसे उसकी मां के पास वापस पहुंचा देना। पर ऐसा करने के लिए मुझे पूछताछ करनी पड़ती, ध्यान आकर्षित करना पड़ता और संभवतः स्वयं को प्रकट करना पड़ता। मैं मरना नहीं चाहता था। मैं अपनी भाभी के कारण जीवन से जुड़ा हुआ था और उस जन्मजात अहंकार के कारण भी, जो हमें प्रतिशोध के बाद स्वयं को पूर्ण और विजयी बने रहना चाहता है। और फिर संभव है मैं केवल जीवन के प्रेम के कारण उससे जुड़ा हुआ था। आह, मैं अपने बेचारे भाई जैसा साहसी व्यक्ति नहीं हूं। बर्तुच्चियो ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया और मोंते क्रिस्तो ने उसे देर तक रहस्यमय दृष्टि से देखा। फिर एक क्षण के मौन के बाद, जिसे समय और स्थान ने और भी गंभीर बना दिया था, उसने असामान्य उदासी के स्वर में कहा, बर्तुच्चियो, इस वार्ता को एक योग्य अंत तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इन घटनाओं के विषय में यह हमारी अंतिम बातचीत होगी, मुझे ध्यान से सुनो, क्योंकि मैंने ये शब्द स्वयं अब्बे बुझोनी के मुख से अनेक बार सुने हैं। समस्त दुखों की दो औषधियां में, समय और मौन। अब बर्तुच्चियो, मुझे इस बाग में कुछ देर टहलने दो। जो भावनाएं तुम्हारे लिए इतनी तीव्र हैं, क्योंकि तुम इस नाटक में सहभागी थे, वे मेरे लिए लगभग एक मधुर अनुभूति होंगी और मेरी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करेंगी। तुम समझते हो, बर्तुच्चियो, वृक्ष हमें केवल इसीलिए सुख देते हैं कि वे छाया देते हैं, और छाया स्वयं इसलिए सुखद लगती है कि वह स्वप्नों और दृश्यों से भरी होती है। मैंने एक बाग ये सोचकर खरीदा था कि मैं केवल दीवारों से घिरे एक साधारण स्थान का क्रय कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं था। अचानक यह स्थान भूतों से भरा बाग बन गया है, जिनका विक्रय पत्र में कहीं उल्लेख नहीं था। मुझे भूत पसंद है। मैंने सुना है कि मृतकों ने 6000 वर्षों में उतना भी अनिष्ट नहीं किया जितना जीवित लोग एक ही दिन में कर देते हैं। इसलिए भीतर लौट जाओ, बर्तुच्चियो, और शांति से सो। यदि वह पादरी जो तुम्हें अंतिम संस्कार देता है अब्बे बुझोनी से कम करुणामय हो, तो मुझे बुला लेना। यदि मैं तब तक इस संसार में रहा, और मैं वे शब्द खोज लूंगा जो तुम्हारी आत्मा को कोमलता से शांत कर दें, जब वह उस कठिन यात्रा पर निकलने को तैयार हो जिसे वे अनंत काल कहते हैं। बर्तुच्चियो ने आदरपूर्वक काउंट को प्रणाम किया और आह भरता हुआ चला गया। मोंते क्रिस्तो अकेला रह गया और 4 कदम आगे बढ़कर बोला, यहाँ इस चेनार वृक्ष के पास वह कब्र है जिसमें बच्चे को रखा गया था। वहां वह छोटा द्वार है जिससे बाग में प्रवेश किया जा सकता था। उस कोने में पीछे की सीढ़ी है जो शयन कक्ष तक जाती थी। मुझे नहीं लगता कि इन सबको अपनी नोटबुक में दर्ज करने की आवश्यकता है। यहाँ मेरी आंखों के सामने, मेरे चारों ओर, मेरे पैरों के नीचे उभरी हुई आकृति में इसका जीवित मानचित्र उपस्थित है। बाघ का एक अंतिम चक्कर लगाने के बाद काउंट अपनी बग्घी को ढूंढने गया। बर्तुच्चियो, ये देखकर कि वह अपने विचारों में डूबा है, बिना कुछ कहे कोचवान के पास आसन पर बैठ गया और बग्घी पेरिस की ओर चल पड़ी। उसी संध्या शान शैलिजे के निवास पर पहुंचकर मोंते क्रिस्तो ने पूरे भवन का निरीक्षण ऐसे किया मानो वह उसे अनेक वर्षों से जानता हो। एक बार भी आगे बढ़ते हुए उसने किसी द्वार को भूलवश दूसरे के स्थान पर नहीं खोला, न ही किसी ऐसी सीढ़ी पर चढ़ा या किसी ऐसे गलियारे में गया जो सीधे उसी स्थान तक न ले जाता हो जहां वह जाना चाहता था। इस रात्रिकालीन निरीक्षण में अली उसके साथ था। काउंट ने बर्तुच्चियो को कक्षों के सौंदर्यवर्धन और पुनर्व्यवस्था के लिए कई आदेश दिए।
और अपनी घड़ी निकालकर अपने सतर्क नूबियाई से कहा, 11:30 बज रहे हैं। हैदे शीघ्र ही यहाँ पहुंचेगी। क्या फ्रांसीसी स्त्रियों को सूचित कर दिया गया है? अली ने उस स्वीट की ओर संकेत किया जो सुंदर यूनानी के लिए निर्धारित थी और शेष भवन से इतनी पृथक थी कि जब उसका द्वार एक टेपेस्ट्री के पीछे छिपा दिया जाता तो पूरे घर में घूमते हुए भी यह झात ना होता कि यहाँ किसी बैठक और 2 शयन कक्षों में कोई निवास करता है। अली ने, जैसा कि कहा गया, उस स्वीट की ओर संकेत किया, बाएं हाथ की उंगलियों से संख्या 3 दिखाई और फिर उसी हाथ को खोलकर उस पर अपना सिर रख दिया और आंखें मूंद लीं, मानो सो रहा हो। बहुत अच्छा, मोंते क्रिस्तो ने कहा, इस संकेत भाषा के अभ्यस्त होकर। तो शयनकक्ष में 3 है। अली ने सिर हिलाकर संकेत दिया। मालकिन, आज संध्या थकी होंगी, मोंते क्रिस्तो ने आगे कहा। वह निस्संदेह सोना चाहेंगी। उन्हें बात करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। फ्रांसीसी सेविकाएं केवल अपनी नई स्वामिनी का अभिवादन करें और फिर लौट जाए। ये सुनिश्चित करना कि यूनानी सेवक फ्रांसीसियों से संपर्क न करे। अली ने प्रणाम किया। थोड़ी ही देर बाद द्वारपाल को पुकारने की आवाज आई। बाहरी फाटक खुला। एक बग्घी मार्ग से भीतर आई और सीढ़ियों के नीचे आकर रुकी। काउंट नीचे आया और बग्घी का द्वार पहले से खुला पाया। उसने एक युवा स्त्री की ओर हाथ बढ़ाया जो स्वर्ण कढ़ाई वाले हरे रेशमी आवरण में लिपटी थी और जिसका सिर ढका हुआ था। उसने उसका हाथ लिया और प्रेम सम्मान से मिश्रित भाव से उसे चूमा। कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ, युवती की ओर से कोमलता से और काउंट की ओर से सौम्य गंभीरता के साथ, उस गूंजदार भाषा में जिसे प्राचीन होमर ने अपने देवताओं के मुख में रखा है। फिर गुलाबी मोम की मशाल लिए हुए अली का अनुसरण करते हुए वह युवती, जो कोई और नहीं, वही सुंदर यूनानी थी जो इटली में मोंते क्रिस्तो के साथ प्रायः रहती थी, अपने कक्षों में ले जाई गई और काउंट उस भाग में चला गया जिसे उसने अपने लिए सुरक्षित रखा था। आधी रात के बाद घर की सभी बत्तियां बुझ गईं और ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके सभी निवासी सो चुके हों। असीमित आरण। अगले दिन दोपहर लगभग 2 बजे 2 भव्य घोड़ों से जुड़ी एक बरोश मोंते क्रिस्तो के द्वार के सामने आकर रुकी और एक व्यक्ति नीले कोट में, उसी रंग के रेशमी बटनों के साथ, सफेद बनियान पर भारी स्वर्ण श्रृंखला और हेजल रंग की पतलून पहने हुए, कूपे की खिड़की से बाहर झुका, जिसके द्वार पर बैरन का मुकुट चित्रित था। उसके बाल इतने काले थे और भौहों के इतने नीचे गिरते थे कि यह माथे की झुर्रियों से असंगत प्रतीत होता था, जिन्हें वे छिपा नहीं पाते थे। संक्षेप में, 50 से 55 वर्ष का वह व्यक्ति, जो 40 का दिखना चाहता था, ने अपने सईस को द्वारपाल से यह पूछने भेजा कि क्या काउंट मोंते क्रिस्तो घर पर है। प्रतीक्षा करते हुए उस व्यक्ति ने घर के बाहरी भाग, बाघ के दिखाई देने वाले हिस्से और आने जाने वाले कुछ सेवकों की वर्दी को इतनी सूक्ष्मता से देखा कि वह लगभग उद्दंडता की सीमा तक पहुंच गया। उसकी दृष्टि तीक्ष्ण थी, पर उसमें बुद्धि या व्यंग्य से अधिक चालाकी थी। उसके होंठ इतने पतले थे कि बाहर निकलने के बजाय मुंह के भीतर ही लुप्त हो जाते थे। अंततः गालों की चौड़ाई और उभार, जो चतुराई का अचूक संकेत है, पीछे हटता हुआ माथा, उभरा हुआ पश्चकपाल, जो उसके चौड़े और तनिक भी कुलीन न लगने वाले कानों से आगे निकल आता था, ये सब मिलकर इस सज्जन को, जिसे कोई साधारण व्यक्ति उसके शानदार घोड़ों, कमीज में जड़े विशाल हीरे और कोट के एक बटन होल से दूसरे तक फैली लाल फीते को देखकर अत्यंत सम्मानित समझ लेता। एक ऐसा चेहरा प्रदान करते थे जो किसी प्रशिक्षित मुख विज्ञानी को लगभग घृणास्पद स्वभाव का संकेत देता। सईस ने द्वारपाल की खिड़की पर जोर से दस्तक दी और पूछा, क्या काउंट मोंते क्रिस्तो यहाँ रहते हैं? महामहिम, यहाँ रहते तो हैं, द्वारपाल ने उत्तर दिया, पर। और उसने अली की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर संकेत किया। पर? सईस ने पूछा।
पर महामहिम अतिथियों से नहीं मिल रहे, द्वारपाल ने कहा। तो फिर यह मेरे स्वामी बैरन डांगलार का कार्ड है। इसे काउंट मोंते क्रिस्तो को दीजिए और बताइए कि मेरे स्वामी ने सभा भवन जाते समय उनसे मिलने का सम्मान पाने के लिए मार्ग बदल लिया था। मैं महामहिम से बात नहीं करता, द्वारपाल ने कहा। साहब का कक्ष सेवक संदेश ले लेगा। सईस गाड़ी के पास लौट आया। तो डांगलार ने पूछा, लड़का अब भी अभी मिली सीख से कुछ उदास होकर? द्वारपाल का उत्तर अपने स्वामी को सुना गया। डांगलार ने कहा। तो सज्जन स्वयं को महामहिम कहलवाते हैं और केवल अपने कक्ष सेवक से ही बात करवाते हैं। कोई बात नहीं, चूंकि उनका मुंह पर आराना है, जब उन्हें धन चाहिए होगा तब उन्हें मुझसे मिलना ही पड़ेगा। और वह गाड़ी में ढहते हुए कोचवान पर चिल्लाया, जिसकी आवाज सड़क के दूसरे छोर तक सुनाई दी। शाम्ब्रे दे डेप्यूते। उसके आगमन की सूचना पाकर मोंते क्रिस्तो ने उस बैरन को देखा और अपने घर की झिल्लियों के पीछे से एक उत्कृष्ट लार्गनेट की सहायता से उसका निरीक्षण उतनी ही बारीकी से किया जितनी बारीकी से स्वयं डांगलार ने घर, बाग और सेवकों को देखा था। निस्संदेह, उसने हाथ की एक घृणासूचक गति के साथ हाथी दांत के डिब्बे में दूरबीन बंद करते हुए कहा, निस्संदेह वह व्यक्ति अप्रिय प्राणी है। पहली नजर में ही कोई उसमें छपटा सिर वाला सर्प, उभरी खोपड़ी वाला गिद्ध और लोलुप चोंच वाला बाज कैसे ना पहचान ले। अली, उसने पुकारा और तांबे के गोंग पर आघात किया। अली प्रकट हुआ। बर्तुच्चो को बुलाओ। उसी क्षण बर्तुच्चियो भीतर आया। आपने मुझे बुलाया? हाँ, काउंट ने कहा। क्या तुमने वे घोड़े देखे जो अभी मेरे द्वार पर आकर रुके? निश्चय ही, वे बहुत उत्तम थे। ये कैसे? मोंते क्रिस्तो ने उपहास से कहा कि जब मैंने तुमसे पेरिस के 2 सर्वोत्तम घोड़े मांगे, तब भी पेरिस में 2 और ऐसे घोड़े रह गए जो मेरे अस्तबल में नहीं हैं। उस तीखे स्वर और उठी हुई भौं पर अली ने सिर झुका लिया। यह तुम्हारी भूल नहीं, मेरे प्रिय अली, काउंट ने अरबी में उस कोमलता से कहा जिसकी उस आवाज से अपेक्षा न की जाती। अंग्रेजी घोड़ों में तुम विशेषज्ञ नहीं हो। अली का चेहरा फिर अपनी स्वाभाविक शांति में लौट आया। काउंट, बर्तुच्चियो ने कहा, जिन घोड़ों की आप बात कर रहे हैं वे बिक्री के लिए नहीं थे। मोंते क्रिस्तो ने कंधे उचका दिए। बर्तुच्चियो, जब सही मूल्य मालूम हो तो सब कुछ बिक्री के लिए होता है। डांगलार ने उनके लिए 16,000 फ्रांक दिए, बर्तुच्चियो ने कहा। तो तुम्हें 32,000 की पेशकश करनी चाहिए थी। वह बैंकर है और बैंकर अपने धन को दुगुना करने का अवसर कभी नहीं छोड़ता। क्या आप गंभीर हैं? बर्तुच्चियो ने पूछा। मोंते क्रिस्तो ने अपने प्रबंधक को ऐसे देखा मानो उसकी गंभीरता पर प्रश्न करना ही आश्चर्य हो। आज संध्या, उसने कहा, मुझे एक भेंट देनी है। मैं चाहता हूं कि वही 2 घोड़े नए जुएं के साथ मेरी गाड़ी खींचें। बर्तुच्चियो झुककर चला गया। द्वार पर पहुंचकर वह रुका और बोला, महामहिम, यह भेंट किस समय देंगे? 5 बजे। साहस करके निवेदन करूं कि अभी 2 ही बजे हैं, प्रबंधक ने सावधानी से कहा। मुझे पता है, मोंते क्रिस्तो का बस इतना ही उत्तर था। फिर अली की ओर मुड़कर उसने कहा, सभी घोड़ों को मैडम के सामने परेड करवाओ ताकि वह अपनी पसंद की जोड़ी चुन सके और उनसे पूछो कि क्या वे मेरे साथ भोजन करेंगी। यदि ऐसा हुआ तो भोजन उनके कक्षों में परोसा जाएगा। अब जाओ और जाते जाते कक्ष सेवक को मेरे पास भेज दो। अली के निकलते ही कक्ष सेवक भीतर आया। बप्तिस्ता, काउंट ने कहा, तुम 1 वर्ष से मेरी सेवा में हो। मैं अपने सेवकों को यही परीक्षा काल देता हूं। तुम मुझे उपयुक्त लगे। बप्तिस्ता ने प्रणाम किया। अब ये तुम्हें कहना है कि क्या मैं तुम्हें उपयुक्त लगता हूं?
ओह काउंट, बपतिस्ता ने बिना हिचक कहा। मुझे पूरा कह लेने दो। तुम वर्ष में 1500 फ्रांक कमाते हो, जो एक अच्छे और साहसी सैनिक अधिकारी का वेतन है, जो प्रतिदिन अपना जीवन जोखिम में डालता है। तुम ऐसे भोजन करते हो जिनसे कई प्रधान लिपिक, वे गरीब दास जो तुमसे कहीं अधिक व्यस्त रहते हैं, ईर्ष्या करेंगे। सेवक होते हुए भी तुम्हारे अपने सेवक हैं जो तुम्हारे कपड़े और सामान की देखभाल करते हैं। और अपने 1500 फ्रांक के वेतन के अतिरिक्त तुम उन प्रसाधनों और इसी प्रकार की खरीदों पर जो तुम मेरे लिए करते हो अपना हिस्सा लेते हो, और हर वर्ष लगभग अतिरिक्त 1500 फ्रांक चुरा लेते हो। ओह, मैं शिकायत नहीं कर रहा बप्तिस्ता। ये एक युक्तिसंगत राशि है, पर मैं चाहता हूं कि यह तुरंत बंद हो जाए। कहीं भी तुम्हें वैसा पद नहीं मिलेगा जैसा सौभाग्य ने तुम्हें यहां दिया है। मैं अपने सेवकों को कभी नहीं मारता, कभी गाली नहीं देता, कभी क्रोध नहीं करता। मैं गलती को सदा क्षमा करता हूं, पर लापरवाही या विस्मृति को कभी नहीं। मेरे आदेश सामान्यतः संक्षिप्त होते हैं, पर स्पष्ट और सटीक। मैं उन्हें गलत ढंग से पूरे किए जाने की अपेक्षा 2 या 3 बार दोहराना अधिक पसंद करता हूँ। मैं इतना धनी हूँ कि जो जानना चाहता हूँ, वह जान सकूँ। और सावधान रहो, मैं अत्यंत जिज्ञासु हूँ। इसलिए यदि कभी मुझे यह ज्ञात हुआ कि तुमने मेरे विषय में अच्छा या बुरा कुछ कहा, मेरे कार्यों पर टिप्पणी की या मेरी गतिविधियों पर निगरानी रखी, तो तुम तुरंत मेरा घर छोड़ दोगे। मैं अपने सेवकों को एक से अधिक चेतावनी नहीं देता। तुम्हें अपनी चेतावनी मिल चुकी है, तुम जा सकते हो। बप्तिस्ता ने प्रणाम किया और द्वार की ओर 3-4 कदम बढ़े। वैसे, काउंट ने आगे कहा, मैं यह बताना भूल गया था कि हर वर्ष मैं अपने प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निश्चित राशि निवेश करता हूँ। जिन्हें मैं निकाल देता हूँ, वे अनिवार्यतः ये धन खो देते हैं, जो उन लोगों में बांट दिया जाता है जो बने रहते हैं और जो मेरी मृत्यु के बाद उसे प्राप्त कर सकेंगे। तुम एक वर्ष से मेरे साथ हो, तुम्हारी संपत्ति बढ़नी शुरू हो चुकी है, इसे बढ़ने दो। यह उपदेश जो अली के सामने दिया गया, जो निष्प्रभावी रहा क्योंकि वह फ्रांसीसी का एक शब्द भी नहीं समझता था, बप्तिस्ता पर वैसा ही प्रभाव डाल गया जैसा फ्रांसीसी घरेलू सेवक की मनोविज्ञान से परिचित कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। मैं हर प्रकार से आपकी इच्छाओं के अनुरूप बनने का प्रयास करूंगा, उसने कहा। वास्तव में मैं स्वयं को अली के अनुसार ढालूंगा। ओह, ऐसा मत करना, मोंते क्रिस्तो ने संगमरमर सी ठंडक से कहा। अली में गुणों के साथ साथ अनेक दोष भी हैं। उसके उदाहरण का अनुसरण मत करो, क्योंकि अली एक अपवाद है। उसे कोई वेतन नहीं मिलता। वह सेवक नहीं है, वह मेरा दास है, मेरा कुत्ता है। यदि वह अपने कर्तव्य में चूके, तो मैं उसे निकालूंगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगा। बप्तिस्ता की आंखें फैल गईं। क्या तुम्हें इसमें संदेह है? और काउंट ने वही शब्द अली से दोहराए जो उसने फ्रांसीसी में बप्तिस्ता से कहे थे। अली ने सुना, मुस्कुराया, अपने स्वामी के पास गया, एक घुटने पर बैठा और आदरपूर्वक उसका हाथ चूमा। इस छोटे से सार ने बप्तिस्ता को पूर्णतः स्तब्ध कर दिया। काउंट ने बप्तिस्ता को उन्हें छोड़ने का संकेत किया और अली को अपने साथ आने का। वह उसे अपने कक्ष में ले गया और वे वहां लंबे समय तक बात करते रहे। 5 बजे काउंट ने गोंग पर 3 बार आघात किया। एक प्रहार अली के लिए, 2 बप्तिस्ताओं के लिए और 3 बर्तुच्चियों के लिए थे। प्रबंधक भीतर आया। मेरे घोड़े, मोंते क्रिस्तो ने मांग की। वे गाड़ी सहित तैयार हैं, बर्तुच्चियों ने उत्तर दिया। क्या मैं काउंट के साथ चलूं? नहीं, केवल कोचवान, बप्तिस्ता और अली। काउंट नीचे आया और उसने अपनी गाड़ी से जुड़े हुए वही घोड़े देखे जिन्हें उसने उस सुबह ढांगलार की बरोश में सराहा था। वह उनके पास से गुजरते हुए उन पर एक दृष्टि डाल गया।
वे वास्तव में बहुत सुंदर हैं, उसने कहा। तुमने उन्हें खरीदकर अच्छा किया, भले ही थोड़ी देर हो गई। काउंट बर्तुच्चियो ने कहा, उन्हें प्राप्त करने में बहुत परिश्रम लगा और वे बहुत महंगे थे। क्या इससे वे कम आकर्षक हो जाते हैं? काउंट ने कंधे उचकाकर पूछा। यदि काउंट संतुष्ट हैं, बर्तुच्चियो ने कहा, तो सब ठीक है। काउंट कहाँ जा रहे हैं? शो से दांवताओं की सड़क पर, बैरन डांगलार के यहाँ। यह वार्ता सामने की सीढ़ियों के शीर्ष पर हुई। बर्तुच्चियो ने पहले पायदान पर उतरने का उपक्रम किया। एक क्षण, मोंते क्रिस्तो ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे समुद्र के पास एक संपत्ति चाहिए। उदाहरण के लिए नॉर्मांडी में, ले आव्र और बुलोन के बीच। जैसा कि तुम देखते हो, मैं तुम्हें कार्य की स्वतंत्रता दे रहा हूँ। संपत्ति में एक छोटा बंदरगाह होना चाहिए, एक छोटी खाड़ी या उपसागर जहां मेरी कोरवेट प्रवेश कर सके और बन सके। उसका ड्राफ्ट केवल 15 फुट है। जब भी मैं संकेत दूं, दिन या रात के किसी भी समय, वह समुद्र में जाने के लिए सदा तैयार रहे। तुम इस प्रकार की संपत्ति के लिए सभी नोटरियों से पूछताछ करोगे और जब कोई मिल जाए तो उसे देखोगे और यदि संतुष्ट हो तो अपने नाम से खरीद लोगे। कोरवेट फेकाओं की ओर जा रही होगी, है ना? मैंने उसे उसी संध्या समुद्र में जाते देखा था जब हम मार्से से निकले थे। और नौका नौका को ले मार्तिग में रुकने का आदेश दिया गया था। बहुत अच्छा। समय समय पर तुम दोनों कप्तानों से संपर्क बनाए रखना ताकि वे अपने पद पर सो न जाएं। भाप पोत का क्या? जो शालों में है। हाँ, उसी प्रकार के आदेश जैसे दोनों पाल पोतों के लिए। बहुत अच्छा। जैसे ही संपत्ति खरीद ली जाए, मैं उत्तर और दक्षिण की सड़कों पर हर 10 लीग पर घोड़ों की बदलियां तैयार रखूंगा। काउंट मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मोंते क्रिस्तो ने संतोष से सिर हिलाया, सीढ़ियां उतरी और अपनी गाड़ी में कूद पड़े, जो उन उत्कृष्ट घोड़ों की तेज चाल से आगे बढ़ी और सीधे बैंकर की हवेली के सामने जाकर रुकी। डांगलार उस समय एक आयोग की अध्यक्षता कर रहा था, जिसे एक रेल मार्ग कंपनी के लिए नियुक्त किया गया था। जब आकर काउंट मोंते क्रिस्तो की सूचना दी गई। वैसे भी बैठक लगभग समाप्त ही हो चुकी थी। काउंट का नाम सुनते ही वह उठ खड़ा हुआ। महाशयो, उसने अपने सहकर्मियों से कहा, जिनमें से कई एक या दूसरे सदन के सम्मानित सदस्य थे। इस प्रकार आपको छोड़कर जाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पर आपसे यह मान लेने का अनुरोध करता हूं कि रोम की फर्म थॉमसन एंड फ्रेंच ने मेरे पास एक काउंट मोंटे क्रिस्तो भेजा है और मेरे यहाँ उसके नाम पर असीमित आड़ान खोल दिया है। यह अब तक मेरे किसी भी विदेशी संवाददाता का सबसे हास्यास्पद मजाक है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, मैं और अब भी हूँ जिज्ञासा से भरा हुआ हूँ। आज सुबह मैं उस तथाकथित काउंट से मिलने गया। यदि वह सचमुच का काउंट होता, तो आप मानेंगे कि वह इतना धनी ना होता। वह मेरे लिए घर पर नहीं था। आप क्या कहते हैं? लगता है हमारा यह मोंते क्रिस्तो किसी छोटे राजकुमार या किसी प्राइमाडोना की तरह शिष्टाचार रखता है ना? इसके अतिरिक्त शांज एलिजे पर उसका जो घर है, मैंने उसके बारे में पूछताछ की। वह पर्याप्त सम्मानजनक प्रतीत होता है। पर असीमित हार्न, डांगलार ने अपने घृणित मुस्कान के साथ दोहराया। यह ऐसी बात है जो उस बैंकर को, जिसके यहाँ ऐसा आरण खोला गया हो, अपने आदमी के बारे में अत्यंत सतर्क कर देती है। इसलिए मैं उसे देखने को उत्सुक था। मुझे लगता है कि वे मुझे राह भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो अंत में हंसता है। महोदय, बैरन ने यह कहते हुए अंतिम शब्दों पर भावपूर्ण ढंग से जोर दिया, जिससे उसकी नासिकाएं फड़क उठीं। फिर उसने अपने अतिथियों को छोड़ दिया और श्वेत और स्वर्ण से सजे उस स्वागत कक्ष में गया, जिसने शोसे दांताओं पर लोगों की जीभें चलवा दी थीं। उसने अतिथि को वहीं लाने को कहा था, ताकि आरंभ से ही उस पर प्रभाव पड़े।
काउंट खड़ा था, अल्बानो और फत्तौरे की कुछ प्रतियों को देखता हुआ, जिन्हें बैंकर को मूल कृतियों के रूप में थमा दिया गया था, और जो प्रतियां होते हुए भी छत पर सजे हर रंग के स्वर्ण जड़ाऊ काम से टकरा रही थीं। डांगलार के प्रवेश करते ही काउंट मुड़ा। डांगलार ने अभिवादन में सिर हिलाया और काउंट को श्वेत साटन से मढ़ी, स्वर्ण कढ़ाई वाली सुनहरे लकड़ी की एक कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। काउंट बैठ गया। क्या मुझे मोंते क्रिस्तो से बात करने का सम्मान प्राप्त हो रहा है? और मुझे, काउंट ने उत्तर दिया, बैरन डांगलार से, लीजियन ऑफ ऑनर के नाइट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य से। काउंट बैरन के विजिटिंग कार्ड पर छपे सभी पदवियों को दोहरा रहा था। बैरन ने संकेत समझ लिया और होंठ भींच ली। मुझे क्षमा करें, उसने कहा, कि आरंभ में मैंने आपको उसी उपाधि से संबोधित नहीं किया जिसके अंतर्गत आपका परिचय मुझे दिया गया था। पर जैसा कि आप जानते हैं, हम जनता की सरकार के अधीन रहते हैं और मैं जनता के हितों का प्रतिनिधि हूँ, जिसका परिणाम, मोंते क्रिस्तो ने कहा, यह है कि बैरन कहलवाने की प्रथा बनाए रखते हुए आपने अन्य पुरुषों को काउंट कहने की प्रथा छोड़ दी है। ओह, मुझे तो स्वयं के लिए भी इसकी परवाह नहीं, डांगलार ने सहज भाव से कहा। उन्होंने कुछ सेवाओं के लिए मुझे यह उपाधि दी और लीजन ऑफ ऑनर का नाइट बनाया। पर पर आपने अपनी उपाधियां त्याग दी, जैसे पहले मोंटमोरेंसी और लाफायत ने किया था। आप अपने सह मनुष्यों के लिए उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। खैर, पूरी तरह नहीं, डांगलर ने कुछ असहजता से कहा। आप समझते हैं, सेवकों के लिए, तो अपने कर्मचारियों के लिए आप मोन्सेन्योर, पत्रकारों के लिए मोन्सिए और अपने एजेंटों के लिए नागरिक कहलाते हैं। संवैधानिक शासन में ये सूक्ष्म भेद सर्वथा उपयुक्त है। मैं भली भांति समझता हूँ। डांगलार ने दांत भींच लिए। उसने देख लिया कि इस धरातल पर वह मोंते क्रिस्तो का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसलिए उसने उस क्षेत्र में लौटने का प्रयास किया जो उसके लिए अधिक परिचित था। काउंट, उसने झुकते हुए कहा, मुझे थॉमसन एंड फ्रेंच की फर्म से एक पत्र प्राप्त हुआ है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, बैरन। ओह, मुझे आपके सेवकों की तरह आपको संबोधित करने की अनुमति दीजिए। ये एक बुरी आदत है जो मैंने उन देशों में पकड़ ली है जहां अब भी बैरन होते हैं, ठीक इसलिए कि वहां नए बनाए नहीं जाते। जैसा कि मैंने कहा, मैं प्रसन्न हूं। मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं, जो सदा असुविधाजनक होता है। तो आपको पत्र मिला है? हाँ, टांगलार ने कहा, पर मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ सका। सचमुच? यहाँ तक कि स्पष्टीकरण मांगने के लिए मुझे आपके यहाँ आने का सम्मान भी प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा, पैरन। मैं यहाँ हूँ, तैयार और सुनने को तत्पर। मेरे पास पत्र है, डांगलार ने कहा। मेरा विचार है, यहीं। वह जेब टटोलने लगा। हाँ, यही रहा। ये पत्र मोंते क्रिस्तो के पक्ष में मेरे बैंक पर असीमित आरण खोलता है। तो बैरन, इसमें समझाने योग्य क्या है? कुछ भी नहीं, केवल असीमित शब्द। वह फ्रांसीसी शब्द है ना? आप समझते हैं, पत्र एक एंग्ल जर्मन फर्म से आया है। ओह हाँ, निस्संदेह। वाक्य रचना के विषय में कोई समस्या नहीं, पर गणित के विषय में वैसी बात नहीं है। क्या आप ये कहना चाहते हैं, मोंते क्रिस्तो ने यथासंभव निष्कपट भाव से पूछा, कि आपकी दृष्टि में थॉमसन एंड फ्रेंच की फर्म पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है? यह सुनकर मुझे अत्यंत खेद होगा, क्योंकि मैंने उनके यहाँ कुछ धन निवेश किया है। ओह, पूरी तरह विश्वसनीय है, डांगलार ने लगभग उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा। पर वित्तीय अर्थों में असीमित शब्द इतना अस्पष्ट है कि शायद वह सचमुच असीमित ही हो।
मोंते क्रिस्तो ने कहा। बिल्कुल वही, यही मेरा अभिप्राय है। अब जहां अस्पष्टता है, वहां संदेह होता है। और जैसा कि बुद्धिमान कहते हैं, संदेह हो तो मत करो। अर्थात, मोंते क्रिस्तो ने कहा, आपका अभिप्राय यह है कि जहां थॉमसन और फ्रेंच की फर्म कुछ अविवेक करने को तैयार हो सकती है, वहीं डांगलार की फर्म उनके उदाहरण का अनुसरण करने को तैयार नहीं है। आपका क्या अभिप्राय है? बस यही, थॉमसन और फ्रेंच असीमित व्यापार करते हैं, पर डांगलार अपने व्यापार की सीमा निर्धारित करता है। जैसा कि आप अब भी कह रहे थे, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। किसी ने आज तक मेरे धन को अपर्याप्त नहीं पाया। बैंकर ने अभिमान से उत्तर दिया। तो प्रतीत होता है कि मैं ही पहला व्यक्ति होऊंगा, मोंते क्रिस्तो ने ठंडे स्वर में कहा। किसने कहा कि आप होंगे? आप मुझसे जो जो स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, मोंते क्रिस्तो ने कहा, वे मुझे कुछ कुछ हिचकिचाहट जैसे प्रतीत होते हैं। डांगलार ने होंठ काट ली। यह दूसरी बार था जब उस व्यक्ति ने उसे पराजित किया था, और इस बार तो उसके अपने ही क्षेत्र में। उसकी विनम्रता मात्र एक आवरण थी, और वह अब उस सीमा के निकट पहुंच रहा था जो विनम्रता के बहुत समीप होते हुए भी धृष्टता कहलाती है। दूसरी ओर मोंते क्रिस्तो पूर्ण शालीनता के साथ मुस्कुरा रहा था। जब वह चाहता तो वह ऐसी निष्कलुषता धारण कर सकता था जो उसके लिए अत्यंत अनुकूल सिद्ध होती थी। सीधे विषय पर आते हैं। एक क्षण के मौन के बाद डांगलार ने कहा, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप स्वयं वह राशि बताएं जिसे आप हमारे यहां से निकालने का इरादा रखते हैं। पर मेरे प्रिय महोदय, मोंते क्रिस्तो ने कहा, वाद विवाद में एक इंच भी पीछे हटने का निश्चय किए बिना, यदि मैंने आपसे असीमित आरण मांगा था तो उसका कारण यही था कि मुझे स्वयं यह झात नहीं था कि मुझे कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी। बैंकर ने अनुभव किया कि अब उसे फिर से ऊपरी हाथ मिल गया है। वह अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया और व्यापक तथा दर्पयुक्त मुस्कान के साथ बोला, ओह महोदय, मांगने से मत डरिए। तब आप स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे कि टांगलार एंड कंपनी के धन, भले ही सीमित हों, सबसे बड़े दावों को पूरा कर सकते हैं। भले ही आप 1 मिलियन की मांग करते हैं। क्षमा कीजिए, मोंते क्रिस्तो ने कहा। मैंने कहा 1 मिलियन, डांगलार ने मूर्खतापूर्ण आत्मसंतोष के साथ दोहराया। 1 मिलियन से मुझे क्या प्रयोजन? काउंट ने कहा। ईश्वर के लिए महोदय, यदि मुझे केवल 1 मिलियन ही चाहिए होता तो मैं इतनी तुच्छ राशि के लिए आरण खोलने की झंझट ही क्यों उठाता? 1 मिलियन? मैं तो सदैव अपने फोलियो या अपने बटुए में 1 मिलियन रखता हूं। यह कहते हुए उसने अपने विजिटिंग कार्ड रखने के छोटे से डिब्बे को खोला और राजकोष पर आहरित धारक देय 5-5 लाख फ्रॉक के 2 बॉन्ड निकाल लिए। डांगलार जैसे व्यक्ति को सुई से नहीं, गदा से प्रहार करना पड़ता है। यह प्रहार लक्ष्य पर लगा। बैंकर लड़खड़ा गया और उसे चक्कर सा आने लगा। वह विस्मय से मोंते क्रिस्तो को देखने लगा। उसकी चकित आंखों की पुतलियां भयावह रूप से फैल गई थीं। अब स्वीकार कीजिए, मोंते क्रिस्तो ने कहा, आपको थॉमसन और फ्रेंच की फर्म पर विश्वास नहीं है। खैर, इसमें कोई हानि नहीं। मैंने इसकी कल्पना कर ली थी, और यद्यपि मैं व्यापार के विषय में बहुत कम जानता हूं, फिर भी मैंने आवश्यक सावधानियां बरती थीं। यहाँ आपके नाम भेजे गए पत्र के समान ही 2 अन्य पत्र हैं। पहला वियना की आर्नस्टाइन और एस्केलस की फर्म से है, जो बैरन रॉथस्चाइल्ड पर आधारित है। दूसरा लंदन की बैरिंग फर्म से है, जो लाफित पर आधारित है। बस एक शब्द कहिए और मैं आपकी सारी चिंता दूर कर दूंगा। इन दोनों में से किसी एक फर्म के पास जाकर। यही डांगलार पराजित हो गया। उसके हाथ स्पष्ट रूप से कांप रहे थे जब उसने वियना और लंदन के वे पत्र खोले जिन्हें काउंट उसकी ओर बढ़ा रहा था, और उसने हस्ताक्षरों की जांच ऐसी बारीकी से की जो सामान्यतः मोंते क्रिस्तो के लिए अपमानजनक होती।
यदि उसने बैंकर की घबराहट को ध्यान में न रखा होता। आह! डांगलार ने कहा, अपनी सीट से उठते हुए मानो अपने सामने बैठे व्यक्ति में मूर्त रूप धारण किए हुए स्वर्ण की शक्ति को प्रणाम कर रहा हो। ये 3 हस्ताक्षर ऐसे हैं जिनका मूल्य कई करोड़ों में है। हमारी तीनों फर्मों पर 3 असीमित आर्ण। मुझे क्षमा कीजिए, पर यद्यपि अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, फिर भी मुझे आश्चर्य व्यक्त करने का अधिकार तो होना ही चाहिए। आपकी जैसी फर्म ऐसी बातों से चकित नहीं होती, मोंते क्रिस्तो ने यथासंभव उदारता के साथ कहा। तो आप मुझे कुछ धन भेज सकते हैं, ऐसा मैं मान लूं। राशि बताइए, मैं आपके आदेश में हूं। अच्छा, मोंते क्रिस्तो ने कहा। अब जब हम सहमत हैं, है ना? डांगलार ने सिर हिलाया। और अब आपको कोई संदेह नहीं रहा? कृपया, बैंकर ने कहा, मुझे कभी संदेह था ही नहीं। नहीं, आपको केवल प्रमाण चाहिए था, बस यही। तो अब जब हम सहमत हैं और आपको कोई संदेह नहीं रहा, आइए पहले वर्ष के लिए एक व्यापक राशि तय कर लें। मान लीजिए 6 मिलियन। 6 मिलियन, डांगलार ने घुटते हुए कहा। बहुत ठीक। यदि मुझे और आवश्यकता हुई, मोंते क्रिस्तो ने आगे कहा, तो हम राशि बढ़ा लेंगे। पर मेरा इरादा फ्रांस में केवल 1 वर्ष रहने का है, और उस अवधि में मुझे नहीं लगता कि मैं उस सीमा से आगे जाऊंगा। खैर, देखा जाएगा। फिलहाल कृपया कल मुझे 5 लाख फ्रॉन्क भिजवा दीजिए। मैं दोपहर तक घर पर रहूंगा, और यदि किसी कारण बाहर जाना पड़ा, तो भी मैं अपने प्रबंधक के पास रसीद छोड़ जाऊंगा। धनराशि कल सुबह 10 बजे आपके पास होगी, डांगलार ने उत्तर दिया। आप स्वर्ण चाहेंगे, नोट या सिक्के? आधा स्वर्ण और आधे नोट। वह उठ खड़ा हुआ। एक बात स्वीकार करनी होगी, डांगलार ने कहा। मैं समझता था कि यूरोप की सभी बड़ी संपत्तियों से मैं परिचित हूं, पर आपकी संपत्ति, यद्यपि अत्यंत विशाल प्रतीत होती है, पूरी तरह मेरी दृष्टि से ओझल रही। क्या यह नई है? नहीं, मोंते क्रिस्तो ने उत्तर दिया। इसके विपरीत, यह बहुत पुरानी है। ये एक प्रकार का पारिवारिक खजाना है, जिसे छूने की अनुमति नहीं थी। संचित ब्याज ने मूल पूंजी को तिगुना कर दिया। वसीयत में निर्धारित अवधि कुछ वर्ष पूर्व ही समाप्त हुई है, इसलिए मैं थोड़े समय से ही इस धन का उपयोग कर रहा हूं, और इस विषय में आपकी अनभिज्ञता पूर्णतः स्वाभाविक है। वैसे भी शीघ्र ही आप और अधिक जान जाएंगे। इन अंतिम शब्दों के साथ काउंट ने वह हल्की सी मुस्कान दी जिसने फ्रांस देपिने को इतना भयभीत किया था। आपकी रुचियों और आपके इरादों को देखते हुए, डांगलार ने आगे कहा, आप पेरिस में ऐसी भव्यता प्रदर्शित करेंगे कि हम जैसे निर्धन करोड़पति भी तुच्छ प्रतीत होंगे। फिर भी चूंकि आप मुझे एक रसिक प्रतीत होते हैं, मैंने आपको प्रवेश करते समय मेरी चित्रकृतियों को देखते हुए देखा। मैं आपसे अपनी संग्रह दीर्घा दिखाने की अनुमति चाहता हूँ। सभी प्रमाणित पुराने आचार्य। मुझे आधुनिक कला पसंद नहीं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मोंते क्रिस्तो ने उत्तर दिया। सामान्यतः उनमें एक बड़ी कमी होती है। उन्हें अभी तक पुराने आचार्य बनने का समय नहीं मिला। क्या मैं आपको थॉरवाल्डसेन, बार्तोलिनी या कानोवा की कुछ मूर्तियां दिखा सकता हूँ? सभी विदेशी। मुझे फ्रांसीसी कलाकार रुचिकर नहीं। आपको उनके प्रति अन्याय करने का अधिकार है, क्योंकि वे आपके ही देशवासी हैं। पर यह सब बाद में होगा, जब हम एक दूसरे को बेहतर जान लेंगे। अभी आपकी अनुमति से मैं आपको केवल बैरोनेस डांगलार से मिलवाकर संतुष्ट रहूंगा। मुझे मेरी उतावली के लिए क्षमा करें, पर आपके जैसे ग्राहक तो लगभग परिवार के सदस्य समान हैं। मोंते क्रिस्तो ने प्रणाम किया, ये संकेत देते हुए कि वह यह सम्मान स्वीकार करता है। डांगलार ने घंटी बजाई, और चमकदार पोशाक में एक सेवक भीतर आया। क्या बैरोनेस घर पर है?
हाँ, सेवक ने उत्तर दिया। क्या वह अकेली हैं? नहीं, मैडम के साथ कोई है। काउंट, क्या किसी और की उपस्थिति में आपका परिचय कराना अनुचित तो नहीं होगा? आप छद्म नाम से तो नहीं घूम रहे? नहीं, मोंते क्रिस्तो ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं स्वयं को वह विशेषाधिकार नहीं देता। मेरी पत्नी के साथ कौन है? क्या वह देब्रय है? डांगलार ने अच्छे मूड में पूछा, जिससे मोंते क्रिस्तो भीतर ही भीतर मुस्कुरा उठा, क्योंकि वह बैंकर के घरेलू रहस्यों से पहले ही परिचित था। हाँ, देब्रय, सेवक ने उत्तर दिया। डांगलार ने सिर हिलाया और मोंते क्रिस्तो की ओर मुड़ा। लुसियाम देब्रय, उसने कहा, परिवार का पुराना मित्र है और गृह मंत्री का निजी सचिव। जहां तक मेरी पत्नी का प्रश्न है, विवाह के समय उसे अपनी उपाधि छोड़नी पड़ी, क्योंकि वह एक पुराने कुल की है। वह सर्वियर परिवार की कन्या है और अपने प्रथम विवाह से नारगोन की मार्क्विस की विधवा है। मुझे मैडम डांगलार को जानने का सौभाग्य नहीं मिला, पर मैं लुसियाओं देबरई से पहले मिल चुका हूं। अच्छा, डांगलार ने कहा। कहाँ? मोरासेर्फ के यहाँ। ओह, तो आप उस छोटे विस्काउंट को जानते हैं? हम रोम में एक ही समय पर थे, कार्निवाल के दौरान। हाँ, हाँ, डांगलार ने कहा। क्या मैंने खंडहरों में डाकुओं के साथ किसी विचित्र साहसिक घटना की अफवाह नहीं सुनी थी? वह किसी चमत्कार से बच निकला। इटली से लौटने पर उसने मेरी पत्नी और पुत्री से इसका उल्लेख किया था। मैडम प्रतीक्षा कर रही हैं, सेवक ने लौटकर कहा। मैं मार्ग दिखाऊंगा, डांगलार ने प्रणाम करते हुए कहा, और मैं आपका अनुसरण करूंगा, मोंते क्रिस्तो ने उत्तर दिया। चितकबरे घोड़े। काउंट के पीछे पीछे चलते हुए बैरन ने उसे कक्षों की एक लंबी श्रृंखला से होकर ले जाया, जिनमें उबाऊ दिखावा और महंगे किंतु निकृष्ट स्वाद की भरमार थी, और अंततः वे मैडम डांगलार के बुधवार तक पहुंचे। एक छोटा अष्टकोणीय कक्ष जो लाल सैटिन से ढका था और भारतीय मलमल से सुसज्जित था। कुर्सियां प्राचीन सुनहरी लकड़ी की थीं और पुराने कपड़ों से मढ़ी हुई थीं। द्वारों के ऊपर बूशे की शैली में चरवाहों और चरवाहिनों के चित्र थे। अंडाकार फ्रेमों में सजी दो सुंदर पेस्टल चित्रकृतियां शेष सज्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करती हुई इस छोटे से कक्ष को पूरे घर में एकमात्र ऐसा स्थान बनाती थीं जिसमें कुछ व्यक्तिगत विशेषता थी। वास्तव में यह सामान्य योजना में सम्मिलित नहीं था, जिस पर डांगलार और उसके वास्तुकार, जो साम्राज्य काल में अपने पेशे के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित सदस्यों में से एक था, सहमत हुए थे। इसलिए इसे सजाने का कार्य केवल बैरोनेस और लुसियाओं देब्रे ने किया था। डांगलार, जो डायरेक्टोयर की व्याख्या के अनुसार प्राचीनता का बड़ा प्रशंसक था, इस मनोहर छोटे से कक्ष के प्रति केवल उपेक्षा ही रखता था, और वैसे भी उसे इसमें प्रायः तभी प्रवेश की अनुमति मिलती थी जब वह अपने साथ किसी को लाता, ताकि उसकी उपस्थिति को उचित ठहराया जा सके। इस प्रकार वास्तव में आगंतुकों का परिचय डांगलार नहीं कराता था, बल्कि स्वयं वह ही परिचित कराया जाता था, और उसका स्वागत अच्छा या बुरा इस पर निर्भर करता था कि आगंतुक का चेहरा बैरोनेस को कितना प्रिय या अप्रिय लगता था। मैडम डांगलार, जिन्हें 36 वर्ष की आयु के बावजूद अब भी सुंदर कहा जा सकता था, पियानो पर बैठी थीं, जो कारीगरी की दृष्टि से एक छोटा सा उत्कृष्ट नमूना था, जबकि लुसियाओं देब्राय कढ़ाई की मेज के पास बैठा एक एल्बम के पन्ने पलट रहा था। उनके आने से पहले लुसियाओं को बैरोनेस को काउंट के विषय में कई बातें बताने का समय मिल चुका था। पाठक जानता है कि अल्बेयर के अतिथियों पर भोजन के समय मोंते क्रिस्तो ने कैसा प्रभाव डाला था। यद्यपि देब्राई ऐसे प्रभावों के प्रति सहज नहीं था, फिर भी यह प्रभाव अब तक मिटा नहीं था और बैरोनेस को दिए गए विवरणों में स्पष्ट झलक रहा था। मैडम डांगलार की जिज्ञासा, जो पहले ही मोरसेफ से मिली जानकारियों से जागृत हो चुकी थी और अब लुसियाम की बातों से और भी बढ़ गई थी,
अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। पियानो और एल्बम वाला यह दृश्य उन छोटे-छोटे सामाजिक उपायों में से एक था, जिनसे अपनी तैयारी को छिपाया जाता है। और बैरोनेस ने डांगलार का स्वागत मुस्कान से किया, जो उसके स्वभाव में असामान्य थी। जहां तक काउंट का प्रश्न है, उसके प्रणाम के उत्तर में उसे एक गंभीर किंतु सौम्य नमन मिला, जबकि लुसियाओं ने सिर हिलाकर अभिवादन किया, उनकी संक्षिप्त पहचान को स्वीकार करते हुए। और डांगलार का अभिवादन अधिक आत्मीय ढंग से किया। बैरोनेस, डांगलार ने कहा, मुझे काउंट मोंते क्रिस्तो से आपका परिचय कराने की अनुमति दीजिए, जिनकी मेरे रोम स्थित व्यावसायिक सहयोगियों ने मुझे अत्यंत अनुशंसा की है। उनके विषय में मैं केवल एक ही बात कहूंगा, पर वह ऐसी है जो उन्हें हमारी सभी सुंदर स्त्रियों का प्रिय बना देगी। वह पेरिस आए हैं, यहाँ 1 वर्ष ठहरने के इरादे से, और उस अवधि में 6 मिलियन फ्रांक व्यय करने के लिए। अतः हम नृत्य सभाओं, भोजों और उत्सवों की एक श्रृंखला की अपेक्षा कर सकते हैं, जिनमें मुझे आशा है कि काउंट हमें नहीं भूलेंगे, जैसे कि हम उन्हें अपने साधारण मनोरंजनों में नहीं भूलेंगे। इस परिचय में चापलूसी काफी स्थूल थी, किंतु पेरिस में किसी व्यक्ति का एक ही वर्ष में राजकुमार सी संपत्ति खर्च करने के इरादे से आना इतना दुर्लभ है कि मैडम डांगलार ने काउंट की ओर ऐसी दृष्टि डाली जिसमें रुचि का अभाव नहीं था। आप कब पहुंचे? उसने पूछा। कल, काउंट ने उत्तर दिया। और जैसा कि मुझे बताया गया है, आप धरती के छोर से आए हैं। इस बार तो बहुत साधारण रूप से, कादीज से, काउंट ने कहा। आपने हमें बहुत बुरे मौसम में पाया है। गर्मियों में पेरिस अत्यंत नीरस होता है। न नृत्य सभाएं, न जमघट, न उत्सव। इतालवी ओपेरा लंदन में है, फ्रांसीसी ओपेरा हर जगह है सिवाय पेरिस के, और थिएटर फ्रांसे, मुझे लगता है आप जानते ही होंगे, अब कहीं भी नहीं है। इसलिए हमें मनोरंजन के लिए केवल शांत मार्स और सातोरी में होने वाली कुछ दयनीय दौड़ें ही मिलती हैं। क्या आप अपने घोड़ों को दौड़ में उतारेंगे? मैं वह सब करूंगा, काउंट ने कहा, जो पेरिस में किया जाता है। यदि मुझे इतना सौभाग्य मिले कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे देश की प्रथाओं के विषय में विश्वसनीय जानकारी दे सके। क्या आपको घोड़े पसंद हैं? मैंने अपने जीवन का कुछ भाग पूर्व में बिताया है, काउंट ने कहा, और जैसा कि आप जानती हैं, पूर्ववासी संसार में केवल 2 ही बातों को मूल्य देते हैं, घोड़ों की श्रेष्ठता और स्त्रियों की सुंदरता। प्रिय काउंट, बैरोनेस ने कहा, आप स्त्रियों को पहले रख सकते थे। आप देख रही हैं, काउंट ने उत्तर दिया। मैंने अभी अभी सही कहा था कि मुझे देश की रीति नीतियों में मार्गदर्शन देने वाले एक शिक्षक की आवश्यकता है। इसी समय मैडम डांगलार की प्रिय दासी भीतर आई, अपनी स्वामिनी के पास गई और उसके कान में कुछ शब्द कहे। बैरोनेस का चेहरा पीला पड़ गया। असंभव, वह बोल उठी। फिर भी यह शुद्ध सत्य है, दासी ने उत्तर दिया। मैडम डांगलार अपने पति की ओर मुड़ी। क्या यह सच है? क्या मैडम? डांगलार ने स्पष्ट असहजता के साथ पूछा। जो इस लड़की ने अभी मुझे बताया है। और वह क्या है? वह कहती है कि जब मेरा कोचवान मेरे घोड़ों को जुटवाने गया तो वे अस्तबल में नहीं थे। मैं आपसे पूछती हूँ, इसका क्या अर्थ हो सकता है? मैडम, डांगलार ने कहा, कृपया मेरी बात सुनिए। ओह, मैं सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। मैं इन सज्जनों को हमारे बीच निर्णय करने दूंगी और पहले उन्हें स्थिति समझाऊंगी। सज्जनों, उसने उनकी ओर मुड़ते हुए कहा, बैरन डांगलार के अस्तबल में 10 घोड़े हैं। इन 10 में से 2 मेरे थे। अद्भुत प्राणी, पेरिस के सबसे सुंदर घोड़े। आप उन्हें जानते हैं देब्रे, मेरे चितकबरे दूसर। तो हुआ यह कि ठीक उसी समय जब मैडम त्विलफोर मेरी बग्घी उधार लेने वाली थी, जिसका वचन मैंने उन्हें दिया था ताकि वे कल उसमें बोआ जा सके, वे दोनों घोड़े अचानक गायब हो गए।
मैं मानती हूँ कि डांगलार ने कुछ हज़ार फ्रॉक कमाने का अवसर देखा और उन्हें बेच दिया। हे ईश्वर! ये सट्टेबाज़ कितनी नीच जाति के होते हैं। मैडम, डांगलार ने उत्तर दिया, वे घोड़े बहुत उग्र थे। वे मुश्किल से 4 वर्ष के थे और मुझे आपकी सुरक्षा की निरंतर चिंता रहती थी। तो, बैरोनेस ने कहा, आप भली-भांति जानते हैं कि पिछले 1 महीने से मेरे पास पेरिस का सर्वश्रेष्ठ कोचवान है, जब तक कि निस्संदेह आपने उसे भी घोड़ों के साथ बेच न दिया हो। मेरी प्रिय मित्र, मैं आपके लिए बिल्कुल वैसे ही, बल्कि यदि संभव हो तो उनसे भी बेहतर एक जोड़ी ढूंढ दूंगा। पर इस बार वे सौम्य और शांत होंगे और मुझे आपके लिए इतना चिंतित नहीं करेंगे। बैरोनेस ने गहन तिरस्कार के भाव से कंधे उचका दिए। डांगलार ने इस कम से कम दाम्पत्य सुलभ व्यवहार पर ध्यान न देते हुए मोंते क्रिस्तो की ओर मुड़कर कहा, सच कहूं तो मुझे खेद है कि हम पहले नहीं मिले। क्या आप अपना घर सजा रहे हैं? हाँ, काउंट ने कहा। तो मुझे वे घोड़े आपको ही देने चाहिए थे। विश्वास कीजिए, मैंने उन्हें लगभग बिना मूल्य के दे दिया। पर जैसा मैंने कहा, मैं उनसे छुटकारा पाना चाहता था। वे एक युवा व्यक्ति के घोड़े हैं। धन्यवाद, काउंट ने कहा। पर मैंने आज सुबह कुछ ऐसे घोड़े खरीदे हैं जो उपयोगी हैं और अधिक महंगे नहीं। आइए, देब्रय, आप तो पारखी हैं। मुझे लगता है, ज़रूर देखिए। जब देब्रय खिड़की की ओर गया, डांगलार अपनी पत्नी के पास पहुंचा। तुम कभी अनुमान नहीं लगा पाओगी, उसने उसके कान में फुसफुसाया। कोई आया और घोड़ों के लिए हास्यास्पद मूल्य की पेशकश कर दी। मुझे नहीं पता वह कौन सा पागल है जो आज सुबह अपने प्रबंधक को मेरे पास भेजकर स्वयं को बर्बाद करने पर तुला है। पर तथ्य ये है कि इस सौदे में मुझे 16,000 फ्रांक मिले। इसीलिए रूठो मत। मैं तुम्हें 4,000 दूंगा और 2 यूजनी को। मैडम, डांगलार ने उसे जला देने वाली दृष्टि से देखा। अरे भगवान! देबरय चिल्ला उठा। क्या हुआ? बैरोनेस ने पूछा। यदि मैं भ्रम में नहीं हूं, तो वे आपके ही घोड़े हैं, आपके अपने, जो काउंट की बग्घी से जुते हुए हैं। मेरे चितकबरे धूसर! मैडम डांगलार खिड़की की ओर दौड़ते हुए चिल्लाए। हाँ, निस्संदेह! डांगलार स्तब्ध रह गया। क्या यह संभव है? मोंते क्रिस्तो ने विस्मय का अभिनय करते हुए कहा। अविश्वसनीय! बैंकर ने बुदबुदाया। बैरोनेस ने देब्राई से कुछ फुसफुसाया, जो मोंते क्रिस्तो के पास आया। बैरोनेस जानना चाहती हैं कि उनके पति ने वह जोड़ी आपको कितने में बेची। मुझे वास्तव में नहीं पता, काउंट ने कहा। मेरे प्रबंधक ने इसे मेरे लिए एक आश्चर्य के रूप में किया, जिसकी कीमत मुझे, मेरा विश्वास है, 30,000 फ्रांक पड़ी। देब्राई ने यह उत्तर बैरोनेस तक पहुंचा दिया। डांगलार इतना पीला और विचलित हो गया कि काउंट ने उसे ढांढस देने का नाटक किया। देखिए, स्त्रियां कितनी कृतज्ञ होती हैं, उसने कहा। आपने उनकी सुरक्षा के लिए जो विचार किया, उससे बैरोनेस तनिक भी प्रभावित नहीं है। वास्तव में शब्द कृतज्ञ नहीं, उन्मत्त है। फिर आप क्या अपेक्षा करते हैं? उन्हें सदा वही प्रिय होता है जो उनके लिए हानिकारक है। इसलिए मेरे प्रिय बैरन, मेरा विश्वास कीजिए, सबसे सरल उपाय यही है कि उन्हें उनकी राह पर छोड़ दिया जाए। तब यदि वे स्वयं को तोड़ लें, तो दोष भी उन्हीं का होगा। डांगलार ने उत्तर नहीं दिया। उसे क्षितिज पर एक विनाशकारी झगड़े की आहट दिखाई देने लगी थी। बैरोनेस की भौं पहले ही उठ चुकी थी और ओलंपियाई जुपिटर की भांति वह तूफान का संकेत दे रही थी। पहली गर्जना सुनते ही देबराय ने कोई बहाना बनाया और चला गया। मोंते क्रिस्तो अधिक देर ठहरकर जिस स्थिति को वह प्राप्त करना चाहता था, उसे संकट में नहीं डालना चाहता था। मैडम डांगलार को प्रणाम कर विदा हो गया और बैरन को उसकी पत्नी के क्रोध के हवाले छोड़ दिया। बहुत अच्छा, वह जाते जाते सोचने लगा, मैंने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है।
अब इस घर के घरेलू सुख चैन को मैं अपनी मुट्ठी में रखता हूँ और साथ-साथ बैरन तथा उसकी पत्नी दोनों के हृदय जीतने वाला हूँ। कितना सौभाग्य! पर इस बीच उसने जोड़ा, मुझे अभी तक यूजनी डांगलार से परिचय नहीं कराया गया है, जिनसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती। तथापि उसने अपनी विशिष्ट हल्की-सी मुस्कान के साथ कहा, हम पेरिस में हैं और हमारे पास बहुत समय है। यह प्रतीक्षा कर सकता है। यह सोचकर वह अपनी बग्घी में चढ़ा और घर लौट आया। 2 घंटे बाद मैडम डांगलार को मोंते क्रिस्तो की ओर से एक मनोहर पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उसने लिखा था कि वह पेरिसी समाज में अपना प्रवेश किसी सुंदर स्त्री को दुहें-की करके नहीं करना चाहता और इसलिए वह विनती करता है कि वह अपने घोड़ों को स्वीकार कर लें। वे उसी साज-सज्जा में लौटाए गए थे, जैसी उन्हें उस सुबह पहनाई गई थी। केवल इतना अंतर था कि काउंट ने उनके कानों पर लगे प्रत्येक रोसेट के मध्य एक-एक हीरा जड़वा दिया था। डांगलार को भी एक पत्र मिला। उसमें काउंट ने उससे अनुमति मांगी थी कि वह इस करोड़पति की सनक को बैरोनेस तक पहुंचा दे और उस पूर्वी भाव भंगिमा के लिए क्षमा करने का अनुरोध किया था, जो उनकी वापसी के साथ जुड़ी थी। उसी संध्या मोंते क्रिस्तो अली के साथ ओतैया के लिए रवाना हुआ। अगले दिन लगभग 3 बजे घंटी की आवाज से अली को बुलाया गया। वह काउंट के अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। अली, तुमने मुझे कई बार अपनी फंदा फेंकने की दक्षता के बारे में बताया है। अली ने सिर हिलाया और गर्व से पूरी ऊंचाई तक तन गया। अच्छा, क्या फंदे से तुम एक सांड को गिरा सकते हो? अली ने सिर हिलाया। एक बाघ को? अली ने फिर सिर हिलाया। एक शेर को? अली ने फंदा फेंकने वाले मनुष्य की गति का अभिनय किया और गला घोंटे जाने जैसी दहाड़ निकाली। हाँ, मैं समझ गया, मोंते क्रिस्तो ने कहा। क्या तुमने कभी शेर का शिकार किया है? अली ने गर्व से सिर हिलाया। पर क्या तुम 2 घोड़ों को दौड़ते-दौड़ते रोक सकते हो? अली मुस्कुराया। अच्छा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। थोड़ी ही देर में एक बग्घी गुजरेगी, जो 2 चितकबरे धूसर घोड़ों से जुटी होगी। वही जिन्हें मेरे पास कल रखा गया था। कुचले जाने का जोखिम उठाकर भी तुम्हें उस बग्घी को मेरे द्वार के सामने रोकना होगा। अली सड़क पर उतरा और पत्थरों पर एक रेखा खींची। फिर वह लौटकर काउंट को वह रेखा दिखाने आया, जो उसे देख रहा था। काउंट ने उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी। यह धन्यवाद प्रकट करने का उसका ढंग था। इसके बाद नूबियाई घर और सड़क के बीच कोने के पत्थर पर बैठकर अपना चिबूक पीने लगा, जबकि मोंते क्रिस्तो ने इस विषय पर और ध्यान नहीं दिया। फिर भी लगभग 5 बजे, जो वह समय था जब काउंट को बग्घी के आने की आशा थी, उसमें कुछ लगभग अगोचर अधीरता के संकेत दिखाई देने लगे। वह सड़क की ओर खुलने वाले एक कमरे में टहलने लगा, समय-समय पर कान लगाता और कभी-कभी खिड़की तक जाता, जहां से वह अली को देख सकता था, जो पूर्ण नियमितता से धुएं के छल्ले छोड़ रहा था, जिससे स्पष्ट था कि वह चिबूक पीने के महत्वपूर्ण कार्य में पूरी तरह डूबा हुआ है। अचानक दूर से गड़गड़ाहट सी आवाज आई, जो भीषण वेग से पास आती गई। फिर एक बरोश दिखाई दी, जिसे ऐसे घोड़े खींच रहे थे जिन्हें कोचवान व्यर्थ ही रोकने का प्रयास कर रहा था, जबकि वे उन्मत्त होकर आगे दौड़ते, उछलते और इधर-उधर झपटते जा रहे थे। बरोश में एक युवा स्त्री थी, जो 7-8 वर्ष के एक बच्चे को इस हद तक आतंक में जकड़े हुए थी कि उसके पास चीखने की शक्ति भी नहीं बची थी। पहिए के नीचे आ गया कोई पत्थर या किसी पेड़ की शाखा ही उस गाड़ी को चूर-चूर करने के लिए पर्याप्त होती। वह पहले ही सड़क के बीचों बीच दौड़ती हुई बिखरती जा रही थी और जैसे-जैसे वह पास आती, दर्शकों की भयभीत पुकारें सुनाई दे रही थीं। तभी अली ने अपना चिबूक रख दिया, जेब से फंदा निकाला, उसे फेंका और बाएं घोड़े के अगले पैरों पर उसे 3 बार लपेट दिया। झटके से वह 3-4 गज तक घसीटा गया, पर इन कुछ गजों के बाद फंदे में फंसा घोड़ा गिर पड़ा और डंडे से टकराया
जिसे उसने तोड़ दिया और इस प्रकार अपने साथी के आगे दौड़ते रहने के प्रयास को निष्फल कर दिया। कोचवान ने इस क्षणिक विराम का लाभ उठाकर अपनी सीट से छलांग लगा दी, पर अली पहले ही दूसरे घोड़े की नासिकाएं अपने लोहे से हाथों में जकड़ चुका था और वह पशु पीड़ा में हिन हिनाते हुए कांपता सा अपने साथी के पास धरती पर ढह गया। यह सब उतने ही समय में घटित हुआ जितने में एक गोली अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। फिर भी यह अंतराल इतना था कि उस घर से जिसके सामने दुर्घटना हुई, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके पीछे कई सेवक भी थे। जैसे ही कोचवान ने गाड़ी का द्वार खोला, उस व्यक्ति ने स्त्री को बाहर निकाला, जिसका एक हाथ सीट की गद्दी को पकड़े था और दूसरा अपने पुत्र को, जो भय से मूर्छित था। मोंते क्रिस्तो दोनों को उठाकर बैठक कक्ष में ले गया और सोफे पर बैठाते हुए बोला, डरिए मत, आप सुरक्षित हैं। स्त्री को होश आया और उत्तर में उसने अपने पुत्र की ओर संकेत किया, ऐसी दृष्टि के साथ जो किसी भी विनती से अधिक अर्थपूर्ण थी। बालक अब भी अचेत था। मैं आपको समझता हूं, काउंट ने बच्चे की जांच करते हुए कहा, पर निश्चिंत रहिए, उसे कोई चोट नहीं लगी है। केवल भय ने ही उसे इस दशा में डाल दिया है। ओह! मां चिल्लाई, शायद आप मुझे ढाढ़स देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। देखिए, वह कितना पीला है। एडवार, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, अपनी मां को उत्तर दो। कृपा करके किसी वैद्य को बुलाइए, जो मेरे पुत्र को बचाएगा, उसे मेरी सारी संपत्ति। मोंते क्रिस्तो ने उसे शांत करने के लिए आश्वस्ति का संकेत किया और एक संदूक खोलकर बोहेमिया कांच की स्वर्ण जड़ित एक शीशी निकाली। उसमें रक्त लाल द्रव था। उसकी एक ही बूंद उसने बच्चे के होंठों पर रखी। यद्यपि बालक अब भी पीला था, उसने तुरंत आंखें खोल दी। ये देखकर मां लगभग आनंद से उन्मत्त हो उठी। मैं कहाँ हूं? वह पुकार उठी। इतने भयानक संकट के बाद ऐसी प्रसन्नता के लिए मैं किसकी ऋणी हूं? आप ऐसे व्यक्ति के घर में हैं, काउंट ने उत्तर दिया, जिसे आपका दुख दूर कर पाने से अधिक प्रसन्नता और कुछ नहीं हो सकती। अभिशप्त जिज्ञासा, स्त्री ने कहा। सारा पेरिस मैडम डांगलार के उन शानदार घोड़ों की चर्चा कर रहा था और मैं इतनी मूर्ख थी कि उन्हें आजमाने की इच्छा कर बैठी। क्या? काउंट ने विस्मय का सुंदर अभिनय करते हुए कहा। क्या वे बैरोनेस के घोड़े थे? हाँ। क्या आप उन्हें जानती हैं? मैडम डांगलार? हाँ, मुझे वह सम्मान प्राप्त हुआ है और आपको इन घोड़ों से उत्पन्न संकट से सुरक्षित देखकर मुझे और भी प्रसन्नता है, क्योंकि आप इसका दोष मुझे भी दे सकती थीं। मैंने उन्हें कल बैरन से खरीदा था, पर बैरोनेस को उनके खोने का इतना खेद हुआ कि मैंने उसी दिन उन्हें वापस भेज दिया और उनसे विनती की कि वे उन्हें मेरी ओर से उपहार के रूप में स्वीकार कर लें। तो इसका अर्थ ये है कि आप वही काउंट मोंते क्रिस्तो हैं जिनके बारे में हरमीन ने कल मुझसे इतना कहा था? हाँ, काउंट ने कहा, और मैं काउंट एलोइस द विल्फोर हूँ। काउंट ने ऐसे प्रणाम किया मानो उसने कोई ऐसा नाम सुना हो जो उसके लिए पूर्णतः अपरिचित हो। ओह! विल्फोर आपके प्रति कितने कृतज्ञ होंगे, एलोइस आगे बोली। वह आपको हम दोनों का जीवन देनदार है। आपने उसे उसकी पत्नी और उसका पुत्र लौटा दिया है। निश्चय ही आपके उदार हृदय वाले सेवक के बिना यह प्रिय बालक और मैं दोनों मारे गए होते। हाय! आज भी उस संकट का विचार कर मैं कांप उठता हूं, काउंट ने कहा। मैं आशा करती हूं कि आप मुझे उस व्यक्ति को उसके दृढ़ साहस के लिए उपयुक्त पुरस्कार देने की अनुमति देंगी। कृपया मैडम, मोंते क्रिस्तो ने कहा, मेरे लिए अली को न तो प्रशंसा से बिगाड़िए और न ही उपहारों से। मैं नहीं चाहता कि वह बुरी आदतें सीखे। अली मेरा दास है। आपके प्राणों की रक्षा करते समय वह केवल मेरी सेवा कर रहा था और यही उसका कर्तव्य है।
पर उसने अपना जीवन जोखिम में डाला, एलोइस विल्फोर ने कहा, काउंट के प्रभुत्वपूर्ण स्वर से अत्यंत प्रभावित होकर। वह जीवन उसका मेरे प्रति ऋणी है, काउंट ने उत्तर दिया। मैंने उसे बचाया था, इसलिए वह मेरा है। एलोइस विल्फोर ने कुछ नहीं कहा। संभव है वह उस व्यक्ति के विषय में विचार कर रही हो जिसने ऐसा प्रबल प्रथम प्रभाव डाला था। क्षणिक मौन में काउंट को उस बालक को देखने का अवसर मिला जिसे मां चुंबनों से ढक रही थी। वह छोटा और दुबला था। उसकी त्वचा की श्वेतता लाल बालों वालों में अधिक सामान्य होती है, किंतु उसके उभरे हुए माथे पर काले बालों का एक अव्यवस्थित जंगल छाया हुआ था और उसके चेहरे के दोनों ओर कंधों तक गिरते हुए उसकी आंखों से झलकती किशोर चालाकी और दुष्टता की चमक को दुगुना कर रहा था। उसका चौड़ा मुंह और पतले होंठ अब भी अभी अपना रंग लौटा रहे थे। इस 8 वर्ष के बालक की आकृतियां कम से कम 12 वर्ष के बच्चे जैसी थीं। उसकी पहली हरकत यह थी कि वह झटके से अपनी मां की बाहों से मुक्त हुआ और उस संदूक के पास गया जिससे काउंट ने अमृत की शीशी निकाली थी। उसने तुरंत उसे खोल लिया और बिना अनुमति मांगे, मानो ऐसा बच्चा हो जिसकी हर इच्छा पूरी होती आई हो, बोतलों के ढक्कन उतारने लगा। ऐसा मत करो मेरे युवा मित्र, काउंट ने तीखे स्वर में कहा। उनमें से कुछ द्रव खतरनाक हैं, केवल पीने में ही नहीं बल्कि उनकी गंध लेने में भी। एलोइस द विल्फोर पीली पड़ गई और अपने पुत्र की बांह पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। किंतु काउंट ने देखा कि भय से मुक्त होते ही उसने संदूक की ओर एक क्षणिक किंतु अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। उसी समय अली भीतर आया। एलोइस विल्फोर ने प्रसन्नता का संकेत किया और अपने पुत्र को और पास खींच लिया। एडवार, उसने कहा, इस अच्छे सेवक को देखो, ये बहुत साहसी है, क्योंकि इसने अपना जीवन जोखिम में डालकर उन घोड़ों को रोका जो हमें और बग्घी को लेकर बेकाबू दौड़ रहे थे और जो टकराने ही वाली थी। इसलिए इसे धन्यवाद दो, क्योंकि संभावना है कि इसके बिना हम दोनों इस समय मरे होते। बालक ने होंठ सिकोड़े और उपेक्षा से मुंह फेर लिया। यह बहुत बदसूरत है, उसने कहा। काउंट मुस्कुराया, मानो बच्चे ने ठीक वही किया हो जिसकी वह अपेक्षा कर रहा था। जहां तक एलोइज़ विल्फोर का संबंध है, उसने अपने पुत्र को ऐसी मर्यादित फटकार लगाई जो निश्चय ही जहां जाक रूसों को संतुष्ट न करती। यदि छोटे एडवार का नाम एमिल होता। अब देखो, काउंट ने अली से अरबी में कहा, इस महिला ने अपने पुत्र से तुम्हें उनके दोनों प्राण बचाने के लिए धन्यवाद देने को कहा और बालक ने उत्तर दिया कि तुम बहुत बदसूरत हो। एक क्षण के लिए अली का बुद्धिमान सिर दूसरी ओर मुड़ गया और वह शून्य दृष्टि से बालक को देखने लगा, पर उसकी नासिका का हल्का सा कंपन मोंते क्रिस्तो को बता गया कि अरब को प्राणघातक आघात लगा है। मुझे बताइए, एलोइस विल्फोर ने उठते हुए कहा, क्या यह घर आपका सामान्य निवास है? नहीं, काउंट ने उत्तर दिया। यह एक प्रकार का अस्थायी निवास है जिसे मैंने खरीदा है। मैं शांज एलिजे के एवेन्यू में संख्या 30 पर रहता हूँ, किंतु मैं देख रहा हूँ कि आप पूर्णतः संभल चुकी हैं और जाना चाहती हैं। मैंने इन्हीं घोड़ों को अपनी गाड़ी में जुटवाने का आदेश दे दिया है। यह बदसूरत लड़का, अली, उसने बालक की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आपको घर पहुंचाने का सम्मान पाएगा, जबकि आपका कोचवान यहां रहकर आपकी बरोश की मरम्मत की व्यवस्था करेगा। जैसे ही आवश्यक काम हो जाएगा, मेरी अपनी टीमों में से एक उसे मैडम डांगलार के पास पहुंचा देगी। पर मैं उन्हीं घोड़ों के साथ चलने का साहस कभी नहीं करूंगी, एलोइस दु विल्फोर ने कहा। ओह, प्रतीक्षा कीजिए, मोंते क्रिस्तो ने कहा। अली के हाथों में वे मेमनों की जोड़ी जितने सौम्य हो जाएंगे। वास्तव में अली घोड़ों के पास जा चुका था, जिन्हें बड़ी कठिनाई से फिर से खड़ा किया गया था। उसके हाथ में सुगंधित सिरके में भीगा एक छोटा स्पंज था, जिससे उसने पसीने और झाग से ढके घोड़ों की नासिकाएं और कनपटियां मल दीं। लगभग तुरंत ही वे जोर से फूंफकारने लगे और कुछ क्षणों के लिए
उनके सभी अंग कांप उठे। फिर उस घर के बाहर सड़क पर, जहां टूटी हुई बग्घी के अवशेष और घटित घटना की अफवाह ने बड़ी भीड़ इकट्ठी कर दी थी, अली ने घोड़ों को काउंट की कूपे में जोता, लगाम थामी, डिब्बे पर चढ़ा और उपस्थित लोगों के महान आश्चर्य के बीच, जिन्होंने इन्हीं घोड़ों को तूफान से उन्मत्त दौड़ते देखा था, उन्हें चलाने के लिए घोड़े का भरपूर उपयोग करने को विवश हुआ। तब भी इन प्रसिद्ध चितकबरे दूसरों से, जो अब स्तब्ध और जड़ से हो गए थे, वह केवल इतनी सुस्त और अनिश्चित चाल ही प्राप्त कर सका कि एलोइस्ट विलफोर को फॉबुर्ग सैन ऑनोर में अपने घर लौटने में लगभग 2 घंटे लग गए। जैसे ही वह पहुंची और अपने परिवार को आश्वस्त किया, उसने बैठकर तुरंत मैडम डांगलार को निम्नलिखित पत्र लिखा। प्रिय हरमीन, मैं और मेरा पुत्र, हम दोनों अभी अभी उसी काउंट मोंते क्रिस्तो द्वारा चमत्कारिक रूप से बचाए गए हैं, जिनके विषय में कल संध्या हमने इतनी चर्चा की थी, पर जिन्हें आज देखने की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कल तुमने उनके विषय में इतनी उत्साहपूर्ण बातें कही थीं कि मेरे दुर्बल मन को उपहास से रोकने के लिए मुझे पूरी शक्ति लगानी पड़ी। पर आज मैं पाती हूं कि तुम्हारा उत्साह उस व्यक्ति से कहीं कम था जिसने उसे प्रेरित किया। जब हम रान लाग पहुंचे तो तुम्हारे घोड़े मानो पागलपन से ग्रस्त होकर बेकाबू हो गए, और संभवतः मेरा गरीब एडवार और मैं सड़क के पहले ही पेड़ या पहले ही गांव के संकेत स्तंभ से टकराकर चूर चूर हो जाते। तभी एक अरब, एक नीग्रो, एक नूबियाई, संक्षेप में एक अश्वेत पुरुष, जो मुझे लगता है काउंट का ही एक सेवक था, काउंट के एक संकेत पर स्वयं कुचले जाने का जोखिम उठाकर उन घोड़ों को वहीं रोकने में सफल हुआ। सच कहूं तो यह एक चमत्कार ही है कि वह स्वयं मारा नहीं गया। काउंट दौड़ते हुए बाहर आए और हमें, एडवार और मुझे, अपने घर में उठाकर ले गए, जहां उन्होंने मेरे पुत्र को फिर से जीवन दिया। मैं उनके ही रथ में घर लौटी। तुम्हारी बग्घी तुम्हें कल वापस भेज दी जाएगी। दुर्घटना के बाद तुम्हारे घोड़े बहुत दुर्बल हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्तब्ध हो गए हों। कोई कह सकता है कि वे स्वयं को इस बात के लिए क्षमा नहीं कर पा रहे कि एक मनुष्य ने उन्हें वश में कर लिया। काउंट ने मुझसे तुमसे यह कहने को कहा है कि 2 दिन तक भूसे पर विश्राम और जौ के अतिरिक्त कोई आहार न देने से वे फिर उसी अवस्था में लौट आएंगे, अर्थात उतने ही भयानक जितने पहले थे। विदा, मैं तुम्हें इस सवारी के लिए धन्यवाद नहीं देती, फिर भी विचार करने पर तुम्हारे घोड़ों की चंचलता के लिए तुम्हें दोष देना मेरी कृतज्ञता होगी, क्योंकि उन्हीं के कारण मुझे काउंट मोंते क्रिस्तो से मिलने का अवसर मिला, और उनके करोड़ों के अतिरिक्त यह विख्यात विदेशी मुझे इतना विचित्र और इतना रोचक रहस्य प्रतीत होता है कि मैं उसे किसी भी मूल्य पर समझने का निश्चय कर चुकी हूँ, चाहे इसके लिए तुम्हारे घोड़ों के साथ बोआ में एक और सवारी ही क्यों न करनी पड़े। एडवार ने इस परीक्षा को असाधारण साहस के साथ सहा। वह मूर्छित हुआ, पर उससे पहले ना एक शब्द बोला और बाद में ना एक आंसू बहाया। तुम फिर कहोगी कि मैं मातृस्नेह से अंधी हूं, पर उस दुर्बल और कोमल छोटे से शरीर में एक लोहे जैसी दृढ़ इच्छा छिपी है। प्रिय वेलेंतिन, तुम्हारी प्रिय यूजिनी को हार्दिक शुभकामनाएं भेजती है। मैं तुम्हें पूरे हृदय से आलिंगन करती हूँ। एलोइस्ट वीलफॉर। पुनश्च ऐसा प्रबंध करो कि मैं तुम्हारे यहाँ काउंट मोंते क्रिस्तो से मिल सकूं। मैं निश्चयपूर्वक उन्हें फिर से देखना चाहती हूँ। किसी भी स्थिति में मैंने अब भी अभी व्हीलफोर को उनसे भेंट करने के लिए सहमत कर लिया है। मुझे आशा है कि यह भेंट प्रत्युत्तर में लौट आई जाएगी। उसी संध्या ओतये की दुर्घटना हर बातचीत का विषय बन गई। अल्बेर ने इसका उल्लेख अपनी माता से किया, शातोरेनो ने जॉकी क्लब में, और देब्रे ने मंत्री के सैलून में। यहां तक कि बोशा ने भी अपने पत्र में काउंट को श्रद्धांजलि देते हुए 20 पंक्तियों का समाचार प्रकाशित किया, जिसमें उस कुलीन विदेशी को कुलीन समाज की सभी स्त्रियों का नायक बताया गया। कई लोग मैडम द विलफोर के यहाँ अपने कार्ड छोड़ने गए ताकि उचित समय पर दूसरी भेंट कर सकें और इस विलक्षण घटना का विवरण
स्वयं उनके मुख से सुन सकें। जहां तक वीलफोर का संबंध है, जैसा कि एलोइज ने कहा था, उसने काला फ्रॉक कोट, श्वेत दस्ताने और अपनी सर्वोत्तम वर्दी धारण की। फिर अपने रथ में बैठा, जो उसी संध्या शांच एलिजे एवेन्यू के 30वें नंबर के द्वार पर आकर रुका। विचारधारा। यदि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्तो पेरिसी समाज में अधिक समय तक रहे होते, तो वे दे विलेफोर के उस संकेत के पूर्ण महत्व को समझ पाते जो उनके प्रति किया गया था। दरबार में अनुकूल स्थिति में रहते हुए, चाहे सिंहासन पर बैठा सम्राट शाही वंश की वरिष्ठ शाखा से की हो या कनिष्ठ शाखा से, और चाहे उस समय की सरकार सिद्धांतवादी हो, उदार हो या रूढ़िवादी, सभी द्वारा सक्षम माने जाते हुए, जैसा कि प्रायः वे लोग माने जाते हैं जिन्हें कभी राजनीतिक पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। अनेक लोगों द्वारा घृणित, किंतु कुछ गिने चुने लोगों द्वारा उत्साहपूर्वक संरक्षित, यद्यपि किसी के द्वारा वास्तव में प्रेमित नहीं, द विलेफोर न्यायपालिका में एक उच्च पद पर आसीन थे और उसी प्रकार के साधनों से उस ऊंचाई पर टिके हुए थे जैसे कभी हार्ले या मोले रहे थे। उनका सैलून, यद्यपि एक युवा पत्नी और पहले विवाह से उत्पन्न एक पुत्री द्वारा जीवन था, जो मुश्किल से 18 वर्ष की थी, फिर भी उन कठोर पेरिसी सैलूनों में से एक था जो परंपरा की पूजा करते हैं और शिष्टाचार के धर्म का पालन करते हैं। ठंडी शालीनता, सत्ता में स्थित सरकार के सिद्धांतों के प्रति पूर्ण निष्ठा, सिद्धांत और सिद्धांतकारों के प्रति गहरा तिरस्कार तथा विचारधारियों के प्रति तीव्र घृणा, यही वे तत्व थे जो द विलेफोर अपने सार्वजनिक और निजी जीवन में संसार के सामने प्रदर्शित करते थे। वे केवल एक मजिस्ट्रेट ही नहीं थे, वे लगभग एक राजनयिक थे। पुराने दरबार से उनका संबंध, जिसके विषय में वे सदैव गरिमा और सम्मान के साथ बोलते थे, उन्हें नए शासन का आदर दिलाता था। वे इतना जानते थे कि न केवल उनके साथ सदैव सावधानी से व्यवहार किया जाता था, बल्कि समय समय पर उनसे परामर्श भी मांगा जाता था। परिस्थितियां भिन्न हो सकती थीं। यदि दे विलेफोर से छुटकारा पाना संभव होता, परंतु अपने सम्राट के विरुद्ध विद्रोह में खड़े किसी सामंती बैरन की भांति वे एक अभेद्य दुर्ग पर काबिज थे। यह दुर्ग उनका राजकीय अभियोजक का पद था। वे अपने पद के सभी लाभों का उपयोग करते थे और इसे केवल संसद में जाने के लिए ही छोड़ते। इस प्रकार तटस्थता के स्थान पर प्रतिपक्ष को चुनते। सामान्यतः द विलेफोर बहुत कम मिलने जुलने जाते थे और बहुत कम आगंतुकों को स्वीकार करते थे। उनकी पत्नी उनके स्थान पर समाज में जाती थी। समाज में यह स्वीकार्य था और इसे वकील के कार्य की मात्रा और गंभीरता के कारण माना जाता था, जबकि वास्तव में यह जानबूझकर अपनाया गया अहंकार था। अभिजात्य तिरस्कार का चरम उदाहरण। संक्षेप में उस सूत्र का अनुप्रयोग: स्वयं की प्रशंसा करो और दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, जो हमारे समय में उस यूनानी सूत्र से 100 गुना अधिक उपयोगी है। अपने आप को जानो, जिसे अब दूसरों को जानने की कम श्रम साध्य और अधिक लाभदायक कला ने प्रतिस्थापित कर दिया है। अपने मित्रों के लिए द विलेफोर एक शक्तिशाली संरक्षक थे, अपने शत्रुओं के लिए एक मौन किंतु अडिग विरोधी, और जो न मित्र थे न शत्रु, उनके लिए वे सजीव होकर खड़ी हुई विधि की प्रतिमा थे। आचरण में अभिमानी, भाव में निर्विकार, आंखें कभी नीरस और निर्जीव, तो कभी उद्दंड रूप से पैनी और जिज्ञासु। यही वह व्यक्ति था जिसे 4 क्रांतियों ने एक के ऊपर एक सलीके से रखी हुई पहले ऊंचा उठाया और फिर उसके आसन से स्थायी रूप से जोड़ दिया। द विलेफोर की ख्याति फ्रांस के सबसे कम जिज्ञासु और सबसे कम तुच्छ चित्त व्यक्ति के रूप में थी। वे वर्ष में एक बार एक नृत्य समारोह देते थे और उसमें केवल 15 मिनट के लिए अपना चेहरा दिखाते थे, अर्थात उस समय से 45 मिनट कम जितना समय राजा अपने समारोह में बिताता है। वे कभी रंगमंच, किसी संगीत सभा या किसी सार्वजनिक स्थान पर दिखाई नहीं देते थे। कभी कभी, पर बहुत कम, वे व्हिस्ट का एक हाथ खेल लेते थे और ऐसे अवसरों पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि खिलाड़ी उनके योग्य हों। कोई न कोई राजदूत, कोई महाधर्माध्यक्ष, कोई राजकुमार, कोई अध्यक्ष या कोई विधवा डचेस। यही वह व्यक्ति था जिसकी गाड़ी अब भी अभी मोंते क्रिस्तो के द्वार पर आकर रुकी थी।
सेवक ने द विलेफॉर के आगमन की घोषणा उसी क्षण की जब काउंट एक बड़े मेज पर झुककर सेंट पीटर्सबर्ग से चीन तक की यात्रा का मार्ग मानचित्र पर अंकित कर रहे थे। राजकीय अभियोजक उसी भारी नपे-तुल्ले कदमों से भीतर आया, जैसे वह न्यायालय में प्रवेश करते समय रखता। वास्तव में यह वही व्यक्ति था, या कहें उसी व्यक्ति का विस्तार, जिससे हम पहले मार्सेई में एक उप न्यायाधिकारी के रूप में मिल चुके थे। प्रकृति ने अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहते हुए उसके लिए निर्धारित मार्ग में कुछ भी नहीं बदला था। जो कभी दुबला था, वह अब और अधिक क्षीण था। जो कभी पीला था, वह अब पीताभ हो गया था। उसकी धंसी हुई आंखें खोखली थीं और सोने की किनारी वाले उसके चश्मे, जो नेत्र गहवर में टिके थे, मानो चेहरे का ही अंग हों। उसकी श्वेत टाई को छोड़कर शेष समस्त वेशभूषा पूरी तरह काली थी और इस शोक रंग को केवल उसकी बटनहोल में लगभग अदृश्य रूप से गुंथा हुआ लाल फीते का एक पतला टुकड़ा तोड़ता था, मानो ब्रश से खींची गई रक्त की एक रेखा हो। यद्यपि अभिवादन लौटाते समय उसने किसी अन्य भावना का संकेत नहीं दिया, मोंते क्रिस्तो ने मजिस्ट्रेट को स्पष्ट जिज्ञासा से देखा। दूसरा व्यक्ति स्वभावतः सतर्क और विशेष रूप से फैशनेबल चमत्कारों के विषय में अविश्वासी, उत्कृष्ट विदेशी, जैसा कि लोग अब मोंते क्रिस्तो को कहने लगे थे, में किसी नए क्षेत्रों में विस्तार करने आए उद्योग योद्धा या समाज में चुपचाप लौटता हुआ कोई बहिष्कृत व्यक्ति देखने की अधिक प्रवृत्ति रखता था, न कि पवित्र सिंहासन का कोई राजकुमार या सहस्र और एक रात्रि का कोई सुल्तान। आपने कल मेरी पत्नी और पुत्र के लिए जो उल्लेखनीय सेवा की है, उसने मुझे आपका आभार प्रकट करने का दायित्व सौंपा है। इसलिए मैं इस कर्तव्य को पूरा करने और आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आया हूँ। उसने उस आदेशात्मक स्वर में कहा, जिसे वकील न्यायालय को संबोधित करते समय अपनाते हैं और जिसे वे सामान्य बातचीत में भी छोड़ने में असमर्थ या अनिच्छुक रहते हैं। इन शब्दों को कहते समय न्यायाधीश की कठोर दृष्टि ने अपनी सामान्य दर्पिता में कोई कमी नहीं आने दी। उसने शब्दों का उच्चारण उसी राजकीय अभियोजक की आवाज में किया, गर्दन और कंधों की उसी अकड़ के साथ, जिसने, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उसके चाटुकारों को उसे जीवित विधि की प्रतिमा कहने पर विवश किया था। मुझे इस बात का अत्यंत हर्ष है कि मैं एक पुत्र को उसकी माता के लिए सुरक्षित रख सका। काउंट ने बर्फ सी ठंडी आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि कहा जाता है कि मातृ प्रेम सभी भावनाओं में सबसे पवित्र होता है और इस सुख की अनुभूति ने आपको उस कर्तव्य के निर्वाह की आवश्यकता से मुक्त कर दिया, जिसका पालन निस्संदेह मुझे सम्मानित करता है, यह जानते हुए कि द विलेफोर मुझे दिए जाने वाले सम्मान में उदार नहीं है, किंतु जो, चाहे कितना ही बहुमूल्य क्यों ना हो, मेरे लिए मेरे आंतरिक संतोष से कम मूल्यवान है। इस अप्रत्याशित प्रत्युत्तर से विलेफोर चकित हो उठा और ऐसे सिकुड़ा मानो कवच के नीचे तलवार की चोट लग गई हो। उसके होठों पर आई तिरस्कारपूर्ण वक्रता ने दिखा दिया कि वह अब मोंते क्रिस्तो को विशेष रूप से शिष्ट सज्जन नहीं मानता। उसने बिखरती हुई बातचीत को किसी आधार पर टिकाने के लिए चारों ओर देखा और उस मानचित्र को देख लिया जिसे मोंते क्रिस्तो उसके प्रवेश के समय देख रहे थे। क्या आपको भूगोल में रुचि है? उसने पूछा। यह अध्ययन का एक समृद्ध क्षेत्र है, विशेष रूप से आपके जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने, जैसा कि हमें बताया गया है, मानचित्र में अंकित लगभग उतने ही देश देखे हैं। हाँ, काउंट ने उत्तर दिया। मैंने मानव जाति को समग्र रूप में उसी प्रकार के विश्लेषण के अधीन करने का प्रयास किया है, जैसा आप प्रतिदिन अपवादों पर लागू करते हैं, अर्थात शारीरिक विश्लेषण का। मैंने यह माना कि अंततः पूर्ण से अंश की ओर बढ़ना, अंश से पूर्ण की ओर बढ़ने की अपेक्षा सरल होगा। बीजगणित में एक स्वयंसिद्ध है, जो हमें झांत से अज्ञात की ओर बढ़ने का निर्देश देता है, न कि इसके विपरीत। पर कृपया बैठिए। मोंते क्रिस्तो ने राजकीय अभियोजक को ऐसी कुर्सी की ओर संकेत किया जिसे आगे खिसकाने का परिश्रम उसे स्वयं करना पड़ा, जबकि काउंट को केवल उसी कुर्सी पर पीछे झुकना था जिस पर वह अभियोजक के प्रवेश के समय झुके हुए थे।
इस प्रकार काउंट अपने अतिथि की ओर आधे मुड़े हुए थे। उनकी पीठ खिड़की की ओर थी और उनकी कूहनी उस मानचित्र पर टिकी थी जो उस समय उनके संवाद का विषय था। एक ऐसा संवाद जो मोरसेर्फ और डांग्लार्स के साथ हुए संवाद की भांति स्थिति नहीं तो कम से कम उसमें सम्मिलित व्यक्तियों के अनुरूप ही मोड़ ले रहा था। मैं देखता हूं कि आप एक दार्शनिक हैं, विलेफोर ने एक क्षण के मौन के बाद कहा, जिसमें वह किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से भिड़ने से पहले पहलवान की भांति स्वयं को संभाल रहा था। यदि मेरी तरह आपके पास भी कोई काम न होता तो मैं किसी कम उदास शगल की खोज करता। यह सत्य है, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। सौर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मानव जाति एक कुरूप कीड़े के समान प्रतीत होती है। किंतु आपने कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई काम है? या अधिक स्पष्ट रूप से कहूं, क्या आप मानते हैं कि जो आप करते हैं वह वास्तव में कुछ कहलाने योग्य है? इस दूसरे प्रहार ने जो तीव्रता से किया गया था, विलेफोर का आश्चर्य और बढ़ा दिया। बहुत समय हो गया था जब न्यायाधीश ने ऐसा शक्तिशाली विरोधाभास सुना हो, या अधिक ठीक कहें, यह पहली बार था। वह उत्तर खोजने के लिए संघर्ष करने लगा। आप एक विदेशी हैं, उसने कहा, और जैसा कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं, आपके जीवन का एक भाग पूर्व में बीता है। इसलिए संभव है कि आप उस सावधानी और औपचारिकता से परिचित न हों जो यहाँ न्यायिक कार्यवाहियों को घेरे रहती है, जिन्हें पूर्व में इतनी शीघ्रता से निपटाया जाता है। पूर्णतः सत्य, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। प्राचीन काल का पैदे क्लाउदो, मैं ये सब जानता हूँ क्योंकि प्रत्येक देश में मेरा विशेष अध्ययन न्याय रहा है। प्रत्येक राष्ट्र की दंडात्मक प्रक्रियाओं को प्राकृतिक न्याय के मानदंड पर परखना, और मुझे कहना होगा कि आदिम समाजों का विधान, अर्थात आंख के बदले आंख, अंततः मुझे ईश्वर की इच्छा के सबसे निकट प्रतीत होता है। यदि ऐसा विधान अपनाया जाए, अभियोजक ने कहा, तो हमारी विधि व्यवस्था अत्यंत सरल हो जाएगी और परिणाम ये होगा कि हमारे न्यायाधीशों के पास, जैसा आपने अभी कहा, करने को बहुत अधिक नहीं रहेगा। यह संभव है, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। आप जानते हैं कि सभी मानवीय आविष्कार जटिल से सरल की ओर बढ़ते हैं और पूर्णता सदैव सरलता ही होती है। इस बीच न्यायाधीश ने कहा, हमारे पास हमारे विधि संहिता हैं जिनमें परस्पर विरोधी प्रावधान हैं। कुछ गॉल्स की प्रथाओं को प्रतिबिंबित करते हैं, कुछ रोमन विधानों को, और कुछ फ्रैंको की परंपराओं को। आपको स्वीकार करना होगा कि इन सब का ज्ञान केवल वर्षों के परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है, और एक बार यह ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उसे न भूलने के लिए एक सुदृढ़ मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। मैं पूर्णतः सहमत हूं, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। परंतु फ्रांसीसी विधि व्यवस्था के संबंध में आप जो कुछ जानते हैं वह सब मैं भी जानता हूं, और केवल उसी के विषय में नहीं, बल्कि प्रत्येक देश के विधानों के विषय में। अंग्रेजों, तुर्कों, जापानियों और हिंदुओं के विधान मुझे उतने ही परिचित हैं जितने फ्रांसीसियों के। इसलिए यह कहना मेरा अधिकार था कि सापेक्ष रूप से आप जानते हैं कि सब कुछ सापेक्ष है। जो कुछ मैंने किया है उसकी तुलना में आपके पास करने को बहुत कम है, और जो कुछ मैंने सीखा है उसकी तुलना में आपको अभी बहुत कुछ सीखना शेष है। आपने यह सब किस उद्देश्य से सीखा? विलेफोर ने आश्चर्य से पूछा। मोंटे क्रिस्तो मुस्कुराए। अच्छा, उन्होंने कहा, मैं देखता हूं कि अपनी श्रेष्ठता की प्रतिष्ठा के बावजूद आप सब कुछ समाज के साधारण और भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जो मनुष्य से आरंभ होकर उसी पर समाप्त होता है, अर्थात वह सबसे सीमित और संकीर्ण दृष्टिकोण जिसे मानवीय बुद्धि अपना सकती है। कृपया स्वयं को स्पष्ट कीजिए, विलेफोर ने और अधिक चकित होते हुए कहा। मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। मेरा आशय ये है, मोंटे क्रिस्तो ने कहा, कि आपकी दृष्टि राष्ट्रों की सामाजिक संरचना पर टिकी हुई है। इसका अर्थ ये है
कि आप केवल उस यंत्रणा को देखते हैं, न कि उस महान कर्ता को, जो उसे संचालित करता है। आप अपने सामने और अपने चारों ओर केवल उन पदाधिकारियों को ही पहचानते हैं, जिनकी नियुक्ति किसी मंत्री या किसी राजा द्वारा की गई है। और आपकी यह निकट दृष्टि आपको उन व्यक्तियों की उपेक्षा करने पर विवश करती है, जिन्हें ईश्वर ने पदाधिकारियों, मंत्रियों और राजाओं से ऊपर स्थापित किया है। उन्हें किसी पद को भरने के लिए नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य का अनुसरण करने के लिए एक मिशन देकर। यह दुर्बलता मनुष्यों में अंतर्निहित है, जिनके अंग दुर्बल और अपर्याप्त हैं। टोबियास ने उस देवदूत को, जिसने अब भी अभी उसकी दृष्टि लौटाई थी, एक साधारण युवक समझ लिया। राष्ट्रों ने अत्तिला को, जो उन्हें नष्ट करने वाला था, अन्य विजेताओं के समान एक विजेता समझ लिया। दोनों के लिए आवश्यक था कि वे अपने दिव्य कार्य को प्रकट करें। एक को कहना पड़ा, मैं प्रभु का दूत हूं, और दूसरे को, मैं ईश्वर का हथौड़ा हूं। तभी उनकी दिव्य सत्ता पहचानी गई। क्या इसका अर्थ ये है, विलेफोर ने कहा, और अधिक विस्मित होते हुए तथा यह सोचते हुए कि वह किसी कल्पनालोक में रहने वाले व्यक्ति या किसी उन्मादी से बात कर रहा है, कि आप स्वयं को उन्हीं असाधारण प्राणियों में से एक मानते हैं, जिनका आपने अभी उल्लेख किया? क्यों नहीं? मोंते क्रिस्तो ने ठंडे स्वर में पूछा। कृपया मुझे क्षमा कीजिए, विलेफोर ने असमंजस में कहा। यदि जब मैं आपसे मिलने आया, तब मुझे यह झात नहीं था कि मेरा परिचय ऐसे व्यक्ति से होगा, जिसकी समझ और बुद्धि मानव जाति के सामान्य ज्ञान और प्रचलित विचारधारा से इतनी दूर तक विस्तृत है। सभ्यता के भ्रष्टकारी प्रभावों के दुर्भाग्यपूर्ण शिकार हम लोगों के बीच यह सामान्य नहीं है कि वे सज्जन, जो आपके समान एक विशाल संपत्ति के स्वामी हैं, कम से कम जैसा कि मुझे बताया गया है। कृपया इसे मेरी जिज्ञासा न समझें। मैं केवल सुनी सुनाई बात दोहरा रहा हूँ। यह सामान्य नहीं है कि संपत्ति के विशेषाधिकार का उपभोग करने वाले लोग अपना समय सामाजिक अटकलों और दार्शनिक स्वप्नों में व्यय करें, जो अधिकतर उन लोगों को सांत्वना देने के लिए होते हैं, जिन्हें भाग्य ने पृथ्वी के सुखों से वंचित कर दिया है। अच्छा अच्छा, काउंट ने उत्तर दिया। क्या आप अपने वर्तमान उच्च पद तक ये माने बिना पहुंचे कि अपवाद हो सकते हैं, या उनसे सामना किए न बिना? क्या आप कभी अपने मन का प्रयोग नहीं करते, जिसमें निश्चय ही सूक्ष्मता और आत्मविश्वास दोनों की आवश्यकता होती होगी, यह अनुमान लगाने के लिए कि आपके सामने किस प्रकार का व्यक्ति है? क्या किसी विधिवेत्ता को केवल विधि का सर्वोत्तम अनुप्रयोगकर्ता या कानूनी पेचीदगियों का सबसे चतुर व्याख्याता ही होना चाहिए, या फिर हृदयों की परीक्षा के लिए इस्पाती शला का और प्रत्येक आत्मा में अधिक या कम मात्रा में विद्यमान स्वर्ण को परखने की कसौटी भी? मैं स्वीकार करता हूं, विलेफोर ने कहा, कि मैं भ्रमित हूं। सच कहूं तो मैंने कभी किसी को इस प्रकार बोलते नहीं सुना। ये इसलिए है, काउंट ने कहा, कि आप सदा सामान्य परिस्थितियों के क्षेत्र में ही बंद रहे हैं, और कभी साहस करके उन उच्च लोगों की ओर उड़ान नहीं भरी, जिन्हें ईश्वर ने अदृश्य और अपवाद स्वरूप प्राणियों से आबाद किया है। तो क्या आप कह रहे हैं कि ऐसे लोक अस्तित्व में हैं, और ये अदृश्य तथा अपवाद स्वरूप प्राणी हमारे बीच विचरण करते हैं? क्यों नहीं? क्या आप उस वायु को देखते हैं, जिसे आप श्वास में लेते हैं, और जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते? तो क्या हम उन प्राणियों को नहीं देख सकते, जिनकी आप बात कर रहे हैं? देख सकते हैं, जब ईश्वर उन्हें भौतिक रूप धारण करने की अनुमति देता है। आप उन्हें छूते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं, उनसे बात करते हैं, और वे आपको उत्तर देते हैं। आह! विलेफोर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसा कोई प्राणी कब मेरे संपर्क में आया। आपकी यह इच्छा पूरी हो चुकी है। आपको यह अभी बताया गया था, और मैं फिर से बता रहा हूं। आपका अभिप्राय यह है कि आप... हाँ, मैं उन अपवाद स्वरूप प्राणियों में से एक हूं,
और मेरा विश्वास है कि आज से पहले कोई भी व्यक्ति मेरी जैसी स्थिति में नहीं रहा। राजाओं के राज्य पर्वतों या नदियों से, या प्रथाओं के परिवर्तन से, या भाषाओं के अंतर से सीमित होते हैं। पर मेरा राज्य संसार जितना व्यापक है, क्योंकि मैं ना इतालवी हूँ, ना फ्रांसीसी, ना हिंदू, ना अमेरिकी, ना स्पेनिश। मैं विश्व नागरिक हूँ। कोई देश मेरे जन्म स्थान का दावा नहीं कर सकता। ईश्वर ही जानता है कि मैं किस प्रदेश में मरूंगा। मैं प्रत्येक प्रथा अपनाता हूँ, प्रत्येक भाषा बोलता हूँ। आप मुझे फ्रांसीसी समझते हैं? क्या नहीं? क्योंकि मैं फ्रांसीसी उतनी ही प्रवाहपूर्ण और पूर्णता से बोलता हूँ, जितना आप। अली, मेरा न्यूबियन सेवक, मुझे अरब समझता है। बर्तुच्यो, मेरा प्रबंधक, मुझे रोमन मानता है। हाइदी, मेरी दासी, मुझे यूनानी समझती है। इस प्रकार, जैसा कि आप देखते हैं, किसी देश का न होकर, किसी सरकार की सुरक्षा न मांगते हुए, और किसी मनुष्य को अपना भ्राता न मानते हुए, मैं उन सभी संकोचों से मुक्त हूँ जो शक्तिशालियों के हाथ बांधते हैं, और उन सभी बाधाओं से भी जो दुर्बलों का मार्ग रोकती हैं। मेरे केवल दो शत्रु हैं। मैं उन्हें विजेता नहीं कहूंगा, क्योंकि दृढ़ता से मैं उन्हें भी अपनी इच्छा के अधीन कर सकता हूं। वे हैं दूरी और समय। तीसरा और सबसे भयानक मेरा नश्वर होना है। केवल वही मुझे उस मार्ग पर रोक सकता है जिसे मैंने चुना है, इससे पहले कि मैं अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचूं। इसके अतिरिक्त सब कुछ योजनाबद्ध है। जिन बातों को मनुष्य भाग्य की चंचलताएं कहते हैं, विनाश, परिवर्तन और संयोग, उन सब का मैंने पूर्वानुमान कर लिया है। यदि उनमें से कुछ मुझे क्षति पहुंचा सकती है, तो कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकती। जब तक मैं मरता नहीं, मैं वही रहूंगा जो हूं। इसी कारण मैं आपसे ऐसी बातें कह रहा हूं जिन्हें आपने राजाओं के मुख से भी कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि राजाओं को आपकी आवश्यकता होती है और अन्य लोग आपसे भयभीत रहते हैं। कौन ऐसा नहीं कहता? हमारे जैसे हास्यास्पद रूप से व्यवस्थित समाज में शायद किसी दिन मुझे राजकीय अभियोजक से सामना करना पड़े। पर आप भी तो ऐसा कह सकते हैं, विलेफोर ने कहा, क्योंकि जब तक आप फ्रांस में रहते हैं, आप स्वाभाविक रूप से फ्रांसीसी विधि के अधीन हैं। मैं ये जानता हूं, मोंटे क्रिस्टो ने उत्तर दिया। पर जब मुझे किसी देश में जाना होता है, तो मैं अपने विशेष तरीकों से पहले उन सभी व्यक्तियों का अध्ययन करता हूं, जिनसे मुझे कुछ आशा हो सकती है या जिनसे मुझे भय हो सकता है। मैं उन्हें भली भांति जान लेता हूं। संभव है वे स्वयं को जितना जानते हों, उससे भी अधिक। इसका परिणाम ये होता है कि जिस किसी भी राजकीय अभियोजक से मुझे व्यवहार करना पड़े, वह निश्चय ही मुझसे अधिक असहज होता। तो आपका अभिप्राय ये है, विलेफोर ने संकोच से कहा, कि आपके विचार में मानव स्वभाव दुर्बल होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति ने कोई ना कोई त्रुटि की है? कोई त्रुटि या अपराध, मोंते क्रिस्टो ने सहजता से कहा। और इन लोगों में, विलेफोर ने कहा, उसकी आवाज में कुछ तनाव था, जिन्हें, जैसा कि आपने स्वयं कहा, आप अपना भ्राता नहीं मानते। क्या आप अकेले ही पूर्ण हैं? पूर्ण नहीं, काउंट ने उत्तर दिया, केवल अभेद्य। पर यदि यह विषय आपको अप्रिय लग रहा हो, तो इसे छोड़ दें। आपकी न्याय व्यवस्था से मुझे उतना ही कम भय है, जितना आपको मेरी दूसरी दृष्टि से। नहीं नहीं, विलेफोर ने शीघ्रता से कहा, संभवतः इस भय से कि कहीं ऐसा न लगे कि वह मैदान छोड़ रहा है। कदापि नहीं। आपकी दीप्तिमान और लगभग उदात्त बातचीत ने मुझे साधारण विषयों से ऊपर उठा दिया है। हम केवल बातचीत नहीं कर रहे थे, बल्कि विमर्श कर रहे थे। खैर, जैसे सोरबोन में धर्मशास्त्री या अपने विवादों में दार्शनिक कभी कभी एक दूसरे को कठोर सत्य कहते हैं, वैसे ही मान लीजिए कि हम सामाजिक धर्मशास्त्र या दार्शनिक धर्मशास्त्र पर वाद विवाद कर रहे थे, और मैं ये कठोर बात कहता, भ्राता, आप अभिमान के वशीभूत हो रहे हैं। आप अन्य मनुष्यों से ऊपर हैं, पर आपके ऊपर ईश्वर है, सबसे ऊपर। मोंटे क्रिस्टो ने अत्यंत गहन भावनाओं से भरी आवाज में उत्तर दिया, जिससे विलेफोर अनायास ही कांप उठा। मनुष्यों के लिए मेरा अभिमान है,
वे सर्प जो सदा किसी भी उस व्यक्ति के विरुद्ध उठ खड़े होने को तत्पर रहते हैं जो उनसे आगे निकल जाए, यदि वह उन्हें अपने चरणों तले न कुचल दे। पर मैं उस अभिमान को ईश्वर के सामने रख देता हूँ, जिसने मुझे शून्यता से निकालकर वह बनाया जो मैं हूँ। उस स्थिति में विलेफोर ने कहा, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। और इस विचित्र संवाद में पहली बार उसने उस विदेशी को, जिसे वह अब तक केवल आप कहता आया था, उसके कुलीन उपाधि से संबोधित किया। हाँ, मैं कहता हूँ, यदि आप वास्तव में शक्तिशाली हैं, यदि आप वास्तव में एक श्रेष्ठ प्राणी हैं, वास्तव में पवित्र या अभेद्य, दोनों लगभग एक ही बात है, तो अपनी महिमा में आनंद लीजिए। यही प्रभुत्व का नियम है। पर क्या आपकी कोई महत्वाकांक्षा है? हाँ, एक है। वह क्या है? अन्य सभी मनुष्यों की भांति जीवन में कम से कम एक बार मुझे भी शैतान पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत पर ले गया। वहां उसने मुझे समस्त संसार दिखाया और जैसा उसने मसीह से कहा था, मुझसे कहा, अब मनुष्यपुत्र, यदि तुम मेरी उपासना करो तो बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तब मैंने बहुत देर तक विचार किया, क्योंकि वास्तव में एक भयानक महत्वाकांक्षा लंबे समय से मेरी आत्मा को खाए जा रही थी। तब मैंने उसे उत्तर दिया, सुनो, मैं सदा दैवी व्यवस्था के विषय में सुनता आया हूं, पर मैंने न उसे देखा है और न ही उससे मिलती जुलती किसी वस्तु को जिससे मुझे लगता है कि वह अस्तित्व में नहीं है। मैं स्वयं दैवी व्यवस्था बनना चाहता हूँ, क्योंकि संसार में जो सबसे उत्तम, सबसे महान और सबसे उदात्त बात मैं जानता हूँ, वह पुरस्कार देना और दंड देना है। पर शैतान ने सिर झुका लिया और आह भरी। तुम भूल कर रहे हो, उसने कहा। दैवी व्यवस्था अस्तित्व में है, पर तुम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर की पुत्री होने के कारण वह अपने पिता की भांति अदृश्य है। तुमने उससे मिलती जुलती कोई वस्तु इसलिए नहीं देखी क्योंकि वह गुप्त साधनों से कार्य करती है और अंधेरे मार्गों पर चलती है। मैं तुम्हारे लिए केवल इतना कर सकता हूं कि तुम्हें इस दैवी व्यवस्था के कार्यकर्ताओं में से एक बना दूं। समझौता हो गया। संभव है मैं अपनी आत्मा खो दूं, मोंते क्रिस्तो ने आगे कहा। पर इसका क्या महत्व? यदि यह समझौता फिर से करना पड़े तो भी मैं यही करूंगा। विलेफोर ने उसे उदात्त विस्मय से देखा। क्या आपके कोई संबंधी हैं, काउंट? उसने पूछा। कोई नहीं, मैं संसार में अकेला हूं। ये तो और भी बुरा है। क्यों? मोंते क्रिस्तो ने पूछा। क्योंकि तब आपके सामने ऐसा दृश्य हो सकता था जो आपके अभिमान को तोड़ देता। आप मृत्यु के सिवा किसी बात से नहीं डरते, ऐसा आपने कहा था। मैंने यह नहीं कहा कि मैं उससे डरता हूं, मैंने कहा कि वही मुझे रोक सकती है। और बुढ़ापा, मेरा कार्य पूरा हो जाएगा इससे पहले कि मैं बूढ़ा हूं। और उन्माद, एक बार मैं लगभग उन्मत्त हो गया था, और आप उक्ति जानते हैं, नॉन बिसिनिडियम। यह आपराधिक विधि का एक स्वयं सिद्ध है, अतः यह आपके क्षेत्र में आता है। मृत्यु, बुढ़ापा और उन्माद के अतिरिक्त भी कुछ बातें हैं जिनसे डरना चाहिए, विलेफोर ने कहा। उदाहरण के लिए, पक्षाघात, वह बिजली का प्रहार जो आपको नष्ट किए बिना गिरा देता है, पर जिसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। आप वही रहते हैं, फिर भी वही नहीं रहते। एरियल जैसे लगभग देवदूत से आप कैलिबैन की भांति पशुओं के समीप एक जड़ पिंड बन जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मानव भाषा में इसे सरलता से पक्षाघात या आघात कहा जाता है। काउंट, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी दिन मेरे घर आकर इस बातचीत को समाप्त करें, जब आपको ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिलने की इच्छा हो जो आपको समझ सके और आपके कथनों का खंडन करने को उत्सुक हो। तब मैं आपको अपने पिता, नोर्तिये द विलेफोर, को दिखाऊंगा। फ्रांसीसी क्रांति के सबसे उग्र याकोबिनों में से एक, अर्थात सबसे कठोर संगठन की सेवा में लगी सबसे शानदार निर्भीकता का उदाहरण। ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी भांति भले ही पृथ्वी के सभी राज्य न देखे हों, पर उनमें से एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य को गिराने में सहायता की। ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी तरह
स्वयं को ईश्वर का दूत नहीं कहा, बल्कि परम सत्ता का, दैवी व्यवस्था का नहीं, बल्कि भाग्य का। खैर, मस्तिष्क में रक्त नलिका के फटने ने सब कुछ समाप्त कर दिया। न एक दिन में, न एक घंटे में, बल्कि एक ही क्षण में। एक दिन वह नोर्तिये था, पूर्व याकोबिन, पूर्व सीनेटर, पूर्व कार्बोनारो, जो गिलोटिन, तोप और खंजर का तिरस्कार करता था। नोर्तिये, क्रांतियों का संचालक। नोर्तिये, जिसके लिए फ्रांस केवल एक विशाल शतरंज की बिसात था, जहां से मोहरे, किले, घोड़े और रानियां तब मिट जानी थीं जब राजा मात हो जाए। अगले दिन वही भयानक नोर्तिये दया योग्य नोर्तिये बन गया। एक लकवाग्रस्त वृद्ध, अपने घर के सबसे निर्बल प्राणी, अपनी पौत्री वालंतिन की दया पर। संक्षेप में, एक मौन शीत शव, जो केवल इसीलिए बिना पीड़ा के जीवित रहता है कि मांस को पूर्ण विघटन की ओर सहजता से बढ़ने के लिए समय मिल सके। हाय, मोंते क्रिस्तो ने उत्तर दिया। यह दृश्य मेरी आंखों और मेरे विचारों से अपरिचित नहीं है। मुझे चिकित्सा का कुछ अभ्यास है और अपने सहकर्मियों की भांति मैंने जीवित और मृत पदार्थ में आत्मा को एक से अधिक बार खोजा है। और दैवी व्यवस्था की तरह वह मेरी आंखों के लिए अदृश्य ही रही, यद्यपि मेरे हृदय में उपस्थित थी। सुकरात से लेकर सेनेका, संत ओवन गस्टीन या गॉल तक 100 लेखकों ने गद्य में या पद्य में आप ही के समान यह टिप्पणी की है। फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि पिता के कष्ट पुत्र के मन में गहरे परिवर्तन ला सकते हैं। चूंकि आपने मुझे आमंत्रित करने की कृपा की है, मैं आकर इस दुखद दृश्य को देखूंगा, जो आपके घर के लिए अत्यंत शोकजनक होगा और जो मुझे विनम्रता की ओर प्रेरित करेगा। वास्तव में घर शोकमय होता, यदि ईश्वर ने मुझे पर्याप्त प्रतिपूर्ति न दी होती उस वृद्ध के संतुलन के लिए, जिसकी कब्र की ओर अवरोहण इस प्रकार विलंबित हो गया है। 2 ऐसे जीवन हैं जो अभी अभी आरंभ हुए हैं। वालंतीन, मेरे पहले विवाह से उत्पन्न पुत्री, सैंत मेराऊं की कन्या से। और एडवार, वह पुत्र जिसका जीवन आपने बचाया। आप इस प्रतिपूर्ति से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? मोंते क्रिस्तो ने पूछा। मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि मेरे पिता ने अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसे कुछ पाप किए जो मानवीय से अधिक दैवी न्याय के क्षेत्र में आते हैं। और यह है कि ईश्वर ने केवल एक ही व्यक्ति को दंडित करने की इच्छा से उसी को गिरा दिया। मोंते क्रिस्तो के होंठों पर मुस्कान थी, पर उसके हृदय की गहराइयों में एक गर्जना उठी, जिसे यदि विलेफोर्ड सुन पाता तो वह भय से भाग खड़ा होता। विदा, न्यायाधीश ने कहा, जो कुछ समय से उठ खड़ा हुआ था और खड़े खड़े बोल रहा था। मुझे जाना होगा। मैं आपके प्रति वह सम्मान साथ ले जा रहा हूं जिसकी आप तब सराहना करेंगे जब आप मुझे और निकट से जानेंगे, क्योंकि मैं कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं हूं, कदापि नहीं। किसी भी स्थिति में आपने दे विलेफोर की पत्नी में आजीवन मित्र बना लिया है। काउंट ने प्रणाम किया और विलेफोर को केवल अपने अध्ययन कक्ष के द्वार तक ही छोड़ने गया। वहां से न्यायाधीश को 2 सेवकों ने उसकी गाड़ी तक पहुंचाया, जो अपने स्वामी के संकेत पर द्वार खोलने के लिए दौड़ पड़े थे। फिर जब राजकीय अभियोजक चला गया, मोंते क्रिस्तो ने अपने हृदय के भार के बावजूद मुस्कान ओढ़ ली और कहा, आओ, आओ, विष बहुत हो चुका। अब जबकि मेरा हृदय उससे भर गया है, चलो प्रतिविष खोजने। उसने घंटी बजाई और जब अली प्रकट हुआ, उससे कहा, मैं ऊपर जाकर उससे मिलूंगा। आधे घंटे में मेरी गाड़ी तैयार रखना। हाइदी। पाठक को काउंट ऑफ मोंते क्रिस्तो के नए, या कहें पुराने, परिचित स्मरण होंगे, जो रू मैस्ले में रहते थे। मैक्सिमिलियन, जूली और इमैनुएल। इस भेंट के सुख की प्रत्याशा, उन कुछ आनंदमय क्षणों की और उस दिव्य प्रकाश की जो उस नरक में प्रवेश करने वाला था जिसमें उसने रहने का चुनाव किया था। विलेफोर के ओझल होते ही काउंट के चेहरे पर पूर्ण शांति की एक झलक फैला गई। और अली, जो घंटी की आवाज पर तुरंत आया था, उसके चेहरे पर ऐसी असामान्य प्रसन्नता देखकर, जैसे अपने स्वामी के चारों ओर मंडराते सुखद विचारों को डराकर भगा न दे,
सांस रोके हुए दबे पांव बाहर निकल गया। दोपहर का समय था। काउंट ने हाइदी से मिलने के लिए समय निर्धारित किया था। ऐसा प्रतीत होता था कि इतनी गहराई से आहत आत्मा में आनंद एक साथ प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि उसे कोमल भावनाओं के लिए स्वयं को तैयार करना पड़ता है, जैसे अन्य आत्माओं को उग्र भावनाओं के लिए तैयार होना पड़ता है। युवा यूनानी स्त्री, जैसा कि कहा जा चुका है, काउंट के कक्षों से पूर्णतः पृथक एक आवास में रहती थी। वह पूरी तरह से पूर्वी शैली में सुसज्जित था, अर्थात फर्श मोटे तुर्की कालीनों से ढके थे, दीवारों पर जरीदार पर्दे टंगे थे और प्रत्येक कक्ष में चारों ओर एक चौड़ा दीवान चलता था, जिस पर तकियों का ढेर लगा रहता था, जिन्हें उपयोग करने वाले अपनी इच्छा के अनुसार सजा सकते थे। हाइदी के पास 3 फ्रांसीसी दासियां और एक यूनानी दासी थीं। तीनों फ्रांसीसी स्त्रियां बाहरी कक्ष में रहती थीं, एक छोटी सोने की घंटी की ध्वनि पर तत्पर, और रोमाइक दासी के आदेशों का पालन करने को तैयार रहती थीं, जो इतनी फ्रांसीसी जानती थीं कि अपनी स्वामिनी की इच्छाएं उन तक पहुंचा सके, और जिन्हें मोंते क्रिस्तो ने यह निर्देश दिया था कि वे हाइदी के साथ वैसा ही सम्मानपूर्ण व्यवहार करें जैसा किसी रानी के साथ किया जाता है। स्वयं युवती अपने आवास के सबसे दूरस्थ कक्ष में थी। वह एक प्रकार का गोल बुधवार था, जो केवल ऊपर से प्रकाशित होता था और जिसमें दिन का प्रकाश गुलाबी कांच की पट्टियों से होकर ही प्रवेश करता था। वह नीले साटन के सोने की किनारी वाले गद्दों पर लेटी हुई थी, दीवान पर आधी पीछे की ओर झुकी हुई। उसका सिर दाहिनी बांह की कोमल वक्रता में टिका था, जबकि बायां हाथ हुक्के की लचीली नली में लगे मूंगे के मुंह पत्ते को होंठों से लगाए हुए था, जिससे उसकी सौम्य श्वास धुआं खींचती थी और उसे बेंजॉइन के जल से होकर गुजरने को बाध्य करती थी, ताकि कोई भी कण बिना सुगंध के उसके मुख तक न पहुंचे। उसकी यह मुद्रा, जो पूर्व की स्त्री के लिए पूर्णतः स्वाभाविक थी, किसी फ्रांसीसी स्त्री में शायद कुछ बनावटी चंचलता का आभास देती। उसका वस्त्र एपिरुस की स्त्री का था, सफेद साटन की पतलून, जिन पर गुलाबी फूल खड़े थे और जिनसे बालक सदृश पांव झलकते थे, मानो पेरियन संगमरमर से तराशे गए हों। बस इतना अंतर था कि वे 2 नन्ही चप्पलों से खेल रहे थे, जिन पर सोने के धागे और मोती जड़े थे और जिनकी नोकें मुड़ी हुई थीं। नीली और सफेद धारियों वाला एक जैकेट, जिसकी बाहें चौड़ी और चिड़ी हुई थीं, सोने के बटन छिद्र और मोती के बटन थे, और अंत में एक प्रकार का अंगिया, जो हृदय के ऊपर से नीची कटी हुई थी, जिससे गर्दन और वक्ष का ऊपरी भाग खुला रहता था और जिसे स्तनों पर 3 हीरे के बटनों से बंद किया गया था। इस अंगिया का निचला भाग और पतलून का ऊपरी भाग उन चमकीले रंगों वाली कमर पट्टियों में से एक से ढका था, जिनकी लंबी रेशमी झालरें होती हैं और जिन्हें हमारी सुसंस्कृत पेरिसी महिलाएं इतना सराहती हैं। उसके सिर पर एक छोटी सोने की टोपी थी, जिस पर मोती जड़े थे और जो एक ओर झुकी हुई थी, और उसी ओर जहां वह झुकी थी, उसके इतने काले बालों में से, जो नीले से प्रतीत होते थे, बैंगनी रंग का एक सुंदर गुलाब झांक रहा था। उसके चेहरे की सुंदरता यूनानी सौंदर्य का पूर्ण आदर्श थी। घने काले नेत्र, सीधी नासिका, मूंगे जैसे होंठ और मोती से श्वेत दांत। इसके अतिरिक्त इस समूचे आकर्षण पर यौवन का पुष्प अपनी समस्त दीप्ति और मधुरता के साथ खिला हुआ था। हाइदी की आयु 19 या 20 वर्ष के लगभग रही होगी। मोंते क्रिस्तो ने यूनानी दासी को बुलाया और उससे कहा कि वह हाइदी से उसके भीतर आने की अनुमति पूछे। उत्तर में हाइदी ने केवल दासी को द्वार पर टंगे पर्दे को उठाने का संकेत किया, जिसका चौकोर फ्रेम दीवान पर बैठी युवती को एक रमणीय चित्र की भांति घेर रहा था। मोंते क्रिस्तो कक्ष में प्रविष्ट हुआ। हाइदी हुक्के की ओर वाली कुहनी पर उठी और काउंट को अपना हाथ दिया, मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया और स्पार्टा तथा एथेंस की पुत्रियों की गूंजती भाषा में पूछा, आप भीतर आने की अनुमति क्यों मांगते हैं? क्या आप मेरे स्वामी नहीं हैं? और क्या मैं आपकी दासी नहीं हूं? मोंते क्रिस्तो भी मुस्कुराया और बोला, तुम जानती हो हाइदी, आप हमेशा की तरह मुझे
तुम क्यों नहीं कहते? युवती ने बीच में टोका। क्या मैंने कुछ गलत किया है? यदि ऐसा है, तो मुझे दंड मिलना चाहिए, पर मुझे आप मत कहिए। हायदी, काउंट ने आत्मीय संबोधन में लौटते हुए कहा, तुम जानती हो कि हम फ्रांस में हैं और इसलिए तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्र किस बात के लिए? मुझसे दूर जाने के लिए। आपसे दूर जाऊं? मैं आपसे दूर क्यों जाऊं? मुझे क्या पता, हम लोगों से मिलने वाले हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना। और जिन सुंदर युवकों से तुम मिलोगी, उनमें संभव है कोई ऐसा हो जिसे तुम पसंद कर लो। मैं इतना अन्यायी नहीं हो सकता कि मैंने आपसे अधिक सुंदर कोई पुरुष नहीं देखा और अपने पिता और आपके सिवा किसी पुरुष से प्रेम नहीं किया। बेचारी बच्ची, मोंते क्रिस्तो ने कहा, यह इसलिए है कि तुमने अब तक केवल अपने पिता से और मुझसे ही बात की है। मुझे किसी और से बात करने की क्या आवश्यकता है? मेरे पिता मुझे मेरी प्यारी कहते थे, आप मुझे मेरा प्रेम कहते हैं और आप दोनों मुझे मेरी बच्ची कहते हैं। क्या तुम्हें अपने पिता की स्मृति है, हाइदी? युवती मुस्कुराई और उसने अपना हाथ आंखों और हृदय पर रखा। वह यहाँ है। और यहाँ, उसने कहा। और मैं कहाँ हूँ? मोंते क्रिस्तो ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप सर्वत्र हैं। उसने हाइदी का हाथ चूमने के लिए लिया, पर निष्कलंक युवती ने उसे खींच लिया और अपना ललाट आगे कर दिया। अब, हाइदी, उसने कहा, तुम जानती हो कि तुम स्वतंत्र हो, अपनी स्वामिनी स्वयं हो, रानी हो। तुम अपनी देशी वेशभूषा रख सकती हो या अपनी इच्छा से बदल सकती हो। जब चाहो यहाँ रह सकती हो और जब चाहो बाहर जा सकती हो। तुम्हारे लिए सदैव एक गाड़ी जुती हुई और तैयार रहेगी। अली और मृतो तुम्हारे साथ हर जगह जाएंगे और तुम्हारे आदेशों में रहेंगे। मैं केवल एक बात चाहता हूं। बताइए। अपने जन्म का रहस्य बनाए रखना और अपने अतीत के विषय में एक शब्द भी न कहना। किसी भी समय न अपने प्रतिष्ठित पिता का नाम लेना और न अपनी अभागी माता का। मेरे स्वामी, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूं, मैं किसी से नहीं मिलूंगी। मेरी बात सुनो, हाइदी। पेरिस में इस प्रकार का पूर्वीय एकांत संभव न भी हो। इन उत्तरी देशों के जीवन को समझना सीखती रहो, जैसे तुमने रोम, फ्लोरेंस, मिलान और मैड्रिड में किया था। यह तुम्हारे लिए सदा उपयोगी रहेगा, चाहे तुम यहां रहो या पूर्व लौट जाओ। युवती ने अपनी बड़ी नम आंखों से काउंट की ओर देखा और पूछा, यदि हम पूर्व लौटें तो आपका ही तो अभिप्राय है, मेरे स्वामी। हाँ बच्ची, मोंते क्रिस्तो ने कहा, तुम भली भांति जानती हो कि तुम्हें छोड़ने वाला मैं कभी नहीं होऊंगा। वृक्ष फूल को नहीं छोड़ता, फूल ही वृक्ष को छोड़ता है। और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, मेरे स्वामी, हाइदी ने कहा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। बेचारी बच्ची, 10 वर्षों में मैं वृद्ध हो जाऊंगा और 10 वर्षों में तुम अब भी युवा रहोगी। मेरे पिता की लंबी श्वेत दाढ़ी थी, फिर भी उससे मेरा प्रेम कम नहीं हुआ। मेरे पिता 60 वर्ष के थे और वे मुझे उन सभी युवकों से अधिक सुंदर प्रतीत होते थे जिन्हें मैंने देखा। पर बताओ, क्या तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लग सकता है? क्या मैं आपको देखूंगी प्रतिदिन? तो फिर मेरे स्वामी, आप मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं? मुझे भय है कि कहीं तुम्हें ऊब न हो जाए। नहीं स्वामी, क्योंकि प्रातः मैं यह सोचती रहूंगी कि आप आएंगे और सायंकाल आपके आगमन को स्मरण करूंगी। फिर भी जब मैं अकेली होती हूँ, मेरे पास अद्भुत स्मृतियां होती हैं। मैं विशाल दृश्य और व्यापक क्षितिज देखती हूँ, जिनके दूर क्षितिज पर पिंडस और ओलिम्पस होते हैं। तब मेरे हृदय में 3 भाव होते हैं, जिनसे कोई कभी ऊब नहीं सकता।
विषाद, प्रेम और कृतज्ञता। तुम एपीरुस की योग्य पुत्री हो। हाइदी, सुकुमार, काव्यात्मक। स्पष्ट है कि तुम उस देवियों के वंश से उत्पन्न हो जिसे तुम्हारे देश ने जन्म दिया। इसलिए निश्चिंत रहो मेरी बच्ची। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा यौवन व्यर्थ न जाए, क्योंकि यदि तुम मुझे अपने पिता की भांति प्रेम करती हो तो मैं तुम्हें अपनी संतान की भांति प्रेम करता हूं। आप भूल कर रहे हैं स्वामी। मैंने अपने पिता से वैसा प्रेम नहीं किया जैसा आपसे करती हूं। आपके प्रति मेरा प्रेम भिन्न प्रकार का है। मेरे पिता मर चुके हैं और मैं जीवित हूं, पर यदि आप मर जाएं तो मैं भी मर जाऊंगी। काउंट ने गहन कोमलता की मुस्कान के साथ युवती की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसने अपनी आदत के अनुसार उसे चूम लिया। इस प्रकार मोरेल और उसके परिवार के साथ होने वाली भेंट के लिए स्वयं को तैयार करके काउंट बाहर निकला और पिंडार की ये पंक्तियां बुदबुदाता गया। यौवन एक पुष्प है जिसका फल प्रेम है। धन्य है वो माली जो उसे धीरे धीरे पकते देखकर तोड़ता है। जैसा उसने आदेश दिया था, गाड़ी तैयार थी। वह उसमें बैठा और घोड़े अपनी आदत के अनुसार सरपट दौड़ पड़े। मोरेल परिवार। कुछ ही मिनटों में काउंट रूम एस्ले के नंबर 7 पर पहुंच गया। वह एक प्रसन्न चित्त श्वेत मकान था जिसके सामने दो छोटे छोटे क्यारियों वाला बगीचा था जो अत्यंत सुंदर फूलों से भरा हुआ था। काउंट ने उस द्वारपाल को पहचान लिया जो फाटक खोलने आया था। वह बूढ़ा कॉकलेस था, किंतु जैसा कि पाठक को स्मरण होगा, उसकी केवल एक ही आंख थी और वह भी पिछले 9 वर्षों में बहुत कमजोर हो चुकी थी। इसलिए वह काउंट को पहचान नहीं पाया। मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए गाड़ियों को एक छोटे फव्वारे के चारों ओर से घूमना पड़ता था जो चट्टानी कुंड के मध्य स्थापित था। इस दिखावे ने आसपास के क्षेत्र में बहुत ईर्ष्या उत्पन्न की थी और इसी कारण इस घर को छोटा वर्षाय कहा जाता था। कुंड स्वाभाविक ही लाल और पीली मछलियों से भरा हुआ था। मकान में नीचे रसोई घर और तहखाने थे जिनके ऊपर भूतल के अतिरिक्त 2 पूर्ण मंजिलें और अटारियां थीं। युवाओं ने इसे उसके समस्त उपांगों सहित खरीदा था। एक विशाल कार्यशाला, बगीचे में 2 छोटे भवन और स्वयं बगीचा। संपत्ति का प्रथम निरीक्षण करते समय इमैनुएल ने देखा कि यह व्यवस्था एक छोटे सट्टात्मक उपक्रम का अवसर प्रदान कर सकती है। उसने मकान और आधा बगीचा अपने लिए रख लिया और उनके बीच एक रेखा खींच दी, अर्थात उसने अपने और कार्यशालाओं के बीच एक दीवार बनवा दी और बाहरी इमारतों तथा उन्हें घेरे हुए बगीचे के भाग सहित उन्हें किराए पर दे दिया। इस प्रकार उसे बहुत ही मामूली राशि में एक घर मिल गया और वह अपने घर में उतना ही सुरक्षित और सीमित हो गया जितना फॉबुर्ग सैन जर्मेन की किसी निजी हवेली का सबसे अधिक सतर्क गृहस्वामी। भोजन कक्ष ओक की लकड़ी का था, बैठक अखरोट की लकड़ी और नीले मखमल की थी और शयन कक्ष नींबू की लकड़ी और हरे डैमस्क से सुसज्जित था। इसके अतिरिक्त इमैनुएल के लिए एक अध्ययन कक्ष था, जबकि वह अध्ययन नहीं करता था, और जूली के लिए एक संगीत कक्ष था, जबकि वह कोई वाद्य नहीं बजाती थी। दूसरी मंजिल पूरी तरह मैक्सिमिलियन के लिए थी। वह उसकी बहन के निवास की ठीक ठीक प्रतिकृति थी। केवल इतना अंतर था कि भोजन कक्ष को एक बिलियर्ड कक्ष में बदल दिया गया था जहां वह अपने मित्रों को लाता था। जब काउंट की गाड़ी फाटक के सामने आकर रुकी, तब वह स्वयं अपने घोड़े की देखभाल की निगरानी कर रहा था और बगीचे के द्वार पर खड़ा सिगार पी रहा था। जैसा कि कहा जा चुका है, कोकलेस ने फाटक खोला और बैप्तिस्ता ने अपनी सीट से कूदकर पूछा कि क्या इर्बो और मैडम इर्बो तथा मैक्सिमिलियन मोरेल काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्तो से मिलना स्वीकार करेंगे? काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्तो, मोरेल ने चिल्लाते हुए कहा, अपना सिगार फेंककर और आगंतुक से मिलने दौड़ते हुए। क्या हम काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्तो से मिलेंगे? मैं कहता हूं, अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, 100 बार धन्यवाद काउंट कि आपने अपना वचन नहीं भुलाया। युवा अधिकारी ने काउंट का हाथ इतनी ऊष्मा से मिलाया कि वह उस भाव की सच्चाई को समझ गया और यह भी कि उसका बेसब्री से इंतजार किया गया था, और
उत्साह के साथ उसका स्वागत होना था। आइए, आइए, मैक्सिमिलियन ने कहा। मैं स्वयं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। आप जैसे व्यक्ति की घोषणा किसी सेवक द्वारा नहीं की जानी चाहिए। मेरी बहन अपने बगीचे में है, गुलाबों की छँटाई कर रही है। मेरे भाई अपनी 2 नई अखबारें, ला प्रेस और ले देबा पढ़ रहे हैं। वे उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी आप मैडम इर्बो को देखते हैं, वहाँ से 4 गज के दायरे में आपको इमैनुएल अवश्य मिल जाएगा। और इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है, जैसा कि इकोल पॉलिटेक्निक में कहा जाता है। उनके कदमों की आहट से 20 और 25 वर्ष की आयु के बीच की एक युवती का ध्यान आकर्षित हुआ, जिसने रेशमी पोशाक पहन रखी थी और जो लाल भूरे रंग की गुलाब की झाड़ी की छंटाई में मग्न थी। यही छोटी जूली थी, जैसा कि थॉमसन और फ्रेंच की फर्म के दूत ने भविष्यवाणी की थी। वह अब इमैनुएल इर्बो की पत्नी थी। उसने ऊपर देखा और एक अपरिचित को देखकर चौंक उठी। मैक्सिमिलियन हंसने लगा। चिंता मत करो बहन, उसने कहा। काउंट केवल 2 या 3 दिनों से पेरिस में है, पर वे पहले ही जान चुके हैं कि मारे में निजी आय वाली महिला से क्या अपेक्षा की जाती है। और यदि वे ना जानते हो तो तुम उन्हें दिखा देना। अरे, जूली ने कहा, यह तो मेरे भाई की ओर से विश्वासघात है। आपको यहाँ ले आना, मेरी सूरत की जरा भी परवाह किए बिना। पेनेलोन, पेनेलोन। एक वृद्ध व्यक्ति जो बंगाल के गुलाबों की क्यारी खोद रहा था, अपनी कुदाल जमीन में गाड़कर टोपी हाथ में लिए पास आया और तंबाकू की वह गांठ, जिसे उसने अस्थायी रूप से गाल के पीछे दबा रखा था, छिपाने का पूरा प्रयास कर रहा था। उसके बाल अब भी घने थे, यद्यपि उनमें कुछ सफेद लटें थीं, और उसकी धूप से झुलसी हुई त्वचा तथा तीखी निर्भीक आंखें उस पुराने नाविक का संकेत देती थीं, जिसे भूमध्य रेखा की धूप ने तपाया और आंधियों ने तराशा था। मुझे लगता है आपने मुझे पुकारा, जूली, उसने कहा। मैं यहाँ हूँ। पेनेलोन अब भी अपने मालिक की बेटी को जूली ही कहता था। वह उसे इर्बो कहने का अभ्यस्त कभी ना हो पाया था। पेनेलोन, जूली ने कहा, इमैनुएल को हमारे अतिथि के आगमन की शुभ सूचना दे आओ, जब तक कि मैक्सिमिलियन काउंट को बैठक में ले जा रहा है। फिर मोंते क्रिस्तो की ओर मुड़कर उसने जोड़ा, आशा है आप मुझे एक क्षण के लिए हट जाने की अनुमति देंगे। और काउंट की सहमति की प्रतीक्षा किए बिना ही वह फूलों की एक क्यारी के पीछे तेजी से निकल गई और एक पार्श्व पथ से घर के भीतर चली गई। अरे मेरे प्रिय मोरेल, मोंते क्रिस्तो ने कहा, मुझे यह देखकर खेद हो रहा है कि मैं आपके पूरे घर को उलट पुलट कर रहा हूं। आइए, आइए, मैक्सिमिलियन ने हंसते हुए कहा। देखिए, पति भी अपनी जैकेट बदलकर फ्रॉक कोट पहन रहा है। आप रू मैस्ले में प्रसिद्ध हैं और मेरा विश्वास कीजिए, आपके आगमन की सूचना पहले ही दी जा चुकी थी। मुझे प्रतीत होता है कि यहाँ आपका परिवार अत्यंत सुखी है, काउंट ने अपने ही विचारों की धारा में चलते हुए कहा। हाँ, निश्चय ही। इस बात पर आप निस्संदेह रह सकते हैं। आप क्या अपेक्षा करते हैं? उनके पास सुखी होने के लिए जो कुछ चाहिए, सब है। वे युवा हैं, प्रसन्न हैं, प्रेम में हैं और वर्ष की 25,000 लिव्र की आय के साथ। भले ही उन्होंने विशाल संपत्तियों का निकट से अनुभव किया हो, वे स्वयं को रोथस्चाइल्ड जितना धनी समझते हैं। फिर भी 25,000 लिव्र वार्षिक एक छोटी राशि है। मोंते क्रिस्तो ने इतनी कोमलता से कहा कि उसकी वाणी एक स्नेही पिता की तरह मैक्सिमिलियन के हृदय की गहराइयों तक उतर गई। पर ये युवा यहीं नहीं रुकेंगे। अपने समय में वे करोड़पति होंगे। क्या आपके बहनोई वकील हैं? डॉक्टर? वे व्यापारी थे, काउंट। उन्होंने मेरे दिवंगत पिता का व्यवसाय संभाला। मुरेल 5 लाख फ्रांक छोड़कर मरे। केवल 2 ही संतानें थीं, इसलिए आधा मुझे मिला और आधा मेरी बहन को। उसके पति ने, जिसने उससे विवाह किसी अन्य संपत्ति के बिना किया था, सिवाय अपनी अडिग ईमानदारी, अपनी उत्कृष्ट बुद्धि और अपनी निष्कलंक प्रतिष्ठा के, अपनी पत्नी की विरासत के समकक्ष बनने की इच्छा की। उसने तब तक परिश्रम किया जब तक उसने
2.5 लाख फ्रांक बचा नहीं लिए? 6 वर्ष पर्याप्त रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, काउंट, उन दोनों युवाओं को देखना अत्यंत हृदयस्पर्शी था। इतने परिश्रमी, एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित, अपनी प्रतिभाओं के कारण महान सौभाग्य के अधिकारी और पारिवारिक प्रतिष्ठान की परंपरागत विधियों में कोई परिवर्तन न करने के इच्छुक। उन्होंने वह कार्य 6 वर्षों में पूरा किया, जिसे कोई नवोन्मेषी 2 या 3 में कर सकता था। और पूरे मार्सिये में ऐसे साहसी आत्मसंयम की प्रशंसा गूंज उठी। अंततः एक दिन इमैनुएल अपनी पत्नी के पास आया, जिसने अब भी अभी अंतिम भुगतान किया था। जूली, उसने उससे कहा, यह है 100 फ्रॉक के नोटों की अंतिम गड्डी है, जो कोकलेस ने अभी मुझे दी है। और इस प्रकार हमारे लाभ की सीमा के रूप में तय किए गए 2.5 लाख फ्रॉक पूरे हो गए हैं। क्या तुम इस छोटी सी राशि से संतुष्ट रहोगी, जिस पर अब हमें आगे जीवन यापन करना होगा? सुनो, प्रतिष्ठान का वार्षिक कारोबार 10 लाख का है और उसे 40,000 फ्रॉक का लाभ हो सकता है। यदि हम चाहें तो 1 घंटे के भीतर अपने ग्राहकों को 3 लाख फ्रॉक में बेच सकते हैं। यहाँ डेलोनाय का पत्र है, जिसमें वह हमारी संपत्ति के बदले यह राशि देने की पेशकश कर रहा है, जिसे वह अपनी संपत्ति में मिलाना चाहता है। सोचो, हमें क्या करना चाहिए? मेरे प्रिय, मेरी बहन ने उत्तर दिया, मोरेल का प्रतिष्ठान केवल किसी मोरेल द्वारा ही चलाया जा सकता है। क्या हमारे पिता के नाम को सदा के लिए भाग्य की विपत्तियों से बचाने के लिए 3 लाख फ्रांक देना उचित नहीं है? मैं भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था, इमैनुअल ने कहा। पर मैं तुम्हारी राय जानना चाहता था। अब तुम जान गए मेरे प्रिय, हमारे सभी खाते अद्यतन हैं, हमारे सभी बिल चुका दिए गए हैं। हम इस पखवाड़े की बही पर रेखा खींच सकते हैं और शटर बंद कर सकते हैं। चलो, ऐसा ही करें। और उन्होंने तुरंत वैसा ही किया। समय 3 बजे का था। 15 मिनट बाद एक ग्राहक आया, जो 2 जहाज़ों के एक समुद्री अभियान के लिए बीमा कराना चाहता था, जिससे 15,000 फ्रांक का शुद्ध लाभ होता। कृपया, इमैनुएल ने उससे कहा, अपना कार्य हमारे सहयोगी डेलोनाई के पास ले जाइए। हम अब व्यवसाय में नहीं हैं। कब से? ग्राहक ने आश्चर्य से पूछा। 15 मिनट से। और इस प्रकार मैक्सिमिलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बहन और मेरे बहनोई की आय केवल 25,000 लिव्र रह गई। मैक्सिमिलियन ने अभी अभी अपनी कथा समाप्त ही की थी। काउंट का हृदय उसके साथ साथ भरता चला गया था कि इमैनुएल फिर प्रकट हुआ, टोपी और फ्रॉक कोट पहने, पूरी तरह सुसज्जित। उसने एक ऐसा प्रणाम किया जो आगंतुक के महत्व को स्वीकार करता था। फिर छोटे से फूलों के बगीचे का परिचय कराने के बाद वह काउंट को घर के भीतर ले गया। बैठक पहले से ही उन फूलों की सुगंध से भरी हुई थी, जो बेंत के हत्थे वाले एक विशाल जापानी फूलदान से फूट रहे थे। जूली, सुसज्जित वेश में और सलीके से संवारे हुए बालों के साथ, यह चमत्कार उसने 10 मिनट में कर लिया था। काउंट के प्रवेश पर उसका स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। निकटवर्ती पक्षी घर में पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था और नीले मखमल के पर्दों को लैबरनम और गुलाबी अकैशिया की डालियों के गुच्छों से सजाया गया था। इस मनोहर निवास में सब कुछ शांति का संकेत दे रहा था, पक्षियों के गीत से लेकर स्वामियों की मुस्कान तक। घर में प्रवेश करते ही काउंट इस सुख से भर गया था। वह मौन और चिंतनशील बना रहा, यह भूलते हुए कि अन्य लोग उससे बातचीत फिर शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो प्रथम अभिवादन के बाद रुक गई थी। अंततः इस मौन का बोध होते ही, जो असहज होने ही वाला था, और स्वयं को अपने ध्यान से बाहर खींचते हुए उसने कहा, क्षमा कीजिए। जिस सुख के वातावरण की आप अभ्यस्त हैं और जिसे मैं यहाँ पा रहा हूँ, उसके सामने मेरी भावनाएं आपको चकित कर सकती हैं। पर मेरे लिए किसी मानव मुख पर संतोष का दृश्य इतना नया है कि मैं स्वयं को आपको और आपके पति को निहारने से रोक नहीं पाता। हम वास्तव में बहुत सुखी हैं, जूली ने उत्तर दिया, पर हमें लंबे समय तक कष्ट सहना पड़ा है।
और बहुत कम लोगों ने अपना सुख इतनी महंगी कीमत पर खरीदा है जितना हमने। काउंट के मुख पर जिज्ञासा झलक उठी। अरे, यहाँ तो पूरा पारिवारिक इतिहास है, जैसा कि शातो रेनो ने दूसरे दिन आपको बताया था, मैक्सिमिलियन ने कहा। आप, काउंट, जो कुख्यात विपत्तियों और विख्यात आनंदों के अभ्यस्त हैं, इस घरेलू दृश्य में शायद कम ही रुचि पाएंगे। फिर भी, जैसा कि जूली कहती है, हमने बहुत पीड़ा सही है, भले ही वह छोटे मंच तक सीमित रही हो। और क्या, ईश्वर ने आपकी पीड़ाओं के बदले आपको सांत्वना दी, जैसा कि वह हम सबको देता है? मोंते क्रिस्तो ने पूछा। हाँ, काउंट, जूली ने कहा। हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए वो किया जो वह केवल चुने हुए लोगों के लिए करता है। उसने हमें अपने एक दूत को भेजा। काउंट का मुख लाल हो गया और उसने खांस कर अपने मुख तक रुमाल ले जाने का बहाना बनाया, ताकि अपनी भावनाओं के प्रमाण को छिपा सके। जो लोग चांदी की चम्मच लेकर जन्म लेते हैं, इमैनुअल ने कहा, जिन्हें कभी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ी, वे सुख को नहीं समझते। उसी प्रकार जैसे वे लोग नहीं समझते जिन्होंने कभी निर्मल आकाश का आशीर्वाद नहीं जाना और जिन्होंने अपना जीवन उप्पनते समुद्र में डोलती चार तख्तियों के भरोसे नहीं सौंपा। मोंते क्रिस्तो उठा और कक्ष में आगे पीछे टहलने लगा, पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसकी आवाज उसकी भावनाओं को प्रकट कर देती। आप हमारे कक्षों की भव्यता पर मुस्कुरा रहे हैं, काउंट, मैक्सिमिलियन ने उसे देखते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मोंते क्रिस्तो ने उत्तर दिया, पीला पड़ते हुए, एक हाथ से अपने हृदय की धड़कन को दबाते हुए और दूसरे हाथ से एक स्फटिक गोलक की ओर संकेत करते हुए, जिसके नीचे काले मखमल के तकिए पर रखी रेशमी थैली सावधानी से सुरक्षित थी। मैं तो केवल ये सोच रहा था कि इस थैली का क्या प्रयोजन है, जिसमें मुझे प्रतीत होता है कि एक ओर कागज का टुकड़ा है और दूसरी ओर एक काफी सुंदर हीरा। काउंट, मैक्सिमिलियन ने कहा, यह परिवार के सबसे बहुमूल्य खजानों में से है। हीरा सचमुच काफी सुंदर है, काउंट ने उत्तर दिया। ओह, मेरा भाई पत्थर के मूल्य की बात नहीं कर रहा, यद्यपि उसका अनुमान 1 लाख फ्रांक है, जूली ने कहा। वह केवल यह बताना चाहता है कि इस थैली में रखी वस्तुएं उस दूत की स्मृति चिन्ह हैं, जिसके विषय में हमने अभी बात की। मैं समझ नहीं पा रहा कि आपका क्या आशय है, और फिर भी मुझे इस विषय में आपसे प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, मोंते क्रिस्तो ने झुककर कहा। कृपया मुझे क्षमा करें, मेरा उद्देश्य जिज्ञासा दिखाना नहीं था। जिज्ञासा? काउंट, कृपया हमें इस अवसर का आनंद लेने दीजिए। यदि हम इस सुंदर कार्य को छिपाना चाहते और इस थैली के पीछे की कथा को गुप्त रखना चाहते, तो हम इसे इस प्रकार प्रदर्शित न करते। इसके विपरीत, हम इसे सारे संसार में प्रकट करना चाहते हैं, ताकि हमारा अज्ञात उपकारकर्ता कोई संकेत दे, जिससे उसकी उपस्थिति हमारे सामने प्रकट हो जाए। सचमुच? मोंते क्रिस्तो ने दबे स्वर में कहा। मैक्सिमिलियन ने स्फटिक गोलक उठाया और श्रद्धा से रेशमी थैली को चूमा। या, उसने कहा, उस व्यक्ति के हाथ से स्पर्शित हुई है, जिसने मेरे पिता को मृत्यु से, हमें विनाश से और हमारे नाम को अपमान से बचाया। उस व्यक्ति के कारण ही हम, जो दारिद्र्य और आंसुओं के लिए नियत थे, आज लोगों को हमारे सुख और सौभाग्य के गीत गाते सुनते हैं। यह पत्र, मैक्सिमिलियन ने उसे थैली से निकालकर काउंट को दिया, उसी ने उस दिन लिखा था जब मेरे पिता ने सबसे निराशाजनक निर्णय ले लिया था। और यह हीरा उसी उदार अजनबी ने मेरी बहन को उसके दहेज के रूप में दिया था। मोंते क्रिस्तो ने पत्र खोला और उसे ऐसी अवर्णनीय प्रसन्नता के भाव से पढ़ा, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वह वही पत्र था जिसे पाठक पहले से जानते हैं, जूली के नाम लिखा हुआ और सिनबाद नाविक द्वारा हस्ताक्षरित। एक अजनबी, आप कहते हैं, तो क्या आप कभी उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाए जिसने आपके लिए यह सब किया? नहीं,
हमने कभी उसका हाथ मिलाने का सौभाग्य नहीं पाया, मैक्सिमिलियन ने कहा। ये ईश्वर से इस अवसर के लिए प्रार्थना की कमी के कारण नहीं है, पर इस समूचे प्रसंग के पीछे कोई रहस्यमय उद्देश्य था, जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। ये सब किसी अदृश्य हाथ द्वारा संचालित था, जो किसी जादूगर के हाथ जितना शक्तिशाली था। ओह! जूली ने कहा, मैंने ये आशा पूरी तरह नहीं छोड़ी है कि किसी दिन मैं उस हाथ को चूम सकूंगी, जिसे आज मैं उस थैली के रूप में चूम रही हूं, जिसे उसने स्पर्श किया था। 4 वर्ष पहले पेनेलोन त्रियस्ते में था। पेनेलोन काउंट वही ईमानदार नाविक है जिसे आपने हाथ में कुदाल लिए देखा था और जो कभी बोसन था और अब माली है। जैसा कि मैं कह रही थी, पेनेलोन त्रियस्ते में था, जहां उसने घाट पर एक अंग्रेज को एक नौका पर चढ़ने की तैयारी करते देखा और उस व्यक्ति को पहचान लिया जो 5 जून 1829 को मेरे पिता के यहाँ आया था और जिसने 5 सितंबर को मुझे वह पत्र लिखा था। वह मुझे आश्वस्त करता है कि वही व्यक्ति था, पर उसे उससे बात करने का साहस नहीं हुआ। एक अंग्रेज, मोंटे क्रिस्तो ने विचारमग्न स्वर में कहा, और जब जब जूली उस पर दृष्टि डालती, उसकी चिंता बढ़ती जाती। तुम कहती हो कि वह अंग्रेज था? हाँ, मैक्सिमिलियन ने उत्तर दिया। एक अंग्रेज जिसने स्वयं को रोम में थॉमसन और फ्रेंच की फर्म का दूत बताकर हमारे सामने प्रस्तुत किया था। इसी कारण दूसरे दिन मोरसेरफ के यहाँ जब आपने कहा कि थॉमसन और फ्रेंच आपके बैंकर हैं, तो आपने मुझे चौंकते देखा। जैसा कि हमने कहा, यह 1829 की बात है। ईश्वर के लिए बताइए, क्या आप उस अंग्रेज को जानते थे? मुझे लगा था कि आपने यह भी कहा था कि थॉमसन और फ्रेंच लगातार यह नकारते रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए यह सेवा की। हाँ, वे नकारते हैं। तो संभव है वह अंग्रेज ऐसा व्यक्ति हो जिसने आपके पिता के किसी उपकार के प्रति कृतज्ञता में, जिसे स्वयं आपके पिता भी भूल चुके हों, इसे बहाना बनाकर उन पर उपकार किया हो। ऐसी परिस्थितियों में सब कुछ संभव है, यहां तक कि कोई चमत्कार भी। उसका नाम क्या था? मोंटे क्रिस्तो ने पूछा। उसने कोई नाम नहीं बताया। जूली ने काउंट को बहुत ध्यान से देखते हुए कहा, सिवाय उस नाम के जिससे उसने पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, सिनबाद नाविक, जो स्पष्ट रूप से नाम नहीं बल्कि एक छद्म नाम है। फिर जब जूली उसे और भी ध्यान से देखने लगी और उसकी आवाज में किसी परिचित संकेत को पकड़ने और उसे पहचानने का प्रयास करने लगी, काउंट ने आगे कहा, तो बताओ, क्या वह व्यक्ति शायद मेरी ही कदकाठी का था? संभव है, थोड़ा लंबा, कुछ दुबला पतला, ऊंची करावट पहने, पूरी तरह बटन लगाए, कसे हुए वस्त्रों में, और जिसके हाथ में हमेशा एक पेंसिल रहती थी। तो आप उसे जानते हैं? जूली ने हर्ष से चमकती आंखों के साथ कहा। नहीं, काउंट ने उत्तर दिया, यह केवल एक अनुमान था। मैं एक लॉर्ड विलमोर को जानता था जो इस प्रकार के उदार कार्य करता, बिना स्वयं को प्रकट किए। वह एक विचित्र व्यक्ति था जो कृतज्ञता में विश्वास नहीं करता था। तो फिर? जूली ने हाथ जोड़ते हुए उदात्त स्वर में कहा, वह बेचारा किसमें विश्वास करता था? जब मैं उसे जानता था तब तो वह इसमें विश्वास नहीं करता था, मोंटे क्रिस्तो ने कहा, उसकी आत्मा को स्पर्श करती हुई उसकी स्वर लहरियों से गहराई तक विचलित होकर। उसके बाद संभव है उसे कोई प्रमाण मिला हो कि कृतज्ञता वास्तव में अस्तित्व में है। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? इमैनुअल ने पूछा। ओह, यदि आप उसे जानते हैं, जूली ने कहा, तो कृपया मुझे बताइए। यदि आप उसे हमारे पास नहीं ला सकते, तो कम से कम हमें उसे दिखाइए, हमें बताइए कि वह कहाँ है। यदि हम कभी उसे पा जाए, तो उसे यह मानना ही पड़ेगा कि हृदय भूलता नहीं, है ना? इमैनुअल, मैक्सिमिलियन, मोंटे क्रिस्तो ने अनुभव किया कि उसकी आंखों में 2 आंसू भर आए और वह फिर से कक्ष में आगे पीछे टहलने लगा।
मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैक्सिमिलियन ने कहा। यदि आप इस व्यक्ति के विषय में कुछ भी जानते हैं, तो कृपया हमें बताइए। हाय, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, अपनी आवाज़ के कंपन को दबाते हुए। यदि लॉर्ड विल्मोर ही वास्तव में आपका उपकार करता है, तो मुझे अत्यंत भय है कि आप उसे कभी नहीं पाएंगे। मैंने उसे 2 या 3 वर्ष पहले पालेर्मो में छोड़ा था और वह सबसे कथित, सबसे दूरस्थ तटों की ओर प्रस्थान करने वाला था। सच कहूं तो मुझे गंभीर संदेह है कि वह कभी लौटेगा। ओह! ये कहना कितना क्रूर है, जूली ने भयभीत होकर कहा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। यदि लॉर्ड विल्मोर यह देख पाता, जो मैंने अभी यहाँ देखा है, मोंटे क्रिस्टो ने गंभीरता से कहा। उसकी दृष्टि उन 2 तरल मोतियों पर टिकी हुई थी, जो उसके गालों पर बह रहे थे। तो वह जीवन से फिर प्रेम करने लगता, क्योंकि तुम्हारे आंसू उसे मानव जाति से फिर मेल करा देते। और उसने जूली की ओर अपना हाथ बढ़ाया। जूली ने उसे थाम लिया, काउंट की दृष्टि और उसकी आवाज के स्वर से आकृष्ट होकर। पर उसने अंतिम आशा को थामते हुए कहा, यह लॉर्ड विल्मोर, उसका कोई देश, कोई परिवार, कोई संबंधी तो रहा होगा। संक्षेप में, वह जाना पहचाना व्यक्ति तो रहा होगा। क्या हम? यह प्रयास भी मत कीजिए, काउंट ने कहा। मेरे मुख से अनायास निकल गए एक शब्द की नींव पर मधुर आशा मत बांधिए। नहीं, लॉर्ड विल्मोर संभवतः वह व्यक्ति नहीं है जिसे आप खोज रहे हैं। वह मेरा मित्र था। मैं उसके सभी रहस्य जानता था और वह यह बात मुझे अवश्य बताता। पर उसने आपको कुछ भी नहीं कहा? जूली ने पूछा। कुछ भी नहीं? ऐसा कोई शब्द भी नहीं जो संकेत देता? एक शब्द भी नहीं? फिर भी वही नाम सबसे पहले आपके होंठों पर आया। अरे, आप जानती हैं, ऐसे मामलों में मनुष्य अनुमान लगा लेता है। बहन, प्रिय बहन, मैक्सिमिलियन ने उसकी सहायता को आते हुए कहा, काउंट सही कह रहे हैं। याद करो, हमारे अच्छे पिता हमें कितनी बार कहते थे, यह महान उपकार किसी अंग्रेज ने नहीं किया था। मोंते क्रिस्टो सिहर उठा। आपके पिता ने क्या कहा, मोरेल? उसने तीव्र स्वर में पूछा। मेरे पिता ने इस कार्य को एक चमत्कार माना। उन्हें विश्वास था कि हमारा उपकारकर्ता कोई ऐसा व्यक्ति था जो मृतकों में से लौट आया था। ओह! यह एक हृदयस्पर्शी अंधविश्वास था और यद्यपि मैं स्वयं इस पर विश्वास नहीं करता था, फिर भी मैं उनके उस उदात्त हृदय के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। कितनी ही बार वे एक प्रिय, अत्यंत प्रिय मित्र का नाम बुदबुदाते थे। एक ऐसा मित्र जिसे उन्होंने खो दिया था और जब वे मृत्यु के निकट थे और अनंतता की संभावना उनके मन को कब्र के पार से कुछ प्रकाश दे सकती थी, तब यह विचार, जो तब तक केवल एक संदेह था, एक निश्चितता बन गया। और मरने से पहले उनके अंतिम शब्द ये थे, मैक्सिमिलियन। वह एडमोंड दांतेस था। जैसे जैसे मैक्सिमिलियन बोलता गया, काउंट के चेहरे से रंग उतरता गया और इन शब्दों पर उसका चेहरा भयावह रूप से पीला पड़ गया। सारा रक्त उसके हृदय की ओर दौड़ गया और वह वाक शून्य हो गया। उसने घड़ी निकाली, मानो समय भूल गया हो, अपनी टोपी उठाई, मैडम इर्बो को झिझकते हुए विदा कहा और इमैनुअल तथा मैक्सिमिलियन के हाथ थामते हुए बोला, मुझे अनुमति दीजिए कि समय समय पर मैं आपको प्रणाम करने आया करूं। मुझे आपका घर प्रिय है और आपकी आतिथ्य सत्कार के लिए मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं, क्योंकि अनेक वर्षों में यह पहली बार है कि मैं अपने दो हक भूल सका हूं। और वह घर से तेज कदमों से निकल गया। अजीब व्यक्ति है यह काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, इमैनुअल ने कहा। हाँ, मैक्सिमिलियन ने उत्तर दिया, पर मुझे लगता है कि उसका हृदय अच्छा है और मुझे निश्चय है कि वह हमें पसंद करता है। मुझे भी यही लगता है, जूली ने कहा। उसकी आवाज ने मुझे गहराई से स्पर्श किया और 2-3 बार मुझे ऐसा लगा कि यह पहली बार नहीं था जब मैंने उसे सुना है। पिरामुस और थिस्बे।
फॉबूर्ग सेंट ऑनरे के लगभग 2/3 भाग पर एक भव्य निजी महल के पीछे, जो इस समृद्ध क्षेत्र के अनेक उल्लेखनीय आवासों के बीच भी विशेष रूप से उल्लेखनीय था, एक विशाल बगीचा है जो प्राचीर जितनी ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। वसंत ऋतु में यहाँ गुच्छेदार शाहबलूत अपने गुलाबी सफेद फूल गिराते हैं, जो दो नालीदार पत्थर के कलशों में गिरते हैं, जिन्हें एक दूसरे के सामने दो चतुर्भुज स्तंभों पर रखा गया है और जिनके बीच लुई 13वें के समय का एक लोहे का द्वार स्थापित है। दोनों कलशों में उगते भव्य जिरेनियम, जो अपनी धारीदार पत्तियां और बैंगनी फूल हवा में लहराते थे, इस वैभवशाली प्रवेश को जीवंत बनाते थे। फिर भी यह प्रवेश उस समय से बंद पड़ा था, और यह बहुत पहले की बात थी, जब महल के स्वामियों ने स्वयं को केवल भवन, फॉबूर्ग की ओर खुलने वाले वृक्षों से घिरे प्रांगण और उस द्वार के पीछे के बगीचे तक सीमित कर लिया था, जो पहले एक एक कड़ के भव्य तरकारी बगीचे तक पहुंच देता था और संपत्ति से लगा हुआ था। परंतु सट्टे की प्रवृत्ति ने तरकारी बगीचे के किनारे एक रेखा खींच दी, सड़क के रूप में। और सड़क ने अस्तित्व में आने से पहले ही एक चमकदार लोहे की पट्टिका के कारण नाम प्राप्त कर लिया। और किसी को यह विचार आया कि उस तरकारी बगीचे को सड़क के किनारे भवन निर्माण हेतु बेचा जा सकता है, ताकि वह पेरिस की प्रमुख सड़क फॉबुर्ग सेंट ऑनरे की प्रतिस्पर्धा कर सके। किंतु जहां सट्टे का प्रश्न होता है, वहां मनुष्य प्रस्ताव रखता है और धन निर्णय करता है। सड़क का नामकरण हुआ और वह शैशव में ही मर गई। तरकारी बगीचे के क्रेता ने पूर्ण मूल्य चुका दिया था, पर वह उसे इच्छित मूल्य पर पुनः बेच न सका। अतः मूल्य वृद्धि की प्रतीक्षा करते हुए, जो देर सवेर उसके पूर्व घाटे और निवेशित पूंजी की भरपाई से अधिक करने वाली थी, उसने उस भूखंड को कुछ सब्जी उगाने वालों को 500 फ्रांक वार्षिक पर किराए पर दे दिया। यह आधे प्रतिशत का निवेश था, आज के समय में तुच्छ, जब बहुत से लोग 50% पर निवेश कर भी प्रतिफल को कम बताते हैं। जैसा कि हमने कहा, वह बगीचे का द्वार, जो कभी तरकारी बगीचे की ओर खुलता था, अब बंद कर दिया गया है और जंग उसकी कुंडियों को खा रही है। इससे भी अधिक, ताकि निम्न वर्गीय सब्जी उत्पादक अपनी साधारण दृष्टि से कुलीन संपत्ति के आंतरिक भाग को अपवित्र न करें। द्वार की सलाखों पर 6 फुट ऊंचाई तक तख्तों की दीवार जड़ दी गई है। यद्यपि ये तख्त इतने सघन नहीं कि उनके बीच से चोर दृष्टि प्रवेश न कर सके, परंतु भवन स्वयं ही ऐसा है जो अवांछित दृष्टियों से भयभीत नहीं। तरकारी बगीचे में अब गोभी, गाजर, मूली, मटर और खरबूजों के स्थान पर केवल ऊंचे अल्फाल्फा के पौधे उगते दिखाई देते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यह परित्यक्त स्थल कभी कभी संभाला जाता है। प्रस्तावित सड़क की रेखा पर खुलने वाला एक छोटा द्वार उस स्थान में प्रवेश देता है जो चारों ओर से दीवारों से घिरा है। पिछले सप्ताह किराएदार उसकी बांझता के कारण उसे छोड़ चुके हैं, और अब वह पूर्व के आधे प्रतिशत के स्थान पर 0% आय दे रहा है। महल की ओर वाले भाग में वे शाहबलूत वृक्ष दीवार के ऊपर मुकुट की भांति फैले हैं। यद्यपि इससे अन्य सघन पुष्पित वृक्षों को उनके बीच वायु की खोज में अपनी शाखाएं फैलाने से रोका नहीं जा सका। एक कोने पर, जहां वृक्षों की वृद्धि इतनी घनी है कि प्रकाश का प्रवेश कठिन है, एक चौड़ी पत्थर की बेंच और कुछ उद्यान आसन उस विशाल भवन के किसी निवासी के मिलन स्थल या प्रिय एकांत को सूचित करते हैं, जिसे इस हरित सुरक्षा वृत्त के पार 100 गज की दूरी पर होते हुए भी देख पाना कठिन है। इसके अतिरिक्त इस रहस्यमय आश्रय का चयन संभवतः इन कारणों से किया गया था: सूर्य का अभाव, जो उष्णतम ग्रीष्म दिवसों में भी वायु को शीतल बनाए रखता था, पक्षियों का गान, और भवन तथा सड़क अर्थात चहल पहल और शोर से दूरी। उस वसंत की अब तक की सबसे उष्ण संध्याओं में से एक की संध्या पर उस पत्थर की बेंच पर एक पुस्तक, एक छाता, एक कढ़ाई की टोकरी और आंशिक रूप से खड़ा हुआ लॉन का रूमाल रखा था। बेंच से कुछ दूर, द्वार के समीप, तख्तों के बीच की एक दरार से झांकती हुई एक युवती खड़ी थी, जिसका ध्यान उस परित्यक्त तरकारी बगीचे की ओर था, जिसका वर्णन हम अभी कर चुके हैं।
लगभग उसी क्षण जब वह उधर देख रही थी, उस स्थल का छोटा द्वार निःशब्द बंद हुआ और उससे एक युवक भीतर आया। लंबा, सुदृढ़, बिना रंगे सूती कुर्ते और मखमली टोपी में। यद्यपि उसकी संवरी हुई मूछें, दाढ़ी और काले बाल इस निम्न वर्गीय वेश से मेल नहीं खाते थे। उसने शीघ्र दृष्टि दौड़ाकर सुनिश्चित किया कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर द्वार बंद कर तेजी से लोहे के फाटक की ओर बढ़ा। जिस व्यक्ति की वह प्रतीक्षा कर रही थी, यद्यपि इस वेश में नहीं, उसे देखकर युवती चौंक उठी। परंतु प्रेमी की तीव्र संवेदना से युक्त उस युवक ने तख्तों की दरारों से उसकी श्वेत पोशाक और लंबी नीली पट्टी की फड़फड़ाहट पहले ही देख ली थी। वह दौड़कर फाटक तक आया और उद्घाटन पर अधर रखकर बोला, चिंता मत करो वैलेंटीन, मैं हूं। युवती लौट आई। ओह, उसने कहा, आज आप इतनी देर से क्यों आए? क्या आपको झांत है कि शीघ्र ही रात्रि भोज का समय हो जाएगा और मुझे यहाँ आने के लिए अपनी सौतेली माँ, जो मुझ पर निगरानी रखती है, अपनी दासी, जो मेरी जासूसी करती है, और अपने भाई, जो मुझे चिढ़ाता है, इन सब से छुटकारा पाने में कितनी कूटनीति और कितनी शीघ्र बुद्धि लगानी पड़ी? तब, जब आप अपनी देर का कारण बताकर क्षमा मांग लेंगे, आप मुझे यह भी बताएंगे कि यह नया वेश क्या है, जिसे आपने अपनाने का निश्चय किया है, जिसने मुझे आपको पहचानने से लगभग रोक ही दिया। प्रिय वैलेंटीन, युवक ने कहा, आप मेरे प्रेम से इतनी ऊपर हैं कि मैं उसका उल्लेख करने का साहस नहीं करता। फिर भी जब जब मैं आपको देखता हूँ, मुझे कहना पड़ता है कि मैं आपको प्रेम करता हूँ, ताकि मेरे अपने शब्दों की प्रतिध्वनि मेरे हृदय को तब सहला सके जब मैं आपके पास न रहूं। अब मुझे आपके उलाहने के लिए धन्यवाद देने दीजिए। वह मुझे मोह लेता है, क्योंकि वह सिद्ध करता है कि मैं ये कहने का साहस नहीं करता कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रही थीं, पर कम से कम आपने मेरे विषय में सोचा। आप मेरी देर और मेरे वेश का कारण जानना चाहती हैं। मैं बताता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करेंगी। मैंने एक व्यवसाय चुन लिया है। एक व्यवसाय। आपका क्या अर्थ है, मैक्सिमिलियन? क्या हम इतने भाग्यशाली हैं कि आप उस विषय पर परिहास करें जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? ईश्वर न करे कि मैं परिहास करूं जब मेरा जीवन उसी पर निर्भर है, युवक ने कहा। पर मैं खेतों में दौड़ने और दीवारें चढ़ने से ऊब गया था और उस विचार से सचमुच चिंतित था जो आपने उस संध्या मुझे सुझाया था कि आपके पिता किसी दिन मुझे चोर के रूप में पकड़वा सकते हैं, जो समस्त फ्रांसीसी सेना के सम्मान पर आघात होता। इसके अतिरिक्त मुझे भय था कि लोगों को यह विचित्र लगेगा कि सिपाही दस्ते का एक कप्तान इस भूखंड के चारों ओर निरंतर मंडराता रहे, जहां न आक्रमण करने को कोई दुर्ग है, न रक्षा करने को कोई प्राचीर। अतः मैं सब्जी उत्पादक बन गया हूं और अपने व्यवसाय का वेश धारण कर लिया है। यह कैसी मूर्खता है? मूर्खता बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे लगता है यह मेरे जीवन का सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, क्योंकि यह हमें पूर्ण सुरक्षा देता है। स्पष्ट कीजिए कि आपका क्या अभिप्राय है। तो सुनिए, मैं इस भूखंड के स्वामी से मिला और चूंकि पुराने किराएदारों का पट्टा समाप्त हो गया था, मैंने स्वयं उसे ले लिया। जो अल्फाल्फा आप देख रही हैं, सब मेरा है, वैलेंटीन। अब मुझे भूसे के बीच एक झोंपड़ी बनाने और आगे से आपसे 20 गज की दूरी पर रहने से कुछ नहीं रोकता। ओह, आनंद और उल्लास! मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा। क्या आपको लगता है कि ये दोनों वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, वैलेंटीन? असंभव है ना? फिर भी यह समस्त आनंद और उल्लास, जिसके लिए मैं अपने जीवन के 10 वर्ष दे देता, मुझे पड़ रहे हैं। अनुमान लगाइए कितने? 500 फ्रांक प्रति वर्ष, त्रैमासिक किश्तों में। आप देखती हैं, अब हमें किसी बात का भय नहीं। मैं यहाँ अपने घर में हूँ। मैं अपनी दीवार से सीढ़ी लगाकर ऊपर देख सकता हूँ। मुझे यह कहने का अधिकार है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, बिना इस भय के कि रात्रि पहरा मुझे बाधित करेगा, बशर्ते कि एक निर्धन दिहाड़ी
मजदूर के अधरों से यह शब्द सुनकर आपका गर्व आहत न हो, जो कुर्ता और टोपी पहने हैं। वैलेंटीन ने प्रसन्न विस्मय से एक हल्की पुकार की। फिर मानो ईर्ष्या का एक बादल अचानक उस सूर्य किरण के बीच आ गया हो, जिसने उसके हृदय को आलोकित किया था। उसने विषाद से कहा, हाय मैक्सिमिलियन, अब हम अत्यधिक स्वतंत्र हो जाएंगे और हमारा सुख भाग्य को ललकारेगा। हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे और झूठी सुरक्षा हमें नष्ट कर देगी। क्या आप मुझसे ऐसा कह सकती हैं, प्रियतम, उस व्यक्ति से जिसने आपको जानने के बाद से प्रतिदिन सिद्ध किया है कि वह अपने विचारों और अपने जीवन को आपके अधीन रखता है? क्या मेरा सुख ही वह कारण न था जिसने आपको मुझ पर विश्वास दिलाया? जब आपने मुझसे कहा कि किसी अस्पष्ट पूर्वाभास ने आपको यह विश्वास दिलाया है कि आप किसी महान संकट की ओर बढ़ रही हैं, तब मैंने स्वयं को आपकी सेवा में समर्पित कर दिया और इसके अतिरिक्त कोई प्रतिफल न मांगा कि मुझे ऐसा करने का सौभाग्य मिले। तब से क्या मैंने कोई ऐसा संकेत दिया है जिससे आपको यह पश्चाताप हो कि आपने मुझे उन सब में से चुना जो आपके लिए प्रसन्नतापूर्वक प्राण दे देते? दयनीय बालिका, आपने मुझे बताया था कि आपका वरण दैपिने से हुआ है, कि आपके पिता ने यह संबंध निश्चित कर दिया है और इसलिए यह निश्चित है कि वह होगा, क्योंकि विलेफोर्ड जो चाहते हैं वह अवश्य होता है। तब मैं पृष्ठभूमि में रहा, न अपनी इच्छा से कुछ अपेक्षा करते हुए, न आपकी इच्छा से, बल्कि सब कुछ घटनाओं और दैवी विधान से अपेक्षित रखते हुए। और फिर भी आप मुझसे प्रेम करती हैं। आपने मुझ पर दया की, वैलेंटीन, और आपने स्वयं मुझसे यह कहा। उन मधुर शब्दों के लिए धन्यवाद। मेरी केवल यह प्रार्थना है कि आप उन्हें समय-समय पर दोहराती रहें और मैं शेष सब कुछ भूल जाऊँगा। इसी कारण आप इतने साहसी हो गए हैं, मैक्सिमिलियन। इसी कारण मेरा जीवन एक साथ अत्यंत मधुर और अत्यंत दुखी है। यहाँ तक कि मैं अक्सर स्वयं से पूछती हूँ कि मेरे लिए क्या बेहतर है? वह दुःख जो मैंने कभी अपनी सौतेली माँ और उसके अपने बच्चे के प्रति अंधे पक्षपात के कारण सहा, या उस सुख के सारे संकट जो मैं आपको देखकर अनुभव करती हूँ? संकट, मैक्सिमिलियन ने कहा। आप ऐसा कठोर और अन्यायपूर्ण शब्द कैसे कह सकती हैं? क्या आपने मुझसे अधिक आज्ञाकारी दास कभी देखा है? वैलेंटीन, आपने मुझे कभी-कभी आपसे बोलने की अनुमति दी, पर आपके पीछे आने से मना किया। मैंने पालन किया। जब से मैंने इस भूखंड में प्रवेश का उपाय खोज लिया और इस द्वार से आपसे बोलने लगा, संक्षेप में, आपको देखे बिना आपके इतना समीप रहने लगा, क्या मैंने कभी द्वार के आर-पार आपकी पोशाक के आंचल तक को छूने का निवेदन किया? कहिए, क्या मैंने कभी दीवार लांघने का एक भी कदम उठाया, जो मेरे जैसे युवा और बलवान के लिए तुच्छ बाधा है? आपकी कठोरता पर एक भी उलाहना नहीं, एक भी आकांक्षा मुखर नहीं। मैंने अपना वचन उतनी ही निष्ठा से निभाया है, जितना प्राचीन काल का कोई योद्धा निभाता। कम से कम ये स्वीकार कीजिए, ताकि मैं आपको अन्यायी न समझूं। यह सत्य है, वैलेंटीन ने कहा, अपनी पतली उंगलियों में से एक का अग्रभाग दो तख्तों के बीच सरकाते हुए, ताकि मैक्सिमिलियन उसे चूम सके। यह सत्य है, आप विश्वसनीय मित्र हैं, पर अंततः, प्रिय, आपने केवल अपने हित में ही ऐसा किया, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि जिस दिन दास अत्यधिक मांग करने लगे, उसी दिन उसे सब कुछ खोना पड़ता है। आपने मुझे एक भाई के समान मित्रता का वचन दिया था, मुझे जिसके कोई मित्र नहीं, मुझे जिसे पिता उपेक्षित करते हैं, मुझे जिसे सौतेली माँ सताती है और जिसके पास एक जड़, सुन्न वृद्ध के अतिरिक्त कोई सांत्वना नहीं, जिसकी हथेली मेरी हथेली को दबा नहीं सकती और जो मुझसे केवल अपनी आंखों से बोल सकता है। यद्यपि उसका हृदय निस्संदेह मेरे लिए कुछ ऊष्मा रखता है। भाग्य की कैसी कटु विडंबना है कि मैं उन सबकी शत्रु और शिकार हूं, जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, और मेरा एकमात्र सहायक और मित्र एक जीवित शव है। ओह मैक्सिमिलियन, मैं फिर कहती हूँ, मैं सचमुच अत्यंत दुखी हूँ, और आप ठीक करते हैं कि मुझसे मेरे लिए प्रेम करते हैं, अपने लिए नहीं। वैलेंटीन, युवक ने गहरे उद्वेग से कहा, मैं यह नहीं कह सकता कि इस संसार में
मैं केवल आपसे ही प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन और अपने बहनोई से भी प्रेम करता हूँ। पर उनके प्रति मेरा प्रेम शांत और स्थिर है, उस भाव से सर्वथा भिन्न, जो मैं आपके लिए अनुभव करता हूँ। जब मैं आपके विषय में सोचता हूँ, मेरा रक्त मथने लगता है, मेरी छाती भर उठती है, मेरा हृदय उमड़ पड़ता है। पर मैं यह समस्त शक्ति, ये समस्त उत्कटता, ये समस्त अतिमानवी बल केवल आपसे प्रेम करने में ही लगाऊंगा, जब तक आप मुझे उन्हें अपनी सेवा में अर्पित रखने को कहेंगी। कहा जाता है कि फ्रांस डैपिने अब भी 1 वर्ष और अनुपस्थित रहेंगे। 1 वर्ष में हमारे साथ कितने सौभाग्य घटित हो सकते हैं, घटनाएँ कितना अनुकूल मोड़ ले सकती हैं। अतः आशा करें, क्योंकि आशा करना कितना मधुर और कितना सुखद है। इस बीच आप, वैलेंटीन, आप जो मुझ पर स्वार्थ का आरोप लगाती हैं, आपने मेरे प्रति कैसा व्यवहार किया है? किसी लज्जाशील वीनस की सुंदर और शीत प्रतिमा की भांति। मेरी भक्ति, मेरी आज्ञाकारिता और मेरे संयम के बदले आपने मुझसे क्या वचन दिया? कुछ नहीं। आपने मुझे क्या दिया? अत्यल्प। आप मुझसे देपिने अपने वर की बात करती हैं और इस विचार पर आ भरती हैं कि एक दिन आप उनकी हो जाएंगी। कहिए, वैलेंटीन, क्या यही एकमात्र विचार आपके मन में है? क्या मैं आपको अपना जीवन अर्पित करता हूँ, अपनी आत्मा देता हूँ, अपने हृदय की सूक्ष्मतम धड़कन आपको समर्पित करता हूँ, और जबकि मैं पूर्णतः आपका हूँ, जबकि मैं स्वयं से फुसफुसाता हूँ कि यदि मैं आपको खो दूं तो मर जाऊंगा, आप अपनी ओर से किसी अन्य पुरुष की होने की कल्पना से भी विचलित नहीं होती। ओह, वैलेंटीन, वैलेंटीन, यदि मैं आपकी स्थिति में होता, यदि मैं स्वयं को वैसे ही प्रेमित अनुभव करता जैसा मैं आपको प्रेम करता हूँ, तो मैं इस द्वार की सलाखों के भीतर 100 बार अपना हाथ बढ़ा चुका होता और निर्धन मैक्सिमिलियन का हाथ थाम कर कहता, आपकी, केवल आपकी, मैक्सिमिलियन, इस संसार में और अगले में भी। वैलेंटीन ने कोई उत्तर न दिया, पर युवक ने उसे आहें भरते और रोते सुना। इसका प्रभाव उस पर तत्काल हुआ। ओह! वैलेंटीन, वैलेंटीन, वह पुकार उठा। जो मैंने कहा उसे भूल जाइए। मेरे शब्दों में अवश्य कुछ ऐसा था जिसने आपको व्यथित कर दिया। नहीं, उसने उत्तर दिया। आप ठीक कहते हैं, पर क्या आप नहीं देखते कि मैं एक दीन प्राणी हूँ, लगभग एक पराये घर में परित्यक्त? क्योंकि मेरे पिता मेरे लिए लगभग अपरिचित हैं, जिसकी इच्छा शक्ति 10 वर्षों से, दिन प्रतिदिन, घंटा-घंटा, क्षण-क्षण, उन स्वामियों की लौह इच्छा द्वारा तोड़ी जाती रही है, जो मुझ पर स्थापित हैं। कोई नहीं देखता कि मैं क्या सहती हूँ, और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सिवाय आपके। बाह्य रूप में, सबकी दृष्टि में, मेरे साथ सब कुछ अच्छा है। सब कुछ स्नेह और सौम्यता है, जबकि वास्तविकता में सब कुछ वैर है। बाहरी संसार कहता है, विलेफोर अपनी पुत्री के प्रति अत्यंत कोमल नहीं हो सकते, क्योंकि वे गंभीर और कठोर हैं। पर कम से कम उसे विलेफोर में दूसरी मां मिल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पर बाहरी संसार भूल करता है। मेरे पिता मुझे उदासीनता से त्याग देते हैं, और मेरी सौतेली माँ मुझसे एक अविराम घृणा करती है, जो इस कारण और भी भयानक है कि वह एक शाश्वत मुस्कान के नीचे छिपी रहती है। वह आपसे घृणा करती है। आपसे, वैलेंटीन, कोई आपसे घृणा कैसे कर सकता है? हाय, मेरे मित्र, वैलेंटीन ने कहा, मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरे प्रति उसकी घृणा लगभग एक स्वाभाविक भावना से उत्पन्न होती है। वह अपने पुत्र, मेरे भाई एडवार, से अत्यंत प्रेम करती है। तो तो यद्यपि उस विषय में धन का उल्लेख करना विचित्र प्रतीत हो सकता है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं सचमुच मानती हूँ, प्रिय, कि उसकी घृणा का मूल वही है, क्योंकि उसके अपने पक्ष से कोई संपत्ति नहीं है, और मैं पहले ही अपनी माता के कारण समृद्ध हूँ, उस संपत्ति के साथ जो एक दिन सेंट मेराउन दंपति की संपत्ति से और भी अधिक बढ़ जाएगी, जो अंततः मुझे ही प्राप्त होनी है। तो मुझे लगता है वह ईर्ष्या करती है। ओह! मेरे ईश्वर! यदि मैं उस संपत्ति का आधा भाग देकर विलेफोर के घर में वैसा अनुभव कर सकूं, जैसा एक पुत्री को अपने पिता के घर में करना चाहिए, तो मैं एक क्षण में ऐसा कर दूं।
दुखी वैलेंटीन? हाँ, मैं स्वयं को किसी बंधे हुए व्यक्ति की भांति अनुभव करती हूँ और साथ ही इतनी दुर्बल कि मुझे प्रतीत होता है मेरी जंजीरें ही मुझे सहारा देती हैं और मैं उन्हें तोड़ने से भयभीत हूँ। फिर भी मेरे पिता ऐसे व्यक्ति नहीं जिनकी आज्ञा की अवहेलना दंड से रहित हो सके। वे मेरे विरोध में शक्तिशाली हैं, वे आपके विरुद्ध भी शक्तिशाली होंगे, वे राजा के विरुद्ध भी वैसे ही होंगे, अपने निष्कलंक अतीत और लगभग अभेद्य स्थिति से सुरक्षित। ओह! मैक्सिमिलियन, मैं शपथ लेती हूँ, यदि मैं संघर्ष नहीं करती, तो इसलिए कि मुझे भय है कि इस संघर्ष में आप उतने ही टूट जाएँगे, जितनी मैं। पर वैलेंटीन, निराश क्यों होना? भविष्य को सदा ऐसे शोकपूर्ण रंगों में क्यों चित्रित करना? मैक्सिमिलियन ने पूछा। क्योंकि मेरे मित्र, मैं उसे अतीत से आंकती हूँ। आइए अब, यद्यपि कुलीन दृष्टि से मैं कोई विलक्षण संबंध नहीं हूँ, फिर भी अनेक प्रकार से मैं उसी संसार से संबंधित हूँ जिसमें आप रहती हैं। वह समय बीत चुका जब फ्रांस में दो राष्ट्र थे। राजसत्ता के प्रमुख कुल साम्राज्य के कुलों में विलीन हो चुके हैं और भाले की अभिजात्यता ने तोप की कुलीनता से विवाह कर लिया है। खैर, मैं उत्तरार्ध से संबंधित हूँ। सेना में मेरा उज्जवल भविष्य है। मेरे पास एक छोटी पर स्वतंत्र संपत्ति है और अंततः मेरे पिता की स्मृति हमारे प्रांत में उन सबसे ईमानदार व्यापारियों में गिनी जाती है जो कभी जीवित रहे। मैं कहता हूँ हमारे प्रांत में वैलेंटीन, क्योंकि आपका संबंध लगभग मार्से से है। मार्से का उल्लेख मुझसे न कीजिए, मैक्सिमिलियन। केवल उसका नाम ही मेरी प्रिय माता की स्मृति जगा देता है। वह देवदूत जिसका शोक सबने मनाया, जिसने पृथ्वी पर अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान अपनी पुत्री पर दृष्टि रखी और मुझे आशा है स्वर्ग में अपने शाश्वत निवास के दौरान भी उस पर दृष्टि रखती है। ओह! यदि मेरी दयनीय माता जीवित होतीं, मैक्सिमिलियन, तो मुझे किसी बात का भय न होता। मैं उनसे कहती कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और वह हमारी रक्षा करतीं। हाय, वैलेंटीन, मैक्सिमिलियन ने कहा, यदि वह जीवित होतीं, तो मैं निश्चय ही आपको न जानता, क्योंकि जैसा आपने कहा, यदि वह जीवित होतीं, तो आप सुखी होतीं और एक सुखी वैलेंटीन मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखती। ओह! मेरे प्रिय मित्र, अब आपकी बारी है अन्याय करने की, वैलेंटीन ने कहा। पर मुझे बताइए, आप क्या बताने को कहती हैं? मैक्सिमिलियन ने पूछा, यह देखकर कि वैलेंटीन संकोच कर रही है। मुझे बताइए, क्या कभी किसी समय मार्से में आपके पिता और मेरे पिता के बीच कोई विवाद हुआ था? नहीं, जहाँ तक मुझे झाँत है, मैक्सिमिलियन ने उत्तर दिया, सिवाय इसके कि आपके पिता बोर्बों के अत्यंत निष्ठावान समर्थक थे और मेरे पिता सम्राट के प्रति समर्पित। मेरा अनुमान है कि उनके बीच यही एकमात्र मतभेद रहा होगा। आप ये क्यों पूछती हैं? मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको सब कुछ जानना चाहिए। यह उस दिन की बात है जब लेजियोन d'honneur के अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति का समाचार समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। हम सब मेरे दादा नोर्तिये से मिलने गए थे और डांगलार भी वहां थे। आप जानते हैं, वही बैंकर जिनके घोड़ों ने 2 दिन पूर्व मेरी माता और मेरे भाई को लगभग मार ही डाला था। मैं अपने दादा को समाचार पत्र पढ़कर सुना रही थी, जबकि ये सज्जन डांगलार की पुत्री के विवाह के विषय में वार्ता कर रहे थे। जब मैं उस अनुच्छेद पर पहुंची जो आपके संबंध में था, जिसे मैं पहले ही पढ़ चुकी थी, क्योंकि आपने पूर्व दिवस मुझे यह शुभ समाचार बताया था, तो मैं अत्यंत प्रसन्न हुई, पर साथ ही आपका नाम ऊंचे स्वर में लेने में अत्यंत असहज भी। मैं निश्चय ही उसे छोड़ देती, यदि मुझे यह भय न होता कि मेरी चुप्पी का गलत अर्थ निकाला जाएगा। अतः मैंने साहस बटोरा और पढ़ा, प्रियतम वैलेंटीन। तो जैसे ही मैंने आपका नाम लिया, मेरे पिता घूमकर मेरी ओर देखने लगे। मुझे इतना निश्चित, आप देखिए मैं कितनी मूर्ख हूं कि आपके नाम से सब लोग मानो वज्राघात की भांति चौंक उठेंगे, कि मुझे लगा मैंने अपने पिता को
और यहाँ तक कि डांगलार को भी उसका उच्चारण सुनकर कांपते देखा। पर उनके विषय में मैं निश्चय करती हूँ कि वह भ्रम था। मोरेल, मेरे पिता ने कहा, रुको, और उन्होंने भौं उठाई। क्या यह मार्सेय वाले उन्हीं मोरेल में से है? उन्हीं बोनापार्ट समर्थक उन्मादियों में से जिन्होंने हमें 1815 में इतना कष्ट दिया था? हाँ, डांगलार ने उत्तर दिया। मुझे तो लगता है यह उसी पूर्व जहाज स्वामी का पुत्र है। सच, मैक्सिमिलियन ने कहा। तब आपके पिता ने क्या कहा? कुछ भयानक, जिसे मैं दोहराने का साहस नहीं करती। फिर भी दोहराइए, मैक्सिमिलियन ने मुस्कुराकर कहा। उनके सम्राट, उन्होंने तिरस्कार से कहा, जानते थे कि उन सब उन्मादियों को उनके स्थान पर कैसे रखा जाए। वे उन्हें तोप का चारा कहते थे, और वही नाम उनके योग्य था। ये देखकर मुझे प्रसन्नता है कि नई सरकार ने इस हितकारी सिद्धांत को पुनः स्थापित कर दिया है। केवल इसी कारण से मैं उसे अल्जीरिया बनाए रखने के लिए बधाई दूंगा, यद्यपि उसका व्यय कुछ अधिक ही क्यों न हो। निस्संदेह नीति के रूप में यह कुछ कठोर है, मैक्सिमिलियन ने कहा। पर प्रिय, आपको विलेफोर के शब्दों पर लज्जित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे श्रेष्ठ पिता भी इस विषय में आपके पिता के समकक्ष थे। वे बार बार कहते थे, सम्राट जिन्होंने इतने महान कार्य किए, न्यायाधीशों और वकीलों की एक रेजिमेंट क्यों नहीं बनाते और उन्हें युद्ध की अग्रिम पंक्ति में क्यों नहीं भेजते? आप देखती हैं, प्रिय, विचारों की उदारता और अभिव्यक्ति की मधुरता, दोनों में वे एक दूसरे के योग्य थे। पर इस पर राजा के अभियोजक की टिप्पणी पर डांगलार ने क्या कहा? ओह! वह अपनी उस विशिष्ट धूर्त हंसी से हंसने लगा जो मुझे क्रूर प्रतीत होती है। फिर कुछ ही क्षण बाद वे उठे और चले गए। तभी मैंने देखा कि मेरे दादा विचलित हो उठे हैं। मुझे आपको बताना चाहिए, मैक्सिमिलियन, कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो उनके भाव जान सकती हूं, क्योंकि उस दयनीय पक्षाघातग्रस्त वृद्ध पर और कोई ध्यान नहीं देता। और मैंने अनुमान किया कि वह वार्ता उन्हें प्रभावित कर गई होगी, क्योंकि वे उनके सम्राट की निंदा कर रहे थे, और प्रतीत होता है कि वे कट्टर बोनापार्ट समर्थक थे। निश्चय ही, मैक्सिमिलियन ने कहा। वे साम्राज्य काल की प्रमुख विभूतियों में से थे। वे सीनेटर थे, और चाहे आपको झांत हो या नहीं, वैलेंटीन पुनर्स्थापन काल में वे समस्त बोनापार्ट षड्यंत्रों के निकट रहे। मैंने कभी-कभी इसके संबंध में कानाफूसी सुनी है और उससे आश्चर्य हुआ है। एक बोनापार्ट समर्थक दादा और एक राजभक्त पिता। खैर, जो भी हो, मैं उनकी ओर मुड़ी और उनकी आंखों ने समाचार पत्र की ओर संकेत किया। क्या बात है पापा? मैंने पूछा। क्या आप प्रसन्न हैं? उन्होंने सिर हिलाया। अभी मेरे पिता ने जो कहा उससे? मैंने पूछा। उन्होंने सिर हिलाकर इनकार किया। डांगलार ने जो कहा उससे? फिर उन्होंने इनकार किया। तो क्या आप इस बात से प्रसन्न हैं कि मोरेल, मैं मैक्सिमिलियन कहने का साहस नहीं कर सकी, को लेजियों डॉनर का अधिकारी नियुक्त किया गया है? उन्होंने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, मैक्सिमिलियन? वे इस बात से प्रसन्न थे कि आपको लेजियों डॉनर में नियुक्त किया गया है, जबकि वे आपको जानते तक नहीं। संभव है यह उनकी मूर्खता हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि वे पुनः बाल्यावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। पर मैं उनसे फिर भी प्रेम करती हूँ। यह विचित्र है, मैक्सिमिलियन ने मन ही मन कहा। आपके पिता मुझसे घृणा करते हैं, जबकि आपके दादा, राजनीतिक प्रेम और घृणा कितने विचित्र होते हैं। शांत, वेलेंटीन अचानक बोली। छिप जाइए, शीघ्र, चले जाइए, कोई आ रहा है। मैक्सिमिलियन ने एक फावड़ा उठा लिया और अल्फाल्फा में निर्दयता से खोदने लगा। मादेम बाजेल,
वृक्षों के पीछे से एक स्वर पुकारा, विलेफोर आपको हर स्थान पर ढूंढ रही है और आपके विषय में पूछ रही है। बैठक कक्ष में एक अतिथि है। अतिथि, वेलेंटीन ने चिंतित स्वर में कहा। कौन आया है? कोई महानुभाव, कोई राजकुमार, ऐसा कहते हैं। मोंटे क्रिस्टो के काउंट। मैं आ रही हूं, वेलेंटीन ने ऊंचे स्वर में कहा। द्वार के उस पार वह पुरुष जिसके लिए वेलेंटीन का मैं आ रही हूं प्रत्येक भेंट के अंत में विदा संकेत होता था, उसके अतिथि का नाम सुनते ही चौंक उठा। अच्छा, मैक्सिमिलियन ने स्वयं से कहा, विचार मग्न होकर अपने फावड़े पर झुकते हुए। मोंटे क्रिस्टो का काउंट विलेफोर को कैसे जानता है? विश्व विज्ञान। वास्तव में मोंटे क्रिस्टो के काउंट ही विलेफोर के यहां पहुंचे थे, इस अभिप्राय से कि वे राज अभियोजक की भेंट का प्रत्युत्तर दें। जैसा अनुमान किया जा सकता है, उनके नाम की घोषणा से समस्त गृह में तीव्र उत्तेजना व्याप्त हो गई थी। विलेफोर, जो बैठक कक्ष में थी, ने तत्काल अपने पुत्र को बुलवाया ताकि वह काउंट को पुनः धन्यवाद दे सके। एडवार, जिसने पिछले 2 दिनों से इस महान पुरुष के अतिरिक्त किसी और की चर्चा न सुनी थी, शीघ्रता से नीचे आया, अपनी माता की आज्ञा का पालन करने या काउंट को धन्यवाद देने की इच्छा से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से और कोई ऐसी टिप्पणी करने के लिए जो उसे अपने उन कटाक्षों में से एक का अवसर दे सके जिन पर उसकी माता सदैव कहती थी, ओह दुष्ट बालक, पर तुम्हें उसे क्षमा करना ही होगा, वह कितना चतुर है। सामान्य अभिवादन के उपरांत काउंट ने विलेफोर के विषय में पूछा। मेरे पति चांसलर के साथ भोजन कर रहे हैं, युवती ने उत्तर दिया। वे अभी अभी गए हैं और मुझे विश्वास है कि आपसे मिलने के सुख से वंचित होने का उन्हें अत्यंत खेद होगा। 2 अन्य अतिथि, जो काउंट से पूर्व बैठक कक्ष में आ चुके थे और उनसे दृष्टि हटाए नहीं हटा पा रहे थे, शिष्टाचार और जिज्ञासा की पूर्ति हेतु आवश्यक समय के पश्चात विदा हो गए। वैसे, विलेफोर ने एडवार से पूछा, तुम्हारी बहन वेलेंटीन क्या कर रही है? किसी को उसे बुलाने जाना चाहिए ताकि मैं उसका परिचय काउंट से करा सकूं। क्या आपकी एक पुत्री भी है? काउंट ने पूछा। पर वह तो अभी एक छोटी बालिका होगी। वह विलेफोर की पुत्री है, युवती ने उत्तर दिया। उनके प्रथम विवाह से एक लंबी, सुंदर युवती। पर उदास, छोटे एडवार ने बीच में कहा, अपनी टोपी के लिए पंख बनाने को एक भव्य मकाऊ तोते की पूंछ के पंख उखाड़ते हुए, जबकि वह स्वर्ण मंडित डंडे पर बैठा पीड़ा से चीत्कार कर रहा था। विलेफोर ने केवल इतना कहा, शांत रहो एडवार, और फिर आगे बोली, यह छोटा दुष्ट लगभग ठीक कह रहा है। वह वही दोहरा रहा है जो उसने मुझे प्रायः कहते सुना है, खेद के साथ, क्योंकि वेलेंटीन उसे प्रसन्न रखने के हमारे सभी प्रयासों के बावजूद उदास स्वभाव और मितभाषी प्रकृति की है, जो प्रायः उसके सौंदर्य से उत्पन्न प्रभाव का विरोध करती है। पर वह है कहाँ? एडवार, जाकर देखो, वह क्यों नहीं आ रही? मुझे पता है, क्योंकि वे उसे गलत स्थान पर ढूंढ रहे हैं। वे कहाँ ढूंढ रहे हैं? दादाजी नोर्तिये के पास। और तुम्हें नहीं लगता वह वहां है? नहीं 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 नहीं, वह वहां नहीं है, एडवार ने गाते हुए कहा। तो वह कहाँ है? यदि तुम्हें पता है, बताओ। वह शाही बलूत के नीचे है, शरारती बालक ने कहा, तोते को अपनी माता के विरोध के बावजूद जीवित मक्खियां खिलाते हुए, एक ऐसा खेल जो पक्षी को अत्यंत प्रिय प्रतीत होता था। विलेफोर घंटी की ओर हाथ बढ़ा ही रही थी ताकि दासी को बता सकें कि वह वेलेंटीन को कहाँ पाएगी। तभी वेलेंटीन भीतर आ गई। वह वास्तव में उदास दिखाई दे रही थी और यदि ध्यान से देखा जाए तो उसकी आंखों में आंसुओं के चिन्ह भी दृष्टिगोचर होते थे। वर्णन की तीव्रता में बहते हुए हमने अब तक वेलेंटीन को पाठक से परिचित तो कराया था, पर उसे ठीक से जाना नहीं था। वह 19 वर्ष की लंबी पतली युवती थी,
हल्के शाहबलूती केश, गहरे नीले नेत्र और एक मृदु शिथिल चाल ढाल के साथ, जिसमें वह विशिष्ट कोमल गरिमा थी जो उसकी माता की विशेषता रही थी। उसके पतले श्वेत हाथ, मोती से उज्ज्वल ग्रीवा और उसके कपोल, जिन पर क्षणिक वर्ण छायाएं झिलमिलाती थीं, उसे प्रथम दृष्टि में उन सुंदर अंग्रेज युवतियों में से एक का रूप देते थे, जिनकी चाल की तुलना कुछ काव्यमय ढंग से झील में प्रतिबिंबित हंस की गति से की गई है। वह भीतर आई और उस अपरिचित को, जिसके विषय में वह अपनी सौतेली माता के पास बहुत कुछ सुन चुकी थी, देखकर किसी किशोरी की बनावटी लज्जा के बिना और दृष्टि झुकाए बिना ऐसे सौम्य विनय से उसका अभिवादन किया कि काउंट ने उस पर और अधिक ध्यान दिया। वह उठ खड़े हुए। "वेलेंटीन, मेरी सौतेली पुत्री," विलेफोर ने सोफे पर झुकते हुए और उसकी ओर संकेत करते हुए कहा। "और मोंटे क्रिस्टो के काउंट, चीन के राजा, कोचीन चीन के सम्राट," बालसुलभ विनोदी ने अपनी बहन की ओर धूर्त दृष्टि डालते हुए कहा। इस बार विलेफोर का मुख पीला पड़ गया और वे एडवार नामक इस घरेलू उपद्रव पर क्रुद्ध होने ही वाली थीं, परंतु काउंट इसके विपरीत मुस्कुराए और बालक को ऐसी उदार दृष्टि से देखने लगे कि माता का हर्ष और उत्साह उमड़ पड़ा। "पर महोदया," काउंट ने वार्ता आगे बढ़ाते हुए और विलेफोर से वेलेंटीन की ओर देखते हुए कहा, "क्या मुझे पहले कहीं आपको देखने का सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? आपको और वेलेंटीन को?" यह विचार अभी क्षण भर पूर्व मेरे मन में आया था और जब वेलेंटीन भीतर आईं, तो उसने उस स्मृति पर और प्रकाश डाला। यद्यपि क्षमा कीजिए, वह अब भी धुंधली है। यह असंभाव्य प्रतीत होता है। वेलेंटीन को संगति में रहना प्रिय नहीं और हम बहुत कम बाहर जाते हैं। युवती ने कहा, "तो संभव है कि मैंने युवती को और आपको, महोदया, तथा इस मनोहर शरारती बालक को किसी संगति में नहीं देखा। वैसे भी मैं पेरिस के समाज से सर्वथा अपरिचित हूँ, क्योंकि जैसा मुझे आपको बताने का सम्मान मिला था, मैं केवल कुछ ही दिनों से पेरिस में हूँ। नहीं, यदि आप मुझे अपनी स्मृति टटोलने दें। ठहरिए।" काउंट ने स्मरण को केंद्रित करने के लिए अपना हाथ ललाट पर रख लिया। नहीं, वह बाहर था। वह मुझे झांत नहीं, पर मुझे लगता है उस स्मृति का संबंध किसी धार्मिक समारोह से है। वेलेंटीन के हाथ में पुष्पगुच्छ था। बालक किसी उद्यान में एक सुंदर मयूर के पीछे दौड़ रहा था और आप, महोदया, एक कूंज के नीचे बैठी थीं। कृपया मेरी सहायता कीजिए। क्या मेरी बात आपको किसी घटना की स्मृति नहीं दिलाती? नहीं, मुझे स्वीकार करना होगा कि नहीं, विलेफोर ने उत्तर दिया। फिर भी मुझे विश्वास है, यदि मैं आपसे कहीं मिली होती तो उस अवसर को विस्मृत न करती। संभव है काउंट ने हमें इटली में देखा हो, वेलेंटीन ने संकोच से कहा। हाँ, इटली में यह संभव है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। क्या आपने इटली की यात्रा की है, वेलेंटीन? महोदया और मैं वहां 2 वर्ष पूर्व गए थे। वैद्यकों को मेरे वक्ष के विषय में आशंका थी और उन्होंने सुझाव दिया कि नेपल्स की वायु मेरे लिए हितकारी हो सकती है। हम बोलोन्या, पेरूजिया और रोम होते हुए गए। पर अब स्मरण आ गया, वेलेंटीन, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, मानो इस सरल संकेत ने ही उनकी स्मृति को स्पष्ट कर दिया हो। वह पेरूजिया में था, कॉर्पस क्रिस्टी के दिन, पोस्ट सराय के उद्यान में, जहां संयोगवश हमारा सामना हुआ था। आप, वेलेंटीन, आपका पुत्र और मैं। मुझे स्मरण है कि मुझे आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मुझे पेरूजिया भली भांति स्मरण है और वह सराय तथा वह उत्सव भी जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, विलेफोर ने कहा। पर यद्यपि मैं अपनी स्मृति पर अत्याचार कर रही हूं और अपनी दुर्बल स्मरण शक्ति पर लज्जित भी हूं, मुझे आपको देखने का सम्मान प्राप्त हुआ हो, यह स्मरण नहीं। मुझे भी स्मरण नहीं, वेलेंटीन ने कहा, अपनी सुंदर आंखें मोंटे क्रिस्टो की ओर उठाते हुए।
पर मुझे स्मरण है, एडवार्ड ने कहा। मुझे आपकी सहायता करने दीजिए, महोदया, काउंट ने कहा। वह अत्यंत उष्ण दिन था और आप उन घोड़ों की प्रतीक्षा कर रही थीं, जो धार्मिक उत्सव के कारण पहुंचे नहीं थे। वैलेंटीन उद्यान के सबसे दूरस्थ भाग में चली गई थी और आपका पुत्र उस पक्षी के पीछे दौड़ पड़ा था। मैंने उसे पकड़ लिया था, माँ। आपको पता है, एडवार्ड ने कहा। मैंने उसकी पूंछ के 3 पंख उखाड़ लिए थे। आप, महोदया, उस कूंज के नीचे ही रहीं। क्या आपको स्मरण नहीं, जब आप पत्थर की बेंच पर बैठी थीं और जैसा मैं कह रहा हूं, वैलेंटीन और आपका पुत्र वहां नहीं थे। तब आप किसी से काफी देर तक वार्ता कर रही थीं। हाँ, अब स्मरण आ रहा है, युवती ने लज्जित होकर कहा। मुझे स्मरण है, वह एक व्यक्ति था जो लंबी ऊनी चादर में लिपटा था, संभवतः कोई वैद्य। ठीक वही, महोदया। वह व्यक्ति मैं ही था। मैं उस सराय में 15 दिनों से ठहरा हुआ था। मैंने अपने सेवक को ज्वर से और सराय स्वामी को पीलिया से स्वस्थ कर दिया था। इसलिए मुझे एक महान वैद्य समझा जाता था। हमने काफी देर तक अनेक विषयों पर वार्ता की, पेरुजिनो पर, राफाइल पर, वहां की रीति रिवाजों पर और उस प्रसिद्ध आक्वा टोफाना पर, जिसका रहस्य, मेरा विश्वास है, आपको बताया गया था कि अभी भी पेरूजिया के कुछ लोगों को झांत है। यह सत्य है, विलेफोर ने कहा, उत्साह से, पर कुछ अस्थिरता के संकेतों सहित। मुझे स्मरण है। मुझे पूर्णतः स्मरण नहीं कि आपने मुझसे क्या क्या कहा था, महोदया, काउंट ने पूर्ण शांति से आगे कहा। पर मुझे यह अवश्य स्मरण है कि अन्य लोगों की भांति मेरे विषय में वही भ्रम कर बैठी और आपने वैलेंटीन के स्वास्थ्य के विषय में मुझसे परामर्श लिया था। पर आप वास्तव में वैद्य ही रहे होंगे, विलेफोर ने कहा, क्योंकि आपने रोगियों को स्वस्थ किया। महोदया, मोलियर या बोमार्शे उत्तर देते कि ठीक इसी कारण कि मैं वैद्य नहीं हूं, मेरे रोगी स्वस्थ हो गए। इसका यह अर्थ नहीं कि मैंने उन्हें स्वस्थ किया। मैं केवल इतना कहूंगा कि मैंने रसायन और प्राकृतिक विज्ञान का गहन अध्ययन किया है, पर केवल शौकिया रूप में। आप समझती हैं। इसी क्षण घड़ी ने 6 बजाए। 6 बज गए, विलेफोर ने स्पष्ट व्याकुलता से कहा। क्या आप नहीं जाएंगी, वेलेंटीन, और देख लेंगी कि आपके दादा भोजन के लिए तैयार हैं या नहीं? वेलेंटीन उठी, काउंट से विदा ली और बिना एक शब्द कहे कक्ष से निकल गईं। ओह, क्या मेरे कारण आपने वेलेंटीन को भेज दिया, महोदया? काउंट ने उसके जाते ही कहा। कदापि नहीं, युवती ने दृढ़ता से उत्तर दिया। यह वह समय है जब हम नौरतिये को वह दुखद भोजन देते हैं जो उनके दुखद जीवन को बनाए रखता है। आपको झांत है उस दयनीय दशा के विषय में जिसमें मेरे पति के पिता पहुंच गए हैं? हाँ, महोदया, विलेफोर ने उसका उल्लेख मुझसे किया था। पक्षाघात, मेरा विश्वास है। हाय हाँ, वह दयनीय वृद्ध सर्वथा अचल हैं। उस मानवीय यंत्र में केवल आत्मा ही जीवित है, और वह भी मध्यम और कांपती हुई, जैसे बुझने को तैयार दीप। पर मुझे क्षमा कीजिए, महोदय, कि मैं आपको अपने पारिवारिक दुखों की कथा सुना रही हूँ। आपने अभी कहा ही था कि आप रसायन विद्या में निपुण हैं। ओह नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, महोदया, काउंट ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। इसके विपरीत, मैंने रसायन का अध्ययन इसलिए किया क्योंकि पूर्व में अधिकतर जीवन बिताने का निश्चय कर लेने के बाद मैं मिथ्रिडेट्स राजा के उदाहरण का अनुसरण करना चाहता था। मिथ्रिडेट्स, रैक्स पॉन्टिकस, छोटे उपद्रवी ने कहा, एक भव्य एल्बम से चित्र काटते हुए। वही जो प्रतिदिन प्रातः एक प्याला विष क्रीम के साथ पीता था। एडवार, दुष्ट बालक, विलेफोर ने पुकारा, अपने पुत्र के हाथों से विकृत पुस्तक छीनते हुए। तुम असह्य हो, हमें पागल कर दोगे। हमें अकेला छोड़ो। अपनी बहन वेलेंटीन और प्रिय दादाजी नोर्तिये के पास जाओ। एल्बम, एडवार ने कहा। एल्बम का क्या? मुझे चाहिए। तुमने चित्र क्यों काटे?
क्योंकि इससे मुझे आनंद आता है। जाओ, तुरंत जाओ। मैं नहीं जाऊँगा जब तक आप मुझे वह एल्बम नहीं देतीं। बालक ने एक बड़े आराम कुर्सी में धँसते हुए कहा और अपनी पुरानी नीति पर अडिग रहा, कभी न झुकने की। लो, ले लो और हमें शांति से रहने दो, विलेफोर ने कहा। उन्होंने एडवार को एल्बम दे दिया और उसके साथ द्वार तक गईं। काउंट उनकी ओर देख रहे थे। देखें, क्या वह उसके पीछे द्वार बंद करती हैं? उन्होंने बुदबुदाया। विलेफोर ने बालक के पीछे अत्यंत सावधानी से द्वार बंद कर दिया। काउंट ने अनभिज्ञता का अभिनय किया। फिर एक अंतिम दृष्टि चारों ओर डालकर युवती अपनी कुर्सी पर लौट आई। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगी, महोदया, काउंट ने उसी सौम्य विनोदपूर्ण ढंग से कहा जो हमने पहले भी उनमें देखा है। यदि मैं ये कहूं कि आप उस मनोहर छोटे शरारती के साथ बहुत कठोर हैं, उसे दृढ़ अनुशासन की आवश्यकता है, विलेफोर ने उत्तर दिया, एक माता की विशिष्ट अडोलता के साथ। एडवार मिथ्रिडेट्स के विषय में बोलते समय अपना कॉर्नेलियस नेपोस दोहरा रहा था। काउंट ने कहा, आपने उसे एक ऐसे उद्धरण के बीच रोक दिया जो सिद्ध करता है कि उसके शिक्षक ने अपना समय व्यर्थ नहीं किया और आपका पुत्र अपनी आयु से कहीं अधिक उन्नत है। वास्तव में काउंट, माता ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, वह अत्यंत तीव्र बुद्धि का है और जो चाहे सीख सकता है। उसमें केवल एक दोष है, वह अत्यंत हठी है। पर जिस विषय पर वह अभी बोल रहा था, क्या आपको लगता है, काउंट, कि मिथ्रिडेट्स ने सचमुच ऐसे उपाय अपनाए थे और वे प्रभावी हो सकते हैं? इतने प्रभावी, महोदया, कि मैंने स्वयं भी नेपल्स, पालेर्मो और स्मिर्ना में 3 अवसरों पर अपने जीवन को विषप्रयोग से बचाने के लिए वही उपाय किए जहां अन्यथा मैं अपना जीवन खो सकता था, और आप सफल रहे। पूर्णतः सच है। अब मुझे स्मरण आया, आपने पेरूजिया में मुझे कुछ ऐसा ही बताया था। सचमुच? काउंट ने आश्चर्य का अद्भुत अभिनय करते हुए कहा। मुझे स्मरण नहीं। मैंने आपसे पूछा था कि क्या विष उत्तर के पुरुषों और दक्षिण के पुरुषों पर समान रूप से और समान शक्ति से प्रभाव डालते हैं, और आपने उत्तर दिया था कि उत्तरवासियों की शीतल लसीली प्रकृति उन्हें दक्षिणवासियों की समृद्ध और ऊर्जस्वी प्रकृति की अपेक्षा कम संवेदनशील बनाती है। निश्चय ही, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, मैंने रूसियों को निश्चिंत भाव से उन पदार्थों का सेवन करते देखा है जो किसी नेपोलिटन या अरब को अवश्य मार डालते। तो आप सोचते हैं कि यह विधि यहाँ पूर्व की अपेक्षा और भी प्रभावी होगी, और हमारे कुहासों और वर्षाओं के मध्य कोई व्यक्ति इस क्रमिक विश्व अभ्यस्तता का अधिक सहजता से अभ्यस्त हो सकता है बनिस्बत उष्ण जलवायु के? हाँ, निस्संदेह। यद्यपि स्वाभाविक है कि व्यक्ति केवल उसी विष के विरुद्ध सुरक्षित होगा जिसके प्रति वह अभ्यस्त हुआ है। मैं समझती हूँ। और आप स्वयं यह प्रतिरोध कैसे प्राप्त करते, या यूं कहें, आपने कैसे प्राप्त किया? यह अत्यंत सरल है। मान लीजिए आपको पूर्व से ज्ञात हो कि वो आपके विरुद्ध कौन सा विष प्रयुक्त होने वाला है। उदाहरण के लिए, यह विष ब्रूसीन हो। मेरा विश्वास है ब्रूसीन नक्स वोमिका से प्राप्त होता है, विलेफोर ने कहा। ठीक कहा, महोदया, मोंटे क्रिस्टो ने उत्तर दिया। पर मुझे लगता है कि मुझे आपको बहुत कम सिखाना है। मैं आपको बधाई देता हूँ। किसी स्त्री में ऐसा ज्ञान दुर्लभ है। मुझे स्वीकार करना होगा, विलेफोर ने कहा, कि मुझे गूढ़ विद्याओं के प्रति एक सर्वग्रासी आकर्षण है, जो कल्पना से कविता की भांति बोलती है और अंततः बीजगणितीय समीकरण की भांति संख्याओं पर आ टिकती है। पर कृपया आगे कहिए, आपकी बातों में मुझे अत्यंत रुचि है। तो मान लीजिए यह विष ब्रूसीन ही हो, उदाहरणार्थ, और आप प्रथम दिन 1 मिलीग्राम लें, दूसरे दिन 2 मिलीग्राम, और इसी प्रकार आगे।
10 दिनों के पश्चात आपके पास 1 सेंटीग्राम होगा और प्रतिदिन की मात्रा में 1 मिलीग्राम और जोड़ते हुए 20 दिनों के पश्चात आपके पास 3 सेंटीग्राम होंगे। दूसरे शब्दों में, ऐसी मात्रा जिसे आप बिना किसी दुष्प्रभाव के सह सकेंगे, पर वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक होगी जिसने समान सावधानी न बरती हो। अंततः 1 महीने बाद आप उसी पात्र का जल पी सकते हैं और उसके साथ पीने वाले व्यक्ति को मार सकते हैं, जबकि आपको केवल इतना हल्का असुविधा बोध होगा कि जल में विष उपस्थित था। क्या आप किसी अन्य प्रतिविष को नहीं जानते? नहीं, मैं प्रायः मिथ्रेडेट्स की कथा पढ़ती और पुनः पढ़ती हूँ, विलेफोर ने विचारमग्न होकर कहा, और सदैव उसे एक मिथक ही मानती रही। नहीं महोदया, इतिहास की अधिकांश बातों के विपरीत यह सत्य है। पर जो आप मुझसे कह रही हैं, आपका प्रश्न, यह केवल निष्फल जिज्ञासा नहीं है ना? क्योंकि आप इस विषय पर 2 वर्षों से विचार कर रही हैं और आप कहती हैं कि मिथ्रेडेट्स की कथा आपके मन में लंबे समय से है। यह सत्य है। जब मैं युवती थी, मेरे 2 प्रिय विषय थे, वनस्पति विज्ञान और खनिज विज्ञान का अध्ययन। बाद में जब मैंने जाना कि पूर्व में राष्ट्रों का समस्त इतिहास और व्यक्तियों का समस्त जीवन प्रायः औषधीय जड़ी-बूटियों और सरल औषधों से व्याख्यायित किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पुष्प उनके प्रेम भावों की समस्त अवधारणाओं को व्यक्त करते हैं, तब मुझे खेद हुआ कि मैं पुरुष नहीं हूँ, ताकि फ्लामेल, फोंताना या काबानिस का अनुकरण कर सकूं। और भी अधिक कारण है महोदया, मोंटे क्रिस्टो ने आगे कहा, क्योंकि पूर्ववासी मिथ्रिडेट्स की भांति विष को केवल ढाल बनाकर संतुष्ट नहीं होते, वे उसे खंजर के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। उनके हाथों में यह विज्ञान केवल रक्षात्मक अस्त्र नहीं, अपितु प्रायः आक्रामक भी बन जाता है। एक उन्हें शारीरिक पीड़ा से बचाता है, दूसरा उनके शत्रुओं से। अफीम, बेलाडोना, स्ट्रिक्नीन, बोआ कुलूव्र या चेरी लोरेल से वे उन्हें सुला देते हैं, जो उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ जिन मिस्री, तुर्क या यूनानी स्त्रियों को आप ज्ञानी स्त्रियां या औषध विदुषी कहती हैं, उनमें से एक भी ऐसी नहीं जो रसायन विद्या में इतना न जानती हो कि किसी वैद्य को चकित कर दे, और मनोविज्ञान में इतना न जानती हो कि किसी पादरी को भयभीत कर दे। सचमुच, विलेफोर ने कहा। उसकी आंखें एक विचित्र प्रकाश से दमक उठीं जब वह सुन रही थी। हाँ, निस्संदेह महोदया, मोंटे क्रिस्टो ने आगे कहा। इसी प्रकार पूर्व के गुप्त नाटक बुने और उधेड़े जाते हैं, उस वनस्पति से जो प्रेम उत्पन्न करती है लेकर उस तक जो मृत्यु देती है, उस पेय से जो स्वर्ग के द्वार खोलता है लेकर उस तक जो मनुष्य को नरक में धकेल देता है। मनुष्य की नैतिक और शारीरिक प्रकृति की जितनी चंचलताएं और विशिष्टताएं हैं, उतनी ही सूक्ष्म भिन्नताएं इन सब में भी हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि इन रसायनविदों की कला रोगी को उसकी प्रेम आवश्यकता या प्रतिशोध इच्छा दोनों के लिए साधन और उपचार प्रदान कर सकती है। पर क्या वे देश जहां आपने अपने जीवन का एक भाग व्यतीत किया सचमुच उतने ही विचित्र हैं जितनी कथाएं वहां से आती हैं? क्या वहां किसी व्यक्ति का निपटारा दंड मुक्त होकर किया जा सकता है? क्या बगदाद और बसरा वास्तव में वैसे ही हैं जैसा गालाव ने वर्णित किया है? क्या आप सचमुच कह रहे हैं कि वे सुल्तान और वजीर, जो उन लोगों पर शासन करते हैं जिसे हम यहाँ फ्रांस में सरकार कहते हैं, हारून अल रशीद या जाफर के समान हैं? ऐसे पुरुष जो किसी विष-प्रयोगी को केवल क्षमा ही नहीं करते, बल्कि यदि उसका अपराध पर्याप्त कौशलपूर्ण हो, तो उसे प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर देते हैं और उस दशा में उस कथा को स्वर्णाक्षरों में लिखवाते हैं, ताकि अपने अवकाश के क्षणों में उससे मनोरंजन कर सकें। नहीं महोदया, अद्भुत अब पूर्व में भी शेष नहीं रहा। वहां भी अन्य नामों के वेश में और भिन्न रूपों में छिपे हुए पुलिस अधिकारी, अन्वेषक, न्यायाधीश, राज अभियोजक और अन्य विशेषज्ञ होते हैं। वहां अपराधियों को अत्यंत सुगमता से फांसी दी जाती है, उनका शिरच्छेद किया जाता है या उन्हें भाले पर चढ़ा दिया जाता है।
परंतु चतुर छल कपटियों की भांति उन्होंने मानवीय न्याय को छलना सीख लिया है और कुशल षड्यंत्रों द्वारा अपने उद्देश्यों की सफलता सुनिश्चित कर ली है। हमारे देश में जब कोई मूर्ख घृणा या लोभ के दैत्य से ग्रस्त हो जाता है, जब उसे किसी शत्रु का नाश करना होता है या किसी दादा को मार्ग से हटाना होता है, तो वह किसी किराना विक्रेता के पास जाता है, एक झूठा नाम देता है जो उसे उसके वास्तविक नाम से अधिक निश्चित रूप से पहचान देगा, और यह दिखाते हुए कि चूहे उसकी नींद हराम कर रहे हैं, 5 या 6 ग्राम आर्सेनिक खरीद लेता है। यदि वह अत्यंत चतुर हुआ तो 5 या 6 दुकानों पर जाता है, जिससे वह 5 या 6 गुना अधिक सहजता से पकड़ा जाए। फिर औषधि प्राप्त होते ही वह अपने शत्रु या अपने दादा को आर्सेनिक की ऐसी मात्रा दे देता है जो किसी मैमथ या मैस्टोडॉन को मार डालने के लिए पर्याप्त हो, और यह बिना किसी क्रम या विवेक के पीड़ित से ऐसे चीत्कार उत्पन्न कराता है कि समूचा मोहल्ला व्याकुल हो उठता है। तब पुलिस और जेंडार्मों की भीड़ आ पहुंचती है। वे एक वैद्य को बुलाते हैं जो मृतक का शरीर चीरता है और उसके उदर तथा आंतों से चम्मच भर भर कर आर्सेनिक निकालता है। अगले दिन 100 समाचार पत्र उस घटना को पीड़ित और हत्यारे के नाम सहित प्रकाशित करते हैं। उसी संध्या किराना विक्रेता या विक्रेता आकर कहते हैं, मैंने इस सज्जन को आर्सेनिक बेचा था। वे 20 ग्राहकों को पहचानना पसंद करेंगे, पर इस एक को नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार मूर्ख अपराधी पकड़ा जाता है, कारागार में डाला जाता है, पूछताछ होती है, आमना सामना कराया जाता है, उलझाया जाता है, दंडित किया जाता है और गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। या यदि वह किसी प्रतिष्ठित स्त्री हो तो उसे आजीवन कारावास दिया जाता है। यही है रसायन विज्ञान की वह समझ जो आप उत्तरी लोगों में रखते हैं। महोदया, यद्यपि मुझे स्वीकार करना होगा कि देसरू इससे बेहतर था। आप क्या अपेक्षा करते हैं? युवती हंसते हुए बोली, हम जो कर सकते हैं वही करते हैं। सब लोग मेडिची या बोर्जिया के रहस्य नहीं जानते। काउंट ने कंधे उचका दिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको इस समस्त अकुशलता का कारण बताऊं? ये इसलिए कि आपके रंगमंचों में, जहां तक मैं वहां खेले जाने वाले नाटकों को पढ़कर समझ पाया हूं, आप सदैव लोगों को किसी शीशी का द्रव पीते या किसी अंगूठी के मणि को दांत से काटते देखते हैं। फिर वे पत्थर की भांति गिर पड़ते हैं। 5 मिनट बाद पर्दा गिर जाता है और दर्शक चले जाते हैं। हत्या के परिणाम कोई नहीं देखता। कोई पुलिस अधिकारी अपनी पट्टी सहित या प्रहरी दल का सार्जेंट अपने 4 सैनिकों सहित दिखाई नहीं देता। और परिणाम था, बहुत से दुर्बल मस्तिष्क कल्पना करते हैं कि घटनाएं इसी प्रकार घटित होती हैं। पर यदि आप फ्रांस से केवल एक कदम बाहर जाएं, अलेप्पो या काहिरा, या उससे भी निकट नेपल्स या रोम, तो आप ऐसे व्यक्तियों को सड़क पर चलते देखेंगे, सीधे, स्वस्थ, रक्तवर्ण मुख वाले, जिनके विषय में शैतान भी यदि आपको अपनी चादर से छूकर बताए तो कहेगा, यह व्यक्ति 3 सप्ताह से विषग्रस्त है और 1 महीने में पूर्णतः मृत हो जाएगा। तो उस दशा में, विलेफोर ने कहा, उन्होंने उस प्रसिद्ध आख्वा टोफाना का रहस्य पुनः खोज लिया है, जिसके विषय में कहा जाता था कि वह पेरूजिया में लुप्त हो गया। अरे महोदया, क्या मानवता से कुछ भी कभी लुप्त होता है? कलाएं और विज्ञान संसार भर में भ्रमण करते हैं। वस्तुएं केवल अपना नाम बदलती हैं और साधारण लोग उससे भ्रमित हो जाते हैं। परिणाम सदैव वही रहता है। विष किसी विशेष अंग को प्रभावित करेगा, उदर, मस्तिष्क, आंतें। तब क्या होता है? कोई विष खांसी उत्पन्न कर सकता है और वह खांसी आगे चलकर निमोनिया या किसी अन्य रोग का रूप ले सकती है जिसे वैद्यक शास्त्र पहचानता है, और यह उसे घातक होने से नहीं रोकता। या यदि वह पहले से घातक न हो तो अज्ञान वैद्यों द्वारा दिए गए औषधोपचार उसे घातक बना देते हैं, क्योंकि वे सामान्यतः अत्यंत निकृष्ट रसायनज्ञ होते हैं। ऐसे उपचार जो रोग को बढ़ाए या रोकें, जैसा आप चाहें। परिणाम, एक व्यक्ति कला कौशल से नियमों के अनुसार मार दिया गया, जिसकी मृत्यु में विधि को कुछ भी संदेहास्पद न मिले, जैसा मेरे एक मित्र, उस भयावह और उत्कृष्ट रसायनज्ञ
सिसिली के तौरमिना के अब्बे अडेलमोते कहा करते थे, जिन्होंने इन घटनाओं का गहन अध्ययन किया था। यह भयावह है, पर अद्भुत भी, युवती ने कहा, मानो उसी स्थान पर जड़ हो गई हो। मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं सदैव ऐसी बातों को मध्ययुगीन कल्पनाएं ही मानती रही। वे मध्ययुगीन हैं भी, पर हमारे युग में परिष्कृत। आप क्या सोचती हैं? समय, प्रोत्साहन, पदक, पुरस्कार और मोंत्यो पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? यदि समाज को पूर्णता के अधिक निकट लाना नहीं, मनुष्य तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक वह ईश्वर की भांति सृजन और विनाश दोनों न कर सके। वह पहले ही विनाश कर सकता है। यह आधी विजय है। आपका आशय यह है, विलेफोर ने कहा, सदा उसी विषय पर लौटते हुए जो उसे रुचिकर था, कि बोर्जिया और मेडिची, रिने, रूजिएरी और संभवतः बाद में बारों द ट्रैंक के विष, जिनके साथ आधुनिक नाटकों और उपन्यासों में इतना अन्याय हुआ है, केवल कलाकृतियां थे, महोदया, और कुछ नहीं। काउंट ने कहा, क्या आप सोचती हैं कि वास्तविक वैज्ञानिक किसी व्यक्ति विशेष में स्थूल रुचि रखता है? नहीं। विज्ञान को परोक्ष मार्ग प्रिय है। अद्भुत कौशल, यदि आप चाहें तो कल्पना, उस योग्य अब्बे अडेलमोते को ही लीजिए जिसका मैंने अभी उल्लेख किया। उसने इस क्षेत्र में कुछ आश्चर्यजनक प्रयोग किए थे। सचमुच? हाँ, मैं आपको केवल एक उदाहरण देता हूँ। उसका एक अत्यंत सुंदर उद्यान था, सब्जियों, पुष्पों और फलों से भरा हुआ। अपनी सब्जियों में से वह सबसे साधारण, सबसे सुपाच्य चुनता। मान लीजिए, एक पत्ता गोभी। 3 दिनों तक वह उस पत्ता गोभी को आर्सेनिक के विलेन से सींचता। तीसरे दिन पत्ता गोभी रोगग्रस्त होकर मुरझा जाती। वही उसे काटने का समय होता। सब उसे पकी और स्वस्थ समझते। केवल अब्बे अडेलमोते जानता कि वह विषाक्त है। तब वह पत्ता गोभी घर ले जाता, एक खरगोश लाता। उसके पास खरगोशों, बिल्लियों और गिनी पिगों का उतना ही भव्य संग्रह था जितना सब्जियों, पुष्पों और फलों का। और वह खरगोश को पत्ता गोभी का एक पत्ता खिला देता। खरगोश मर जाता। कौन अन्वेषक न्यायाधीश इस पर प्रश्न उठाता? कौन राज अभियोजक मोन्सियो मजांदी या मोन्सियो फ्लूराओं के विरुद्ध उन खरगोशों, गिनी पिगों और बिल्लियों के लिए अभियोग दायर करता जिन्हें उन्होंने मारा? कोई नहीं। अतः खरगोश अब मृत है और विधि को उस पर प्रश्न करने का कोई कारण नहीं। अब्बे अडेलमोते अपने रसोइये से खरगोश का पेट चिरवाता और उसकी आंतें खाद ढेर पर फेंकवा देता। उस खाद ढेर पर एक मुर्गी होती जो आंतों को छुकती, स्वयं बीमार पड़ती और अगले दिन मर जाती। ठीक उसी समय जब वह अपने अंतिम ऐंठन भरे कष्ट में होती, एक गिद्ध ऊपर से उड़ता। अडेलमोंते के देश में गिद्ध बहुत होते हैं। वह शव पर झपटता और उसे दूर एक चट्टान पर ले जाकर खा जाता। 3 दिन बाद वह दयनीय गिद्ध भोजन के बाद से निरंतर अस्वस्थ अनुभव करते हुए आकाश में कई 100 फुट ऊपर मूर्छा से ग्रस्त हो जाता। वह आकाश से गिरता है और आपके मत्स्यकुंड में आ गिरता है। पाइक, ईल और मोरे ईल लोभी मछलियां होती हैं, जैसा आप जानती हैं। अतः वे उस गिद्ध को काटती हैं। अब मान लीजिए कि अगले दिन वही ईल या वही पाइक आपके भोजन परोसी जाए, 4 स्तर दूर से विषाक्त, और आपका अतिथि 5वें स्तर पर विषाक्त होकर 1 सप्ताह या 10 दिनों बाद उदरपीड़ा, वमन और ग्रहणी पर फोड़े से मर जाए। तब शव परीक्षा होगी और वैद्य कहेंगे, रोगी यकृत गांठ से मरा या टाइफॉइड ज्वर से। आप इन सभी घटनाओं को एक श्रृंखला में बांध देते हैं, विलेफोर ने कहा, पर एक क्षुद्र दुर्घटना भी इस कड़ी को तोड़ सकती है। गिद्ध उचित क्षण पर न उड़ता या वह मत्स्य कुंड से 100 गज दूर गिरता। यही तो कला है। पूर्व में महान रसायनज्ञ बनने के लिए संयोग को नियंत्रित करना पड़ता है। यह संभव है। विलेफोर विचारमग्न होकर सुनती रहीं। पर आर्सेनिक अविनाशी है, उसने कहा। चाहे वह जिस प्रकार अवशोषित हो, यदि वह मारने के लिए पर्याप्त हो, तो वह मनुष्य के शरीर में रह जाएगा। ठीक यही, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। ठीक यही, यही बात मैंने अपने प्रिय मित्र अडेलमोंते से कही थी। वह कुछ देर विचार करता रहा, मुस्कुराया और एक सिसिलियन कहावत में उत्तर दिया,
जो मेरा विश्वास है कि फ्रांसीसी भी है। मेरे बच्चे, संसार एक दिन में नहीं बना, 7 दिनों में बना। रविवार को लौटना। अगले रविवार मैं लौटा। इस बार उसने अपनी पत्ता गोभी को आर्सेनिक से नहीं, स्ट्रिक्नीन के लवणों के विलेन से सींचा था, जिसे वैज्ञानिक स्ट्रिक्नोस कोलुब्रिना कहते हैं। इस बार पत्ता गोभी सर्वथा स्वस्थ प्रतीत हो रही थी, अतः खरगोश को उस पर संदेह न हुआ। 5 मिनट बाद खरगोश मर गया। मुर्गी ने खरगोश को खाया और अगले दिन वह भी मर गई। तब हमने गिद्धों की भूमिका निभाई, मुर्गी को उठाया और उसका विच्छेदन किया। इस बार सभी विशिष्ट लक्षण विलुप्त हो चुके थे और केवल सामान्य लक्षण शेष थे। किसी अंग में कोई विशिष्ट संकेत नहीं, केवल तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना और मस्तिष्कीय संकुलन के चिन्ह, बस। मुर्गी विषाक्त नहीं हुई थी, वह अपस्मार से मरी थी। मुर्गियों में यह रोग दुर्लभ है, मैं जानता हूं, पर मनुष्यों में अत्यंत सामान्य। विलेफोर अधिकाधिक अपने विचारों में डूबती प्रतीत हुई। यह सौभाग्य है, उसने कहा, कि ऐसे पदार्थ केवल रसायनज्ञ ही तैयार कर सकते हैं, अन्यथा संसार का आधा भाग दूसरे आधे को विष दे रहा होता। रसायनज्ञ, या वे लोग जिन्हें रसायन में रुचि हो, मोंटे क्रिस्टो ने उपेक्षापूर्वक कहा। पर तब विलेफोर ने कहा, अपने विचारों से स्वयं को बाहर लाने का प्रयास करते हुए, चाहे वह कितना ही चतुरतापूर्वक संयोजित क्यों न हो, अपराध तो अपराध ही है। वह मानव अन्वेषक से बच सकता है, पर ईश्वर की दृष्टि से नहीं। पूर्ववासी अंतःकरण के विषयों पर हमसे कम संवेदनशील होते हैं और उन्होंने बुद्धिमानी से नरक को त्याग दिया है, बस। आह महोदया, ऐसे संकोच स्वाभाविक रूप से आपके समान निष्कपट आत्मा में उत्पन्न होते हैं, पर तर्क से शीघ्र ही दूर किए जा सकते हैं। मानवीय चिंतन का अंधकारमय पक्ष सदैव उस परिहास में समाहित रहेगा जिसे जांजाक रूसो ने व्यक्त किया। आप जानती हैं, उस मंदारिन को जिसे 500 लीग की दूरी से केवल उंगली उठाकर मार सकते हो। मनुष्य का जीवन ऐसे ही कर्म करते बीतता है और उसकी बुद्धि उन्हें स्वप्न में देखने में क्षीण हो जाती है। आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो क्रूरता से अपने सहचर के हृदय में छुरा भोंक दें या उसे पृथ्वी से मिटाने के लिए वही आर्सेनिक की मात्रा दे दें जिसका हमने अभी उल्लेख किया। वह तो वास्तव में या तो सनक है या मूर्खता। उस स्तर तक पहुंचने के लिए रक्त का 36 डिग्री तक उष्ण होना, नाड़ी का प्रति मिनट 90 धड़कनों तक दौड़ना और मन का अपनी सामान्य सीमाओं से बाहर धकेला जाना आवश्यक है। पर यदि, जैसे कोई भाषाविद एक शब्द से उसके निकट पर्याय तक बढ़ता है, आप केवल एक उन्मूलन कर दें, किसी निकृष्ट हत्या के स्थान पर आप केवल और सरलता से अपने मार्ग से उस व्यक्ति को हटा दें जो आपको बाधित करता है, बिना टकराव, बिना हिंसा, बिना उस समस्त यातना उपकरण के जो पीड़ित को शहीद और कर्ता को पूर्ण अर्थ में कसाई बना देता है। यदि न रक्त है, न चीखें, न ऐंठने, और सबसे बढ़कर उस घटना की वह भयानक और दुष्प्रभावकारी तात्कालिकता नहीं, तब आप उस मानवीय विधि के भार से बच जाएंगे जो आपसे कहती है, सामाजिक व्यवस्था को विचलित मत करो। यही पूर्ववासी करते हैं और इसी प्रकार सफल होते हैं। गंभीर और शीतल स्वभाव के लोग, वे समय की चिंता कम करते हैं जब कोई महत्वपूर्ण विषय सुलझाना होता है। अंतःकरण अब भी है, विलेफोर ने दबे हुए स्वर में कहा, एक आह रोकते हुए। हाँ, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, हाँ, सौभाग्य से अंतःकरण अब भी है, क्योंकि उसके बिना हम बड़ी विपत्ति में पड़ जाते। किसी भी थोड़ी ऊर्जस्वी क्रिया के पश्चात अंतःकरण हमें बचा लेता है, क्योंकि वह हमें हजारों उत्तम बहाने प्रदान करता है जिनका निर्णय केवल हमें ही करना होता है। ये बहाने चाहे हमारी निद्रा सुनिश्चित करने में कितने ही प्रभावी क्यों ना हो, संभवतः उस न्यायालय के समक्ष उतने प्रभावी ना हो जहां उन्हें हमारे जीवन की रक्षा करनी हो। उदाहरणार्थ, रिचर्ड तृतीय अपने अंतःकरण द्वारा अत्यंत सुगमता से सेवा प्राप्त था जब एडवर्ड चतुर्थ के 2 बच्चों का उन्मूलन हुआ। वह स्वयं से कह सकता था, ये दोनों बालक एक क्रूर अत्याचारी के पुत्र, अपने पिता के दुर्गुणों के उत्तराधिकारी थे।
यद्यपि मैं ही उनकी बाल प्रकृति में यह पहचान सका। ये दोनों बालक मेरे उन प्रयत्नों के मार्ग में थे, जिनसे मैं इंग्लैंड की जनता को सुख देना चाहता था, जिन्हें वे निश्चय ही दुर्भाग्य देते। उसी प्रकार लेडी मैकबेथ भी अपने अंतःकरण से सेवा प्राप्त थी। उसकी इच्छा शेक्सपियर चाहे जो कहे, अपने पति को नहीं, अपने पुत्र को सिंहासन देना थी। ओह! मातृस्नेह कितना महान गुण और कितना प्रबल प्रेरक है कि वह अनेक बातों को क्षमा करा सकता है। अतः अपने अंतःकरण के बिना लेडी मैकबेथ डंकन की मृत्यु के बाद अत्यंत दुखी स्त्री होती। ये भयावह सिद्धांत और घृणित विरोधाभास काउंट ने अपनी विशिष्ट सहज व्यंग्य मिश्रित शैली में कहे। विलेफोर्ड ने उन्हें लोभपूर्वक ग्रहण किया। कुछ क्षण मौन रहा। क्या आप जानते हैं काउंट, उसने कहा, आप अत्यंत भयानक तर्क करता हैं और संसार को कुछ अधिक ही भयावह प्रकाश में देखते हैं। क्या यह इसलिए है कि आपने मानवता को रसायन पात्रों और आसवन यंत्रों के माध्यम से देखा है कि आप उसे इस प्रकार देखते हैं? क्योंकि आप सत्य कहते हैं। आप एक महान रसायनज्ञ हैं और वह अमृत जो आपने मेरे पुत्र को दिया था, जिसने उसे इतनी शीघ्र जीवन में लौटा दिया। ओह! उस पर विश्वास मत कीजिए, महोदया, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। उस अमृत की एक बूंद पर्याप्त थी उस बालक को जीवन में लौटाने के लिए जब वह मर रहा था। पर 3 बूंदें उसके रक्त को इस प्रकार फेफड़ों में प्रवाहित कर देती कि उसे हृदय धड़कन का तीव्र विकार हो जाता। 6 बूंदें उसकी श्वास रोक देती और उसे उससे भी अधिक गंभीर आघात देती जिससे वह पहले ही ग्रस्त था। 10 बूंदें उसे मार डालती। आपको स्मरण है, महोदया, मैंने कितनी शीघ्रता से उसे उन शीशियों से दूर खींच लिया था जिन्हें छूने का उसने साहस किया था। क्या वह कोई भयंकर विष था? ईश्वर न करे। पहले तो विष शब्द को भूल जाइए, क्योंकि वैद्य सबसे घातक विषों का उपयोग करते हैं, जो उनके प्रयोग के ढंग के अनुसार अत्यंत प्रभावी औषधि बन जाते हैं। तो वह क्या था? मेरे मित्र अब्बे अडेलमोंते की बनाई एक सूक्ष्म तैयारी, जिसका प्रयोग करना उन्होंने मुझे सिखाया। ओह! वह अवश्य एक उत्कृष्ट वातशामक होगा। एक अचूक औषधि, महोदया, जैसा आपने देखा, काउंट ने उत्तर दिया। मैं उसका प्रायः उपयोग करता हूँ, स्वाभाविक सावधानी के साथ, उन्होंने मुस्कुराकर जोड़ा। मैं ऐसा ही कल्पना करती हूँ, विलेफोर ने उसी स्वर में उत्तर दिया। मैं स्वयं अत्यंत स्नायविक और मूर्छाप्रवण होने के कारण किसी डॉक्टर अडेलमोंते की आवश्यकता अनुभव करती हूँ, जो ऐसा उपाय खोजे जिससे मैं सहज श्वास ले सकूं और एक दिन घुटकर मर जाने के भय से मुक्त हो सकूं। तब तक, चूंकि ऐसी वस्तुएं फ्रांस में दुर्लभ हैं और आपके अब्बे संभवतः मेरे लिए पेरिस आने को इच्छुक न हो, मैंने मोन्सियो प्लांच के वातशामक औषधियों से ही काम चलाया है और मैं प्रायः पुदीना तथा हॉफमान की बूंदों का उपयोग करती हूँ। देखिए, ये कुछ गोलियां हैं जो मैंने अपने लिए बनवाई हैं। इनमें दुगुनी मात्रा है। मोंटे क्रिस्टो ने वह कछुए की खोल की डिबिया खोली जो उसने उन्हें दी थी और उन गोलियों को एक विशेषज्ञ की भांति सूंघा, मानो उनकी संरचना का मूल्यांकन कर रहे हों। ये उत्कृष्ट हैं, उन्होंने कहा, पर दुर्भाग्य से इन्हें निगलना पड़ता है, जो प्रायः अचेत व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। मैं अपनी विशिष्ट औषधि को अधिक पसंद करता हूँ। निस्संदेह, मैं सहमत हूँ, उसे कार्य करते देख चुकी हूँ, पर वह निश्चय ही एक रहस्य होगा और मैं इतनी असावधान नहीं कि उसे मांग बैठूं। पर मैं, महोदया, मोंटे क्रिस्टो ने उठते हुए कहा, इतना उदार अवश्य हूं कि उसे आपको प्रदान कर सकूं। ओह! केवल एक बात स्मरण रखिए, अल्प मात्रा में यह औषधि है, अधिक मात्रा में विच एक बूंद जीवन लौटा सकती है, जैसा आपने देखा। 5 या 6 निश्चय ही मार डालेंगी और वह भी अत्यंत भयानक रूप से, क्योंकि यदि उन्हें एक प्याले मदिरा में घोल दिया जाए तो स्वाद में तनिक भी परिवर्तन न होगा।
पर मुझे रुकना चाहिए महोदया, अन्यथा प्रतीत होगा कि मैं आपको परामर्श दे रहा हूँ। घड़ी ने अभी 6:30 बजाए ही थे कि दासी ने विलेफोर की एक सखी के आगमन की सूचना दी, जो उनके साथ भोजन करने वाली थी। यदि मुझे आपको तीसरी या चौथी बार मिलने का सम्मान प्राप्त होता, दूसरी बार के स्थान पर, विलेफोर ने कहा, यदि मुझे आपकी मित्र होने का सौभाग्य होता, केवल आपकी उपकारिणी होने के स्थान पर, तो मैं आग्रह करती कि आप भोजन के लिए रुकें और आपके प्रथम इनकार को स्वीकार न करती। हजारों धन्यवाद महोदया, मोंटे क्रिस्टो ने उत्तर दिया। पर मेरा भी एक पूर्व निश्चित कार्यक्रम है जिससे मैं मुक्त नहीं हो सकता। मैंने अपनी एक यूनानी राजकुमारी मित्र को रंगमंच ले जाने का वचन दिया है। उसने अभी तक भव्य ओपेरा नहीं देखा और वह मुझ पर निर्भर है कि मैं उसका परिचय उससे कराऊं। तो जाइए, पर मेरी विधि को मत भूलिए। क्या कहती हैं महोदया? यदि मैं उसे भूल जाऊं, तो मुझे अभी-अभी आपके साथ बिताया हुआ ये समय भी भूलना पड़ेगा और वह सर्वथा असंभव है। मोंटे क्रिस्टो ने प्रणाम किया और बाहर चले गए, विलेफोर को विचारों में निमग्न छोड़कर। वह एक विचित्र पुरुष है, उसने स्वयं से कहा, और मैं अनुमान करती हूँ उसका बपतिस्मा अडेलमोते के नाम पर हुआ होगा। जहां तक मोंटे क्रिस्टो का संबंध था, ये भेंट उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक सफल रही थी। निश्चय ही उसने बाहर निकलते हुए सोचा, यह उर्वर भूमि है और मुझे विश्वास है कि जो बीज इसमें गिरेगा वह बांझ न रहेगा। अगले दिन जैसा उसने वचन दिया था, उसने वह विधि भेज दी जिसकी उसने मांग की थी। रोबेर ले दियाब्ल। ओपेरा का बहाना इस कारण और भी उपयुक्त था कि उस संध्या रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक में एक औपचारिक सॉरी आयोजित थी। लेवसूर लंबे समय से अस्वस्थ थे, पर वे बर्ट्राम की भूमिका में लौट रहे थे और सदैव की भांति उस फैशनेबल उस्ताद की कृति ने पेरिस के उच्च समाज के श्रेष्ठतम लोगों को आकर्षित किया था। मोर्सेर्फ अधिकांश धनाढ्यों की भांति अपना स्वयं का ऑर्केस्ट्रा स्टॉल रखता था, साथ ही ऐसे 10 परिचितों के बॉक्स भी, जिनमें वह इच्छा होने पर स्थान मांग सकता था। इसके अतिरिक्त लायंस बॉक्स में उसका स्थान अलग था। शातोरेनो का स्टॉल स्थान मोर्सेर्फ के बगल में था। बोशा पत्रकार होने के कारण रंगमंच का राजा था और जहां चाहे बैठ सकता था। उस संध्या लुशियां देब्रे के पास मंत्री प्रकोष्ठ उपलब्ध था और उसने उसे कॉम्त द मोर्सेर्फ को प्रस्तावित किया था, जिन्होंने मर्सिडीज के इनकार करने पर उसे डांगलार को यह संदेश देकर भेज दिया कि वह संभवतः संध्या के दौरान बैरोनेस और उनकी पुत्री से मिलने आएंगे, यदि वे उस प्रकोष्ठ को स्वीकार करना चाहें जो वह उन्हें दे रहे हैं। वे महिलाएं उसे अस्वीकार करने वाली न थीं। नेह शुल्क प्रकोष्ठ जितना किसी करोड़पति को प्रिय होता है, उतना किसी को नहीं। जहां तक डांगलार का प्रश्न था, उन्होंने घोषित किया कि उनके राजनीतिक सिद्धांत और विपक्ष के एक डेप्यूटे के रूप में उनकी स्थिति उन्हें मंत्री प्रकोष्ठ में जाने की अनुमति नहीं देती। परिणाम था, बैरोनेस ने लुसिया को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वह उन्हें ले चले, क्योंकि वह यूजिनी के साथ अकेली ओपेरा नहीं जा सकती थी। निस्संदेह यदि दोनों महिलाएं अकेली जाती तो लोग इसे अत्यंत अनुचित व्यवहार मानते, जबकि किसी को यह आपत्तिजनक न लगता कि मादेमवाजेल डांगलार अपनी माता और अपनी माता के प्रेमी के साथ ओपेरा जाए। संसार को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है। पर्दा प्रथा के अनुसार लगभग रिक्त सभा के सामने उठा। पेरिस वासियों में यह फैशन है कि वे रंगमंच पर प्रदर्शन आरंभ हो जाने के बाद पहुंचते हैं। फलतः जो दर्शक उपस्थित होते हैं, वे प्रथम अंक नाटक देखने या सुनने में नहीं, बल्कि आने वाले दर्शकों को देखने में व्यतीत करते हैं। और इस प्रकार केवल द्वारों के बंद होने की ध्वनि और वार्तालाप के स्वर ही सुनाई देते हैं। देखो, अल्बेर ने अचानक कहा, जब ड्रेस सर्कल के एक पार्श्व प्रकोष्ठ का द्वार खुला। देखो, काउंटेस जी, काउंटेस जी।
कौन या क्या है? शातोरेनो ने पूछा। आह बैरन, ऐसा प्रश्न क्षम्य नहीं। काउंटेस जी, कौन है? ओह हाँ, शातोरेनो ने कहा। क्या वही आकर्षक वेनेशियन स्त्री नहीं? ठीक वही। उसी क्षण काउंटेस जी ने अल्बेर को देख लिया और हाथ हिलाकर तथा मुस्कुराकर अभिवादन किया। क्या तुम उसे जानते हो? शातोरेनो ने पूछा। हाँ, फ्रांज ने मेरा परिचय उससे कराया था जब हम रोम में थे। क्या तुम पेरिस में मेरे लिए भी ऐसा कर सकते हो? निश्चय ही। शांत, दर्शकों ने पुकारा। दोनों युवक वार्ता में लगे रहे, मानो उन्हें तनिक भी ध्यान न हो कि स्टॉलों में बैठे लोग संगीत सुनना चाहते हैं। वह शांत मास के घुड़दौड़ में थी। शातोरेनो ने कहा। आज? हाँ। अच्छा, मैं तो दौड़ भूल ही गया था। क्या तुमने कुछ लगाया? एक तुच्छ राशि, 50 लुई। कौन जीता? नॉटिलस। मैं उसी पर दांव लगाया था। पर 3 दौड़ें थीं। हाँ, प्री दू जोकी क्लब, एक स्वर्ण पात्र। कुछ विचित्र घटित हुआ। क्या? शांत रहो, दर्शकों ने पुकारा। क्या? अल्बेर ने पुनः पूछा। उस दौड़ का विजेता एक सर्वथा अज्ञात घोड़ा और जॉकी था। क्या? हाँ, सचमुच। वाम्पा नाम से प्रविष्ट घोड़े और जॉब नाम से प्रविष्ट जॉकी पर किसी ने ध्यान न दिया जब अचानक एक अद्भुत शाहबलूती घोड़ा प्रकट हुआ, जिसकी पीठ पर तुम्हारी मुट्ठी के बराबर जॉकी था। उसे काठी में 20 पाउंड सीसे का भार देना पड़ा, और फिर भी वह एरियल और बारबारों से 3 लंबाई आगे लक्ष्य रेखा पार कर गया। और किसी को झांत नहीं था कि घोड़ा और जॉकी किसके हैं। नहीं, तुम कहते हो घोड़ा प्रविष्ट था वाम्पा के नाम से। तो उस दशा में, अल्बेर ने कहा, मैं तुमसे एक कदम आगे हूं, क्योंकि मैं स्वामी को जानता हूं। शांत, स्टॉलों से पुकार उठी। इस बार शोर इतना अधिक था कि दोनों युवकों को अंततः अनुभव हुआ कि दर्शकों की शिकायत उन्हीं से है। वे एक क्षण को पीछे मुड़े, उस भीड़ में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हुए जो उस धृष्टता का उत्तरदायित्व ले। पर जब किसी ने पुकार दोहराई नहीं, तो वे पुनः मंच की ओर मुड़ गए। उसी समय मंत्री प्रकोष्ठ का द्वार खुला और डांगलार, उनकी पुत्री और लुसियां देब्रे अपने स्थान पर आ बैठे। आह, शातुरेनो ने कहा, कुछ परिचित लोग हैं। विकौंत, तुम दाहिनी ओर क्यों घूर रहे हो? कोई तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा है। अल्बेर ने मुड़कर देखा और उसकी दृष्टि बैरोनेस डांगलार की दृष्टि से मिली, जिन्होंने अपने पंखे से हल्का अभिवादन किया। जहां तक मादेमवाजेल यूजिनी का संबंध था, उसकी बड़ी काली आंखें स्टॉलों की ओर देखने का कष्ट भी न करती थीं। सच कहूं प्रिय मित्र, शातोरेनो ने कहा, मैं समझ नहीं पाता उस असंगत विवाह को छोड़कर, और मुझे नहीं लगता वह तुम्हें बहुत व्यथित करता है। जैसा कि मैं कह रहा था, उस असंगतता को छोड़कर मैं नहीं समझ पाता कि तुम्हें मादेमवाजेल डांगलार से क्या आपत्ति हो सकती है। वह वास्तव में अत्यंत सुंदर युवती है। अत्यंत सुंदर, निस्संदेह, अल्बेर ने कहा। पर मुझे स्वीकार करना होगा कि सौंदर्य के विषय में मैं कुछ अधिक कोमल, अधिक मृदुल और संक्षेप में अधिक स्त्रैण रूप को वरीयता देता। यही है आज की युवा पीढ़ी, शातोरेनो ने कहा, जो 30 वर्ष का होने के कारण मॉर्सेर्फ के प्रति पितृवत भाव धारण कर लेता था। कभी संतुष्ट नहीं। क्या मेरे प्रिय, तुम्हें डायना शिकारिनी जैसी वधु दी जा रही है और तुम प्रसन्न नहीं? ठीक यही। मैं तो कुछ वीनस दे मिलो या वीनस ऑफ कापुआ जैसी आकृति को वरीयता देता। यह डायना शिकारिनी सदा अपनी अप्सराओं से घिरी मुझे कुछ भयभीत करती है। मुझे भय है कि वह मेरे साथ एक्टेओन जैसा व्यवहार न करे। युवती पर एक दृष्टि डालना ही
उन भावनाओं को कुछ सीमा तक उचित सिद्ध कर सकता था, जिन्हें मोर्सेल्फ ने अभी स्वीकार किया था। मादेम वाजेल डांगलार सुंदर थी, पर जैसा अल्बेर ने कहा, उसका सौंदर्य कुछ कठोर था। उसके केश दीप्तिमान काले थे, पर उनकी स्वाभाविक लहर में एक प्रकार की विद्रोही तीव्रता थी। उसकी आंखें भी उसके केशों जितनी ही काली थीं और विलक्षण भौहों से घिरी थीं, जिनका एक ही दोष था, वे समय-समय पर प्रश्नवाचक ढंग से उठ जाती थीं। और उन आंखों की सबसे विशिष्ट बात उनका दृढ़ निश्चयी भाव था, जिसे किसी स्त्री में देखना आश्चर्यजनक लगता। उसकी नाक में वे सटीक अनुपात थे, जो कोई शिल्पी जूनों को देता। केवल उसका मुख कुछ अधिक बड़ा था, पर उसमें सुडौल दांत थे, जो उसके होठों की अत्यधिक लालिमा को और उभारते थे। वह लालिमा, जो उसके वर्ण की श्वेतता से पूर्ण सामंजस्य नहीं रखती थी। अंत में मुख के कोने पर एक तिल, जो ऐसे प्राकृतिक चिन्हों की अपेक्षा कुछ बड़ा था, उसके मुखमंडल में उस दृढ़ता की अभिव्यक्ति को पूर्ण करता था, जिसने मॉर्सेल्फ को कुछ विचलित किया। जहां तक यूजिनी के व्यक्तित्व के शेष भाग का प्रश्न था, वह उसी मस्तक के अनुरूप था जिसका वर्णन हमने अभी किया है। जैसा शातो रेनो ने कहा, वह डायना शिकारिनी थी, पर उसके सौंदर्य में उससे भी अधिक दृढ़ता और पेशीय सघनता थी। उसके पालन पोषण के विषय में यदि कोई आपत्ति की जा सकती थी, तो वह यह कि उसकी मुखाकृति के कुछ गुणों की भांति वह दूसरे लिंग के अधिक अनुकूल प्रतीत होता था। वह 2 या 3 भाषाएं बोलती थी, चित्रांकन में जन्मजात प्रतिभा रखती थी, पद्य लिखती थी और संगीत की रचना करती थी। अंतिम कला उसकी महानतम रुचि थी, जिसका वह अपनी एक विद्यालय सखी के साथ अध्ययन करती थी। एक ऐसी युवती जिसके पास कोई अपेक्षित भाग्य नहीं था, पर ऐसा कहा जाता था, एक महान गायिका बनने के लिए आवश्यक सब कुछ था। कहा जाता था कि एक महान संगीतकार इस युवती में लगभग पितृवत रुचि रखता है और उसे परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करता है, इस आशा में कि एक दिन वह अपनी वाणी से भाग्य अर्जित करेगी। मादेम वाजेल लुइस दार्मिली, यही उस प्रतिभाशाली युवती का नाम था कि एक दिन रंगमंच पर प्रकट होने की संभावना के कारण मादेम वाजेल डांगलार, यद्यपि उसे अपने घर पर ग्रहण करती थी, उसके साथ सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देती थी। इसके बावजूद, यद्यपि उसे बैंकर के घर में किसी स्वतंत्र सखी का स्थान प्राप्त न था, लुइस को एक साधारण गवर्नेस से कहीं उच्च स्थिति प्राप्त थी। मादाम डांगलार के अपने प्रकोष्ठ में प्रवेश करने के कुछ ही क्षण बाद पर्दा गिर गया और चूंकि अंतराल इतना लंबा था कि लोग फोये में घूम सकें या लगभग आधे घंटे तक परस्पर भेंट कर सकें, स्टॉल लगभग रिक्त हो गए। मॉर्सेल्फ और शातोरेनो बाहर जाने वालों में प्रथम थे। एक क्षण के लिए मादाम डांगलार ने सोचा कि अल्बेर की यह शीघ्रता उन्हें प्रणाम करने की इच्छा के कारण है, और वह अपनी पुत्री की ओर झुककर उसे इस संभावित भेंट के लिए सावधान करने लगी। पर युवती ने केवल मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसी समय मानो यूजिनी के इस संकेत की पुष्टि करने के लिए मॉर्सेल्फ ड्रेस सर्कल के एक पार्श्व प्रकोष्ठ में प्रकट हुआ। यह प्रकोष्ठ काउंटेस जी इकहा था। आह यात्री, तो आप यहाँ हैं। उसने उसका हाथ पुराने परिचय की समस्त आत्मीयता से बढ़ाकर कहा। आपकी यह कृपा कि आपने मुझे पहचाना और विशेषतः अपनी प्रथम भेंट के लिए मुझे वरीयता दी। विश्वास कीजिए, अल्बेर ने उत्तर दिया, यदि मुझे पेरिस में आपके आगमन का समाचार होता और आपका पता ज्ञात होता, तो मैं इतना विलंब न करता। पर मुझे अनुमति दीजिए कि मैं मोंसियो ले बैरन द शातोरेनो का परिचय कराऊं, मेरे मित्र और फ्रांस में बचे हुए उन कुछ सज्जनों में से एक, जिन्होंने अभी मुझे बताया कि आप शांत मास के घुड़दौड़ में थीं। शातोरेनो ने प्रणाम किया। तो आप घुड़दौड़ में थे? काउंटेस ने उत्सुकता से उसका अवलोकन करते हुए पूछा। हाँ। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि प्रीदु जॉकी क्लब जीतने वाला घोड़ा किसका था? मुझे खेद है, शातोरेनो ने कहा। मैं अभी यही प्रश्न अल्बेर से पूछ रहा था। क्या आप आग्रह करती हैं, काउंटेस? अल्बेर ने पूछा। किस बात पर? घोड़े के स्वामी को जानने पर?
निश्चय ही, मुझे आपको बताना है, पर क्या संयोग से आप जानते हैं विकोंत, आप एक कथा आरंभ करने ही वाली थीं। मुझे आपको बताना है, आपने कहा। तो मुझे बताना होगा कि वह आकर्षक शाहबलूती घोड़ा और गुलाबी टोपी वाला, वह सुडौल छोटा जॉकी, मुझे प्रथम दृष्टि से इतने प्रिय लगे कि मैं उनके लिए उसी प्रकार कामना करने लगी, जैसे मैंने उन पर अपना आधा भाग्य दांव पर लगाया हो। अतः जब मैंने उन्हें अन्य प्रतियोगियों से 3 लंबाई आगे लक्ष्य रेखा पार करते देखा, तो मैं इतनी प्रसन्न हुई कि पागलों की भांति ताली बजाने लगी। मेरी आश्चर्य की कल्पना कीजिए, जब घर पहुंचने पर सीढ़ियों पर वही गुलाबी जॉकी मिला। मैंने सोचा, दौड़ का विजेता संयोग से उसी भवन में रहता है जिसमें मैं, और जब मैंने अपने बैठक कक्ष का द्वार खोला, तो प्रथम वस्तु जो मैंने देखी, वह वही स्वर्ण पात्र था। वही पुरस्कार जो उस अज्ञात घोड़े और जॉकी ने जीता था। उसके भीतर एक छोटा कागज था जिस पर लिखा था, काउंटेस जी के लिए लॉर्ड रुथवेन। ठीक, मॉरसेल्फ ने कहा। क्या अर्थ ठीक से? मेरा अर्थ है, वह स्वयं लॉर्ड रुथवेन था। कौन लॉर्ड रुथवेन? हमारा वही वैम्पायर, वही जो त्यात्रो अर्जेंटीना में था। सच, काउंटेस ने कहा। क्या वह यहाँ है? निस्संदेह। और तुम उसे देखते हो, उससे मिलते हो, उसके यहाँ जाते हो। हम घनिष्ठ मित्र हैं, यहाँ तक कि मोन्स्यूद शातोरेनो को भी उससे परिचित होने का सम्मान प्राप्त है। तुम्हें कैसे विश्वास कि वही विजेता था? उसका घोड़ा वाम्पा नाम से दौड़ा। तो क्या तुम्हें उस प्रसिद्ध डाकू का नाम स्मरण नहीं, जिसने मुझे बंदी बनाया था? निश्चय ही। और जिसके हाथों से काउंट ने चमत्कारिक रूप से मुझे मुक्त कराया? हाँ, उसका नाम वाम्पा था। अतः देखो, वही होना चाहिए। पर उसने मुझे वह पात्र क्यों भेजा? प्रथम तो इसलिए, काउंटेस, क्योंकि मैं तुम्हारा उल्लेख उससे प्रायः करता था, जैसा तुम कल्पना कर सकती हो। फिर इसलिए कि वह एक देशवासी पाकर प्रसन्न हुआ, और उस रुचि से भी प्रसन्न हुआ जो उस देशवासी ने उसमें ली। मुझे आशा है तुमने उससे वे मूर्खताएं नहीं कही होंगी जो हम उसके विषय में कहा करते थे। मैं इसकी शपथ नहीं ले सकता, और वास्तव में तुम्हें वह पात्र लॉर्ड रुथवेन के नाम से देने का विचार, यह तो भयंकर है। वह मुझसे अत्यंत क्रुद्ध होगा। क्या वह ऐसा व्यवहार कर रहा है? नहीं, यह स्वीकार करना होगा। तो फिर, तो तुम कह रहे हो वह पेरिस में है? हाँ। और उसने कैसी हलचल उत्पन्न की? ओह, अल्बेर ने कहा। एक सप्ताह तक लोग उसी की चर्चा करते रहे। फिर इंग्लैंड की रानी का राज्याभिषेक हुआ, और मादेमवाजेल मार्स के हीरों की चोरी, और फिर किसी ने किसी और विषय पर बात ही नहीं की। मेरे प्रिय मित्र, शातोरेनो ने कहा, स्पष्ट है कि काउंट तुम्हारा मित्र है और तुम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हो। काउंटेस, अल्बेर की बातों पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि सत्य यह है कि इस समय पेरिस में काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के अतिरिक्त किसी और की चर्चा नहीं है। सबसे पहले उसने मादाम डांगलार को 30,000 फ्रॉक मूल्य के घोड़े भेजे। फिर उसने मादाम द विलेफोर का जीवन बचाया, और अब प्रतीत होता है कि उसने जॉकी क्लब की दौड़ भी जीत ली है। मॉरसेल्फ चाहे जो कहे, मैं ये मानता हूं कि इस समय लोग काउंट की ही चर्चा कर रहे हैं, और 1 महीने बाद और भी अधिक करेंगे, यदि वह इसी विचित्र ढंग से व्यवहार करता रहा जो वस्तुतः उसका स्वाभाविक आचरण प्रतीत होता है। संभव है, मॉरसेल्फ ने कहा। इस बीच रूसी राजदूत का प्रकोष्ठ किसने ले लिया है? कौन सा? काउंटेस ने पूछा। वही जो स्तंभों के बीच प्रथम श्रेणी में है। ऐसा लगता है मानो उसे पूर्णतः सजाया गया हो। वास्तव में, शातोरेनो ने कहा,
क्या प्रथम अंक में वहां कोई था? कहाँ? उसी प्रकोष्ठ में? नहीं, काउंटेस ने कहा। मैंने किसी को नहीं देखा। फिर मूल विषय पर लौटते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने ही पुरस्कार जीता? मुझे पूर्ण विश्वास है। और वही पात्र मुझे भेजा? इसमें संदेह नहीं। पर मैं उसे जानती तक नहीं, काउंटेस ने कहा। मेरा मन होता है उसे लौटा दूं। ओह, ऐसा मत कीजिए। वह आपको दूसरा भेज देगा, नीलम या माणिक से तराशा हुआ। वह ऐसे कार्य करता है। उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है। उसी समय घंटी बजी, ये संकेत देते हुए कि द्वितीय अंक आरंभ होने वाला है। अल्बेर अपने स्थान पर लौटने के लिए उठ खड़ा हुआ। क्या मैं तुम्हें देखूंगी? काउंटेस ने पूछा। अंतरालों में, यदि आप अनुमति दें, तो मैं आकर देख सकता हूं कि पेरिस में रहते हुए मैं आपके किसी काम आ सकता हूं या नहीं। महाशयों, काउंटेस ने कहा, मैं प्रत्येक शनिवार संध्या अपने मित्रों के लिए रियो द्रिवोली संख्या 22 पर उपलब्ध रहती हूँ। अब आपको झांत है। दोनों युवकों ने प्रणाम किया और बाहर चले गए। जब वे पुनः रंगमंच में लौटे तो उन्होंने देखा कि स्टॉलों में सब लोग खड़े हैं और सभी की दृष्टि कक्ष के एक ही बिंदु पर केंद्रित है। उन्होंने भी उसी दिशा में देखा और उस स्थान पर ठिठक गए जो कभी रूसी राजदूत का प्रकोष्ठ था। काले वस्त्रों में एक पुरुष, जिसकी आयु 35 और 40 के बीच रही होगी, अभी अभी एक प्राच्य वेशभूषा वाली स्त्री के साथ भीतर प्रवेश किया था। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी और उसका परिधान इतना अलंकृत कि, जैसा हमने कहा, सभी दृष्टियां तत्काल उसी पर टिक गईं। अरे, अल्बेर ने कहा, मोंटे क्रिस्टो और उसकी यूनानी। वास्तव में वह काउंट और हाइदी ही थे। क्षण भर बाद वह युवती केवल स्टॉलों में ही नहीं, समूचे रंगमंच में ध्यान का केंद्र बन गई। स्त्रियां अपने अपने प्रकोष्ठों से झुककर झूमरों की रोशनी में दमकते हीरों की झड़ी देखने लगीं। द्वितीय अंक उस मध्यम गुनगुनाहट के बीच खेला गया जो किसी महान दृश्य के प्रति विशाल जनसमूह की प्रतिक्रिया होती है। किसी ने शांत कहने का विचार भी न किया। वह स्त्री इतनी युवा, इतनी सुंदर और इतनी दीप्तिमान उस संध्या का सबसे आकर्षक दृश्य थी। इस बार बैरोनेस डांगलार के एक संकेत ने स्पष्ट कर दिया कि वह चाहती हैं अल्बेर अगले अंतराल में उनसे भेंट करे। मॉर्सेल्फ इतना सुसंस्कृत था कि जब कोई उससे बात करना चाहे तो उसे प्रतीक्षा में न रखे। अतः अंक समाप्त होते ही वह अग्रिम प्रकोष्ठ में पहुंच गया। वहां उसने दोनों महिलाओं का अभिवादन किया और देब्रई की ओर हाथ बढ़ाया। बैरोनेस ने उसे एक मोहक मुस्कान से स्वागत किया और यूजिनी ने अपनी स्वाभाविक शीत उदासीनता से, मेरे प्रिय, देब्राई ने कहा, तुम अपने सामने एक ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो बिल्कुल विवश हो चुका है और तुमसे सहायता की याचना कर रहा है। मादाम मुझ पर काउंट के विषय में प्रश्नों की वर्षा कर रही है। वह क्या है? कहाँ से आया है? कहाँ जा रहा है? धिक्कार है, मैं काग्लियोस्त्रो तो नहीं। अतः इस झंझट से निकलने के लिए मैंने कहा, मोरसेल्फ से पूछिए। वह अपने मोंटे क्रिस्टो को अपनी हथेली की रेखाओं की भांति जानता है। इसी कारण तुम्हें बुलाया गया। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं, बैरोनेस ने कहा, कि जिसके पास 5 लाख की गुप्त निधि हो वह इतना अल्पज्य हो? महोदया, लूसिया ने कहा, कृपया विश्वास कीजिए। यदि मेरे पास 5 लाख होते तो मैं उनका उपयोग किसी और प्रयोजन में करता, न कि मोंटे क्रिस्टो के विषय में जानकारी प्राप्त करने में, जिसमें मुझे कोई विशेष योग्यता नहीं दिखती, सिवाय इसके कि वह किसी नवाब से दुगुना धनी है। पर अब मैं यह दायित्व अपने मित्र मॉरसेल्फ को सौंपता हूं। उससे निपटिए। यह अब मेरा विषय नहीं। कोई नवाब मुझे 30,000 फ्रॉक मूल्य के घोड़े नहीं भेजता जिनके कानों में 4 हीरे जड़े हों, प्रत्येक 5,000 फ्रॉक का। हीरे!
मॉर्सेफ हंसते हुए बोला, उसे उनसे विशेष प्रेम है। मेरा विचार है, पोटेमकिन की भांति वह उन्हें सदैव अपनी जेब में रखता है और टॉम थंब की कंकड़ियों की भांति अपने मार्ग में बिखेरता चलता है। उसने अवश्य ही कोई हीरे की खान खोज ली होगी। मादाम डांगलार ने कहा, क्या तुम्हें झांत है कि बैरन के बैंक में उसे असीमित आरण विश्वास प्राप्त है? मुझे झांत न था, अल्बेर ने उत्तर दिया, पर इससे मुझे आश्चर्य नहीं। और यह कि उसने मॉन्सियो डांगलार से कहा कि वह पेरिस में 1 वर्ष ठहरने और 6 मिलियन व्यय करने का इरादा रखता है, तो वह अवश्य ही फॉरस का शाह होगा, जो गुप्त रूप से यात्रा कर रहा है। वह स्त्री मोन्सियो लुसियाओ, यूजिनी ने कहा, क्या तुमने देखा वह कितनी सुंदर है? सच कहूं, मादेम वजेल, तुम ही एकमात्र स्त्री हो जिसे मैं जानता हूं जो अपने ही लिंग की अन्य स्त्रियों के विषय में इतनी उदारता से बोलती है। लुसिया ने अपना लेंस आंख पर लगाया। अद्भुत, उसने कहा। क्या मोन्सियो मोरसेफ जानते हैं वह कौन है? मादेम वाजेल, अल्बेर ने इस लगभग प्रत्यक्ष प्रश्न के उत्तर में कहा, मैं जानता हूं, लगभग, जैसा कि मैं इस रहस्यमय व्यक्ति से संबंधित अधिकांश बातों को लगभग जानता हूं। वह युवती यूनानी है। यह तो उसके वस्त्रों से ही स्पष्ट है। अतः तुम मुझे कुछ नया नहीं बता रहे जो समस्त रंगमंच पहले से न जानता हो। मुझे खेद है, मोरसेफ ने कहा, कि मैं इतना अज्ञानी मार्गदर्शक सिद्ध हो रहा हूं, पर मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरी जानकारी यहीं तक सीमित है। यद्यपि मैं यह भी जानता हूं कि वह एक संगीतज्ञ है, क्योंकि एक दिन जब मैं काउंट के साथ भोजन कर रहा था, मैंने गुजला का स्वर सुना था, जिसे वही बजा सकती थी। तो तुम्हारा काउंट भोज भी देता है? मादाम डांगलार ने पूछा। भव्य रूप से, विश्वास कीजिए। मुझे डांगलार से आग्रह करना होगा कि वह उसे भोजन या नृत्य संध्या पर आमंत्रित करे। तब वह हमें प्रत्युत्तर में बुलाएगा। क्या तुम उससे मिलने जाओगी? देब्रई ने हंसते हुए कहा। क्यों नहीं, अपने पति के साथ। पर वह तो अविवाहित है, ये रहस्यमय काउंट। कदापि नहीं, जैसा कि तुम स्पष्ट देख सकती हो, बैरोनेस ने भी हंसते हुए कहा और उस सुंदर यूनानी की ओर संकेत किया। वह स्त्री दासी है, जैसा उसने स्वयं हमें बताया था। तुम्हें स्मरण है, मोरसेफ, तुम्हारे नाश्ते पर? तुम्हें मानना होगा लुसिया, बैरोनेस ने कहा, कि वह अधिक किसी राजकुमारी जैसी लगती है। 1001 रातों की राजकुमारी। स्वीकार है, 1001 रातों की। पर बताओ, प्रिय, राजकुमारी बनाता क्या है? हीरे? और वह उनसे आच्छादित है। अत्यधिक, यूजिनी ने कहा। उनके बिना वह अधिक सुंदर लगती, क्योंकि तब उसकी ग्रीवा और उसकी कलाइयां दिखाई देती, जो अत्यंत मनोहर आकार की हैं। यह कलाकार बोल रही है, मादाम डांगलार ने कहा। देखो, कैसी उत्साही है। मैं हर सुंदर वस्तु से प्रेम करती हूं, यूजिनी ने कहा। तो काउंट के विषय में क्या विचार है? देब्राई ने कहा। मुझे तो वह स्वयं भी कुछ कम नहीं लगता। काउंट, यूजिनी ने कहा, मानो उसने उसे पहले देखा ही ना हो। तुम्हारा काउंट बहुत पीला है। ठीक, मॉर्सेफ ने कहा, जिस रहस्य की हम खोज कर रहे हैं वह उसी पीतिमा में निहित है। तुम्हें झांत है, काउंटेस जी का दावा है कि वह एक वैम्पायर है। काउंटेस जी? क्या वह लौट आई? बैरोनेस ने पूछा। वहीं उस पार्श्व प्रकोष्ठ में, यूजनी ने कहा। देखो माँ, लगभग हमारे सामने वही स्त्री जिसके सुनहरे बाल इतने विलक्षण हैं। ओह हाँ, मादाम डांगलार ने कहा। मॉर्सेफ,
तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं आपके आदेश में हूँ। तुम्हें अपने काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो से मिलने जाना चाहिए और उसे यहाँ ले आना चाहिए। क्यों? यूजिनी ने पूछा। ताकि हम उससे बात कर सकें। क्या तुम उसे देखने के लिए उत्सुक नहीं? कदापि नहीं। विचित्र बालिका, बैरोनेस बुदबुदाई। देखो, मॉर्सेल्फ ने कहा, वह संभवतः स्वयं ही आ जाएगा। उसने आपको देख लिया है, महोदया, और आपको प्रणाम कर रहा है। बैरोनेस ने एक मोहक मुस्कान सहित उसका अभिवादन लौटाया। अच्छा, मोर्सेल्फ ने कहा, अब यह मेरा कर्तव्य है। मुझे आपसे विदा लेनी होगी और देखना होगा कि उससे वार्ता करने का कोई उपाय है या नहीं। सरल, उसके प्रकोष्ठ में चले जाओ। पर मेरा परिचय तो नहीं कराया गया। किससे? उस सुंदर यूनानी से। क्या तुमने नहीं कहा वह दासी है? हाँ, पर तुम उसे राजकुमारी कहती हो। नहीं, मुझे आशा है जब वह मुझे बाहर जाते देखेगा तो स्वयं भी बाहर आएगा। संभव है। जाओ। मैं जा रहा हूं। मॉर्सेल्फ ने प्रणाम किया और चला गया। जैसा अनुमान था, जब वह काउंट के प्रकोष्ठ के सामने से गुजरा, द्वार खुल गया। काउंट ने गलियारे में खड़े अली से अरबी में कुछ शब्द कहे और मॉर्सेल्फ का हाथ थाम लिया। अली ने द्वार बंद कर उसके सामने स्थान ले लिया। लोग उस नूबियाई के चारों ओर एकत्र होने लगे। वास्तव में, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, पेरिस एक विचित्र नगर है और तुम पेरिसवासी भी विचित्र लोग हो। कोई समझेगा यह पहली बार है जब उन्होंने किसी नूबियाई को देखा है। देखो, बेचारे अली के चारों ओर कैसे भीड़ लगी है। वह स्वयं नहीं समझ पा रहा क्या करे। मैं एक बात की गारंटी देता हूं, कोई पेरिसवासी यदि तुनिस, कॉन्स्टेंटिनोपल, बगदाद या काहिरा जाए तो उसके चारों ओर ऐसी भीड़ न लगे। ये इसलिए, मोर्सेल्फ ने कहा, कि तुम्हारे पूर्ववासी समझदार लोग हैं जो केवल वही देखते हैं जो देखने योग्य हो। पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अली को यह लोकप्रियता केवल इस कारण मिल रही है कि वह तुम्हारा है, क्योंकि इस समय तुम ही फैशन के व्यक्ति हो। सच, ये विशिष्टता मुझे किस कारण प्राप्त है? तुम्हारे ही कारण। और किससे? तुम 1000 लुई मूल्य के घोड़े बांटते हो, राजा के अभियोजक का जीवन बचाते हो, अपने को मेजर ब्रैक के भी कट को जी की पैच बेजा ता कहकर ऐसे घोड़ों को दौड़ाते हो जिन पर मरमोसेट से बड़े न होने वाले जॉकी सवार होते हैं, और अंत में स्वर्ण पात्र जीतकर सुंदर स्त्रियों को भेजते हो। इन सब मूर्खताओं का समाचार तुम्हें किसने दिया? प्रथम समाचार मादाम डांगलार से मिला, जो तुम्हें अपने प्रकोष्ठ में देखने को व्याकुल हैं, या यूं कहूं कि लोग तुम्हें वहां देखें। दूसरा, बोशा के समाचार पत्र से। और तीसरा, मैंने स्वयं निष्कर्षित किया। यदि तुम गुप्त रहना चाहते थे तो अपने घोड़े का नाम वाम्पा क्यों रखा? सत्य, सत्य, काउंट ने कहा, यह मेरी भूल थी। पर बताओ, क्या कॉम्ट दे मॉर्सेल्फ कभी ओपेरा नहीं आते? मैंने उन्हें ढूंढा पर कहीं न पाया। वे आज संध्या आएंगे। कहाँ? बैरोनेस के प्रकोष्ठ में, मेरा विचार है। और उनके साथ वह मोहक युवती, उनकी पुत्री है। हाँ, मैं तुम्हें बधाई देता हूं। मॉर्सेल्फ मुस्कुराया। इस विषय पर हमें बाद में विस्तार से बात करनी होगी, उसने कहा। संगीत कैसा लगा? कौन सा संगीत? जो अभी तुमने सुना। मानवीय रचनाकार द्वारा रचित और 2 पैरों तथा बिना पंखों वाले पक्षियों द्वारा गाया गया संगीत होने के लिए मुझे अत्यंत अच्छा प्रतीत होता है, जैसा दिवंगत डायोजनीज कहा करते थे। मेरे प्रिय काउंट, तुम इस प्रकार बोलते हो मानो इच्छा होने पर स्वर्ग के 7 गायक दलों को बुला सकते हो। लगभग ऐसा ही है। जब मैं उत्तम संगीत सुनना चाहता हूँ
विकौंत, ऐसा संगीत जो किसी नश्वर कांड ने न सुना हो, तब मैं सो जाता हूँ। तो यह स्थान पूर्णतः उपयुक्त है। सो जाओ, मेरे प्रिय काउंट, सो जाओ। ओपेरा का निर्माण इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। नहीं, मैं नहीं सो सकता। तुम्हारा ऑर्केस्ट्रा बहुत शोर करता है। जिस प्रकार की निद्रा की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे शांति और निस्तब्धता चाहिए, और एक विशेष तैयारी। आह! वह प्रसिद्ध हशीश? ठीक, विकौंत, जब तुम कोई संगीत सुनना चाहो, तो मेरे यहाँ रात्रिभोज पर आना। पर मैं उसे दोपहर के भोजन पर सुन चुका हूँ, मॉर्सेल्फ ने कहा। रोम में? हाँ, निस्संदेह। वह हाइदी की गुजला थी। वह दयनीय निर्वासिता कभी-कभी अपने देसी स्वरों को बजाकर स्वयं का मनोरंजन करती है। मॉर्सेल्फ ने आगे प्रश्न न किया, और काउंट भी मौन हो गया। उसी क्षण घंटी बजी। क्या तुम मुझे क्षमा करोगे? काउंट ने अपने प्रकोष्ठ की ओर लौटते हुए कहा। क्यों? काउंटेस जी को मेरी ओर से, उनके वैम्पायर की ओर से शुभ कामनाएं देना। और बैरोनेस को उन्हें कहिए कि यदि वे अनुमति दें, तो इस संध्या के दौरान मैं स्वयं उपस्थित होकर उन्हें अपनी प्रणाम निवेदन प्रस्तुत करने का सम्मान प्राप्त करना चाहूंगा। तृतीय अंक आरंभ हुआ। उसके दौरान कॉम्te दे मॉर्सेल्फ, जैसा उन्होंने वचन दिया था, मादाम डांगलार के साथ आकर बैठ गए। मॉर्सेल्फ उन लोगों में से न थे जिनके आगमन से सभागार में हलचल मचती है। अतः उनके बैठने को प्रकोष्ठ में उपस्थित अन्य लोगों के अतिरिक्त किसी ने ध्यान न दिया। पर मोंटे क्रिस्टो ने उन्हें देख लिया, और उनके होंठों पर एक क्षीण मुस्कान तैर गई। जहां तक हाइदी का प्रश्न था, पर्दा उठते ही उसने और कुछ न देखा। आदिम स्वभावों की भांति वह हर उस वस्तु की उपासक थी जो उसकी दृष्टि और श्रवण को आकर्षित करती। तृतीय अंक अपने सामान्य क्रम से चला। मादेम वाजेल नोब्ले, जूलिया और लेरू ने अपने अभ्यस्त आंत्रशा प्रस्तुत किए। ग्रेनाडा के राजकुमार को रोबेर मेरियो ने ललकारा, और अंत में वह भव्य राजा, जिससे आप पहले ही परिचित हैं, अपने मखमली चोगे का प्रदर्शन करता हुआ रंगमंच पर परिक्रमा करता चला और अपनी पुत्री का हाथ थामे रहा। फिर पर्दा गिरा, और दर्शक तत्काल फोये तथा गलियारों की ओर चले गए। काउंट अपने प्रकोष्ठ से निकले, और कुछ ही क्षण बाद बैरोनेस डांगलार के प्रकोष्ठ में प्रकट हुए। बैरोनेस अपने आश्चर्य को न रोक सकी, और उसमें आनंद की हल्की झलक भी थी। आइए, काउंट, आइए, वह बोली। मैं उन धन्यवादों को वाचिक रूप से भी व्यक्त करने के लिए व्याकुल थी, जिन्हें मैं पहले ही आपको लिखित रूप में भेज चुकी हूँ। ओह, काउंट ने कहा, क्या आपको अब भी वह तुच्छ बात स्मरण है? मैं तो उसे भूल चुका था। संभव है, पर जिसे भुलाया नहीं जा सकता, वह यह है कि अगले ही दिन आपने अपनी उन्हीं घोड़ों के कारण संकट में पड़ी मेरी प्रिय सखी मादाम द विलेफॉर का जीवन बचाया। एक बार फिर मैं आपके धन्यवाद का अधिकारी नहीं हूं। वह मेरा नूबियाई सेवक अली था, जिसे यह सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या वही अली था, कॉमत दे मॉर्सेल्फ ने पूछा, जिसने मेरे पुत्र को रोमन डाकुओं से बचाया? नहीं, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, जनरल द्वारा बढ़ाया गया हाथ थामते हुए। इस बार मैं धन्यवाद स्वयं स्वीकार करूंगा, पर आपने पहले ही धन्यवाद दे दिए थे। मैं उन्हें ग्रहण कर चुका हूं, और सच कहूं तो अब भी आपकी कृतज्ञता मुझे संकोच में डालती है। कृपया मुझे यह सम्मान दीजिए, बैरोनेस, कि आप मेरा परिचय अपनी पुत्री से कराएं। नाम से तो परिचय पहले ही हो चुका है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हम केवल आपकी ही चर्चा कर रहे हैं। यूजिनी, बैरोनेस ने कहा, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। काउंट ने प्रणाम किया, और मादेम वाजेल डांगलार ने हल्का सा सिर झुका दिया।
आपके साथ एक अत्यंत सुंदर युवती है। यूजिनी ने कहा, क्या वह आपकी पुत्री है? नहीं, मोंटे क्रिस्टो ने उत्तर दिया, उसकी सरलता या साहस से कुछ विस्मित होकर। वह एक निर्धन यूनानी है। मैं उसका अभिभावक हूँ। और उसका नाम? हाइदी। यूनानी, मोरसेफ बुदबुदाए। हाँ, बैरोनेस ने कहा। पर बताइए, क्या आपने अली तेबेलिन के दरबार में, जहां आपने इतनी विशिष्ट सेवा की थी, ऐसा अद्भुत परिधान कभी देखा था? आह, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, आप जानीना में थे, कॉम्त? मैं पाशा की सेना का निरीक्षक जनरल था, मोरसेफ ने उत्तर दिया। मैं यह छिपाता नहीं कि जो भी मेरा भाग्य है, वह उस महान अल्बानियाई नेता की उदारता का परिणाम है। देखिए, बैरोनेस ने आग्रह किया। किसे? मोरसेफ बुदबुदाए। अच्छा, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, उनका हाथ पकड़कर उन्हें प्रकोष्ठ के अग्रभाग तक ले जाते हुए। उसी क्षण हाइदी, जो काउंट को ढूंढ रही थी, ने उनके पीले मुख को मॉर्सेफ के मुख के समीप देखा, जबकि काउंट ने उन्हें बांह में थाम रखा था। यह दृश्य उस पर मेडुसा के प्रभाव के समान हुआ। वह आगे झपटी, मानो दोनों को अपनी आंखों से निगल लेना चाहती हो। फिर तत्काल ही एक क्षीण चीख के साथ पीछे हट गई, जिसे उसके निकट बैठे लोगों ने और अली ने भी सुन लिया, जिसने तुरंत द्वार खोल दिया। ये क्या? यूजिनी ने कहा। आपकी संरक्षिता को क्या हुआ? वह अस्वस्थ प्रतीत होती है। हाँ, काउंट ने कहा, पर चिंता न करें। हाइदी अत्यंत स्नाविक है और गंधों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील। कोई अप्रिय सुगंध भी उसे मूर्छित कर सकती है। परंतु उन्होंने जेब से औषधि की शीशी निकालते हुए कहा, उपाय मेरे पास है। उन्होंने बैरोनेस और उनकी पुत्री को एक ही प्रणाम किया, मॉर्सेफ और देब्राय से अंतिम बार हाथ मिलाया और प्रकोष्ठ से बाहर निकल गए। जब वे अपने प्रकोष्ठ में पहुंचे, हाइदी अब भी अत्यंत पीली थी। उन्हें देखते ही उसने उनका हाथ पकड़ लिया। आप किससे बात कर रहे थे, मेरे स्वामी? कॉम्te दे मोर्सेफ से, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, जो तुम्हारे महान पिता के अधीन सेवा कर चुके हैं और स्वीकार करते हैं कि उनका भाग्य उन्हीं का रारणी है। वह दुष्ट! हाइदी चीत्कार कर उठी। उसी ने उन्हें तुर्कों के हाथ बेच दिया था और वही धन उसके विश्वासघात का मूल्य था। मेरे स्वामी, क्या आपको यह झांक न था? मैंने एज़िपिरस में इस कथा की कुछ चर्चा अवश्य सुनी थी, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, पर उसके विवरण से परिचित नहीं हूं। आओ बालिका, तुम मुझे सब बताओगी। ये कथा विचित्र होगी। ओह हाँ, मेरे साथ चलिए। यदि मैं उस मनुष्य के सामने और क्षण भर भी रही, तो मैं मर जाऊंगी। हाइदी उठ खड़ी हुई, अपने मोतियों और प्रवाल से खड़े श्वेत कश्मीरी बरनूस में स्वयं को लपेटा और उसी क्षण बाहर निकल गई, जब पर्दा फिर उठ रहा था। देखो उस मनुष्य को, वह किसी और जैसा कुछ नहीं करता, काउंटेस जी ने अल्बेर से कहा, जो अपने प्रकोष्ठ में लौट आया था। वह पूरे तृतीय अंक में धर्मनिष्ठ भाव से बैठा रहता है और जैसे ही चतुर्थ अंक आरंभ होने वाला होता है, चला जाता है। उदय और पतन। इस भेंट के कुछ दिनों बाद अल्बेर दे मोर्सेफ ने शांस एलिजे स्थित अपने निवास पर मोंटे क्रिस्टो के काउंट से भेंट की। वह निवास पहले ही उस राजमहल सदृश रूप को धारण कर चुका था, जो काउंट अपने अपार धन के कारण सबसे अस्थायी आवास को भी प्रदान कर देते थे। मॉर्सेफ वहां बैरोनेस डांगलार के धन्यवाद को पुनः व्यक्त करने आए थे, जो पहले ही बैरोनेस डांगलार, जन्म नाम एर्मिनी द सर्व्यू के हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा पहुंचाए जा चुके थे। अल्बेर के साथ लुसियाओं देब्रे भी थे, जिन्होंने अपने मित्र के शब्दों में कुछ प्रशंसाएं जोड़ दी, जो निस्संदेह आधिकारिक न थीं, यद्यपि काउंट अपनी तीक्ष्ण प्रवृत्ति से उनके स्रोत का अनुमान कर सकते थे।
ऐसा भी प्रतीत होता था कि लुसिया आंशिक रूप से जिज्ञासावश आए थे, जिसकी आधी उत्पत्ति रूदला शोसेदांताओं से हुई थी। वास्तव में वह सहज ही अनुमान लगा सकते थे कि बैरोनेस डांगलार, जो स्वयं उस व्यक्ति के घर का निरीक्षण अपनी आंखों से नहीं कर सकती थी, जो 30,000 फ्रांक मूल्य के घोड़े उपहार में देता था और जो एक यूनानी दासी के साथ ओपेरा जाता था, जिसके हीरों का मूल्य 1 मिलियन फ्रांक था। उन्होंने उन आंखों को, जिनसे वे प्रायः ऐसी वस्तुएं देखती थीं, इस घर के विषय में सूचना लाने को भेजा होगा। पर काउंट ने तनिक भी संकेत न दिया कि उन्हें लुसियाओं के आगमन और बैरोनेस की जिज्ञासा के बीच कोई संबंध संदेहास्पद प्रतीत होता है। क्या तुम बैरन डांगलार के साथ लगभग निरंतर संपर्क में रहते हो? उन्होंने अल्बेर द मॉर्सेफ से पूछा। हाँ, आप जानते हैं मैंने आपसे क्या कहा था? वह अब भी यथावत है? पहले से भी अधिक, लुसियाओं ने कहा। विषय निश्चित हो चुका है। यह कहते ही मानो उसने वार्ता में यह शब्द फेंक कर स्वयं को उससे अलग करने का अधिकार प्राप्त कर लिया हो, उसने अपना कछुए की खोल का एकलदर्शी आंख में लगाया, अपनी छड़ी के स्वर्ण मुख को दांतों से दबाया और कक्ष में घूमते हुए ढालों और चित्रों को देखने लगा। आह, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मैं इतनी शीघ्र परिणति की अपेक्षा न करता। आप क्या अपेक्षा करते हैं? घटनाएं उन मार्गों से आगे बढ़ती हैं जिनका अनुमान नहीं होता। जब आप उनके विषय में नहीं सोच रहे होते, वे आपके विषय में सोच रही होती हैं। और जब आप मुड़कर देखते हैं, तो उस दूरी पर चकित हो जाते हैं जो वे तय कर चुकी होती हैं। मेरे पिता और डांगलार ने स्पेन में 7 सेवा की थी। मेरे पिता सेना में और डांगलार रसद विभाग में। मेरे पिता क्रांति में नष्ट हो गए थे और डांगलार को कभी कोई उत्तराधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। अतः दोनों ने वहीं अपनी नींव रखी। मेरे पिता ने अपने उत्कृष्ट राजनीतिक और सैन्य जीवन की, और डांगलार ने अपने प्रशंसनीय राजनीतिक और वित्तीय जीवन की। हाँ, निस्संदेह, काउंट ने कहा। मेरा विश्वास है, जब मैं उनसे मिलने गया था, डांगलार ने उसका उल्लेख मुझसे किया था। उन्होंने आगे कहा, लूसियाओं की ओर दृष्टि डालते हुए जो एक एल्बम उलट रहे थे। मादेमवाजेल यूजिनी सुंदर है ना? यदि मुझे स्मरण है, तो उनका नाम यूजिनी ही है। अत्यंत सुंदर, या कहूं अत्यंत आकर्षक, अल्बेर ने उत्तर दिया। पर वह सौंदर्य का ऐसा प्रकार है जो मुझे आकृष्ट नहीं करता। मैं उसके योग्य नहीं हूं। तुम तो पहले ही ऐसे बोल रहे हो मानो उसके पति हो। ओह, अल्बेर ने कहा, स्वयं भी मुड़कर देखने लगे कि लुसियाओं क्या कर रहे हैं। क्या तुम जानते हो? मोंटे क्रिस्टो ने धीमे स्वर में कहा, तुम मुझे इस विवाह के प्रति अधिक उत्साही नहीं प्रतीत होते। मादेम वाजेल डांगलार मेरे लिए अत्यधिक धनी हैं, मॉर्सेफ ने कहा। यह मुझे भयभीत करता है। हम्म, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, यह कोई कारण नहीं। क्या तुम स्वयं धनी नहीं? मेरे पिता की आय लगभग 50,000 लिव्र है, और विवाह होने पर वे मुझे 10 या 12,000 दे सकते हैं। स्वीकार करता हूं, यह राशि अल्प है, काउंट ने कहा, विशेषतः पेरिस में। पर धन ही सब कुछ नहीं होता, और एक प्रतिष्ठित नाम तथा उत्तम सामाजिक स्थिति भी मूल्य रखती है। तुम्हारा नाम प्रसिद्ध है, तुम्हारा स्थान भव्य है, और इसके अतिरिक्त कॉम्त दे मॉर्सेफ सैनिक हैं। और यह देखना सुखद है कि बायार की निष्कलुषता दूगे केलाओं की दरिद्रता से संयुक्त हो। निःस्वार्थता वह श्रेष्ठ किरण है जो किसी कुलीन तलवार से निकल सकती है। मुझे तो इसके विपरीत यह संबंध अत्यंत उपयुक्त प्रतीत होता है। मादेम वाजेल डांगलार तुम्हें समृद्ध करेंगी, और तुम उन्हें कुलीनता प्रदान करोगे। अल्बेर ने सिर हिलाया और विचारमग्न रहे। एक और बात है, उन्होंने कहा, मैं स्वीकार करता हूं
मोंटे क्रिस्टो ने आगे कहा कि मुझे यह समझना कठिन लगता है कि तुम एक धनी और सुंदर युवती के प्रति अरुचि क्यों रखते हो। हे ईश्वर! मॉर्सेफ ने कहा, यदि कोई अरुचि है भी, तो वह केवल मेरी ओर से नहीं है, तो किसकी ओर से? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पिता इस विवाह के पक्ष में हैं। मेरी माता की ओर से, और उनकी दृष्टि सावधान तथा अचूक है। खैर, वह इस संबंध के पक्ष में नहीं है। मुझे नहीं झात कि उन्हें डांगलारों से क्या आपत्ति है। समझ में आता है, काउंट ने कहा, कुछ अस्वाभाविक स्वर में। काउंटेस, जो विशिष्टता, अभिजात्यता और उत्तम रुचि की प्रतिमूर्ति हैं, संभव है ऐसे परिवार को अपनाने में संकोच करें जो निम्न कुल, स्थूल और अनगढ़ हो। यह स्वाभाविक है। मुझे नहीं झात कि कारण वही है, अल्बेर ने कहा, पर मैं यह जानता हूं कि यदि यह विवाह हुआ तो वह दुखी होंगी। हमें 6 सप्ताह पूर्व व्यापारिक विषयों पर मिलने वाला था, पर मुझे ऐसे सिरदर्द हुए। वास्तविक? काउंट ने मुस्कुराकर पूछा। ओह, बिल्कुल वास्तविक, निस्संदेह भय के कारण। अतः नियुक्ति 2 माह टल गई। आप समझते हैं, कोई शीघ्रता नहीं। मैं अभी 21 का नहीं हुआ और यूजनी केवल 17 की है, पर अगले सप्ताह के अंत तक वे 2 महीने पूरे हो जाएंगे। तब हमें आगे बढ़ना ही होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, काउंट, यह मुझे कितना व्यथित करता है। आह, आप कितने भाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र हैं। तो स्वयं स्वतंत्र हो जाओ। तुम्हें रोक कौन रहा है? मेरे पिता अत्यंत निराश होंगे यदि मैं मादेमवाजेल डांगलार से विवाह न करूं। तो विवाह कर लो, काउंट ने एक विचित्र कंधा उचकाकर कहा। हाँ, मोरसेल्फ ने कहा, पर मेरी माता के लिए यह निराशा नहीं, पीड़ा होगी। तो विवाह मत करो, काउंट ने कहा। मैं देखूंगा, प्रयास करूंगा। आप मुझे परामर्श देंगे, है ना? और यदि संभव हो तो मुझे इस जाल से निकालेंगे। मुझे विश्वास है कि अपनी प्रिय माता को पीड़ा देने से बचने के लिए मैं काउंट से भी वैर कर लूं। मोंटे क्रिस्टो मुड़ गए। वे विचलित प्रतीत हुए। अच्छा, उन्होंने कहा, कक्ष के दूसरे छोर पर गहरे आराम कुर्सी में बैठे देवराय से, जिनके दाएं हाथ में पेंसिल और बाएं में एक नोटबुक थी। तुम क्या कर रहे हो? पूछा से कोई रेखाचित्र? मैं? उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। रेखाचित्र? नहीं, मुझे चित्रकला से इतना प्रेम है कि ऐसा ना करूं। नहीं, मैं चित्रकला का ठीक विपरीत कर रहा हूं। अंकगणित। अंकगणित? हाँ, मैं गणना कर रहा हूं। इसका संबंध आपसे है, अप्रत्यक्ष रूप से, विकौंत। मैं यह गणना कर रहा हूं कि हैती के शेयरों की हाल की बढ़त में डांगलार फर्म ने कितना कमाया। 206 से निधि 3 दिनों में 409 तक पहुंच गई, और दूरदर्शी बैंकर ने 206 पर बड़ी मात्रा में खरीद लिया था। उसने अवश्य ही 3 लाख लिवर कमाए होंगे। यह उसका सर्वोत्तम दांव नहीं, मॉर्सेफ ने कहा। क्या उसने इस वर्ष स्पेनी बांडों में 1 मिलियन नहीं कमाया? सुनो, मेरे प्रिय मित्र, लुसिया ने कहा, यहाँ उपस्थित मोंटे क्रिस्टो के काउंट तुम्हें बताएंगे, जैसा इटालियन कहते हैं। तानारो ए संतिता, मेता देला मेता, और यह बहुत है। अतः जब मैं ऐसी कथाएं सुनता हूं तो कंधे उचकाकर रह जाता हूं। तुम हैती की बात कर रहे थे, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। ओह, हैती तो कुछ और ही है। हैती फ्रांसीसी सट्टेबाजी का एक आड़ते है। तुम्हें बुयोत तो पसंद हो सकती है, विस्ट से लगाव हो सकता है, बॉस्टन के दीवाने हो सकते हो, और फिर भी उनसे ऊब सकते हो, पर अंततः मनुष्य एक आड़ते पर लौटता ही है। वह अपनी ही श्रेणी में है। तो कल मोन्सियो डांगलार ने 406 पर बेच दिया और 3 लाख फ्रॉक जेब में रख ली। यदि वह आज तक प्रतीक्षा करता, जब दर 205 पर गिर गई, तो 3 लाख फ्रॉक कमाने के स्थान पर 20 या 25 हजार का घाटा उठाता। दर 409 से 205 तक क्यों गिर गई? मोंटे क्रिस्टो ने पूछा।
क्षमा कीजिए, पर इन समस्त विनिमय चालों के विषय में मैं अत्यंत अज्ञानी हूँ। क्योंकि अल्बेर हंसते हुए बोला, समाचार टुकड़ों में आते हैं और हर टुकड़ा दूसरे से भिन्न होता है। धत! काउंट ने कहा, मोन्सियो डांगलार एक दिन में 3 लाख फ्रांक जीतने या हारने का खेल खेलते हैं। वह अवश्य ही अत्यंत धनी होंगे। वह नहीं खेलते, लुसियाओ ने कहा। यह तो मादाम डांगलार करती हैं। वह सचमुच साहसी हैं। पर तुम समझदार हो लुसिया, और जानते हो कि समाचार कैसे बदलते हैं, क्योंकि तुम उनके स्रोत पर हो। तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए, मोरसेल्फ ने कहा। मैं कैसे रोकूं, जब उनका पति भी नहीं रोक सकता? लुसिया ने उत्तर दिया। तुम जानते हो बैरोनेस कैसी है। किसी का उन पर कोई प्रभाव नहीं। वह वही करती है जो चाहती हैं। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, अल्बेर ने कहा, क्या मैं उन्हें ठीक कर देता? यह उनके भावी दामाद के लिए सेवा होती। कैसे? धत! यह तो सरल है। मैं उन्हें एक पाठ पढ़ाता। एक पाठ? हाँ, मंत्री के सचिव के रूप में तुम्हारा पद तुम्हें समाचार के स्रोत के रूप में महान अधिकार देता है। जैसे ही तुम मुंह खोलते हो, दलाल तुम्हारी कही बात तार से भेजने दौड़ पड़ते हैं। उन्हें एक बार में 1 लाख फ्रांक का घाटा उठाने दो। वे अधिक सावधान हो जाएंगी। मैं समझा नहीं, लुसिया हकलाया। पर यह तो दिन के प्रकाश जितना स्पष्ट है, युवक ने पूर्ण निष्कपटता से कहा। किसी सुंदर प्रातः उन्हें कुछ सर्वथा अनसुना समाचार बता दो। तार से आया समाचार जिसे केवल तुम जान सकते हो। उदाहरण के लिए कि हेनरी चतुर्थ को कल गैब्रियल के यहां देखा गया। इसका अर्थ होगा कि शेयरों के भाव बढ़ेंगे। वह उस पर धन लगा देंगी और निश्चय ही हारेंगी जब अगले दिन बोशां लिखेगा। सूझात लोगों को यह कहने में भूल हो रही है कि कल राजा हेनरी चतुर्थ को गैब्रियल के यहां देखा गया। ये समाचार सर्वथा निराधार है। राजा हेनरी चतुर्थ पो नूप से कहीं नहीं गए। लुसिया ने हंसी का प्रयास किया, जबकि मोंटे क्रिस्टो यद्यपि वार्ता में रुचि लेते प्रतीत न होते थे, एक शब्द भी न चूके। उनकी पैनी दृष्टि ने तो निजी सचिव की झिझक के पीछे कोई गुप्त कारण भी भांप लिया। ये झिझक अल्बेर की दृष्टि से सर्वथा ओझल रही, पर इसका परिणाम यह हुआ कि लुसियाओं ने अपनी भेंट संक्षिप्त कर दी। वह स्पष्टतः असहज था। काउंट उसे द्वार तक छोड़ते हुए उससे कुछ शब्द फुसफुसाए और उसने उत्तर दिया, अच्छा काउंट, मैं सहमत हूं। काउंट लौटकर युवा मोरसेल्फ के पास आए। क्या तुम्हें नहीं लगता, उन्होंने कहा, विचार करने पर तुमने देब्रय के सामने अपनी भावी सास के विषय में इस प्रकार बोलकर भूल की? कृपया काउंट, मोरसेल्फ ने कहा, मैं आपसे विनती करता हूं, उस शब्द का पूर्वाभास में प्रयोग न करें। वास्तव में और बिना अतिशयोक्ति के, क्या काउंटेस इस संबंध के इतने प्रबल विरोध में है? इतना कि बैरोनेस बहुत कम हमारे घर आती है, और मेरी माता, मेरा विश्वास है, जीवन में 2 बार भी मादाम डांगलार के यहाँ नहीं गईं। तुम्हारी बात मुझे स्पष्ट होने का साहस देती है, काउंट ने कहा। मोन्सियो डांगलार मेरे बैंकर हैं, और मोन्सियो दे विलेफोर उस सेवा के लिए मुझ पर कृपा वर्षा कर रहे हैं जो एक सौभाग्यपूर्ण संयोग ने मुझे उनके लिए करने दी। इसके पीछे मैं भोजों और नृत्य संध्याओं की एक वर्षा का अनुमान करता हूँ। खैर, इस समस्त आडंबर से बचने और कहें तो बढ़त वापस लेने के लिए मैंने सोचा कि मोन्सियो और मादाम डांगलार तथा मोन्सियो और मादाम द विलेफोर को अपने ओतुई स्थित देशगृह पर आमंत्रित करूं। यदि मैं तुम्हें भी इस भोज में कॉम्ट और काउंटेस द मॉर्सेल्फ के साथ आमंत्रित करूं, तो क्या यह किसी प्रकार का वैवाहिक जमावड़ा न प्रतीत होगा? या कम से कम काउंटेस द मॉर्सेल्फ ऐसा न समझेंगी। विशेषतः यदि बैरन डांगलर अपनी पुत्री को साथ लाने का सम्मान दें, तब तुम्हारी माता मुझसे दूर हो सकती है, जो मैं कदापि नहीं चाहता। इसके विपरीत और आशा है
तुम उनसे प्रत्येक अवसर पर कहोगे, मैं चाहता हूँ कि वह मेरे विषय में अच्छा विचार रखें। मेरे प्रिय काउंट, मॉरसेल्फ ने कहा, आपकी इस स्पष्टता के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रस्तावित अनामंत्रण को स्वीकार करता हूँ। आप कहते हैं, आप चाहते हैं मेरी माता आपके विषय में अच्छा सोचें। वह पहले से ही ऐसा करती है। क्या सच? मोंटे क्रिस्टो ने रुचि से पूछा। मुझे पूर्ण विश्वास है। जिस दिन आप हमारे यहाँ से गए, हम 1 घंटे तक केवल आपकी ही चर्चा करते रहे। पर मूल विषय पर लौटते हुए, यदि मेरी माता जान सकें कि आप उनके लिए चिंतित थे और मैं उन्हें अवश्य बताऊंगा, तो मुझे विश्वास है वह आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ होंगी। ये सत्य है कि मेरी ओर से नहीं, पर मेरे पिता अत्यंत क्रुद्ध होंगे। काउंट हंसे। तो उन्होंने मॉरसेल्फ से कहा, तुम्हें सावधान कर दिया गया है, पर मुझे लगता है केवल तुम्हारे पिता ही नहीं, मोंसियो और मादाम डांगलार भी मुझे अत्यंत अशिष्ट व्यक्ति मानेंगे। वे जानते हैं कि तुम और मैं मित्र हैं, यहाँ तक कि पेरिस में तुम मेरे सबसे पुराने परिचित हो, और वे तुम्हें मेरे यहाँ ना देखेंगे। वे पूछेंगे, मैंने तुम्हें क्यों ना बुलाया? कम से कम कोई पूर्व नियोजित कारण सोच लो, जो कुछ विश्वसनीय हो, और मुझे एक छोटा सा पत्र लिखकर सूचित कर देना। तुम जानते हो, बैंकरों के साथ कुछ भी तब तक मान्य नहीं जब तक वह लिखित ना हो। मैं इससे भी अच्छा करूंगा, काउंट, अल्बेर ने कहा। मेरी माता समुद्री वायु लेना चाहती हैं। आपका भोज किस दिन है? शनिवार। आज मंगलवार है। अच्छा, हम कल संध्या प्रस्थान करेंगे और परसों ले त्रेपोर पहुंच जाएंगे। काउंट, क्या आपको झांत है कि लोगों को इस प्रकार सहज अनुभव कराने की आपकी यह रीति कितनी मनोहर है? नहीं, आप मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप से अधिक कुछ समझते हैं। मैं केवल आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, बस। आपने अपने निमंत्रण कब भेजे? आज। अति उत्तम। मैं सीधे डांगलार के पास जाऊंगा और घोषित कर दूंगा कि मेरी माता और मैं कल ही पेरिस छोड़ रहे हैं। मैंने आपसे भेंट नहीं की, अतः आपके भोज के विषय में मुझे कुछ झात नहीं। क्या तुम पागल हो? मोन्सियो देब्रे का क्या होगा, जिसने अब भी तुम्हें यहाँ देखा है? ओह, तुम ठीक कहते हो। इसके विपरीत, मैं तुमसे यहीं मिला और तुम्हें आमंत्रित किया, और तुमने सरलता से उत्तर दिया कि तुम मेरे अतिथि नहीं बन सकते, क्योंकि तुम ले त्रेपोर के लिए प्रस्थान कर रहे हो। अच्छा, तो ये निश्चित रहा। पर क्या तुम कल से पूर्व मेरी माता से मिलने आओगे? इतनी शीघ्रता से आना कठिन होगा, और मैं तुम्हारे प्रस्थान की तैयारियों में व्यवधान डालूंगा। अच्छा, उससे भी उत्तम करो। तुम अब तक केवल मनोहर व्यक्ति थे, पर तुम उससे भी अधिक प्रिय हो सकते हो। उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा? यही तो मैंने पूछा। अच्छा, आज तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो। मेरे यहाँ भोजन पर आओ। हम एक अंतरंग छोटा-सा आयोजन करेंगे। केवल तुम, मेरी माता और मैं। तुमने मेरी माता को बस झलक भर ही देखा है। उन्हें ठीक से देख सकोगे। वह अत्यंत विशिष्ट महिला हैं, और मुझे केवल एक बात का खेद है। काश उनकी समान कोई महिला 20 वर्ष छोटी होती। तब मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, कॉम्te द मोर्सेल्फ के साथ एक विकोंटेस भी होती। जहाँ तक मेरे पिता का प्रश्न है, वह वहाँ ना होंगे। आज संध्या वह कर्तव्य पर है, और लोक लेखा परीक्षक के साथ भोजन करेंगे। आओ, हम यात्राओं की चर्चा करेंगे। तुमने समस्त संसार देखा है, और हमें अपने साहसिक अनुभव सुनाओगे। उस सुंदर यूनानी के विषय में भी बताओगे, जो उस दिन ओपेरा में तुम्हारे साथ थी, जिसे तुम अपनी दासी कहते हो और राजकुमारी की भांति रखते हो। हम इतालवी या स्पेनी में भी वार्ता कर सकते हैं। आओ, स्वीकार करो। मेरी माता तुम्हारा धन्यवाद करेंगी। हजार धन्यवाद, काउंट ने कहा। तुम्हारा निमंत्रण अत्यंत सौजन्यपूर्ण है, और मैं उसे स्वीकार न कर पाने का गहरा खेद प्रकट करता हूँ। मैं उतना स्वतंत्र नहीं जितना तुम समझते हो। इसके विपरीत,
मेरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियोजन है। आह! सावधान! अभी कुछ क्षण पूर्व तुमने मुझे सिखाया था कि भोजों के प्रसंग में अप्रिय उत्तरदायित्व से कैसे छुटकारा पाया जाता है। मुझे प्रमाण चाहिए। सौभाग्य से मैं मोंसियो डांगलार जैसा बैंकर नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि मैं भी उतना ही कठिनता से आश्वस्त होता हूँ। मैं प्रमाण दूंगा, काउंट ने कहा और घंटी बजाई। मॉरसेफ ने कहा। यह दूसरी बार है जब तुमने मेरी माता के यहाँ भोजन का निमंत्रण अस्वीकार किया है। यहाँ कोई पूर्वग्रह अवश्य है, काउंट। मोंटे क्रिस्टो कांप उठे। कृपया ऐसा मत सोचो, उन्होंने कहा। और फिर भी, लो, मेरा प्रमाण उपस्थित है। बपतिस्ता भीतर आया और द्वार पर प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। मेरे आगमन की सूचना तुम्हें नहीं थी, थी ना? धिक्कार! तुम इतने विचित्र व्यक्ति हो कि मैं निश्चित नहीं हो सकता। अच्छा, कम से कम यह तो मैं अनुमान नहीं कर सकता था कि तुम मुझे भोजन पर आमंत्रित करोगे। यह मुझे स्वीकार करना होगा, संभाव्य है। अच्छा सुनो, बपतिस्ता, आज प्रातः जब मैंने तुम्हें अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया था, तो क्या कहा था? 5 बजते ही मोंसियो ले कॉम्त का द्वार बंद कर दिया जाए। फिर? ओह! मोंसियो ले कॉम्त, अल्बेर ने कहा। नहीं, नहीं, मैं उस रहस्यमय प्रतिष्ठा से मुक्त होने के लिए दृढ़ हूं, जो तुमने मुझे दे दी है, मेरे प्रिय विकॉन्त। निरंतर मैनफ्रेड की भूमिका निभाना अत्यंत कठिन है। मैं कांच के घर में रहना चाहता हूँ। आगे कहो, बपतिस्ता। केवल मेजर बार्तोलोमियो कवालकांति और उनके पुत्र को भीतर लाने के लिए। सुन रहे हो? मेजर बार्तोलोमियो कवालकांति, इटली के प्राचीनतम कुलों में से एक के सज्जन, जिनके लिए दांते ने दौजिये का कार्य किया था। यदि तुम्हें स्मरण हो, इन्फेर्नो के दशम सर्ग में। इसके अतिरिक्त उनका पुत्र, तुम्हारी ही आयु का एक मनोहर युवक, विकॉन्त, तुम्हारे समान उपाधि वाला, जो अपने पिता की संपत्तियों के साथ पेरिस समाज में पदार्पण कर रहा है। आज संध्या मेजर अपने पुत्र आंद्रेया को, जिसे हम इटली में कॉन्तिनो कहते हैं, मेरे पास लाएंगे। वह उसे मेरी अभिरक्षा में सौंप रहे हैं। यदि उसमें कोई योग्यता हुई तो मैं उसका उत्थान करूंगा और तुम मेरी सहायता करोगे, है ना? निश्चय ही। तो क्या यह मेजर कवालकांति आपके पुराने मित्र हैं? अल्बेर ने पूछा। कदापि नहीं। वह एक सम्माननीय कुलीन है, अत्यंत विनीत, अत्यंत सरल और अत्यंत संयमी। जैसे इटली में ऐसे अनेक मिलते हैं, प्राचीन वंशों के वंशज, जो अत्यंत नीचे आ गिरे हैं। मैं उनसे कई बार मिला हूँ, फ्लोरेंस में या बोलोनिया में या लुक्का में, और उन्होंने मुझे बताया था कि वे यहाँ आने वाले हैं। यात्राओं में बने परिचय बड़े आग्रहशील होते हैं। वे आपसे किसी भी स्थान पर वही मैत्री चाहते हैं जो आपने कभी संयोगवश प्रदर्शित की थी। मानो कोई सभ्य व्यक्ति जो किसी के साथ 1 घंटा बिता सकता है, अपने भीतर कुछ आरक्षण न रखता हो। यह सद्गुणी मेजर कवालकांति पेरिस को पुनः देखना चाहते हैं, जिसे उन्होंने केवल एक बार साम्राज्य काल में देखा था, जब वे मॉस्को जाते हुए यहाँ से गुजरे थे और वहाँ जुकाम पकड़ने जा रहे थे। मैं उन्हें एक उत्तम भोजन दूंगा। वे अपना पुत्र मेरे पास छोड़ जाएंगे। मैं उस युवक का ध्यान रखने का वचन दूंगा। फिर उसे उसकी इच्छानुसार मूर्खताएं करने दूंगा और इस प्रकार हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। पूर्णतः उचित, अल्बेर ने कहा। मैं देखता हूं आप उत्कृष्ट अभिभावक सिद्ध होंगे। अच्छा, अब विदा। हम रविवार को लौटेंगे। ओह हाँ, फ्रांस का समाचार मिला है। सच, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। क्या वह अब भी इटली का आनंद ले रहा है? मेरा विचार है, हाँ। फिर भी वह तुम्हें याद करता है। वह कहता है कि तुम रोम का सूर्य प्रकाश थे और तुम्हारे बिना वहां का आकाश धूसर है। मेरा विश्वास है उसने यह भी कहा कि वहां वर्षा हो रही है। तो
तुम्हारे मित्र फ्रांज ने मेरे विषय में अपना मत बदल लिया। इसके विपरीत वह तुम्हें अब भी एक अत्यंत अद्भुत प्राणी मानता है। इसी कारण वह तुम्हें याद करता है। क्या मनोहर युवक है? मोंटे क्रिस्टो ने कहा। जिस प्रथम संध्या मैं उससे मिला, जब वह रात्रिभोज की खोज में था और उसने कृपा कर मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, उसी क्षण से मुझे उससे अनुराग हो गया। मेरा विश्वास है वह जनरल दैपिने का पुत्र है। ठीक वही, वही जिसे 1815 में इतनी घोर अपमानजनक रीति से हत्या कर दी गई थी। बोनापार्टिस्टों द्वारा। ठीक, ईश्वर की शपथ मुझे वह प्रिय है। क्या उसके लिए भी कोई विवाह प्रस्ताव नियत नहीं है? हाँ, उसका विवाह मादेम वाजेल दे विलेफोर से होने वाला है। क्या यह सत्य है? उतना ही सत्य जितना यह कि मेरा विवाह मादेम वाजेल डांगलार से होने वाला है। अल्बेर ने हंसते हुए कहा। तुम हंसे? हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है उस विवाह के प्रति उतना ही उत्साह है जितना यहां से मादेम वाजेल डांगलार और मेरे संबंध के प्रति है। पर सच कहूं, मेरे प्रिय काउंट, हम स्त्रियों के विषय में वैसे ही बोल रहे हैं जैसे स्त्रियां पुरुषों के विषय में बोलती हैं। ये क्षम्य नहीं। और अल्बेर उठ खड़ा हुआ। क्या तुम जा रहे हो? ये कैसा प्रश्न? मैं पिछले 2 घंटों से तुम्हें उबा रहा हूं और तुम इतने कृपालु हो कि पूछते हो क्या मैं जा रहा हूं। सचमुच काउंट, तुम पृथ्वी के सबसे विनम्र व्यक्ति हो और तुम्हारे सेवक कितने सुशिक्षित हैं। विशेषता बप्तिस्ता। मुझे कभी वैसा कोई नहीं मिला। मेरे सेवक तो सदैव थिएत्र फ्रांसी के उन लोगों का अनुकरण करते प्रतीत होते हैं जो केवल एक शब्द बोलने के लिए मंच पर आते हैं और उसे भी दर्शकों के सामने ही बोलते हैं। अतः यदि कभी तुम बप्तिस्ताओं से छुटकारा पाना चाहो तो कृपया मुझे प्रथम अवसर देना। स्वीकार है विकोंत। ठहरो, ये सब नहीं। अपने उस गोपनीय लुक्का निवासी सिग्नोर कवालकांति देई कवालकांति को मेरी शुभकामनाएं देना। और यदि संयोग से वह अपने पुत्र का विवाह करना चाहे तो उसके लिए कोई ऐसी स्त्री ढूंढना जो अत्यंत धनी और अत्यंत कुलीन हो, कम से कम मातृपक्ष से और पितृपक्ष से बैरोनेस हो। मैं प्रसन्नतापूर्वक सहायता करूंगा। अरे अरे, काउंट ने उत्तर दिया। क्या बात इतनी गंभीर है? कुछ कहा नहीं जा सकता। ओह काउंट, मोरसेफ पुकार उठा। आप मुझ पर कितना उपकार करेंगे और मैं आपसे 100 गुना अधिक प्रेम करूंगा यदि आपके कारण मैं अविवाहित रह सकूं, यदि केवल 10 वर्षों के लिए ही सही। कुछ भी असंभव नहीं, मोंटे क्रिस्टो ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। अल्बेर को विदा कर वह भीतर लौटे और 3 बार घंटी बजाई। बर्तुच्चियो उपस्थित हुआ। बर्तुच्चियो, काउंट ने कहा, तुम जानते हो कि शनिवार को मैं ओतुई स्थित अपने घर पर अतिथियों को आमंत्रित कर रहा हूं। बर्तुच्चियो हल्का सा कांप उठा। बहुत अच्छा, उसने कहा। मुझे आवश्यकता है, काउंट आगे बोले, कि तुम सब कुछ तैयार कर दो। वह घर अत्यंत सुंदर है, या हो सकता है उसे ऐसा बनाने के लिए बहुत परिवर्तन करने होंगे। सब सामग्री जर्जर हो चुकी है। तो सब बदल दो, एक वस्तु को छोड़कर। लाल डैमास्क वाला शयनकक्ष, उसे यथावत रहने देना। बर्तुच्चियो ने सिर झुका दिया। और बगीचे को मत छूना, पर आंगन आदि में जैसा चाहो करो। यदि वह पहचान में ना आए तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। मैं मोन्जियो ले कॉम्ट को संतुष्ट करने के लिए सब करूंगा। तथापि यदि मोन्जियो ले कॉम्ट मुझे बता दें कि इस भोज का उद्देश्य क्या है तो मेरा मन अधिक निश्चिंत रहेगा। सचमुच प्रिय बर्तुच्चियो, काउंट ने कहा, मैं देखता हूं कि जब से हम पेरिस आए हैं तुम अत्यंत चंचल और अस्थिर हो गए हो। क्या तुम अब तक मुझे नहीं जानते?
परंतु आपकी उच्चता मुझे यह तो बता सकती है कि किन्हें आमंत्रित किया जाएगा। मैं स्वयं अभी नहीं जानता और तुम्हारे जानने का भी कोई कारण नहीं। लुकुल्लुस लुकुल्लुस के साथ ही भोजन करता है, बस। बर्तुच्चियो ने प्रणाम किया और चला गया। मेजर कव्वालकांति। न तो काउंट और न ही बप्तिस्ता ने मॉर्सेफ से असत्य कहा था जब उन्होंने बताया कि लुक्का का मेजर आने वाला है। वही मोंटे क्रिस्टो द्वारा रात्रि भोज के निमंत्रण को अस्वीकार करने का बहाना था। घड़ी ने अभी 7 बजाए ही थे। बर्तुच्चियो निर्देशानुसार 2 बजे ही ओतुई के लिए निकल चुका था कि एक किराए की गाड़ी द्वार पर आकर रुकी। फिर तुरंत ही, मानो लज्जित हो, फाटक पर लगभग 52 वर्ष का एक पुरुष उतारकर चली गई। वह उन हरे फ्रॉक कोटों में से एक पहने था जिन पर काले फंदे लगे होते हैं और जो यूरोप में मानो किसी अमर वस्त्रवंश के प्रतीत होते हैं। चौड़ी नीली पतलून, जूते अब भी स्वच्छ, यद्यपि उनकी पालिश संदिग्ध, और तलवा कुछ अधिक मोटा। मृदु चमड़े के दस्ताने, आकार में जेंडार्म के समान टोपी और श्वेत किनारी वाला काला कॉलर, जो यदि स्वेच्छा से न पहना गया होता तो लोहे के जुए का भ्रम देता। यही उस व्यक्ति का विचित्र वेश था जिसने बाहरी घंटी बजाकर पूछा कि क्या यही शांज एलीजे एवेन्यू संख्या 30 पर काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का निवास है। और हाँ का उत्तर पाकर फाटक बंद कर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उसका छोटा कोणीय मस्तक, उसके धूसर होते केश और घनी धूसर मूछें उसे बप्तिस्ता के लिए पहचानने योग्य बना रहे थे, जिसे आगंतुक का सटीक विवरण दिया गया था और जो प्रांगण में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अतः जैसे ही उसने बुद्धिमान सेवक को अपना नाम बताया, मोंटे क्रिस्टो को उसके आगमन का समाचार दे दिया गया। आगंतुक को सबसे सरल अतिथि कक्ष में ले जाया गया, जहां काउंट उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और स्वागतपूर्ण मुस्कान के साथ आगे बढ़े। मेरे प्रिय महोदय, उन्होंने कहा, स्वागत है। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। वास्तव में, लुक्का निवासी ने कहा, आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? हाँ, मुझे सूचित किया गया था कि आप आज संध्या 7 बजे पहुंचेंगे। आपको मेरे आगमन की सूचना दी गई थी? ठीक यही। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। मुझे स्वीकार करना होगा कि मुझे भय था कि वह छोटी सी सावधानी लेना वे भूल गए होंगे। कौन सी? आपको पूर्व में सूचित करने की। नहीं, ऐसा नहीं। पर आप सुनिश्चित हैं कि आप भ्रमित नहीं? पूर्णतः सुनिश्चित। मैं वास्तव में वही व्यक्ति हूं जिसकी आप आज 7 बजे प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ, आप ही हैं। किसी भी दशा में हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। ओह, यदि आप मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे तो आवश्यकता नहीं, लुक्का निवासी ने कहा। नहीं, आवश्यकता है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। वह व्यक्ति हल्का सा अस्थिर प्रतीत हुआ। अब देखें, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, क्या आप मार्क्विस बार्तोलोमियो कवालकांति नहीं हैं? बार्तोलोमियो कवालकांति, लुक्का निवासी ने प्रसन्नता से दोहराया। हाँ, वही। पूर्व में ऑस्ट्रियाई सेना में मेजर? क्या मैं मेजर था? वृद्ध सैनिक ने संकोच से पूछा। हाँ मेजर, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। फ्रांस में हम उस पद को यही नाम देते हैं जो आपके पास इटली में था। अच्छा, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, उसने कहा। किसी भी स्थिति में, मोंटे क्रिस्टो बोले, आप यहां अपनी ही पहल पर नहीं आए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको किसी ने भेजा है। हाँ। भले अब्बे बुसोनी ने? हाँ हाँ, मेजर ने उल्लास से कहा। क्या आपके पास पत्र है? यह रहा। तो देखिए, मुझे दीजिए। मोंटे क्रिस्टो ने पत्र लिया, खोला और पढ़ने लगे। मेजर विस्मय से उन्हें देखता रहा, फिर
कक्ष के प्रत्येक भाग को जिज्ञासा से देखने लगा। यद्यपि अंततः उसकी दृष्टि लौटकर काउंट पर ही टिक जाती। यह रहा, प्रिय अब्बे, मेजर कवालकांति, लुक्का के एक सम्माननीय चिकित्सक, फ्लोरेंस के कवालकांति वंशज। मोंटे क्रिस्टो ने पढ़ते हुए कहा, जिनकी आय आधे मिलियन की संपत्ति से है। काउंट ने पत्र से दृष्टि उठाकर प्रणाम किया। आधे मिलियन? वाह, मेरे प्रिय कवालकांति, क्या सचमुच आधा मिलियन लिखा है? लुक्का निवासी ने पूछा, स्पष्ट शब्दों में। और ये सत्य ही होगा, क्योंकि अब्बे बुसोनी यूरोप की महान संपत्तियों का सर्वाधिक ज्ञान रखते हैं। तो आधा मिलियन ही सही, उसने कहा। पर सत्य कहूं तो मुझे अनुमान न था कि राशि इतनी होगी। इसका कारण है कि आपका प्रबंधक आपको लूटता है। क्या अपेक्षा करते हैं? हम सबके साथ ऐसा होता है। आपने मेरी आंखें खोल दी, लुक्का निवासी ने गंभीरता से कहा। मैं उसे निकाल दूंगा। मोंटे क्रिस्टो आगे पढ़ते रहे। और जिसे अपने सुख के लिए केवल एक वस्तु चाहिए? हाँ, ईश्वर। हाँ, केवल एक, लुक्का निवासी ने आह भरकर कहा। अपने उस पुत्र को पाना जिसे वह प्रेम करता है। अपने पुत्र को, जो उसके कुल के शत्रु या जिप्सियों द्वारा उसके बाल्यकाल में अपहृत कर लिया गया था। 5 वर्ष की आयु में लुक्का निवासी ने आकाश की ओर देखते हुए गहरी आह भरी। बेचारा पिता, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। फिर पढ़ते गए। मैं उसे आशा दे रहा हूं, मैं उसे जीवन लौटा रहा हूं, यह बताकर कि संभव है आप उस पुत्र को ढूंढ सकें जिसे वह 15 वर्षों से व्यर्थ खोज रहा है। लुक्का निवासी ने अनिर्वचनीय चिंता से काउंट को देखा। मैं ढूंढ सकता हूं, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। मेजर तनकर खड़ा हो गया। तो, उसने कहा, तो पत्र आरंभ से अंत तक सत्य था? क्या आपने कभी संदेह किया, प्रिय बार्तोलोम्यो? नहीं, कभी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता था? अब्बे बुसोनी जैसे गंभीर और पवित्र आभा वाले व्यक्ति इस विषय में मजाक नहीं कर सकते। पर आपने सब नहीं पढ़ा, आपकी उच्चता। सच, एक परिशिष्ट है। हाँ, एक परिशिष्ट है। मेजर कवालकांति को अपने बैंकर को धन स्थानांतरित करने की असुविधा से बचाने हेतु मैं उनके यात्रा व्यय के लिए 2 लाख फ्रांक का आदेश और आपके ऊपर 48,000 फ्रांक का आरण श्रेय भेज रहा हूं, जो आप अब भी मुझ पर दे हैं। मेजर ने इस परिशिष्ट को व्याकुलता से सुना। अच्छा, काउंट ने कहा। उन्होंने अच्छा कहा, लुक्का निवासी बुदबुदाया। तो तो मोंटे क्रिस्टो ने पूछा, परिशिष्ट क्या आप उसे भी उतनी ही प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं जितना शेष पत्र को? निस्संदेह। अब्बे बुसोनी और मेरे बीच समझौता है। मुझे नहीं जहां ठीक 48,000 लिव्र ही दिए हैं या नहीं, पर कुछ बैंक नोटों पर विवाद न करेंगे। क्या आपने उस परिशिष्ट को इतना महत्व दिया? स्वीकार करता हूं, उसने कहा। अब्बे बुसोनी के हस्ताक्षर पर पूर्ण विश्वास करते हुए मैं अन्य कोई धन साथ न लाया। यदि यह पत्र असफल हो जाता तो पेरिस में मैं अत्यंत असुविधा में पड़ जाता। आप जैसा व्यक्ति कहीं असुविधा में पड़ सकता है? मोंटे क्रिस्टो ने कहा। असंभव। पर मैं किसी को जानता ही नहीं, उसने कहा। पर आप जाने जाते हैं? हाँ, जाने जाता हूं, ताकि आगे कहिए, कव्वाल कांति, ताकि आप मुझे वे 48,000 लिव्र दे सकें। जैसे ही आप मांगें। मेजर की आंखें विस्मय से फैल गईं। पर बैठिए, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। वास्तव में मुझे नहीं झात कि मुझे क्या हो गया है। मैं आपको 15 मिनट से खड़ा रखे हुए हूं। कृपया उसका उल्लेख न कीजिए।
मेजर ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। अब काउंट ने कहा, क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? शेरी का एक प्याला, पोर्ट या एलिकांते? एलिकांते, चूंकि आप प्रस्ताव कर रहे हैं, वह मेरी प्रिय मदिरा है। मेरे पास अत्युत्तम एलिकांते है। एक बिस्कुट के साथ शायद? एक बिस्कुट के साथ, यदि आप आग्रह करें। मोंटे क्रिस्टो ने घंटी बजाई और बपतिस्ता उपस्थित हुआ। काउंट उसके पास गए और धीरे से कहा, तो युवक आ गया है। सेवक ने उसी प्रकार उत्तर दिया। अच्छा, क्या तुम उसे भीतर ले आए? नीले ड्राइंग रूम में, जैसा आपकी आज्ञा थी। उत्तम। एलिकांते और बिस्कुट ले आओ। बपतिस्ता चला गया। मैं सचमुच उस असुविधा से लज्जित हूं जो मैं आपको दे रहा हूं। अरे, ऐसा मत कहिए, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। बपतिस्ता प्याले, मदिरा और बिस्कुट लेकर लौट आया। काउंट ने एक गिलास पूरा भरा और दूसरे में केवल कुछ बूंदें उस लाल द्रव की डाली जो उस बोतल से निकला था, जिस पर मकड़ी के जाले जमे थे और जो उन सभी चिन्हों से युक्त थी जो किसी मदिरा की आयु को उतनी ही निश्चितता से प्रकट करते हैं जितनी झुर्रियां किसी मनुष्य की आयु को। मेजर ने मदिरा उंडेलने की क्रिया का ध्यानपूर्वक अनुसरण किया, भरा हुआ गिलास और एक बिस्कुट ले लिया। काउंट ने बपतिस्ता को आदेश दिया कि वह तश्तरी अतिथि के हाथ की पहुंच में रख दे, और लुक्का निवासी ने एलिकांते की एक चुस्की लेकर संतोष की दृष्टि डाली। फिर धीरे से बिस्कुट को गिलास में डुबोया। तो महोदय, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, आप लुक्का में रहते हैं, आप धनी हैं, आप कुलीन हैं, आप सार्वत्रिक सम्मान का आनंद लेते हैं। आपके पास वह सब कुछ है जो किसी मनुष्य को सुखी बना सकता है। सब कुछ, आपकी उच्चता, मेजर ने कहा, बिस्कुट खाते हुए। पूर्णतः सब कुछ। आपके सुख को पूर्ण करने के लिए केवल एक वस्तु की आवश्यकता थी, केवल एक, जो आपके उस पुत्र को पुनः पाना था। आह, मेजर ने कहा, एक और बिस्कुट लेते हुए। पर वह तो एक निराशाजनक आवश्यकता थी। उसने ऊपर देखा और आह भरने का प्रयास किया। अब तो, प्रिय कवालकांति, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, वह अत्यंत प्रिय पुत्र कौन था? क्योंकि मुझे बताया गया है कि आप अविवाहित रहे। लोग ऐसा ही समझते थे, मेजर ने कहा, और मैं स्वयं भी। हाँ, मोंटे क्रिस्टो ने आगे कहा, आपने उस विश्वास को पुष्ट किया। युवावस्था की एक भूल जिसे आप सबसे छिपाना चाहते थे। लुक्का निवासी तनकर बैठ गया और यथासंभव शांत और गरिमामय मुद्रा धारण कर ली। साथ ही विनम्रता से आंखें झुका लीं, चाहे दिखावे के लिए या अपनी कल्पना को सहारा देने के लिए। और भौहों के नीचे से काउंट को देखता रहा, जिनके अधरों पर स्थिर मुस्कान वहीं अचूक, कृपालु जिज्ञासा प्रकट कर रही थी। हाँ महोदय, उसने कहा, मैं अपनी भूल सबसे छिपाना चाहता था। अपने लिए नहीं, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, मनुष्य इन बातों से ऊपर होता है। ओह नहीं, निश्चय ही अपने लिए नहीं, मेजर ने मुस्कुराकर और सिर हिलाकर कहा। पर बालक की माता के लिए, काउंट ने कहा। उसकी माता के लिए, लुक्का निवासी ने तीसरा बिस्कुट लेते हुए कहा। उसकी दयनीय माता के लिए। एक और गिलास लीजिए, प्रिय कवालकांति, मोंटे क्रिस्टो ने उसे और एलिकांते उड़ेलते हुए कहा। भावना आपको दबा रही है। उसकी दयनीय माता के लिए, लुक्का निवासी बुदबुदाया, यह देखने का प्रयास करते हुए कि क्या इच्छा शक्ति का प्रयास अश्रु नलिका पर प्रभाव डाल सकता है और उसकी आंख के कोने को एक कृत्रिम आंसू से नम कर सकता है। जो, मेरा विश्वास है, इटली के प्रमुख परिवारों में से एक से थीं। फिएजोले की एक कुलीन महिला, काउंट, फिएजोले की एक कुलीन।
जिनका नाम था, आप उनका नाम जानना चाहते हैं? निस्संदेह, बताने की आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूँ। काउंट सब कुछ जानते हैं, लुक्का निवासी ने झुककर कहा। ओलिविया कोर्सिनारी, यदि मैं भूल नहीं कर रहा, ओलिविया कोर्सिनारी, एक मार्क्विसा, एक मार्क्विसा, जिनसे आपने अंततः विवाह कर लिया, परिवार के विरोध के बावजूद। हाँ, अंततः। तो आपके पास कागजात हैं, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। सब हस्ताक्षरित और मोहरबंद? कौन से कागजात? लुक्का निवासी ने पूछा। आपका विवाह पत्र और बालक का जन्म पत्र। बालक का जन्म पत्र? आंद्रिया कवालकांति का जन्म पत्र, आपके पुत्र का। मेरा विश्वास है उसका नाम आंद्रेया ही था। मेरा विचार है, लुक्का निवासी ने कहा। मेरा विचार है का क्या अर्थ? ईश्वर की कसम, मैं निश्चित नहीं हो सकता। उसे लापता हुए बहुत समय हो गया। ठीक, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। और ये सब कागज आपके पास हैं? काउंट, मुझे खेद है कि चूंकि मुझे ये दस्तावेज लाने को नहीं कहा गया था, मैं उन्हें साथ लाना भूल गया। दत्त, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। क्या वे अत्यावश्यक थे? पूर्णतः अनिवार्य, लुक्का निवासी ने सिर खुजाया। आह, पर बाक्को, उसने कहा। अनिवार्य, निस्संदेह। यदि यहाँ कोई आपके विवाह की वैधता या आपके पुत्र की वैधता पर संदेह उठाए। सही, लुक्का निवासी ने कहा। संदेह उठ सकता है। यह युवक के लिए कष्टप्रद होगा, घातक भी हो सकता है। उसके लिए एक उत्कृष्ट विवाह संबंध बिगाड़ सकता है। ओ पेचातो, आप समझते हैं कि फ्रांस में अधिकारी कठोर होते हैं। इटली की भांति यह पर्याप्त नहीं कि किसी पुरोहित को ढूंढ लें और कहें, हम प्रेम में हैं, हमारा विवाह करा दीजिए। फ्रांस में नागरिक विवाह होता है और राज्य की दृष्टि में विवाहित होने के लिए पहचान सिद्ध करने वाले कागज आवश्यक होते हैं। यही तो कठिनाई है। मेरे पास वे कागज नहीं है। सौभाग्य से मेरे पास हैं, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। आपके पास? हाँ, आपके पास, मेरे पास। अरे वाह, लुक्का निवासी चिल्लाया, यह देखकर कि अपनी यात्रा का उद्देश्य कागजों के अभाव से संकट में पड़ सकता था, और यह भय करते हुए कि यह चूक उसे उसके 48,000 लिब्र से वंचित न कर दे। अरे वाह, कितना सौभाग्य! हाँ, कितना महान सौभाग्य, क्योंकि मैं स्वयं कभी इसके विषय में सोच ही ना पाता। निस्संदेह, मनुष्य सब कुछ नहीं सोच सकता, पर सौभाग्य से अब्बे बुसोनी ने आपके लिए सोच लिया। देखिए, प्रिय अब्बे, एक सावधान व्यक्ति, एक अद्भुत व्यक्ति, लुक्का निवासी ने कहा। क्या उन्होंने कागज आपको भेजे? ये रहे, लुक्का निवासी ने प्रशंसा में ताली बजा दी। आपने ओलिविया कोर्सिनारी से मोंते कातिनी के सांता पाउला गिरजाघर में विवाह किया था। ये रहा पादरी का प्रमाण पत्र। हाँ, ईश्वर की कसम, यही है, मेजर ने उसे देखते हुए कहा। और ये रहा आंद्रेया कवालकांति के बपतिस्मा का प्रमाण पत्र, जो सारावेत्ता के पादरी द्वारा जारी किया गया था। सब ठीक है, मेजर ने कहा। तो ये कागज ले लीजिए, जो मेरे किसी काम के नहीं, और इन्हें अपने पुत्र को दे दीजिए, जो इन्हें सावधानी से रखेगा। वह अवश्य रखेगा, क्योंकि यदि वह इन्हें खो दे, यदि वह इन्हें खो दे, मोंटे क्रिस्टो ने पूछा, तो हमें इटली लिखना पड़ेगा, लुक्का निवासी ने कहा। प्रतिलिपियां प्राप्त करने में बहुत समय लग जाएगा। वास्तव में कठिन, मोंटे क्रिस्टो ने कहा।
लगभग असंभव, मेजर ने कहा। मैं देख रहा हूं कि आप इन कागजों का मूल्य समझते हैं। मैं इन्हें अमूल्य मानता हूं। अब मोंटे क्रिस्टो ने कहा, उस युवक की माता के विषय में? उस युवक की माता, मेजर ने चिंतित होकर कहा। मार्किसा कोर्सिनारी? हे ईश्वर! लुक्का निवासी ने कहा, मानो हर क्षण उसके पैरों के आगे कोई नया गड्ढा खुल रहा हो। क्या हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, मोंटे क्रिस्टो ने उत्तर दिया। किसी भी स्थिति में क्या वह? हाँ, हाँ, मेजर ने कहा। उन्होंने प्रकृति का ऋण चुका दिया? अफ़सोस, हाँ, लुक्का निवासी ने उत्साह से कहा। जैसा मुझे झाँत था, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। उनका निधन 10 वर्ष पूर्व हो चुका और मैं आज भी उनका शोक मनाता हूँ। मेजर ने जेब से चेकदार रूमाल निकालकर पहले बाएं, फिर दाएं नेत्र को छूते हुए कहा, इसके विषय में कुछ नहीं किया जा सकता। मोंटे क्रिस्टो ने कहा, हम सब नश्वर हैं। अब मेरे प्रिय कवालकांति, आप समझते हैं कि फ्रांस में किसी को यह जानना आवश्यक नहीं कि आप अपने पुत्र से 15 वर्षों तक अलग रहे। जिप्सियों द्वारा बच्चों के अपहरण की कहानियां यहां प्रचलित नहीं हैं। आपने उसे प्रांतीय विद्यालय में शिक्षा के लिए भेजा था और अब चाहते हैं कि वह पेरिसीय समाज में अपनी शिक्षा पूर्ण करे। इसी कारण आप वियारेज्जो छोड़कर आए हैं, जहां आप अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से रह रहे थे। बस इतना कहना पर्याप्त होगा। आप ऐसा ही सोचते हैं? निश्चय ही। अच्छा, तब ऐसा ही सही। यदि किसी को इस पृथक्करण का पता चल जाए, ओह हाँ, तब मुझे क्या कहना चाहिए? कि एक विश्वासघाती अध्यापक, जिसे आपके परिवार के शत्रुओं ने धन देकर, कोर्सिनारी? हाँ, निश्चय ही। उसने बालक का अपहरण कर लिया था ताकि वंश का अंत सुनिश्चित हो सके। यह संभव प्रतीत होता है क्योंकि वह एकमात्र संतान है। तो अब जब हमने सब व्यवस्थित कर लिया है और आपकी स्मृति ताज़ा कर दी है ताकि वह आपको धोखा न दे, आप अनुमान कर चुके होंगे कि मेरे पास आपके लिए एक आश्चर्य है। सुखद? लुक्का निवासी ने पूछा। आह, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, मैं देख रहा हूं कि पिता की आंख और हृदय को धोखा नहीं दिया जा सकता। मेजर ने कहा, किसी ने आपसे असावधानी में कुछ कह दिया है या आपने स्वयं अनुमान लगा लिया कि वह यहां है। कौन यहां है? आपका पुत्र, आपका बालक, आपका अंद्रेया। मैंने यही अनुमान किया था, लुक्का निवासी ने अत्यंत शीतलता से उत्तर दिया। तो वह यहां है? इसी भवन में, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। अब भी कुछ क्षण पूर्व सेवक ने उसके आगमन का समाचार दिया। अच्छा, ओह, बहुत अच्छा, अत्यंत अत्यंत अच्छा। मेजर ने प्रत्येक विस्मय उद्गार के साथ अपने कोट की गूंथाइयों को पकड़ते हुए कहा। मेरे प्रिय महोदय, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ। आपको स्वयं को संयत करने के लिए समय चाहिए। मैं भी उस युवक को इस बहुप्रतीक्षित भेंट के लिए तैयार करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है वह भी उतना ही अधीर होगा जितने आप। मेरा भी यही अनुमान है, कवालकांति ने कहा। अच्छा, तब हम 15 मिनट में आपके पास आएंगे। आप उसे मेरे पास लाएंगे? क्या आपकी उदारता इतनी दूर तक जाएगी कि आप स्वयं मेरा परिचय उससे कराएं? नहीं, मैं पिता और पुत्र के बीच उपस्थित होना नहीं चाहूंगा। आप अकेले होंगे, मेजर, पर निश्चिंत रहें। चाहे रक्त का आह्वान मौन ही क्यों न हो, आप भूल नहीं सकते। वह इसी द्वार से भीतर आएगा। वह एक सुंदर, गोरे बालों वाला युवक है, मनोहर, शिष्टाचार वाला। आप देखेंगे। वैसे, मेजर ने कहा,
आप जानते हैं कि मैं अपने साथ केवल वे 2000 फ्रॉक लाया हूँ, जो भले अब्बे बुसोनी ने मुझे दिए थे। उन्होंने मेरी यात्रा का व्यय वहन किया और आपको धन की आवश्यकता है। निस्संदेह, प्रिय कवालकांति। लीजिए, आरंभ के लिए, ये 8000 फ्रांक के नोट हैं। मेजर की आंखें पन्ने की भांति चमक उठीं। इस प्रकार अब भी आप पर मेरे 40,000 फ्रांक शेष रहते हैं, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। क्या आपकी उच्चता रसीद चाहेंगी? मेजर ने नोट अपने ओवरकोट की भीतरी जेब में रखते हुए पूछा। किस प्रयोजन के लिए? काउंट ने कहा। अब्बे बुसोनी के साथ आपका आरण निपटाने के लिए। तो जब आपको शेष 40,000 फ्रॉक मिल जाए, तब एक सामान्य रसीद दे दीजिए। ईमानदार लोगों के बीच ऐसी सावधानियां अनावश्यक होती हैं। निश्चय ही, मेजर ने कहा। ईमानदार लोगों के बीच। अब एक अंतिम बात, मार्क्विस। क्या क्या आप मुझे एक छोटा सा सुझाव देने की अनुमति देंगे? क्या है? कहिए। यह उचित होगा यदि आप अपना ओवरकोट उतार दें। सचमुच? मेजर ने उस वस्त्र को कुछ स्नेह से देखते हुए कहा। हाँ, यद्यपि व्यारेज्जो में वह अभी भी पहना जाता हो। पेरिस में यह शैली, चाहे जितनी सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, बहुत पहले चलन से बाहर हो चुकी है। यह तो बड़ी खिन्न करने वाली बात है, लुक्का निवासी ने कहा। ओह, यदि आप उससे अत्यधिक अनुरक्त हैं, तो जाते समय उसे उठा लीजिए। पर मैं पहनूंगा क्या? आपको अपने सामान में कुछ मिल जाएगा। क्या मतलब? मेरे सामान में? मेरे पास तो केवल एक पोर्टमैंटो है। आपके साथ? निस्संदेह। स्वयं को बोझिल क्यों करे? फिर भी एक पुराना सैनिक हल्का यात्रा करना पसंद करता है। यही तो कारण है कि। पर आप सावधान व्यक्ति हैं, अतः आपने अपने संदूक अग्रिम भेज दिए। वे कल रियो रिशल्यू स्थित ओतेल द प्रांस में पहुंच चुके हैं। वहीं आपके ठहरने की व्यवस्था है। और उन संदूकों में, मेरा अनुमान है, आपने अपने सेवक से सब आवश्यक वस्त्र रखवा दिए होंगे। नगरवेश, वर्दी। विशेष अवसरों पर आप अपनी वर्दी पहनेंगे, वह प्रभावशाली प्रतीत होती है। अपना पदक मत भूलिए। फ्रांस में लोग उसका उपहास करते हैं, पर स्वयं पहनते अवश्य हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेजर ने कहा, एक विस्मय से दूसरे विस्मय पर चढ़ते हुए। और अब, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, जब आपका हृदय किसी भी अत्यधिक भावावेग के विरुद्ध सुदृढ़ हो चुका है, तैयार हो जाइए, कवालकांति, अपने पुत्र आंद्रेया को देखने के लिए। यह कहकर लुक्का निवासी को एक मनोहर प्रणाम करते हुए, जो मुग्ध, उल्लसित और विभोर था, मोंटे क्रिस्टो पर्दे के पीछे विलीन हो गए। आंद्रेया कवालकांति। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो समीपवर्ती कक्ष में गए, जिसे बप्तिस्ता ने नीला ड्राइंग रूम नाम दिया था। उनसे आधा घंटा पूर्व वहां एक युवक पहुंचा था, सहज ढंग का और अत्यंत सुसज्जित, जिसे एक किराए की गाड़ी घर के द्वार पर उतार गई थी। बप्तिस्ता को उसे पहचानने में तनिक भी कठिनाई न हुई। वही लंबा युवक था, सुनहरे बालों वाला, लालिमा लिए दाढ़ी और काली आंखों वाला, जिसकी गुलाबी आभा और श्वेत कोमल त्वचा का वर्णन उसके स्वामी ने पहले ही कर दिया था। जब काउंट कक्ष में प्रवेश किए, युवक सोफे पर पसरा हुआ था और अपनी पतली स्वर्ण मुख वाली छड़ी से आलस्यपूर्वक अपने जूते पर टकटक कर रहा था। मोंटे क्रिस्टो को देखते ही वह उछलकर खड़ा हो गया। क्या आप ही काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो हैं? उसने पूछा। हाँ, काउंट ने उत्तर दिया। मेरा विश्वास है, मुझे विकॉन्त आंद्रेया कवालकांति से संबोधित होने का सम्मान प्राप्त है। विकॉन्त आंद्रेया कवालकांति, आपकी सेवा में, युवक ने अत्यंत उच्छृंखल प्रणाम के साथ कहा। आपके पास मेरे नाम का कोई परिचय पत्र होगा?
मैंने उसका उल्लेख नहीं किया क्योंकि उस पर जो हस्ताक्षर थे, वे कुछ विचित्र लगे। सिनबाद द सेलर, मेरा अनुमान है, ठीक वही। और चूंकि मैं हजार एक रातें के अतिरिक्त किसी सिनबाद को नहीं जानता, वह उन्हीं का एक वंशज है। मेरा अत्यंत धनी मित्र, अत्यंत विचित्र, लगभग उन्मत्त अंग्रेज, जिसका वास्तविक नाम लॉर्ड विलमोर है। अब सब स्पष्ट हो गया, आंद्रिया ने कहा। पूर्णतः स्पष्ट। वही अंग्रेज जिससे मैं, हाँ, बहुत अच्छा। काउंट, आपकी सेवा में। यदि आप जो कहते हैं वह सत्य है, काउंट ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तो आशा है आप अपने विषय में और अपने परिवार के विषय में कुछ विवरण मुझे देना चाहेंगे। सहर्ष, युवक ने असाधारण वाचालता के साथ कहा, जो उसकी स्मरण शक्ति की विश्वसनीयता का परिचय दे रही थी। जैसा आपने कहा, मैं विकोंत आंद्रेया कवालकांति हूं, मेजर बार्तोलोमियो कवालकांति का पुत्र, कवालकांति वंश का वंशज, जिसका नाम फ्लोरेंस की स्वर्ण पुस्तिका में अंकित है। हमारा परिवार अब भी अत्यंत धनी है, क्योंकि मेरे पिता के पास आधे मिलियन की आय है। फिर भी समय के साथ हमें बहुत कष्ट सहने पड़े, और मैं स्वयं भी 5 या 6 वर्ष की आयु में एक विश्वासघाती अध्यापक द्वारा अपहृत कर लिया गया था, जिसके कारण 15 वर्ष हो गए हैं मुझे अपने माता पिता से अलग हुए। जब मैं बुद्धि की आयु को पहुंचा और स्वतंत्र हुआ, तब से मैं उन्हें खोजता रहा, पर व्यर्थ। अंततः आपके मित्र सेनबाद का एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ, जिसने सूचित किया कि वे पेरिस में हैं और समाचार पाने के लिए मुझे आपसे संपर्क करने का परामर्श दिया। अच्छा, अच्छा, काउंट ने कहा, उसके शिथिल मुखमंडल को गंभीर संतोष से देखते हुए, जिस पर पतित देवदूत सदृश सौंदर्य अंकित था। तुमने मेरे मित्र सिनबाद की सलाह का ठीक ठीक पालन कर अच्छा किया, क्योंकि तुम्हारे पिता यहाँ हैं और तुम्हें खोज रहे हैं। कक्ष में प्रवेश करने के क्षण से ही काउंट की दृष्टि उस युवक से हटती न थी। उन्होंने उसकी दृष्टि की निर्भीकता और वाणी की दृढ़ता की प्रशंसा की थी, पर इन सहज शब्दों पर, तुम्हारे पिता यहाँ हैं और तुम्हें खोज रहे हैं, युवा आंद्रेया तीव्रता से चौंक उठा और बोला, मेरे पिता, मेरे पिता यहाँ? निस्संदेह, मोंटे क्रिस्टो ने उत्तर दिया, तुम्हारे पिता मेजर बार्तोलोमियो कवालकांति। क्षण भर में ही उसके मुख पर फैलाया आतंक विलीन हो गया। ओह, ओह, हाँ, निस्संदेह, उसने कहा, मेजर बार्तोलोमियो कवालकांति। और काउंट, आप कहते हैं कि वे यहाँ हैं, मेरे प्रिय पिता? हाँ, और मैं जोड़ दूं कि मैं अभी अभी उनसे मिलकर आया हूं। और उन्होंने अपने उस प्रिय, दीर्घकाल से बिछुड़े पुत्र के विषय में जो कथा सुनाई, उसने मुझे गहराई से स्पर्श किया। सत्य कहूं तो उनके कष्ट, उनकी आशंकाएं और उनकी आशाएं इस विषय पर किसी अत्यंत मार्मिक काव्य से कम नहीं। अंततः एक दिन उन्हें समाचार मिला कि उनके पुत्र के अपहर्ताओं ने एक बड़ी धनराशि के बदले उसे लौटा देने या उसका स्थान बताने का प्रस्ताव किया है। पर उस उदार पिता के लिए कोई भी राशि अधिक न थी। धन पीडमोत की सीमा पर भेज दिया गया, साथ ही इटली के लिए पासपोर्ट और वीजा। तुम दक्षिण फ्रांस में थे, मेरा विश्वास है। हाँ, आंद्रेया ने कुछ अस्थिर भाव से उत्तर दिया। हाँ, मैं दक्षिण फ्रांस में था। नीस में तुम्हारी प्रतीक्षा एक गाड़ी कर रही थी। हाँ, वही। वह मुझे नीस से जेनुआ, जेनुआ से ट्यूरिन, ट्यूरिन से शामबेरी, शामबेरी से पोंत बोवो आजा और वहां से पेरिस लाई। पूर्णतः ठीक। वह मार्ग में तुम्हें मिलने की आशा करता रहा, क्योंकि उसने भी वही मार्ग अपनाया। इसी कारण तुम्हें वही यात्रा क्रम दिया गया। पर यदि वह मुझसे मिल जाता, आंद्रिया ने कहा, तो यह प्रिय पिता मुझे पहचान भी पाता या नहीं, मुझे संदेह है। जब से हमारा संबंध टूटा है, मैं कुछ बदल गया हूं।
आह! पर रक्त का आह्वान, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। हाँ, ये सत्य है। मैंने रक्त के आह्वान के विषय में सोचा ही नहीं था। अब, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, मार्क्विस कवालकांति को केवल एक ही बात व्यथित कर रही है कि तुमने इस पृथक्करण के वर्षों में क्या किया। तुम्हारे अत्याचारियों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? क्या उन्होंने तुम्हारे कुलीन जन्म के अनुरूप तुम्हें आदर दिया? और अंततः क्या वे नैतिक यातनाएं, जो शारीरिक पीड़ा से 100 गुना अधिक दारुण होती हैं, तुम्हारी उन मानसिक शक्तियों को क्षीण तो नहीं कर गईं, जिनसे प्रकृति ने तुम्हें उदारता से विभूषित किया था? और क्या तुम स्वयं को उस सामाजिक पद को ग्रहण करने और उसे गरिमा से निभाने के लिए तैयार अनुभव करते हो, जो तुम्हारा अधिकार है? महोदय, युवक हकला उठा, स्तब्ध होकर। मुझे आशा है कोई असत्य अफवाह। मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि मैंने आपके विषय में पहली बार अपने मित्र विलमोर, उस परोपकारी व्यक्ति, से सुना। उसने मुझे बताया कि उसने आपको कठिन परिस्थितियों में खोज निकाला था। कौन-सी? यह मैं नहीं जानता और मैंने उससे इसके विषय में कोई प्रश्न नहीं किया। मैं जिज्ञासु नहीं हूँ। आपकी विपत्तियों ने उसे प्रभावित किया, अतः आप उसके लिए महत्वपूर्ण हो गए। उसने मुझे बताया कि वह आपको समाज में वह स्थान लौटाना चाहता है, जो आपसे छिन गया था। वह आपके पिता को खोज रहा था और उन्हें ढूँढ निकालेगा। उसने खोजा और प्रतीत होता है कि पा भी लिया, क्योंकि वह यहाँ है। अंततः उसने कल आपके आगमन का समाचार दिया और आपकी संपत्ति के विषय में कुछ अन्य निर्देश भी दिए। बस इतना ही। मैं जानता हूँ कि मेरा मित्र विलम्बोर विचित्र स्वभाव का है, पर साथ ही वह विश्वसनीय व्यक्ति है, स्वर्ण खदान जितना धनी। और परिणाम था ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी विचित्रताओं में लिप्त रहकर भी स्वयं को नष्ट नहीं किया। इसलिए मैंने उसके निर्देशों का पालन करने का वचन दिया। अब, महोदय, यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं, तो कृपया अप्रसन्न न हों। चूंकि मुझे किसी सीमा तक आपका संरक्षक बनना पड़ेगा, मैं जानना चाहूंगा कि जो विपत्तियां आपने झेली हैं, जिनके लिए आप उत्तरदायी नहीं थे और जो किसी प्रकार मेरे सम्मान को आपके प्रति कम नहीं करती, क्या उन्होंने आपको इस संसार में कुछ पराया सा नहीं बना दिया, जहां आपकी संपत्ति और आपका नाम आपको प्रतिष्ठित होने का अधिकार देते हैं? महोदय, युवक ने कहा, जो काउंट के बोलते बोलते पुनः संयत हो चुका था, इस विषय में कोई चिंता न कीजिए। जिन्होंने मुझे मेरे पिता से अपहृत किया और जिन्होंने निस्संदेह अंततः मुझे उन्हें वापस बेचने का ही विचार रखा था, जैसा उन्होंने किया भी, उन्होंने समझा कि यदि उन्हें मुझसे लाभ उठाना है, तो उन्हें मेरे व्यक्तित्व का समस्त मूल्य सुरक्षित रखना होगा और यदि संभव हो तो उसे बढ़ाना होगा। फलतः मुझे अत्यंत अच्छी शिक्षा मिली और उन डाकुओं ने मेरे साथ लगभग वैसा ही व्यवहार किया जैसा एशिया माइनर में दासों के साथ किया जाता था, जिनके स्वामी उन्हें व्याकरणाचार्य, वैद्य और दार्शनिक बना देते थे ताकि रोम के बाजार में उन्हें अधिक मूल्य मिल सके। मोंटे क्रिस्टो मुस्कुराए। प्रतीत होता था कि उन्होंने मोन्सियो आंद्रेया कवालकांति से इतना अपेक्षित न किया था। किसी भी स्थिति में, युवक ने आगे कहा, यदि मेरी शिक्षा अथवा समाज के आचरणों से मेरी परिचितता कुछ दृष्टियों से अपूर्ण भी हो, तो मुझे आशा है लोग उसे क्षमा कर देंगे, मेरे जन्म और युवावस्था से जुड़ी विपत्तियों को देखते हुए। अच्छा, काउंट ने सहज भाव से कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो, विकॉन्त, क्योंकि यह तुम्हारा विषय है और तुम ही उसके स्वामी हो। पर मुझे कहना होगा कि तुम्हारी स्थिति में मैं इन सब साहसिक घटनाओं का कोई उल्लेख न करता। तुम्हारा जीवन वृत्तांत एक उपन्यास है और लोग, यद्यपि पीले कागज के आवरणों में बंधे उपन्यासों को प्रेम करते हैं, पर जब वही कथाएं सजीव चर्मपत्र में उनके सम्मुख आती है, चाहे वे उतनी ही स्वर्णाभ क्यों ना हो जितनी तुम बन सकते हो, तो वे विचित्र रूप से संदेहशील हो उठते हैं। मुझे तुम्हें इस कठिनाई की ओर संकेत करने की अनुमति दो। विकॉन्त, जैसे ही तुम अपनी मार्मिक कथा किसी एक व्यक्ति को सुनाओगे,
वह समाज भर में विकृत रूप में फैल जाएगी। तब तुम्हें आंतोनी की भूमिका निभानी पड़ेगी, और आंतोनी का युग कुछ बीत चुका है। संभव है तुम्हें कौतूहल का विषय मान लिया जाए, पर सबको ध्यान का केंद्र बनना और टिप्पणियों का लक्ष्य बनना प्रिय नहीं होता। यह तुम्हें थका भी सकता है। मुझे लगता है आप ठीक कहते हैं, काउंट, युवक ने कहा, मोंटे क्रिस्टो की अचल दृष्टि के नीचे अनायास पीला पड़ते हुए। यह अत्यंत असुविधाजनक होगा। ओह, पर इसे बड़ा चढ़ाकर भी ना समझो, काउंट ने कहा, क्योंकि किसी मूर्खता से बचने के प्रयास में मनुष्य भूल भी कर सकता है। नहीं, बस एक सरल आचरण योजना निश्चित करनी होगी, और तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उसका पालन और भी सरल होगा, क्योंकि वह तुम्हारे अपने हित में है। तुम्हें साक्ष्यों के प्रमाण और सम्मानित मित्रताओं के विकास द्वारा अपने अतीत की हर उस बात को दूर करना होगा जो अस्पष्ट प्रतीत हो। आंद्रेया स्पष्टतः विचलित हो उठा। मैं स्वयं प्रसन्नता से तुम्हारा जमानतदार बन जाता, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, पर मेरे स्वभाव में अपने श्रेष्ठतम मित्रों पर भी संदेह करना निहित है, और दूसरों में भी संदेह उत्पन्न करना मेरे लिए आवश्यक सा हो गया है। अतः मैं अपने स्वभाव के बाहर की भूमिका निभाता, जैसा त्रासदी के अभिनेता कहते हैं, और हूट किया जाने का जोखिम उठाता, जो व्यर्थ होता। तथापि, आंद्रेया ने साहसपूर्वक कहा, ये विचार करते हुए कि लॉर्ड विलमोर ने मुझे आपके पास भेजा। हाँ, निस्संदेह, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, पर लॉर्ड विलमोर ने मुझसे यह छिपाया नहीं, प्रिय आंद्रेया, कि तुम्हारा युवा काल कुछ उथल पुथल भरा रहा है। ओह, उन्होंने कहा, आंद्रेया की प्रतिक्रिया देखकर, मैं तुमसे कोई स्वीकारोक्ति नहीं मांग रहा। किसी भी स्थिति में ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम्हें किसी की आवश्यकता न रहे, हमने तुम्हारे पिता मार्क्विस कवालकांति को लुक्का से यहाँ बुलाया है। तुम देखोगे, वह कुछ औपचारिक हैं, थोड़े अकड़े हुए, पर वह वर्दी का प्रभाव है। और जब लोग जान लेंगे कि उन्होंने 18 वर्ष ऑस्ट्रियाई सेना में सेवा की है, सब क्षमा कर देंगे। संक्षेप में, वह अत्यंत उपयुक्त पिता हैं। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ। आप सचमुच मुझे आश्वस्त कर रहे हैं। उन्हें देखे बहुत समय हो गया है। मुझे उनकी कोई स्मृति भी नहीं। और तुम जानते हो, बड़ी संपत्ति बहुत सी बातों को क्षमा करा देती है। क्या मेरे पिता वास्तव में बहुत धनी हैं? एक मिलियनेयर, 5 लाख लिव्र की आय। तो युवक ने चिंतित होकर पूछा, मैं स्वयं को पर्याप्त संपन्न पाऊंगा? अत्यंत संपन्न, मेरे प्रिय महोदय। जब तक तुम पेरिस में रहोगे, वह तुम्हें 50,000 लिव्र की आय देंगे, तो मैं सदा यहीं रहूंगा। आह, पर कौन जान सकता है भविष्य में क्या हो। मनुष्य योजना बनाता है, ईश्वर व्यवस्था करता है। आंद्रेया ने आह भरी और कहा, पर जब तक मैं पेरिस में रहूं और मुझे जाने के लिए बाध्य न किया जाए, ये धन, जिसका आपने अब भी उल्लेख किया, सुनिश्चित है? ओह हाँ, पूर्णतः। मेरे पिता द्वारा? आंद्रेया ने अस्थिरता से पूछा। लॉर्ड विलमोर द्वारा सुनिश्चित, जिन्होंने तुम्हारे पिता के अनुरोध पर अब भी तुम्हारे लिए प्रति माह 5,000 फ्रांक का श्रेय मोन्सियो डांगलार के यहाँ खोल दिया है, जो पेरिस के सर्वाधिक विश्वसनीय बैंकरों में से एक हैं। और क्या मेरे पिता का पेरिस में अधिक समय रुकने का विचार है? आंद्रेया ने अब भी अस्थिर स्वर में पूछा। केवल कुछ दिन, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। उनके दायित्व उन्हें 2 या 3 सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं देंगे। ओह, कितने प्रिय व्यक्ति हैं, आंद्रेया ने कहा, उनके शीघ्र प्रस्थान की संभावना से स्पष्टतः प्रसन्न होकर। ऐसी स्थिति होने पर, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, इन शब्दों के उच्चारण के स्वर को जानबूझकर भिन्न अर्थ में लेते हुए,
मैं आपके पुनर्मिलन को एक क्षण भी और विलंबित नहीं करना चाहता। क्या आप उस योग्य कवालकांति को आलिंगन देने के लिए तैयार हैं? मुझे आशा है कि आप इस विषय में संदेह नहीं करते। अच्छा, तो आइए ड्राइंग रूम में चलिए, मेरे प्रिय मित्र, और वहाँ आपको आपके पिता प्रतीक्षा करते मिलेंगे। आंद्रेया ने काउंट को गहरा प्रणाम किया और ड्राइंग रूम में चला गया। काउंट ने उसके पीछे दृष्टि डाली और उसे ओझल होते देख एक चित्र के पास लगे गुप्त कुंडे को दबाया, जो अपने फ्रेम से हटकर खुल गया और पैनलिंग में बनी एक चतुर दरार से ड्राइंग रूम के भीतर देखने का अवसर दे गया। आंद्रेया ने पीछे से द्वार बंद कर लिया था और मेजर की ओर बढ़ रहा था, जो पदचाप सुनते ही तुरंत उठ खड़ा हुआ। महोदय, मेरे प्रिय पिता, आंद्रेया ने ऊंचे स्वर में कहा, ताकि काउंट बंद द्वार के पार से भी सुन सके। क्या सचमुच आप ही हैं? अभिवादन, मेरे प्रिय पुत्र, मेजर ने गंभीरता से कहा। इतने वर्षों के पृथक्करण के बाद आंद्रेया ने कहा, अब भी द्वार की ओर देखते हुए, पुनः मिलना कितना आनंदमय है। विछोह वास्तव में दीर्घ था। क्या हमें एक दूसरे को आलिंगन नहीं करना चाहिए? आंद्रेया ने पूछा। जैसा तुम चाहो मेरे पुत्र, मेजर ने कहा। दोनों ने उसी प्रकार आलिंगन किया जैसे थिएत्र फ्रांसे में लोग करते हैं, अर्थात प्रत्येक ने अपना सिर दूसरे के कंधे के ऊपर रख दिया। हम पुनः मिल गए, आंद्रेया ने कहा। पुनः मिल गए, मेजर ने कहा। अब फिर कभी अलग नहीं होंगे? निश्चय ही नहीं। मेरा विचार है, प्रिय पुत्र, कि अब तुम फ्रांस को अपना दूसरा घर मानते हो। वास्तव में, युवक ने कहा, यदि मुझे पेरिस छोड़ना पड़े तो मैं निराश हो जाऊंगा। और मैं, तुम समझते हो, लुक्का के बाहर जीवित नहीं रह सकता। अतः मैं जितनी शीघ्र हो सके इटली लौट जाऊंगा। पर आपके जाने से पहले, मेरे प्रिय पिता, आप निस्संदेह मुझे वे कागज दे देंगे जिनसे मैं अपने मूल का प्रमाण दे सकूं। निस्संदेह इसी उद्देश्य से तो मैं आया हूं, और तुम्हें खोजने में मुझे इतनी कठिनाई उठानी पड़ी है, केवल तुम्हें ये कागज देने के लिए कि अब हम पुनः एक दूसरे को ढूंढने ना निकल पड़े। इससे मेरे जीवन का अंतिम भाग ही व्यतीत हो जाएगा। तो कागज ये रहे। आंद्रेया ने उत्कंठा से अपने पिता का विवाह प्रमाण पत्र और अपना बपतिस्मा प्रमाण पत्र झपट लिया और एक आज्ञाकारी पुत्र की स्वाभाविक तत्परता से पैकेट खोलकर दोनों दस्तावेजों को ऐसी गति और दक्षता से देखा, जो एक ओर प्रबल रुचि और दूसरी ओर अत्यंत अभ्यास युक्त दृष्टि का परिचय दे रही थी। जब वह समाप्त हुआ तो उसके मुख पर एक अनिर्वचनीय आनंद की छाया दौड़ गई और मेजर की ओर एक विचित्र मुस्कान से देखते हुए उसने कहा, वाह, तो इटली में अब भी दंड नौकाएं नहीं हैं। मेजर तनकर खड़ा हो गया। तुम ये क्यों पूछते हो? उसने कहा। क्या ऐसे दस्तावेज बिना दंड के बनाए जा सकते हैं? फ्रांस में, मेरे प्रिय पिता, ऐसे अपराध के आधे पर भी हमें 5 वर्षों के लिए तूलों की यात्रा पर भेज दिया जाता। तुम्हारा क्या अर्थ है? लुक्का निवासी ने गरिमा बनाए रखने का प्रयत्न करते हुए कहा। मेरे प्रिय कव्वाल कांति, आंद्रेया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आपको मेरा पिता बनने के लिए कितनी राशि मिल रही है? मेजर ने उत्तर देने का प्रयत्न किया। चुप, आंद्रेया ने स्वर धीमा करते हुए कहा। मैं आप पर विश्वास दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मुझे आपका पुत्र बनने के लिए 50,000 फ्रॉक वार्षिक दिए जा रहे हैं। अतः आप समझते हैं कि मैं यह अस्वीकार करने वाला नहीं कि आप मेरे पिता हैं। मेजर ने चिंतित दृष्टि से चारों ओर देखा। निडर रहिए, आंद्रेया ने कहा। हम अकेले हैं, और फिर हम इतालवी में बोल रहे हैं। अच्छा,
लुक्का निवासी ने कहा। मुझे एक मुश्त 50,000 फ्रॉक मिल रहे हैं। कव्वाल कांति, क्या आप परिकथाओं में विश्वास करते हैं? नहीं करता था, पर अब करना पड़ रहा है। आपके पास प्रमाण है? मेजर ने जेब से स्वर्ण मुद्राओं की एक मुट्ठी निकालकर दिखाई। स्पर्शनीय प्रमाण, जैसा आप देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि मुझसे किए गए वचन विश्वसनीय हैं? मेरा विश्वास है, हाँ। और कि वह भला काउंट अपना वचन निभाएगा? पूर्णतः। पर इसके लिए हमें अपनी भूमिकाएं निभानी होंगी। क्या? मैं स्नेही पिता की और मैं आज्ञाकारी पुत्र की, क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम मेरे वंशज बनो। वे कौन? सच कहूं, मैं नहीं जानता। वे लोग जिन्होंने तुम्हें लिखा। क्या तुम्हें कोई पत्र नहीं मिला? मिला। किससे? एक अब्बे बुसोनी से, जो तुम्हारे लिए अपरिचित है। मैंने उसे कभी नहीं देखा। तुम्हारे पत्र में क्या लिखा था? तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? संभावना ही नहीं, हमारे हित एक ही हैं। तो पढ़ो। मेजर ने पत्र युवक को दे दिया, जिसने उसे धीमे स्वर में पढ़ना आरंभ किया। तुम निर्धन हो और तुम्हारा भविष्य दुःखमय वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है। क्या तुम धनी बनना चाहोगे, या कम से कम स्वतंत्र? पेरिस के लिए तुरंत प्रस्थान करो और शांजेलिजे एवेन्यू संख्या 30 पर काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के पास जाओ। उस पुत्र का दावा करने के लिए जो तुम्हें मार्क विजा दी कोर्सिनारी से हुआ था, और जिसे 5 वर्ष की आयु में तुमसे अपहृत कर लिया गया था। इस पुत्र का नाम आंद्रेया कवालकांति है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम्हें हस्ताक्षरकर्ता की तुम्हारी सेवा करने की इच्छा पर कोई संदेह न रहे, तुम्हें यहां निम्नलिखित मिलेंगे। 1. 2,400 टस्कन लीर का एक आदेश, जो फ्लोरेंस में सिग्नोर घोजी के यहां दिए है। 2. काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के नाम एक परिचय पत्र, जिसमें मैं तुम्हें 48,000 फ्रांक की राशि के लिए अभिप्रमाणित करता हूं। 26 मई की संध्या 7 बजे काउंट के घर उपस्थित रहना। हस्ताक्षर अब्बे बुसोनी। बस इतना ही। बस इतना ही से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? मेजर ने पूछा। मेरा अभिप्राय है कि मुझे भी लगभग ऐसा ही एक पत्र प्राप्त हुआ था। तुम्हें? हाँ, मुझे। अब्बे बुसोनी से? नहीं। तो किससे? एक अंग्रेज से, एक लॉर्ड विलमोर से, जो सिनबाद द सेलर नाम का उपयोग करता है। पर तुम उससे उतने ही अपरिचित हो जितना मैं अब्बे बुसोनी से। नहीं, इस विषय में मैं तुमसे आगे हूं। तुमने उसे देखा है? हाँ, एक बार। कहाँ? आह, यही तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तब तुम उतना ही जान जाते जितना मैं, और उसमें कोई अर्थ न रहता। और उस पत्र में तुम्हें क्या बताया गया था? पढ़ो। तुम निर्धन हो और तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। क्या तुम नाम, स्वतंत्रता और धन प्राप्त करना चाहोगे? हम्म। युवक ने एड़ी के बल झूलते हुए कहा। क्या प्रश्न है? नीस से जेनुआ द्वार से निकलते समय जो डाक गाड़ी तैयार मिलेगी, उसमें बैठो। ट्यूरिन, शाम्बेरी और पोंदबोवो आजा होते हुए जाओ। 26 मई की संध्या 7 बजे शांजेलीजे एवेन्यू स्थित काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के पास उपस्थित होकर अपने पिता से मिलने का निवेदन करो। तुम मार्क्विस बार्तोलोमियो कवालकांति और उनकी पत्नी ओलिविया कोर्सिनारी के पुत्र हो। इसका प्रमाण वे कागज देंगे जो मार्क्विस तुम्हें सौंपेंगे, और जिनसे तुम पेरिसीय समाज में इस नाम से प्रस्तुत हो सकोगे। प्रतिवर्ष 50,000 फ्रांक की आय तुम्हें तुम्हारे पद के अनुरूप जीवन जीने देगी। संलग्न है 5,000 लिव्र का आदेश, जो नीस में मोन्जियो फेरिया, बैंकर
कि यहाँ देय है, तथा काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के नाम एक परिचय पत्र, जिन्हें मैंने निर्देश दिया है कि वे तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। सिनबाद सेलर। मेजर ने कहा। बहुत उत्तम, है ना? क्या तुमने काउंट को देखा? अभी अभी उनसे मिलकर आया हूं, और उन्होंने इसकी पुष्टि की। सब की। क्या तुम्हें समझ में आता है कि यह सब क्या हो रहा है? हे भगवान, बिल्कुल नहीं। यह सब किसी को धोखा देने के लिए रचा गया है, पर हमें तो नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं, निश्चय ही नहीं। तो क्या किया जाए? चिंता क्यों? ठीक कहा। चलो, इसे निभाते हैं और अपना पत्ता प्रकट नहीं करते। सहमत। तुम देखोगे कि मैं एक योग्य सहयोगी हूं। मुझे क्षण भर भी संदेह नहीं था, मेरे प्रिय पिता। तुम्हारे विश्वास से मैं सम्मानित हूं, मेरे प्रिय पुत्र। इसी क्षण मोंटे क्रिस्टो कक्ष में प्रवेश किए। उनके पदचाप सुनकर दोनों पुरुष एक दूसरे की बाहों में जा गिरे, और काउंट ने उन्हें आलिंगनबद्ध पाया। तो मार्क्वेस, उन्होंने कहा, आप अपने पाए हुए पुत्र से प्रसन्न प्रतीत होते हैं। ओह, मैं आनंद से अभिभूत हूं। और तुम, युवक? ओह, मैं सुख से विह्वल हूं। भाग्यशाली पिता, भाग्यशाली पुत्र, काउंट ने कहा। केवल एक बात मुझे दुखी करती है, मेजर ने कहा, और वह यह है कि मुझे इतनी शीघ्र पेरिस छोड़ना पड़ेगा। ओह, मेरे प्रिय कवालकांति, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, आशा है आप तब तक प्रस्थान न करेंगे जब तक मुझे आपको कुछ मित्रों से परिचित कराने का अवसर न मिल जाए। मैं आपकी इच्छा पर उपस्थित हूं, मेजर ने कहा। अब, युवक, अपनी स्वीकारोक्ति करो। किससे? अपने पिता से, निस्संदेह। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति बताओ। अरे, आंद्रिया ने कहा, यह तो दुखती रग है। सुन रहे हैं, मेजर? निश्चय ही। हाँ, पर समझते भी हैं। पूर्णतः। यह प्रिय बालक कहता है कि उसे धन की आवश्यकता है। मैं क्या कर सकता हूं? तो उसे कुछ दीजिए, ईश्वर के लिए। मैं? हाँ, आप। मोंटे क्रिस्टो दोनों के बीच आ खड़े हुए। लो, उन्होंने आंद्रिया से कहा, उसके हाथ में बैंक नोटों का एक गट्ठर सरकाते हुए। ये क्या है? तुम्हारे पिता का उत्तर। मेरे पिता का? निस्संदेह। क्या तुमने अभी उनसे नहीं कहा था कि तुम्हें धन चाहिए? हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यह तुम्हें दे दूं। मेरी आय पर अग्रिम? नहीं, बस प्रारंभिक व्यय के लिए। ओह, मेरे प्रिय पिता। चुप, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। क्या तुम नहीं देखते कि वे नहीं चाहते कि मैं बताऊं कि यह उन्हीं से आया है? मैं इस सूक्ष्मता की सराहना करता हूं, आंद्रेया ने कहा, नोटों को अपनी पतलून की जेब में ठूंसते हुए। अच्छा, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, अब जाओ। हमें पुनः कब आपको देखने का सम्मान प्राप्त होगा? कवालकांति ने पूछा। हाँ, आंद्रेया ने कहा। कब? शनिवार को, यदि चाहो। हाँ, शनिवार। मैंने अपने ओतुई स्थित घर, रियू द ला फोंटेन, संख्या 28 पर कुछ लोगों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है, जिनमें मोंसियो डांगलार, तुम्हारे बैंकर्स भी हैं। मैं तुम्हारा उनसे परिचय कराऊंगा। यदि उन्हें तुम्हें धन देना है तो उन्हें तुम दोनों को जानना होगा। औपचारिक वेश? मेजर ने धीरे से पूछा। औपचारिक। वर्दी, पदक, ब्रीचेस।
और मेरे लिए? आंद्रेया ने पूछा। तुम्हारे लिए अत्यंत सरल। काली पतलून, चमकाए हुए जूते, श्वेत कमरकोट, काला या नीला कोट, लंबा क्रावाट, ब्लिन या वेरोनिक से वस्त्र सिलवाना। यदि उनके पते ना जानते हो तो बपतिस्ता बता देगा। जितना कम आडंबरपूर्ण परिधान होगा, तुम जैसे धनी व्यक्ति के लिए उतना ही उत्तम प्रभाव पड़ेगा। यदि घोड़े खरीदो तो देवेदू से लेना, फैटन खरीदो तो बाप्तिस्त के पास जाना। हमें किस समय पहुंचना चाहिए? युवक ने पूछा। लगभग 6:30 बजे। हम उपस्थित रहेंगे, मेजर ने टोपी उठाते हुए कहा। दोनों कव्वालकांति काउंट को प्रणाम कर चले गए। काउंट खिड़की तक गए और उन्हें प्रांगण पार करते, बाहों में बांह डाले जाते देखा। हे भगवान, उन्होंने कहा, ये दो दयनीय प्राणी जा रहे हैं। कितना खेद है कि ये वास्तव में पिता पुत्र नहीं। फिर कुछ क्षण के गंभीर चिंतन के बाद उन्होंने जोड़ा, अब मोरेल्स के यहां जाने का समय है। मुझे विश्वास है कि घृणा से अधिक घिन मुझे बीमार कर देती है। अल्फाल्फा का खेत। हमारे पाठकों को अनुमति देनी होगी कि हम उन्हें पुनः मोन्सियो दे विलेफोर के घर के निकट स्थित उस भूखंड पर ले चलें, जहां शाबलूत के वृक्षों से आच्छादित बाड़ के पीछे हम कुछ परिचित लोगों को पाएंगे। इस बार मैक्सिमिलियान पहले पहुंच चुका है। वही है जिसकी आंख तख्ते की दरार से लगी है, प्रतीक्षा करता हुआ कि बाघ के दूर छोर से वृक्षों के बीच कोई छाया सरके और कंकरीली पगडंडी पर रेशमी जूते की आहट सुनाई दे। अंततः वह दीर्घ प्रतीक्षित ध्वनि आई, पर एक छाया के स्थान पर दो छायाएं आगे बढ़ीं। वेलांतिन को मादाम डांगलार और यूजिनी के आगमन ने रोक लिया था, जो वेलांतिन की निर्धारित भेंट घड़ी से आगे तक ठहरा रहा। अतः भेंट न चूकने के लिए युवती ने मादेमवाजेल डांगलार को बाग में टहलने का प्रस्ताव दिया, इस आशा से कि इस प्रकार वह मैक्सिमिलियान को दिखा सकेगी कि प्रतीक्षा के लिए वह दोषी नहीं थी। युवक ने प्रेमियों की स्वाभाविक तीव्र अंतर्दृष्टि से यह सब समझ लिया और उसका हृदय हल्का हो गया। इसके अतिरिक्त, यद्यपि वह श्रवण सीमा में न आई, वेलांतिन ने अपनी पदचाल इस प्रकार व्यवस्थित की कि मैक्सिमिलियान उसे आते जाते देख सके, और प्रत्येक बार जब वह ऐसा करती, एक दृष्टि जो उसकी संगिनी से अप्रकट रहती पर बाढ़ के पार फेंकी जाती और युवक द्वारा ग्रहण कर ली जाती, उससे कहती, धैर्य रखो मेरे मित्र, देखो इसमें मेरा दोष नहीं। मैक्सिमिलियान वास्तव में धैर्यवान रहा और इस बीच दोनों युवतियों के बीच के अंतर का अवलोकन करता रहा। एक सुनहरी केशों वाली, म्लान नेत्रों और लचीले शरीर वाली, दूसरी श्यामल, गर्वित नेत्रों और पॉपुलर के समान सीधी मुद्रा वाली। कहना ना होगा कि इन दो विपरीत स्वभावों की तुलना युवक के हृदय में पूर्णतः वेलांतिन के पक्ष में रही। आधे घंटे की पदयात्रा के बाद दोनों युवतियां ओझल हो गईं। मैक्सिमिलियान समझ गया कि मादाम डांगलार की भेंट समाप्ति पर है, और वास्तव में एक क्षण बाद वेलांतिन अकेली प्रकट हुई, इस भय से कि कोई जिज्ञासु दृष्टि उसका पीछा कर रही हो। वह धीरे चली और सीधे बाट तक जाने के स्थान पर एक बेंच पर जा बैठी, प्रत्येक हरित गुच्छे को सावधानी से परखते हुए और प्रत्येक पथ पर दूर तक दृष्टि डालते हुए। ऐसा कर लेने पर वह दौड़ती हुई फाटक तक आई। प्रणाम वेलांतिन, एक स्वर ने कहा। प्रणाम मैक्सिमिलियान, मैंने तुम्हें प्रतीक्षा कराई। आशा है तुमने कारण देख लिया होगा। मैंने मादेमवाजेल डांगलार को पहचान लिया। मुझे लगा नहीं था कि तुम उसकी सखी हो। किसने कहा कि हम सखियां हैं, मैक्सिमिलियान? किसी ने नहीं, पर जिस प्रकार तुम दोनों बाह में बाह डाले चल रही थीं और बातें कर रही थीं, उससे यही अर्थ निकाला जा सकता था, मानो दो बोर्डिंग स्कूल की बालिकाएं एक दूसरे को अपने रहस्य सुना रही हों। वास्तव में हमने एक दूसरे से कुछ स्वीकार भी किया, वेलांतिन ने कहा। उसने मुझे बताया कि मोन्सियो दे मोरसेफ से विवाह के विचार से उसे कितनी घृणा है,
और मैंने स्वीकार किया कि मोंसियो दैपिने से विवाह करने की मेरी इच्छा कितनी अल्प है। प्रिय वेलांतिन, इसी कारण मेरे मित्र, तुमने मेरे और यूजिनी के बीच वह प्रकट निकटता देखी। जब मैं उस पुरुष की चर्चा कर रही थी जिसे मैं प्रेम नहीं कर सकती, तब मैं उस पुरुष के विषय में सोच रही थी जिसे मैं प्रेम करती हूँ। तुम हर दृष्टि से कितनी पूर्ण हो, वेलांतिन। तुम में वह है जो मादेम वाजेल डांगलार में कभी ना होगा। एक अव्याख्येय आकर्षण, जो स्त्री में वैसा ही है जैसा पुष्प में उसकी सुगंध और फल में उसका स्वाद। क्योंकि केवल पुष्प का सुंदर होना या फल का मनोहर दिखना पर्याप्त नहीं। यह प्रेम है जो तुम्हें इस प्रकार देखने को बाध्य करता है, मैक्सिमिलिया। नहीं, वेलांतिन, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ। अभी मैं तुम दोनों को देख रहा था और अपने सम्मान की शपथ लेकर कहता हूँ, मादेम वाजेल डांगलार की सुंदरता का उचित मान रखते हुए भी मैं समझ नहीं पाता कि कोई पुरुष उससे प्रेम कैसे कर सकता है। जैसा तुमने कहा, मैक्सिमिलियान, यह इसलिए कि मैं वहां उपस्थित थी और मेरी उपस्थिति ने तुम्हारे निर्णय को अन्यायपूर्ण बना दिया। नहीं, मुझे बताओ, केवल जिज्ञासा से, कुछ ऐसा जो मुझे मादेमवाजेल डांगलार के विषय में अपने कुछ विचारों के कारण सूझा है। ओह, मुझे विश्वास है वे अत्यंत अन्यायपूर्ण होंगे, भले ही मैं उन्हें जानती नहीं। जब तुम पुरुष हम दीन स्त्रियों का न्याय करते हो, तो हम तुमसे अधिक सहानुभूति की आशा नहीं रख सकते। अर्थात जब तुम एक दूसरे की आलोचना करती हो तो अत्यंत न्यायपूर्ण होती हो, क्योंकि हमारे निर्णयों में प्रायः भावना होती है। पर अपने प्रश्न पर लौटो। क्या मादेमवाजेल डांगलार किसी और से प्रेम करती है, इस कारण वह मोंसियो द मॉर्सेफ से विवाह नहीं करना चाहती? मैंने तुमसे कहा, मैक्सिमिलियन, मैं यूजिनी की सखी नहीं हूं। अरे, युवतियां एक दूसरे से रहस्य साझा करती ही हैं, चाहे वे सखियां हों या नहीं। स्वीकार करो कि तुमने उससे पूछताछ की। लो, मैं मुस्कान देख रहा हूं। यदि ऐसा है, मैक्सिमिलिया, तो हमारे बीच यह बाढ़ रखने का कोई अर्थ नहीं। तो बताओ, उसने क्या कहा? उसने कहा कि वह किसी से प्रेम नहीं करती। वेलांतिन ने कहा कि उसे विवाह से घृणा है, कि उसका सबसे बड़ा आनंद स्वतंत्र और स्वाधीन जीवन जीना होगा, और कि वह लगभग यह कामना करती है कि उसके पिता अपनी संपत्ति खो दें, ताकि वह अपनी सखी मादेम वजेल लुईस दार्मिली की भांति एक कलाकार बन सके। देखा, इससे क्या सिद्ध होता है? वेलांतिन ने पूछा। कुछ नहीं, मैक्सिमिलिया ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। तो अब क्यों मुस्कुरा रहे हो? वहां देखो, मैक्सिमिलिया ने कहा। देखो, तुम भी देख रही हो, वेलांतिन। क्या तुम चाहते हो मैं चली जाऊं? ओह नहीं, नहीं नहीं, पर चलो, अब तुम्हारी बात पर लौटें। हाँ, अवश्य, क्योंकि हमारे पास साथ केवल 10 मिनट ही हैं। हे भगवान, मैक्सिमिलियान ने व्याकुल होकर कहा। हाँ, मैक्सिमिलिया, तुम सही कहते हो, वेलांतिन ने उदासी से कहा। मैं तुम्हारे लिए कैसी दयनीय सखी हूं। मैं तुम्हें कैसा जीवन दे रही हूं, जबकि अन्यथा तुम्हारे पास सुख के लिए आवश्यक सब कुछ है। विश्वास करो, मैं स्वयं को इसके लिए कठोर दोष देती हूं। इससे क्या, वेलांतिन, यदि मैं उसी रूप में सुखी हूं जैसे हूं, यदि तुम्हारी प्रतीक्षा मुझे पूर्णतः उस 5 मिनट से प्रतिफलित लगती है जो मैं तुम्हारे साथ बिताता हूं, तुम्हारे अधरों से निकले 2 शब्दों से, और उस गहरे स्थायी विश्वास से कि ईश्वर ने हमारे समान अनुरूप 2 हृदय न बनाए होंगे और उन्हें लगभग चमत्कारिक रूप से मिलाकर फिर अलग करने के लिए नहीं बनाया होगा। अच्छा, और धन्यवाद, मैक्सिमिलिया। हम दोनों के लिए आशा रखो। यदि तुम आशा रख सकते हो तो मैं आधी सुखी हूं। तो इस बार
क्या हुआ है, वेलांतिन, जो तुम्हें फिर इतनी शीघ्र मुझसे दूर ले जा रहा है? मुझे नहीं पता। मादाम द विलेफोर ने मुझे संदेश भेजा कि मैं उनसे मिलूं, ताकि वे मुझे कुछ बताएं। ऐसा कुछ जिस पर मेरी संपत्ति का एक भाग निर्भर करता है। हे ईश्वर, वे मेरी संपत्ति ले लें। मैं अत्यधिक धनी हूं। जब वे उसे ले लें, तब मुझे शांति और स्वतंत्रता से रहने दें। यदि मैं निर्धन भी हो जाऊं, तो क्या तुम मुझे उतना ही प्रेम करोगे, मुरेल? मैं सदैव तुम्हें प्रेम करूंगा। यदि मेरी वेलांतिन मेरे पास हो और मुझे विश्वास हो कि कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, तो धन या निर्धनता मेरे लिए क्या अर्थ रखेगी? पर क्या तुम्हें भय नहीं कि जो समाचार वह तुम्हें देने वाली है, उसका संबंध तुम्हारे विवाह से हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी बात सुनो, वेलांतिन, और भयभीत मत हो, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं, मैं किसी और का नहीं हो सकता। क्या तुम्हें लगता है इससे मुझे आश्वासन मिलता है, मैक्सिमिलियान? मुझे क्षमा करो, तुम ठीक कहती हो, मैं बहुत सीधा बोल गया। अच्छा, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि उस दिन मेरी भेंट मोन्सियो दे मॉर्सेफ से हुई। तो मोन्सियो फ्रांस उनका मित्र है, जैसा तुम जानती हो। हाँ, फिर तो उसे फ्रांस का एक पत्र मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि वह शीघ्र लौटने वाला है। वेलांतिन पीली पड़ गई और फाटक का सहारा लेकर खड़ी हो गई। हे ईश्वर, उसने कहा, यदि वही बात हुई तो? पर नहीं, यह बात मादाम द विलेफोर मुझे न बताती। क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं जानती, पर मुझे अनुभव होता है कि मादाम दे विलेफोर, यद्यपि इस विवाह का खुला विरोध नहीं करती, फिर भी उसका समर्थन भी नहीं करती। क्या तुम जानती हो, वेलांतिन, मुझे लगता है मैं इस मादाम दे विलेफोर को पसंद करने लगूंगा। अत्यधिक शीघ्रता मत करो, मैक्सिमिलियान। वेलांतिन ने विषादपूर्ण मुस्कान से कहा। अच्छा, यदि वह इस विवाह के विरोध में है, यदि इतना ही कि उसे आगे बढ़ने से रोक सकें, तो संभव है वे अन्य सुझावों के प्रति ग्रहणशील हों। ऐसा मत सोचो, मैक्सिमिलिया। मादाम द विलेफोर पति का विरोध नहीं करती, विवाह का करती हैं। क्या? विवाह का? पर यदि उन्हें विवाह से इतनी घृणा है, तो उन्होंने स्वयं विवाह क्यों किया? तुम नहीं समझते, मैक्सिमिलियान। जब 1 वर्ष पूर्व मैंने मठ में जाने की इच्छा प्रकट की थी, तो कुछ औपचारिक आपत्तियां करने के बाद उन्होंने उस प्रस्ताव का स्वागत किया। मेरे पिता भी सहमत हो गए थे, यद्यपि मुझे विश्वास है उनके आग्रह पर। केवल मेरे दयनीय दादा ने मुझे रोका। तुम कल्पना नहीं कर सकते, मैक्सिमिलिया, उस वृद्ध के नेत्रों की अभिव्यक्ति की, जो इस संसार में केवल मुझसे प्रेम करता है। और ईश्वर मुझे क्षमा करें यदि यह निंदा हो, जिससे केवल मैं प्रेम करती हूँ। यदि तुम देखते कि जब उसे मेरे निर्णय का समाचार मिला, तब उसने मुझे कैसे देखा, वह दृष्टि कितनी उलाहनापूर्ण थी, और वे आंसू कितने व्याकुल, जो उसके स्थिर गालों पर बहते चले गए, बिना किसी कराह या आह के। ओह मैक्सिमिलियन! मुझे पश्चाताप के समान कुछ अनुभव हुआ। मैं उसके चरणों में गिर पड़ी और विनती की, पिताजी, पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए। वे मेरे साथ जो चाहें करें, पर मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। तब उसने अपनी आंखें आकाश की ओर उठा दी। मैक्सिमिलियन, मुझे बहुत दुख सहना पड़ सकता है, पर मेरे दादा के मुख पर वह भाव मेरे सभी कष्टों का प्रतिफल पहले ही दे चुका है। प्रिय वेलांतिन, तुम एक देवदूत हो, और मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम्हें अपना हृदय मुझ पर उंडेलने का अधिकारी मैंने क्या किया है, सिवाय इसके कि मैंने कुछ बेदुहीनों को मार गिराया, जिन्हें ईश्वर ने अविश्वासी समझा होगा। पर वेलांतिन, मैं पूछता हूं, तुम्हारे विवाह न होने में मादाम द विलेफोर की क्या रुचि हो सकती है? क्या तुमने अब भी नहीं सुना कि मैंने कहा मैं धनी हूं, अत्यधिक धनी, मैक्सिमिलियान। अपनी माता से मुझे लगभग
50,000 लिवर की आय प्राप्त है। मेरी दादी और दादा मार्क्विस और मार्क्विस द सैंड मेरा भी उतनी ही राशि मुझे छोड़ेंगे, और मोंसियो नोर्तियर स्पष्टतः मुझे अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। परिणाम यह है कि मेरा भाई एडवार, जिसे मादाम द विलेफोर की ओर से कोई संपत्ति अपेक्षित नहीं, मेरी तुलना में निर्धन है। फिर भी मादाम द विलेफोर उस बालक से उन्मत्त प्रेम करती है, और यदि मैं घूंघट ले लेती तो मेरी सारी संपत्ति जो मेरे पिता पर केंद्रित हो जाती, क्योंकि वे तब मार्क्विस मार्क्विज और मुझसे उत्तराधिकार पाते। अंततः उनके पुत्र को प्राप्त होती। क्या विचित्र लोभ है ऐसी सुंदर युवती में! तुम्हें स्वीकार करना होगा, यह उसके लिए नहीं, उसके पुत्र के लिए है। और जिसे तुम उसमें दोष कहते हो, मातृ स्नेह की दृष्टि से वह लगभग गुण है। पर यदि तुम अपनी संपत्ति का कुछ भाग उसके पुत्र को दे दो, वेलांतिन, ऐसी बात का प्रस्ताव कैसे रखा जा सकता है? विशेषतः ऐसी स्त्री से जो निरंतर निष्कामता की बातें करती रहती है। वेलांतिन, मेरा प्रेम मेरे लिए सदैव पवित्र रहा है, और पवित्र वस्तु की भांति मैंने उसे सम्मान के आवरण में ढंककर अपने हृदय में बंद रखा है। संसार में कोई भी, मेरी बहन तक, मेरे भावों से परिचित नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें किसी से नहीं कहा। वेलांतिन, क्या तुम मुझे उन्हें एक मित्र से कहने की अनुमति दोगी? वेलांतिन चौंक कर पीछे हट गई। एक मित्र से? उसने कहा। हे स्वर्ग, मैक्सिमिलिया! यह सुनकर मैं कांप उठती हूँ। एक मित्र? वह कौन है? मुझे बताओ, वेलांतिन, क्या तुम्हें कभी किसी के प्रति ऐसा अनिवार्य आकर्षण अनुभव हुआ है कि यद्यपि तुम उसे पहली बार देख रही हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम उसे बहुत पहले से जानती हो, और सोचती हो कि कहाँ और कब उससे मिली होगी। यहाँ तक कि जब स्थान और समय स्मरण नहीं आता, तब तुम्हें लगता है कि वह किसी पूर्व जगत का परिचय रहा होगा, और यह आकर्षण पुनर्जीवित स्मृति है। हाँ, तो वही मैंने उस इस असाधारण पुरुष से पहली भेंट में अनुभव किया। एक असाधारण पुरुष? हाँ, जिसे तुम बहुत समय से जानते हो, केवल 1 सप्ताह या 10 दिन से। और तुम ऐसे पुरुष को अपना मित्र कहते हो, जिसे तुम 1 सप्ताह से जानते हो? ओह, मैक्सिमिलिया! मैंने सोचा था तुम उपाधियां देने में इतने उदार नहीं हो। तर्क से तुम ठीक कहती हो, वेलांतिन, पर तुम जो भी कहो, ये सहज अनुभूति मुझ में नहीं बदलेगी। मुझे लगता है यह व्यक्ति मेरे भविष्य में होने वाली हर अच्छी बात से जुड़ा होगा। कभी कभी उसकी गहरी दृष्टि मानो उसका पूर्व ज्ञान रखती है, और उसका शक्तिशाली हाथ उसे नियंत्रित करता प्रतीत होता है। तो क्या वह भविष्य वक्ता है? वेलांतिन ने मुस्कुराकर पूछा। सच कहूं तो मुझे प्रायः विश्वास होता है कि वह भविष्य बताता है, और विशेषतः शुभ भविष्य। ओह, वेलांतिन ने विषाद से कहा। मुझे बताओ, ये पुरुष कौन है, मैक्सिमिलिया, और मैं उससे पूछ सकूंगी कि क्या मुझे इतना प्रेम किया जाता है कि वह मेरे समस्त कष्टों की पूर्ति कर सके। मेरी दयनीय प्रेयसी, पर तुम उसे जानती हो? क्या मैं? हाँ, वही व्यक्ति जिसने तुम्हारी सौतेली माता और उसके पुत्र का प्राण बचाया। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो? ठीक वही। ओह नहीं, वेलांतिन ने कहा, वह कभी मेरा मित्र नहीं हो सकता। वह मेरी सौतेली माता का अत्यधिक मित्र है। काउंट तुम्हारी सौतेली माता का मित्र है? वेलांतिन, मेरी सहज प्रवृत्तियां इतनी अविश्वसनीय नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है तुम भूल रही हो। काश तुम जानते, मैक्सिमिलिया, अब उस घर में शासन एदुआर का नहीं, काउंट का है। काउंट, जिसे मादाम द विलेफोर खोजती फिरती है, जो उसे मानो मानव ज्ञान का विश्वकोश प्रतीत होता है, जिसकी प्रशंसा, सुनते हो, मेरे पिता करते हैं,
जो कहते हैं कि उन्होंने इतने उच्च विचार, इतने प्रभावशाली ढंग से व्यक्त होते कभी नहीं सुने। और जिसे एदुआर पूछता है, जो काउंट की बड़ी काली आँखों से भयभीत होने पर भी जैसे ही वह आता है, उसके पास दौड़ता है और उसका हाथ खोल देता है, जहाँ उसे सदैव कोई अद्भुत खिलौना मिलता है। जब काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो यहाँ होता है, तो वह मेरे पिता के घर में नहीं होता। जब काउंट यहाँ होता है, तो वह मादाम द विलेफोर के घर में नहीं होता। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो अपने ही घर में होता है। तो फिर मेरी प्रिय वेलांतिन, यदि तुम्हारी बात सत्य है, तो तुम्हें उसकी उपस्थिति का प्रभाव पहले ही अनुभव होने लगा होगा या शीघ्र ही होने लगेगा। जब उसकी भेंट अल्बेयर de मोर्सेफ से इटली में हुई, उसने उसे डाकुओं से बचाया। जब उसने मादाम डांगलार को पहली बार देखा, तो उन्हें राजसी उपहार दिया। जब तुम्हारी सौतेली माता और तुम्हारा भाई उसके द्वार के पास से गुजरे, उसके नूबियाई सेवक ने उनके प्राण बचाए। यह व्यक्ति घटनाओं को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। मैंने कभी इतनी सरल रुचियों को इतनी वैभवशाली भव्यता के साथ संयुक्त नहीं देखा। उसका स्मित इतना मधुर है, जब वह मुझे देख मुस्कुराता है, कि मैं भूल जाता हूँ कि अन्य लोग उसे कितना कटु पाते हैं। बताओ वेलांतिन, क्या उसने कभी तुम्हारी ओर इस प्रकार मुस्कुराकर देखा है? यदि देखेगा, तो तुम सुखी हो जाओगी। मेरे प्रति? युवती ने कहा। ओह स्वर्ग! मैक्सिमिलिया, वह तो मेरी ओर देखता तक नहीं। या यदि संयोग से मैं सामने पड़ जाऊं, तो वह मुझसे दृष्टि फेर लेता है। आओ, स्वीकार करो, वह उदार नहीं है। या फिर उसमें यह सामर्थ्य नहीं कि वह किसी दूसरे के हृदय की गहराई तक पहुंच सके, जैसा तुम भूलवश समझते हो। अन्यथा यदि वह उदार होता, तो मुझे उस घर में अकेली और दुखी देखकर, जहां वह इतना प्रभाव रखता है, अपने प्रभाव से मेरी रक्षा करता। और यदि, जैसा तुम कहते हो, वह सूर्य की भूमिका निभाता है, तो अपनी किरणों से मेरे हृदय को उष्णता देता। तुम कहते हो कि वह तुम्हें चाहता है, मैक्सिमिलिया, पर ईश्वर के लिए तुम जानते ही क्या हो? पुरुष तुम्हारे जैसे अधिकारी को, जो 5 फुट 6 इंच लंबा है, लंबी मूंछ रखता है और चौड़ी तलवार धारण करता है, अपना श्रेष्ठ रूप दिखाते हैं। पर वे समझते हैं कि एक रोती हुई दीन बालिका को बिना दंड कुचल सकते हैं। वेलांतिन, तुम भूल कर रही हो, मैं शपथ लेकर कहता हूं। यदि ऐसा होता, मैक्सिमिलिया, यदि वह मुझसे कूटनीतिक ढंग से व्यवहार करता, अर्थात जैसा कोई पुरुष करता है जो किसी न किसी प्रकार घर में अनुग्रह प्राप्त करना चाहता है, तो स्वीकार करो, वह कम से कम एक बार मुझे उस स्मित से सम्मानित करता जिसकी तुम इतनी प्रशंसा करते हो। पर नहीं, उसने मुझे दुखी देखा है। वह जानता है कि मैं उसके किसी काम की नहीं, और वह मुझे देखता तक नहीं। कौन जानता है, संभव है मेरे पिता, मादाम दे विलेफोर, या मेरे भाई की कृपा प्राप्त करने की उत्सुकता में वह भी अपनी सामर्थ्य भर मुझे सताने में उनका साथ दे। स्पष्ट कहूं तो तुम्हें मानना होगा कि मैं ऐसी स्त्री नहीं जिसे बिना कारण तुच्छ समझा जाए। तुमने स्वयं कहा था। ओह, मुझे क्षमा करो, उसने आगे कहा, यह देखकर कि उसके शब्दों का मैक्सिमिलियन पर क्या प्रभाव पड़ा। मैं दुष्टा हूं, और मैंने तुम्हें उस पुरुष के विषय में वे बातें कह दी जिन्हें मैं स्वयं भी सोचती हूं। इसका मुझे ज्ञान न था। आओ, मैं यह नहीं नकारती कि उसमें वह प्रभाव हो सकता है जिसका तुमने उल्लेख किया, या वह उसे मुझ पर प्रयोग कर सकता है। पर यदि ऐसा है, तो जैसा तुम देखते हो, वह मेरे लिए हानिकर रूप में है, जो मेरे सद्विचारों को दूषित कर देता है। अच्छा वेलांतिन, मुरेल ने आह भरकर कहा, अब इस विषय में और कुछ न कहें। मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। हाय मेरे मित्र, मैं देख रही हूं कि मैंने तुम्हें व्यथित कर दिया है। ओह काश मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमसे क्षमा मांग पाती। पर मैं इससे अधिक कुछ नहीं चाहती कि तुम मुझे आश्वस्त कर दो। बताओ, इस काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने तुम्हारे लिए क्या किया है? उसने मेरे लिए क्या किया है? मुझे स्वीकार करना होगा, यह अत्यंत कठिन प्रश्न है। प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं, पर जैसा मैंने तुमसे कहा,
उसके प्रति मेरा स्नेह पूर्णतः सहज है, तर्क से उपजा नहीं। क्या सूर्य ने मेरे लिए कुछ किया है? नहीं, वह मुझे उष्णता देता है और उसके प्रकाश में मैं तुम्हें देख सकता हूँ, बस इतना ही। क्या किसी सुगंध ने मेरे लिए कुछ किया है? नहीं, उसकी गंध मेरे किसी एक इंद्रिय को सुखद ताजगी देती है। जब कोई मुझसे पूछता है कि मैं उस सुगंध की प्रशंसा क्यों करता हूँ, तो मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। उसके प्रति मेरी मित्रता उतनी ही विचित्र है जितनी उसकी मेरे प्रति। एक गुप्त स्वर मुझसे कहता है कि इस पारस्परिक और अप्रत्याशित मित्रता के पीछे संयोग से अधिक कुछ है। मैं उसकी क्षुद्रतम क्रिया या उसके अत्यंत गुप्त विचार और अपने कर्मों, अपने विचारों के बीच एक सामंजस्य पाता हूँ। तुम फिर मुझ पर हंसो, वेलांतिन, पर उस पुरुष से मिलने के बाद से मुझे यह विचित्र कल्पना होने लगी है कि मेरे साथ जो भी शुभ घटित होता है, उसी से उद्भूत होता है। फिर भी मैं 30 वर्षों तक बिना इस संरक्षक के जीवित रहा, क्या नहीं? और फिर भी एक उदाहरण ले लो। उसने मुझे शनिवार को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया है, जो हमारी परिचय स्थिति में स्वाभाविक है, मेरा विचार है। पर तब से मुझे क्या झांत हुआ, तुम्हारे पिता भी उस रात्रिभोज में आमंत्रित हैं और तुम्हारी माता भी आएँगी। मैं उनसे मिलूँगा और कौन जानता है उस भेंट से भविष्य में क्या निकल आए। परिस्थितियाँ बाह्यतः अत्यंत सरल हैं, फिर भी मैं उनमें कुछ विलक्षण अनुभव करता हूँ और वे मुझे एक विचित्र आशावाद से भर देती हैं। मुझे लगता है कि काउंट, वह असाधारण पुरुष जो सब भांप लेता है, मुझे मोंसियो और मादाम दे विलेफोर से मिलाना चाहता था। और कभी-कभी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं उसकी आँखों में पढ़ने का प्रयत्न करता हूँ कि क्या उसने हमारे प्रेम का अनुमान लगा लिया है। मेरे प्रिय मित्र, वेलांतिन ने कहा, यदि मैं तुमसे केवल इसी प्रकार के विचार सुनती, तो मैं तुम्हें स्वप्नदर्शी समझती और सचमुच तुम्हारी बुद्धि के लिए चिंतित हो जाती। क्या तुम कल्पना करते हो कि यह भेंट मात्र संयोग से अधिक कुछ है? गंभीरता से सोचो। मेरे पिता, जो कभी बाहर नहीं जाते, 10 बार इस पर थे कि मादाम द विलेफोर को जाने की अनुमति न दें, जबकि वह दूसरी ओर इस असाधारण नवाब को उसके अपने घर में देखने की इच्छा को रोक नहीं पा रही थी। उन्हें उसे साथ आने के लिए राजी करने में बहुत कठिनाई हुई। नहीं, नहीं, विश्वास करो, मैक्सिमिलिया, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा सहारा केवल मेरे दादा हैं, जो मानो एक शव है, और दूसरी ओर केवल मेरी दयनीय माता, जो मानो एक छाया है। मुझे लगता है तुम ठीक कहती हो, वेलांतिन, और तर्क तुम्हारे पक्ष में है। पर आज तुम्हारा मधुर स्वर, जो प्रायः मुझ पर इतना प्रभाव रखता है, मुझे आश्वस्त नहीं कर सका। जितना तुम्हारा स्वर मुझे नहीं कर सका, वेलांतिन ने कहा, मुझे स्वीकार करना होगा कि यदि तुम्हारे पास इससे अधिक प्रमाण नहीं। मेरे पास कुछ है, मैक्सिमिलियान ने संकोच से कहा, पर मुझे मानना पड़ेगा, यह प्रमाण पिछले से भी अधिक विचित्र है। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, वेलांतिन ने मुस्कुराकर कहा। फिर भी मैं उसे कम विश्वास योग्य नहीं मानता, क्योंकि मैं प्रेरणा और भावना का मनुष्य हूँ, जिसने अपनी 10 वर्षों की सेवा में कई बार अपने जीवन का रण उन अंतः प्रेरणाओं को दिया है, जो बताती हैं कि आगे बढ़ो या पीछे हटो, ताकि वह गोली जो तुम्हें भेदने वाली थी, निष्फल निकल जाए। प्रिय मैक्सिमिलिया, क्यों ना उन गोलियों के टल जाने का कुछ श्रेय मेरी प्रार्थनाओं को भी दो। जब तुम वहां होते हो, तब मैं ईश्वर से अपने या अपनी माता के लिए नहीं, केवल तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ, जब से मैं तुम्हें जानता हूँ, मुरेल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। पर उससे पहले, वेलांतिन, हम्म, चूंकि तुम मुझ पर किसी भी बात का ऋणी होना नहीं चाहते, दुष्ट मनुष्य, तो मुझे वह प्रमाण दो जिसे तुम स्वयं भी हास्यास्पद मानते हो। अच्छा, तो उस बाढ़ के पार देखो और वहां उस वृक्ष के पास उस नए घोड़े को देखो जिस पर सवार होकर मैं यहां आया। ओह, कितना अद्भुत प्राणी,
वेलांतिन ने कहा। तुम उसे फाटक के पास क्यों नहीं लाए? मैं उससे बात कर सकती थी और वह मेरी बात सुनता। जैसा तुम देखती हो, वह अत्यंत मूल्यवान पशु है और जैसा तुम जानती हो, मेरी आय सीमित है और मैं वह हूँ जिसे विवेकशील मनुष्य कहा जाता है। हुआ यह कि मैंने इस अद्भुत मेदिया, जैसा मैं उसे कहता हूँ, को एक घोड़ा बाजार में देखा। मैंने उसका मूल्य पूछा और मुझे बताया गया 4,500 फ्रांक। अतः जैसा तुम समझ सकती हो, मुझे उसकी प्रशंसा आगे बढ़ाने से विरत होना पड़ा। यद्यपि स्वीकार करता हूँ कि मैं भारी मन से वहां से लौटा, क्योंकि उसने मुझे स्नेह से देखा था, अपना सिर मुझसे सटाया था और मेरे नीचे अत्यंत मोहक चंचलता से उछला था। उसी संध्या मेरे घर कुछ मित्र आए, मोन्सियो द शातोरेनो, मोन्सियो देब्रे और 5-6 अन्य उच्चंखल लोग, जिनसे तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम नाम से भी परिचित नहीं। किसी ने बुयोत खेलने का प्रस्ताव रखा। मैं कभी नहीं खेलता, क्योंकि मैं इतना धनी नहीं कि हार सह सकूं, ना इतना निर्धन कि जीत की चाह रखूं। पर आतिथ्यकर्ता होने के नाते तुम समझती हो, मुझे ताश मंगवानी पड़ी। हम बैठे ही थे कि काउंट आ गए। उन्होंने स्थान लिया, हम खेले और मैं जीत गया। ये कहते मुझे संकोच होता है, वेलांतिन, पर मैं 5,000 फ्रॉन्क जीत गया। हम मध्यरात्रि को अलग हुए। मैं प्रतीक्षा न कर सका। एक गाड़ी ली और अस्तबल चलने को कहा। ज्वरग्रस्त और कांपता हुआ मैंने घंटी बजाई। द्वार खोलने वाला व्यक्ति मुझे पागल समझा होगा। जैसे ही द्वार खुला, मैं भीतर दौड़ा और अस्तबल में जाकर कोठरी में झांका। आनंद, मेदिया अपना जई चबा रहा था। मैंने काठी उठाई, स्वयं उसकी पीठ पर रखी और लगाम चढ़ा दी। मेदिया ने यह सब अत्यंत सहजता से स्वीकार किया। फिर चकित व्यापारी के हाथ में 4,500 फ्रांक रखकर मैं लौट आया, या यूं कहो कि शांज एलीजे पर सारी रात सवारी करता रहा। और मैंने काउंट की खिड़की में प्रकाश देखा, यहां तक कि मुझे लगा पर्दे के पीछे उसकी छाया भी देखी। अब वेलांतिन, मैं शपथ लेकर कह सकता हूं कि काउंट जानता था कि मैं उस घोड़े को चाहता हूं और उसने जानबूझकर हार स्वीकार की ताकि मैं उसे पा सकूं। मेरे प्रिय मैक्सिमिलियान, वेलांतिन ने कहा, तुम्हारी कल्पना सचमुच दौड़ रही है। तुम मुझे बहुत समय तक प्रेम नहीं करोगे। जो पुरुष ऐसी कविता रचता है, वह हमारे जैसे साधारण प्रेम में तृप्त नहीं रह सकता। पर सुनो, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? वे मुझे बुला रहे हैं। ओह वेलांतिन! मैक्सिमिलिया ने बाढ़ की छोटी दरार से कहा। तुम्हारी छोटी सी उंगली, मुझे उसे चूमने दो। मैक्सिमिलिया, हमने निश्चय किया था कि हम एक दूसरे के लिए केवल 2 स्वर और 2 छायाएं होंगे, उससे अधिक कुछ नहीं। जैसा तुम चाहो, वेलांतिन। यदि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं, तो क्या तुम प्रसन्न होोगे? हाँ, ओह हाँ! वेलांतिन बेंच पर चढ़ गई और अपनी छोटी उंगली नहीं, पूरा हाथ बाढ़ की दरार से बाहर निकाल दिया। मैक्सिमिलिया ने एक पुकार भरी और दौड़कर उस हाथ को पकड़ लिया, उसे उष्ण चुंबनों से ढक दिया। पर तुरंत ही वह नन्हा हाथ उसकी पकड़ से फिसल गया और युवक ने वेलांतिन को भागते हुए सुना, शायद अपने ही भावों से भयभीत होकर। नोर्थियर द विलेफोर। ये है वह जो मादाम डांगलार और उनकी पुत्री के प्रस्थान के बाद तथा उस वार्तालाप के दौरान हुआ जिसे हमने अभी अंकित किया है। मोन्सियो द विलेफोर अपने पिता से मिलने गए। उनके पीछे मादाम द विलेफोर थीं। जहां तक वेलांतिन का प्रश्न है, हम जानते हैं वह कहाँ थी। दोनों ने वृद्ध को अभिवादन किया और उनके 25 वर्षों से अधिक समय से सेवक रहे बारोआ को विदा कर देने के बाद उसके पास बैठ गए। मोन्सियो नोर्तियर एक बड़ी पहियों वाली कुर्सी पर बैठे थे, जिसमें उन्हें प्रातः से सायं तक बैठाया जाता था, एक ऐसे दर्पण के सामने जो समूचे कक्ष को प्रतिबिंबित करता था और उन्हें यह देखने देता था कि कौन आ जा रहा है और उनके आसपास क्या हो रहा है, बिना किसी गति का प्रयास किए, जो अब उनके लिए असंभव हो चुका था। शव के समान स्थिर,
उन्होंने अपने बच्चों का स्वागत उज्ज्वल, बुद्धिमान नेत्रों से किया। उनके औपचारिक प्रणामों से उन्होंने समझ लिया कि वे किसी अप्रत्याशित आधिकारिक विषय पर आए हैं। दृष्टि और श्रवण ही वे दो इंद्रियां थीं जो दो चिंगारियों की भांति इस मानवीय देह में अब भी प्रकाश दे रही थीं, जो तीन चौथाई पहले ही समाधि के लिए ढल चुकी थी। और इनमें से भी केवल एक ही इंद्रिय बाहरी संसार को उस आंतरिक जीवन का संकेत दे सकती थी जो इस प्रतिमा को जीवित रखे था। और वह दृष्टि जो उस जीवन को प्रकट करती थी वैसी थी जैसे मरुभूमि में रात को दूर चमकती कोई ज्योति, जो यात्री को बताती है कि मौन और अंधकार में कोई और भी जाग रहा है। फलतः वृद्ध नोर्तिएर की काली आंखों में, उनकी काली भौहों के नीचे काली ही, जबकि उनके शेष लंबे केश जो कंधों पर टिके थे श्वेत हो चुके थे, उन्हीं काली आंखों में, जैसा प्रायः तब होता है जब किसी एक अंग का उपयोग अन्य के स्थान पर बढ़ जाता है। उस समस्त क्रिया, समस्त कौशल, समस्त शक्ति और समस्त बुद्धि का संकेंद्रण हो गया था, जो कभी इस शरीर और इस मन में वितरित थी। हाथ का संकेत, स्वर की ध्वनि और देह की मुद्रा लुप्त हो चुके थे, पर ये प्रबल नेत्र सबकी पूर्ति करते थे। वे उनसे आदेश देते थे और उनसे धन्यवाद भी करते थे। वह जीवित आंखों वाला एक शव था, और कभी-कभी इस संगमरमर मुख से क्रोध की ज्वाला या आनंद की आभा का फूट पड़ना अत्यंत भयावह प्रतीत होता था। केवल तीन व्यक्ति उस दीन मनुष्य की भाषा पढ़ सकते थे, विलेफर, वेलांतिन और वह वृद्ध सेवक जिसका हमने उल्लेख किया। पर विलेफर अपने पिता से विरले ही मिलते थे, वास्तव में केवल जब अपरिहार्य होता, और जब मिलते भी उन्हें समझकर प्रसन्न करने का कोई प्रयत्न नहीं करते। अतः वृद्ध का समस्त सुख उसकी पौत्री से उत्पन्न होता था। वेलांतिन ने समर्पित प्रयास, प्रेम और धैर्य से नोर्तिएर की प्रत्येक दृष्टि में छिपे विचारों को समझना सीख लिया था। वह इस भाषा का उत्तर, जो किसी और के लिए अगम्य थी, अपने समस्त स्वर, समस्त भाव और समस्त आत्मा से देती, और इस प्रकार उस बालिका और इस प्रतितः निर्जीव मिट्टी के बीच सजीव संवाद स्थापित हो जाते, जो लगभग धूल में लौट चुकी थी। और फिर भी वह एक महान विद्वान, अद्वितीय सूझबूझ वाला और उतनी ही शक्तिशाली इच्छा शक्ति से युक्त मनुष्य था, जितनी तब हो सकती है जब आत्मा ऐसे शरीर में बंद हो जो उसके आदेश नहीं मानता। इस प्रकार वेलांतिन ने उस पहेली को सुलझा लिया था कि वृद्ध के विचारों को समझकर उन्हें अपने विचार समझा सके। यहाँ तक कि अब सामान्य परिस्थितियों में बहुत ही विरल होता था कि वह उस जीवित आत्मा की किसी इच्छा या उस लगभग निह संवेदनशील शरीर की किसी आवश्यकता का ठीक-ठीक अनुमान न लगा सके। जहाँ तक सेवक का संबंध है, वह, जैसा हमने कहा, 25 वर्षों से अपने स्वामी की सेवा कर रहा था और उनकी सभी आदतों से परिचित था। अतः नोर्तिएर को उससे कुछ मांगने की आवश्यकता विरले ही पड़ती थी। तथापि विलेफोर को उस विचित्र वार्तालाप के लिए जो होने वाला था, इनमें से किसी की सहायता की आवश्यकता न थी। जैसा हमने कहा, वह वृद्ध की शब्दावली से पूर्णतः परिचित था। केवल ऊब या उदासीनता ही उसे उसका उपयोग करने से रोकती थी। अतः उसने वेलांतिन को बाग में जाने दिया और बारवा को विदा कर दिया। स्वयं सेवक के स्थान पर पिता के दाहिने बैठ गया, जबकि मादाम द विलेफोर बाईं ओर बैठी। मोन्सियो, उसने कहा, यदि वेलांतिन हमारे साथ ऊपर नहीं आई और मैंने बारवा को भेज दिया, तो आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि जो चर्चा हम करने वाले हैं वह किसी युवती या सेवक के सामने नहीं हो सकती थी। मादाम द विलेफोर, और मुझे आपसे कुछ कहना है। इन प्रस्तावनाओं के दौरान नोर्तियर का मुख निर्विकार रहा, पर विलेफोर का मुख मानो वृद्ध के हृदय की गहराइयों को भेदने का प्रयत्न कर रहा था। वह उन शीतल स्वरों में बोलता रहा जिनमें किसी विरोध की गुंजाइश न थी। मादाम दे विलेफोर, और मुझे विश्वास है कि जो हम कहने वाले हैं वह आपको प्रसन्न करेगा। वृद्ध की आंखें रिक्त बनी रहीं। वह सुन रहा था, बस। मोन्सियो, विलेफोर ने आगे कहा, हम वेलांतिन का विवाह करने जा रहे हैं।
मोम की प्रतिमा भी इस समाचार पर वृद्ध के मुख से अधिक उदासीन न रहती। विवाह 3 महीनों के भीतर संपन्न होगा, विलेफोर ने कहा। वृद्ध के मुख पर अब भी कोई भाव न आया। अब मादाम द विलेफोर बोली और शीघ्रता से जोड़ दिया। हमने सोचा कि आप यह समाचार जानना चाहेंगे। किसी भी स्थिति में वेलांतिन सदैव आपके स्नेह का आनंद लेती प्रतीत हुई है। अब केवल उस युवक का नाम बताना शेष है जिसे हमने उसके लिए चुना है। वह उन श्रेष्ठतम संबंधों में से एक है जिसकी वेलांतिन आकांक्षा कर सकती है, धन, उत्तम नाम और सुख की सुनिश्चित गारंटी के साथ। उस पुरुष के स्वभाव और रुचियों को देखते हुए जिसे हमने उसके लिए चुना है। उसका नाम आपके लिए अपरिचित नहीं। वह है फ्रांस द क्वेस्नेल, बैरन दैपिने। जब उनकी पत्नी बोल रही थी, विलेफोर और भी अधिक एकाग्रता से वृद्ध के मुखमंडल को देख रहा था। जब मादाम द विलेफोर ने फ्रांस का नाम लिया, नोर्तियर की आंखें, जिन्हें उसका पुत्र भली भांति जानता था, फड़फड़ाईं और उनकी पलकों ने, जैसे होंठ वाणी को निकलने देने के लिए खुलते हैं, एक प्रकाश चमक बाहर आने दी। अपने पिता और फ्रांस के पिता के बीच रही सार्वजनिक शत्रुता को जानते हुए राज अभियोजक ने उस ज्वाला और उससे प्रकट हुए उद्वेग को समझ लिया, पर उसने ध्यान न देने का अभिनय किया और वहीं से आगे बोलते हुए कहा, तुम्हें स्वीकार करना होगा कि वेलांतिन का व्यवस्थित होना आवश्यक है, क्योंकि वह अब लगभग 19 वर्ष की हो चली है। तथापि इन वार्ताओं में हमने तुम्हें विस्मृत नहीं किया है और हमें पूर्व से ही यह जो आश्वासन मिल चुका है कि वेलांतिन का पति, यद्यपि वह हमारे निकट रहना स्वीकार न करे, जो किसी युवा दंपति के लिए असुविधाजनक हो सकता है, पर कम से कम तुम उनके साथ रह सकोगे, क्योंकि वेलांतिन तुम्हें अत्यंत स्नेह करती है और प्रतीत होता है कि तुम भी उसके प्रति वही स्नेह रखते हो। इस प्रकार तुम्हें अपनी किसी आदत में परिवर्तन न करना पड़ेगा, केवल इतना कि अब तुम्हारी देखभाल करने के लिए एक के स्थान पर 2 संतानें होंगी। नोर्तियर की आंखों में प्रकाश उग्र हो उठा। अवश्य ही वृद्ध के हृदय में कुछ भयंकर घट रहा था और पीड़ा तथा क्रोध की कोई चीख उसके कंठ तक उठाई थी, जो निकल न सकने के कारण वहीं उसे घूंट रही थी, क्योंकि उसका मुख बैंगनी पड़ गया और उसके होंठ नीले हो गए। विलेफोर ने शांति से खिड़की खोल दी और ऐसा करते हुए कहा, यहाँ बहुत गर्मी है और ये गर्मी मोंसियो नोर्तियर को असुविधा दे रही है। फिर वह लौट आया, पर बैठा नहीं। मोंसियो दैपिने और उनका परिवार इस संबंध से अत्यंत प्रसन्न है। मादाम de विलेफोर ने आगे कहा, किसी भी स्थिति में उनका परिवार केवल एक चाचा और एक बुआ तक सीमित है। उनकी माता उनके जन्म देते समय ही चल बसीं और उनके पिता की 1815 में हत्या कर दी गई, जब बालक मात्र 2 वर्ष का था। अतः वह केवल स्वयं के प्रति उत्तरदायी है। एक रहस्यमय घटना, विलेफोर ने कहा। हत्यारे कभी पहचाने नहीं जा सके, यद्यपि अनेक लोगों पर संदेह किया गया। नोर्तियर ने इतना प्रयास किया कि उसके होंठ लगभग मुस्कान में सिमट आए। तथापि विलेफोर ने आगे कहा, दोषी जो जानते हैं कि अपराध उन्होंने किया है और जो अपने जीवन में मानवीय न्याय तथा मृत्यु के बाद दैवी न्याय के अधीन हो सकते हैं, वे हमारे स्थान पर होकर अत्यंत प्रसन्न होते कि उनके पास ऐसी पुत्री होती जिसे वे मोंसियो फ्रांज दैपिने को अर्पित कर संदेह की क्षीणतम झिलमिलाहट तक को शांत कर सकते। कोई सोच भी न सकता था कि नोर्तियर की टूटी हुई देह इतना आत्म संयम धारण कर सकती है। हाँ, मैं समझता हूँ, उसकी आंखों ने उत्तर दिया, एक ऐसी दृष्टि से जिसमें गहन तिरस्कार और संयत क्रोध दोनों व्यक्त हो रहे थे। विलेफोर ने उस दृष्टि का अर्थ पूर्णतः समझ लिया और हल्का सा कंधा उचकाकर उत्तर दिया। फिर उसने अपनी पत्नी को उठने का संकेत किया। अब मोंसियो, मादाम द विलेफोर ने कहा, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। क्या आप चाहेंगे कि एदवार आकर आपको प्रणाम करे? यह निश्चित था कि जब वृद्ध हाँ कहना चाहते तो आंखें बंद कर लेते, जब न कहना चाहते
तो उन्हें बार-बार झपकाते और जब कुछ चाहिए होता, तो ऊपर उठाते। यदि उन्हें वेलांतिन चाहिए होती, तो केवल दाहिनी आँख बंद करते। यदि बारोआ चाहे वह होता, तो बाईं। मादाम द विलेफोर के प्रस्ताव पर उन्होंने तीव्रता से पलकें झपकाईं। इस स्पष्ट अस्वीकार पर मादाम द विलेफोर ने होंठ भींच लिए। तो क्या मैं वेलांतिन को भेज दूं? उन्होंने पूछा। हाँ, वृद्ध ने आंखें कसकर बंद कर दी। मोंसियो और मादाम द विलेफोर वृद्ध को प्रणाम कर बाहर चले गए और वेलांतिन को बुलाने का आदेश दिया। उसे पहले से झात था कि दिन में उसे मोंसियो नोर्तियर की सेवा में उपस्थित रहना होगा। वह उनके पीछे पीछे आई, अभी भी भावावेश से लालिमा लिए हुए। एक ही दृष्टि पर्याप्त थी यह समझने के लिए कि उसके दादा कितने व्याकुल हैं और उससे बात करना कितना चाहते हैं। ओह दादाजी, उसने पुकारा। क्या बात है? किसी ने आपको दुख पहुंचाया है ना? आप क्रोधित हैं? हाँ, उन्होंने आंखें बंद कर उत्तर दिया। किसने आपको क्रोधित किया? मेरे पिता ने? नहीं। मादाम द विलेफोर ने? तब? नहीं। क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? वृद्ध ने संकेत किया। हाँ। मुझसे? वेलांतिन ने विस्मय से कहा। वृद्ध ने फिर आंखें बंद कर लीं। मेरे प्रिय दादाजी, मैंने क्या किया? फिर उत्तर न पाकर उसने कहा, मैं आज आपको दिन भर नहीं देख सकी। क्या किसी ने मेरे विषय में आपको कुछ बताया? हाँ, वृद्ध की आंखों ने दृढ़ता से कहा। मुझे सोचने दीजिए, ईश्वर की शपथ। आह! अभी अभी मोंसियो और मादाम द विलेफोर यहाँ से गए हैं, है ना? हाँ। तो उन्हीं ने आपको वह बात बताई जिसने आपको क्रोधित किया? वह क्या हो सकती है? क्या आप चाहते हैं मैं जाकर उनसे पूछूं ताकि मैं क्षमा मांग सकूं? नहीं नहीं, आंखों ने कहा। आप मुझे भयभीत कर रहे हैं। हे स्वर्ग, उन्होंने क्या कहा होगा? वह कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, आ, समझ गई, और स्वर धीमा कर वृद्ध के निकट आकर कहा, उन्होंने मेरे विवाह के विषय में बात की, शायद? हाँ, आंखों ने क्रोध से उत्तर दिया। मैं समझ गई। आप मुझसे इसलिए रुष्ट हैं कि मैंने आपको नहीं बताया। ओह, पर आपको समझना चाहिए। उन्होंने मुझसे इसे आपसे छिपाने का आग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे स्वयं कुछ नहीं कहा। मुझे यह रहस्य मानो संयोग से ज्ञात हुआ। इसी कारण मैं आपसे संकोच करती रही। पर मुझे क्षमा कीजिए, प्रिय पापा नोर्तियर। आंखें स्थिर और निर्विकार हो गईं, मानो उत्तर दे रही हों। केवल तुम्हारा मौन ही मुझे पीड़ा नहीं देता। तो फिर क्या? युवती ने पूछा। क्या आप सोचते हैं कि मैं आपको छोड़ दूंगी, दादाजी, और विवाह मुझे विस्मृत कर देगा? नहीं, वृद्ध ने संकेत किया। तो उन्होंने तुम्हें बता दिया कि मोंसियो देपिने इस बात से सहमत हैं कि हम फिर भी साथ रह सकते हैं? हाँ। तो फिर तुम क्रोधित क्यों हो? वृद्ध की आंखों में असीम पीड़ा की दृष्टि भर आई। मैं समझती हूँ, वेलांतिन ने कहा, क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो। हाँ, और तुम्हें भय है कि मैं दुखी हो जाऊंगी। हाँ, तुम्हें मोंसियो फ्रांस पसंद नहीं? 3 या 4 बार आंखों ने कहा। नहीं, नहीं, नहीं। और इससे तुम्हें बहुत दुख होता है, दादाजी? हाँ। तो फिर मेरी बात सुनिए, वेलांतिन ने कहा, नोर्तिएर के सामने घुटनों के बल बैठकर और उनके गले में बाहें डालते हुए। मैं भी इससे बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं भी मोंसियो फ्रांस देपिने से प्रेम नहीं करती। वृद्ध की आंखें आनंद से चमक उठीं। क्या तुम्हें स्मरण है, जब मैं मठ में जाने का निश्चय कर रही थी,
तब तुम मुझ पर कितने क्रोधित हुए थे। वृद्ध की सूखी पलकों को एक आंसू ने भिगो दिया। उसका कारण, वेलांतिन ने आगे कहा, यही था कि मैं इस विवाह से बचना चाहती थी जो मुझे निराशा में धकेल रहा था। नोर्तियर तीव्र गति से श्वास लेने लगे। तो तुम भी इस संबंध की कल्पना से दुखी हो? ओह ईश्वर, काश तुम मेरी सहायता कर पाते दादाजी। काश हम मिलकर उनके षड्यंत्रों को विफल कर पाते। पर तुम उनके विरुद्ध असहाय हो। यद्यपि तुम्हारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है और तुम्हारी इच्छा इतनी प्रबल, जब संघर्ष का समय आता है तुम उतने ही दुर्बल हो, या मुझसे भी अधिक। हाय, जब तुम्हारे पास शक्ति और स्वास्थ्य था तब तुम मेरे लिए कितने समर्थ संरक्षक होते। पर अब तुम केवल मेरे साथ सहानुभूति कर सकते हो, मेरे साथ प्रसन्न हो सकते हो या शोक कर सकते हो। यही एक अंतिम वरदान है जिसे ईश्वर शेष सब कुछ के साथ लेना भूल गया। इन शब्दों पर नोर्तिएर की आंखों की गहराइयों में ऐसी प्रचंड ज्वाला दिपदिपाई कि युवती को लगा मानो वे कह रही हों, तुम भूल रही हो, मैं अब भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? उसने उसका अनुवाद किया। हाँ, नोर्तियर ने ऊपर देखा। ये संकेत था कि उन्हें कुछ चाहिए। आप क्या चाहते हैं दादाजी? देखूं? वह कुछ क्षण सोचती रही। जो भी विचार आते उन्हें ऊंचे स्वर में कहती जाती, पर जो भी कहती वृद्धन का संकेत देते। अच्छा, उसने कहा, तो हमें अधिक कठोर उपाय अपनाने होंगे, क्योंकि मैं इतनी मूर्ख हूं। और उसने वर्णमाला के सभी अक्षर एक एक कर बोलने आरंभ किए, असे शुरू करके। वृद्ध के मुख पर मुस्कान और दृष्टि टिकाए हुए। नायन पर पहुंचते ही नोर्तियर ने संकेत किया। हाँ, तो वेलांतिन बोली, जो कुछ आप चाहते हैं वह अन से आरंभ होता है। हम अन अक्षर पर हैं, और अन्न के बाद क्या? ना, ने, नी, नो। हाँ हाँ हाँ, वृद्ध ने संकेत किया। तो नो। हाँ। वेलांतिन एक शब्दकोश ले आई, उसे एक पाठ स्टैंड पर नोर्तियर के सामने रख दिया। उसने उसे खोला, और जब देखा कि वे पृष्ठों को ध्यान से देख रहे हैं तो अपनी उंगली स्तंभों पर ऊपर नीचे चलाने लगी। 6 वर्षों में जब से नोर्तियर इस दुखद अवस्था में थे, यह अभ्यास इतना सरल हो गया था कि वह उनके विचार उतनी ही शीघ्रता से समझ लेती थी मानो वे स्वयं शब्दकोश प्रयोग कर सकते हों। नोटरी शब्द पर नोर्तियर ने उसे रुकने का संकेत दिया। नोटरी, उसने कहा, क्या आप एक नोटरी चाहते हैं दादाजी? वृद्ध ने संकेत किया कि यही बात है। तो क्या मैं किसी को भेजूं कि वे एक नोटरी बुला लाएं? हाँ। क्या पिताजी को बताया जाए? हाँ। क्या आपको उस नोटरी से शीघ्र मिलना है? हाँ। तो मैं तुरंत उसे बुलवाती हूँ, प्रिय दादाजी। क्या आपको और कुछ चाहिए? नहीं। वेलांतिन घंटी तक दौड़ी, एक सेवक को बुलाया और उससे कहा कि वह मोन्सियो या मादाम द विलेफोर से कहे कि वे उसके दादा के पास आए। अब आप प्रसन्न हैं? उसने पूछा। हाँ, हाँ, मुझे लगता है आप हैं, है ना? अंततः यह उतना कठिन नहीं था, है ना? और वह वृद्ध की ओर वैसे ही मुस्कुराई जैसे किसी बालक की ओर मुस्कुराती। मोन्सियो द विलेफोर भीतर आए। उन्हें बारोआ ने बुलाया था। आप क्या चाहते हैं? उन्होंने रोगी से पूछा। मोन्सियो, मेरे दादा एक नोटरी से मिलना चाहते हैं, वेलांतिन ने कहा। इस विचित्र और अप्रत्याशित निवेदन पर मोन्सियो द विलेफोर ने वृद्ध की ओर देखा, जिनकी आंखों ने ऐसी दृढ़ता से हाँ कहा कि यह स्पष्ट था वेलांतिन और उनके पुराने सेवक की सहायता से, जो अब समझ चुका था कि उन्हें क्या चाहिए, वह अपनी बात मनवाने को तैयार है। आप एक नोटरी चाहते हैं? विलेफोर ने दोहराया। हाँ। क्यों? नोर्तियर ने उत्तर नहीं दिया। आपको नोटरी की क्या आवश्यकता हो सकती है? विलेफोर ने पूछा।
रोगी की आंखें स्थिर रहीं और इस प्रकार मौन, जिसका अर्थ था मैं अपने कथन पर अडिग हूं। आप हमें कोई आघात पहुंचाना चाहते हैं? विलेफोर ने कहा। क्या यह उचित है? पर अंततः बारुआ बोला, और कुछ पुराने सेवकों के स्वभावगत हट के साथ वह तर्क करने को तैयार था। यदि मोन्सियो एक नोटरी चाहते हैं तो अवश्य उन्हें उसकी आवश्यकता होगी। अतः मैं जाकर एक नोटरी बुला लाता हूं। बारोआ नोर्तिएर के अतिरिक्त किसी को स्वामी नहीं मानता था और उनकी इच्छा का किसी भी प्रकार विरोध सहन नहीं करता था। हाँ, मुझे एक नोटरी चाहिए। वृद्ध ने आंखें बंद करते हुए मानो चुनौती दे रहे हों। यदि साहस हो तो मना कर दो। चूंकि आप एक नोटरी चाहते ही हैं, मोन्सियो, आपको एक मिलेगा, पर मैं अपनी ओर से उससे क्षमा मांगूंगा और आप अपनी ओर से, क्योंकि यह दृश्य अत्यंत हास्यास्पद होगा। कोई बात नहीं, बारुआ ने कहा। मैं फिर भी उसे बुला लाऊंगा। और वह विजय भाव से कक्ष से बाहर चला गया। वसीयत। जैसे ही बारुआ बाहर गया, नोर्तियर ने वेलांतिन की ओर एक शरारत भरी रुचि से देखा, जो आने वाले किसी संकट का संकेत दे रही थी। युवती उस दृष्टि का अर्थ समझ गई। विलेफोर भी समझ गया, जिसकी भौहें गहरे क्रोध से सिकुड़ उठीं। वह बैठ गया, रोगी के कक्ष में ठहर गया और प्रतीक्षा करने लगा। नोर्तियर उसे पूर्ण उदासीनता से देखता रहा, पर आंख के कोने से उसने वेलांतिन को संकेत दे दिया था कि ठहरो और चिंतित मत हो। पौन घंटे बाद सेवक एक नोटरी को साथ लेकर लौट आया। मोन्सियो, विलेफोर ने औपचारिक अभिवादन के बाद कहा, आपको यहाँ उपस्थित मोन्सियो नोर्तियर दे विलेफोर ने बुलवाया है। सामान्य पक्षाघात ने उन्हें अंगों और वाणी दोनों के उपयोग से वंचित कर दिया है। केवल हम ही अत्यंत कठिनाई से उनके विचारों के कुछ अंश समझ पाते हैं। नहीं, मोन्सियो, मैं अपने दादा जो कुछ कहते हैं सब समझती हूँ। सही कहा, बारुआ बोला। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ, जैसा मैंने इस सज्जन से यहाँ आते समय कहा। नोटरी ने विलेफोर से, फिर वेलांतिन से मुड़कर कहा, मोन्सियो, और आप भी, मादेमोअजेल, मुझे यह कहने दीजिए कि यह उन परिस्थितियों में से है जहाँ कोई विधिवेत्ता, चाहे जो हो, बिना अत्यंत जोखिमपूर्ण उत्तरदायित्व उठाए आगे नहीं बढ़ सकता। किसी विधिक कृत्य को वैधानिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रथम शर्त यह है कि नोटरी पूर्णतः आश्वस्त हो कि उसने कृत्य करने वाले व्यक्ति की इच्छा को निष्ठापूर्वक अभिव्यक्त किया है। अब मैं स्वयं उस स्वीकृति या अस्वीकृति के विषय में निश्चय नहीं कर सकता जो एक ऐसे ग्राहक से संबंधित हो जो बोल नहीं सकता, और चूंकि उसके मौन की स्थिति में मैं स्पष्ट रूप से यह नहीं जान सकता कि वह कुछ चाहता है या नहीं चाहता, अतः मेरी भूमिका निष्फल, बल्कि अवैध सिद्ध होगी। नोटरी जाने को हुआ और राज अभियोजक के होठों पर विजय की मंद मुस्कान तैर गई, पर नोर्तिएर वेलांतिन को ऐसी व्यथा भरी दृष्टि से देख रहा था कि वह तुरंत आगे बढ़कर नोटरी और द्वार के बीच खड़ी हो गई। मोन्सियो, उसने कहा, जिस भाषा में मैं अपने दादा से संवाद करती हूँ उसे सरलता से सीखा जा सकता है, और जैसे मैं उसे समझती हूँ वैसे ही कुछ ही मिनटों में मैं आपको भी समझना सिखा सकती हूँ। बताइए, आपकी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? जो कुछ हमारे कृत्यों को विधिक रूप से मान्य बनाने के लिए आवश्यक है, नोटरी ने उत्तर दिया। अर्थात ग्राहक की स्वीकृति या अस्वीकृति की निश्चितता। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होकर भी साक्ष्य दे सकता है, पर उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। तो मोन्सियो, दो संकेत आपको निश्चित रूप से दिखा देंगे कि मेरे दादा की मानसिक शक्ति इस समय पहले से अधिक स्पष्ट है। वाणी और गति से वंचित होकर मोन्सियो नोर्तिएर हाँ के लिए आंखें बंद करते हैं और रन के लिए उन्हें कई बार झपकाते हैं। अब आपके पास उनसे वार्तालाप करने का पूरा साधन है। प्रयास कीजिए। वृद्ध ने वेलांतिन को ऐसी स्नेह और कृतज्ञता से भरी दृष्टि से देखा
कि नोटरी भी उसे समझ गया। क्या आपने और समझ लिया जो आपकी पौत्री ने अभी कहा? नोटरी ने पूछा। नोर्तियर ने धीरे से आंखें बंद की, फिर खोल दी। और आप उसकी बात से सहमत हैं? अर्थात उसने जो संकेत बताए, वही वे संकेत हैं जिनसे आप स्वयं को व्यक्त करते हैं? हाँ, वृद्ध ने दोहराया। आपने मुझे बुलवाया? हाँ। अपनी वसीयत बनाने के लिए? हाँ। और आप नहीं चाहते कि मैं बिना वसीयत बनाए चला जाऊं? रोगी ने बार बार तीव्रता से पलकें झपकाईं। अच्छा, मोन्सियो, युवती ने पूछा। अब आप समझ गए और आपकी अंतरात्मा संतुष्ट है? नोटरी के उत्तर देने से पहले विलेफोर उसे एक ओर ले गया। मोन्सियो, उसने कहा, क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जैसा प्रहार मोन्सियो नोर्तियर दे विलेफोर ने सहा है, उसे सहकर भी मानसिक रूप से अक्षुण्ण रह सकता है? मुझे ठीक ठीक उसी बात की चिंता नहीं है, नोटरी ने उत्तर दिया। किंतु मैं यह अवश्य सोचता हूं कि हम उनके विचारों का अनुमान कैसे लगा पाएंगे ताकि उत्तर प्राप्त कर सकें। आप देख रहे हैं, यह असंभव है, विलेफोर ने कहा। वेलांतिन और वृद्ध यह वार्तालाप सुन रहे थे। नोर्तियर वेलांतिन को इतनी दृढ़ता और आग्रह से देख रहा था कि स्पष्ट था वह उससे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहा है। मोन्सियो, उसने कहा, उसकी चिंता मत कीजिए। चाहे यह आपको कितना ही कठिन या असंभव क्यों न प्रतीत हो, मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे दादा के विचार कैसे झात किए जा सकते हैं, इस प्रकार कि आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएं। मैं 6 वर्षों से मोन्सियो नोर्तियर के साथ हूं। उनसे ही पूछ लीजिए कि इन 6 वर्षों में उनकी कोई भी इच्छा कभी मेरे समझे बिना उनके हृदय में दबी रह गई हो। नहीं, वृद्ध ने संकेत दिया। तो चलिए प्रयास करते हैं, नोटरी ने कहा। क्या आप इस युवती को अपना दुभाषिया स्वीकार करते हैं? रोगी ने सहमति का संकेत दिया। अच्छा, अब मोन्सियो, आप मुझसे क्या चाहते हैं और वह कौन सा कृत्य है जिसे आप संपन्न करना चाहते हैं? वेलांतिन ने वर्णमाला के अक्षर एक एक कर बोलना आरंभ किया और पर पहुंचते ही नोर्तियर ने उसे रोक दिया। सज्जन अक्षर चाहते हैं, नोटरी ने कहा। यह स्पष्ट है। रुकिए, वेलांतिन बोली। फिर दादा की ओर मुड़कर ता ते उन्होंने दूसरे शब्दांश पर उसे रोक दिया। तब वेलांतिन शब्दकोश ले आई और नोटरी की निगरानी में पृष्ठ पलटने लगी। टेस्टामेंट, उसकी उंगली ने कहा, नोर्तियर की आंखों के निर्देश से। टेस्टामेंट, नोटरी पुकार उठा। यह तो अत्यंत स्पष्ट है। सज्जन अपनी वसीयत बनाना चाहते हैं। हाँ, नोर्तियर ने कई बार संकेत किया। आपको मानना होगा, मोन्सियो, यह अद्भुत है, नोटरी ने विस्मय से विलेफोर से कहा। हाँ, निस्संदेह है, दूसरे ने उत्तर दिया। वसीयत स्वयं और भी अधिक अद्भुत होगी, क्योंकि मुझे सचमुच नहीं लगता कि इस अंतिम इच्छा पत्र की धाराएं स्वयं कागज पर शब्द प्रति शब्द उतर आएंगी, बिना मेरी पुत्री की चतुर प्रेरणा के। और संभव है कि वेलांतिन का इस वसीयत में इतना प्रत्यक्ष हित हो कि वह मोन्सियो नोर्तियर दे विलेफोर की धुंधली इच्छाओं की उपयुक्त दुभाषियां न मानी जाए। नहीं, नहीं, रोगी ने कहा। क्या वेलांतिन का आपकी वसीयत में कोई हित नहीं? मोन्सियो दे विलेफोर ने पूछा। नहीं, नोर्तियर ने संकेत किया। इस परीक्षण के परिणाम से नोटरी अत्यंत प्रसन्न हुआ और इस चित्रात्मक प्रसंग को आगे सुनाने के लिए उत्सुक हो उठा। मोन्सियो, उसने कहा, अब मुझे वह कार्य जो एक क्षण पहले असंभव प्रतीत हो रहा था, अत्यंत सरल लगने लगा है। यह वसीयत अत्यंत सरल रूप से मिस्टिक होगी।
अर्थात वह प्रकार जो विधि में स्वीकृत है, बशर्ते कि उसे 7 साक्षियों के समक्ष पढ़ा जाए, उन्हीं की उपस्थिति में वसीयतकर्ता द्वारा अनुमोदित किया जाए और नोटरी द्वारा उन्हीं की उपस्थिति में सीलबंद किया जाए। समय की दृष्टि से भी यह सामान्य वसीयत से अधिक नहीं लगेगा। प्रारंभ में वे औपचारिकताएं होंगी जो सदैव समान रहती हैं, और जहां तक विवरणों का संबंध है, उनमें से अधिकांश स्वयं वसीयतकर्ता की संपत्ति की स्थिति से और आपसे प्राप्त हो जाएंगे, जिन्होंने उसकी संपत्ति का प्रबंधन किया है और उससे परिचित हैं। साथ ही इस वसीयत को निर्विवाद बनाने के लिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ हस्ताक्षरित और सीलबंद हो। मेरे एक सहकर्मी मेरे सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे और प्रथा के विपरीत वसीयत लिखे जाने के समय भी उपस्थित रहेंगे। क्या यह आपको संतोष देता है, मोन्सियो? उसने वृद्ध की ओर मुड़ते हुए कहा। हाँ, नोर्तियर ने समझ लिए जाने की प्रसन्नता से संकेत किया। वह क्या करने जा रहा है? विलेफोर ने मन ही मन सोचा, जिसकी उच्च स्थिति उसे अपने भाव प्रकट करने की अनुमति नहीं देती थी और जो किसी भी दशा में अपने पिता की मंशा का अनुमान नहीं लगा सकता था। वह मुड़ा कि उस दूसरे नोटरी को देखे जिसका उल्लेख पहले ने किया था, पर बारोआ सब सुनकर और अपने स्वामी की इच्छाओं का पूर्वानुमान कर पहले ही जा चुका था। अतः राज अभियोजक ने अपनी पत्नी को बुलवाया। एक चौथाई घंटे बाद सब रोगी के कक्ष में एकत्र थे और दूसरा नोटरी भी आ पहुंचा। दोनों अधिकारियों ने शीघ्र सहमति बना ली। नोर्तियर को एक सामान्य और प्रचलित प्रकार का अंतिम इच्छा पत्र पढ़कर सुनाया गया। फिर मानो उसकी बुद्धि को परखने के लिए पहला नोटरी उसकी ओर मुड़ा और बोला, जब कोई व्यक्ति वसीयत बनाता है, मोन्सियो, तो वह किसी के पक्ष में बनाता है। हाँ, नोर्तियर ने संकेत किया। क्या आपको अपनी संपत्ति की मात्रा का कुछ अनुमान है? हाँ, मैं कुछ राशियां क्रमशः बढ़ते क्रम में कहूंगा। जब मैं उस पर पहुंचूं जिसे आप सही मानते हैं, तो मुझे रोक दीजिए। हाँ। इस प्रश्नोत्तर में एक प्रकार की गंभीरता थी। कभी भी मन और पदार्थ के संघर्ष का दृश्य इतना स्पष्ट ना हुआ था, और उससे उत्पन्न दृश्य यदि महान न भी कहा जाए, तो कम से कम अत्यंत जिज्ञासापूर्ण अवश्य था। सब नोर्तियर के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। दूसरा नोटरी लेखन के लिए मेज पर बैठ गया। पहला उसके सामने खड़ा होकर प्रश्न पूछने लगा, क्या आपकी संपत्ति 3 लाख फ्रांक से अधिक है? नोर्तियर ने संकेत किया कि है। क्या आपके पास 4 लाख फ्रांक हैं? नोटरी ने पूछा। नोर्तियर स्थिर रहा। 5 लाख? अब भी कोई गति नहीं। 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख? नोर्तियर ने संकेत किया। हाँ। आपके पास 9 लाख फ्रांक हैं? हाँ। अचल संपत्ति में? नोटरी ने पूछा। नोर्तियर ने कहा, नहीं। सरकारी बांड में? नोर्तियर ने कहा, हाँ। और क्या ये बांड आपके पास सुरक्षित हैं? बारोआ की ओर एक दृष्टि गई और वृद्ध सेवक तत्काल बाहर गया और कुछ ही क्षण में एक छोटी पेटी लेकर लौट आया। क्या आप हमें यह पेटी खोलने की अनुमति देंगे? नोटरी ने पूछा। नोर्तियर ने कहा, हाँ। पेटी खोली गई तो उसमें 9 लाख फ्रांक के सरकारी बांड निकले। पहला नोटरी उन्हें एक एक कर अपने सहकर्मी को देता गया। नोर्तियर द्वारा बताई गई राशि बिल्कुल सही थी। ठीक है, नोटरी ने कहा, यह स्पष्ट है कि व्यक्ति की बुद्धि अक्षुण्ण है। फिर वह रोगी की ओर मुड़ा और बोला, तो आपके पास 9 लाख फ्रांक की पूंजी है, जो इस प्रकार निवेशित होकर आपको लगभग 40,000 लिब्र की आय देती होगी? हाँ, नोर्तियर ने संकेत किया। आप ये संपत्ति किसे देना चाहते हैं? ओह, मादाम दे विलेफोर बोली, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। मोन्सियो नोर्तियर केवल अपनी पौत्री
मादेमोआजेल वेलांतिन द विलेफोर से प्रेम करते हैं। 6 वर्षों से उसने उनकी सेवा की है और इस समर्पित देखभाल ने उसके दादा का स्नेह, बल्कि कहूं तो कृतज्ञता भी जीत ली है। अतः यह न्यायोचित है कि उसकी भक्ति का कुछ प्रतिफल उसे मिले। नोर्तियर की आंखें चमक उठीं, मानो यह दर्शाने को कि वह मादाम द विलेफोर द्वारा उसके अनुमानित इरादों पर दी जा रही इस कृत्रिम स्वीकृति से धोखा नहीं खा रहा। तो क्या आप इन 9 लाख फ्रांक को मादेमोआजेल वेलांतिन दे विलेफोर के लिए छोड़ना चाहते हैं? नोटरी ने पूछा, यह सोचते हुए कि उसे बस यह उपबंध लिखना है। पर फिर भी इस असाधारण दृश्य के सभी साक्षियों के समक्ष नोर्तिएर की स्वीकृति सुनिश्चित करना चाहता था। वेलांतिन पीछे हट गई थी और आंखें झुकाए रो रही थीं। वृद्ध ने एक क्षण उसे अत्यंत कोमल स्नेह की दृष्टि से देखा, फिर नोटरी की ओर मुड़कर अपनी पलकें अत्यंत दृढ़ता से झपकाईं। नहीं, नोटरी ने पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं कि आप मादेमोआजेल वेलांतिन द विलेफोर को अपनी एकमात्र उत्तराधिकारी और वारिस नियुक्त नहीं करना चाहते? नोर्तियर ने कहा, नहीं। क्या आप निश्चित हैं कि आप भूल नहीं कर रहे? नोटरी ने कहा, क्या आप सचमुच नहीं कह रहे हैं? नहीं, नोर्तियर ने दोहराया। नहीं, वेलांतिन ने सिर उठाया। वह विरासत से वंचित होने पर नहीं, बल्कि उस भावना पर आश्चर्यचकित थी जो सामान्यतः ऐसी क्रिया को प्रेरित करती है। पर नोर्तियर उसे इतनी कोमलता से देख रहा था कि उसने कहा, ओह दादाजी, मैं समझती हूँ, आप केवल मुझे अपनी संपत्ति से वंचित कर रहे हैं, पर अपना हृदय मुझे ही दे रहे हैं। हाँ, रोगी की आंखों ने दृढ़ता से बंद होकर संकेत दिया, जिसे वेलांतिन समझने में चूक नहीं सकती थी। धन्यवाद, धन्यवाद, उसने धीमे से कहा। किंतु वृद्ध के इस प्रबल नहीं ने मादाम द विलेफोर के हृदय में एक अनपेक्षित आशा जगा दी। वह उनके समीप आई और बोली, तो प्रिय नोर्तिएर, क्या आप अपनी संपत्ति अपने पौत्र एडवार दे विलेफोर के लिए छोड़ रहे हैं? पलकों का एक तीव्र कंपन हुआ, जिसमें लगभग घृणा प्रकट हो रही थी। नहीं, नोटरी ने कहा, तो क्या अपने यहाँ उपस्थित पुत्र के लिए? नहीं, वृद्ध ने उत्तर दिया। दोनों नोटरियों ने विस्मय से एक दूसरे की ओर देखा, जबकि विलेफोर और उसकी पत्नी के गालों पर रक्त दौड़ आया, एक के लज्जा से, दूसरे के क्रोध से। पर हमने आपका क्या बिगाड़ा है दादाजी? वेलांतिन ने कहा। क्या आप अब हमसे प्रेम नहीं करते? वृद्ध की आंखें तीव्रता से पुत्र और पुत्रवधू के पार गईं और गहरे स्नेह की दृष्टि से वेलांतिन पर ठहर गईं। अच्छा, उसने कहा, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे प्रिय दादाजी, तो अपने इस कार्य को उसी प्रेम से जोड़कर देखिए। आप मुझे जानते हैं, आपने देखा है कि मैंने कभी आपकी संपत्ति को महत्व नहीं दिया। और वैसे भी लोग कहते हैं कि मैं अपनी माता की ओर से समृद्ध हूं, अत्यधिक समृद्ध। अतः स्पष्ट कहिए। नोर्तियर की दृष्टि वेलांतिन के हाथ पर ठहर गई। मेरा हाथ? उसने पूछा। हाँ, नोर्तियर ने संकेत किया। उसका हाथ, सबने एक साथ कहा। देखिए सज्जनों, विलेफोर ने कहा, अब आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यह व्यर्थ है और मेरे दयनीय पिता अस्वस्थ हैं। आह, मैं समझ गई, वेलांतिन ने अचानक कहा। आप मेरे विवाह की बात कर रहे हैं, है ना दादाजी? हाँ, 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 रोगी ने 3 बार संकेत किया। प्रत्येक बार पलक उठते ही उसकी आंखों में ज्वाला चमक उठी। आप हमें इस विवाह के लिए दोष दे रहे हैं? हाँ, पर यह तो असंगत है, विलेफोर ने कहा। इसके विपरीत, यदि मैं कह सकूं, नोटरी ने कहा, तो यह सब अत्यंत तार्किक है और मुझे पूर्णतः संगत प्रतीत होता है। आप नहीं चाहते कि मैं मोंसियो फ्रांच दैपिने से विवाह करूं,
नहीं चाहता, वृद्ध की आंखों ने कहा। और आप अपनी पौत्री को इसलिए वंचित कर रहे हैं क्योंकि वह ऐसे संबंध में बंध रही है जिसे आप स्वीकृत नहीं करते? नोटरी ने कहा। हाँ, नोरतियर ने संकेत किया। अर्थात यदि यह विवाह न हो तो वही आपकी उत्तराधिकारी होगी। हाँ। इस पर सबके ऊपर गहरा मौन छा गया। दोनों नोटरी एक दूसरे को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे। वेलांतिन ने हाथ जोड़कर दादा को कृतज्ञ मुस्कान दी। विलेफोर ने अपने पतले होंठ काटे। मादाम द विलेफोर अपने चेहरे पर उभर आई, प्रसन्नता की झलक रोक न सकी। मौन को सबसे पहले विलेफोर ने तोड़ा, पर उसने अंततः कहा, मुझे प्रतीत होता है कि इस संबंध के लाभों का आकलन करने का अधिकार केवल मुझे है। मैं ही अपनी पुत्री के हाथ का स्वामी हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह मोंसियो फ्रांस दैपिने से विवाह करे। अतः वह विवाह करेगी। वेलांतिन रोती हुई कुर्सी पर गिर पड़ी। मोंसियो, नोटरी ने वृद्ध से कहा, यदि मादेमोआजेल वेलांतिन मोंसियो फ्रांस की फ्रांस से विवाह कर लेती हैं, तो आप अपनी संपत्ति का क्या करना चाहते हैं? वृद्ध तनिक भी नहीं हिले। तथापि आप उसे किसी को तो देना चाहते हैं। हाँ, नोर्तियर ने संकेत किया। क्या अपने परिवार में किसी को? नहीं, तो निर्धनों को? हाँ, पर आप जानते हैं कि विधि आपको अपने पुत्र को पूर्णतः वंचित करने की अनुमति नहीं देती। हाँ, तो आप केवल वही अंश देंगे जिसे विधि आपको परिवार के बाहर देने की अनुमति देती है। नोर्तियर स्थिर रहे। आप फिर भी संपूर्ण राशि ही देना चाहते हैं? हाँ, पर आपके निधन के बाद वसीयत को चुनौती दी जाएगी। नहीं, मेरे पिता मुझे जानते हैं सज्जनों, विलेफोर ने कहा। वे जानते हैं कि उनकी इच्छाएं मेरे लिए पवित्र होंगी, और फिर वे यह भी जानते हैं कि मेरी स्थिति में मैं निर्धनों के विरुद्ध वाद नहीं कर सकता। नोर्तियर की आंखों में विजय की चमक आ गई। आप क्या करेंगे, मोन्सियो? नोटरी ने विलेफोर से पूछा। कुछ नहीं, यह निर्णय मेरे पिता का है और मैं जानता हूं कि वे अपना मन नहीं बदलते। अतः मैं समर्पित हूं। ये 9 लाख फ्रॉक हमारे परिवार से निकलकर किसी परोपकारी संस्था को समृद्ध करेंगे, पर मैं एक वृद्ध पुरुष की सनक के आगे नहीं झुकूंगा। मैं अपने विवेक का पालन करूंगा। यह कहकर विलेफोर और उसकी पत्नी चले गए, नोर्तियर को उसकी इच्छा के अनुसार वसीयत बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हुए। उसी दिन अंतिम इच्छा पत्र तैयार किया गया। साक्षियों को बुलाया गया और वृद्ध ने दस्तावेज को उनकी उपस्थिति में स्वीकृति दी। फिर उसे सीलबंद कर परिवार के अधिवक्ता देशाओं के पास जमा कर दिया गया। टेलीग्राफ। जब मोन्सियो और मादाम द विलेफोर अपने अपार्टमेंट में लौटे तो उन्हें झांत हुआ कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, जो उनसे भेंट करने आए थे, ड्राइंग रूम में ले जाए गए हैं और वहां उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मादाम द विलेफोर इतनी व्याकुल थीं कि सीधे भीतर न जाकर पहले अपने शयन कक्ष में चली गईं, जबकि राज अभियोजक अधिक संयत था और तुरंत ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गया। परंतु वह चाहे जितना अपने भावों को नियंत्रित करने और उन्हें चेहरे पर प्रकट न होने देने में सफल रहा हो, मोन्सियो दे विलेफोर अपने मस्तक से उस छाया को पूर्णतः दूर न कर सका। अतः काउंट उसे एक दीप्तिमान मुस्कान से अभिवादन करते हुए उसके चिंताग्रस्त गंभीर भाव को देखे बिना न रह सका। हे ईश्वर, विलेफोर, मोंटे क्रिस्टो ने प्रारंभिक अभिवादन के आदान प्रदान के बाद कहा। क्या बात है? क्या मैं ऐसे समय आ गया हूं जब आप कोई अत्यधिक गंभीर अभियोग पत्र तैयार कर रहे थे? विलेफोर ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। नहीं, काउंट, उसने कहा, यहां तो मैं स्वयं ही पीड़ित हूं। मैं अपना ही मुकदमा हार रहा हूं और यह अभियोग संयोग, हठ और मूर्खता के परिणाम स्वरूप तैयार हुआ है। आपका क्या अभिप्राय है? मोंटे क्रिस्टो ने पूर्ण सहानुभूतिपूर्ण जिज्ञासा का प्रदर्शन करते हुए पूछा।
क्या वास्तव में आपको कोई गंभीर दुर्भाग्य झेलना पड़ा है? ओह काउंट! विलेफोर ने शीतल कटुता से कहा, यह उल्लेख योग्य नहीं, कुछ नहीं, केवल एक आर्थिक हानि। अच्छा, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, एक आर्थिक हानि उस व्यक्ति के लिए तुच्छ बात है जिसके पास आपकी जैसी विशाल संपत्ति और उतना ही व्यापक दार्शनिक दृष्टिकोण हो। हाँ, विलेफोर ने उत्तर दिया, मुझे धन की चिंता नहीं। यद्यपि सब कुछ जोड़कर देखें तो 9 लाख फ्रांक की राशि एका या कम से कम झुंझलाहट की एक ध्वनि के योग्य तो है। पर मुझे मुख्यतः उस भाग्य के मोड़ से खिन्नता है। संयोग, नियति, मैं नहीं जानता उस शक्ति को क्या कहूं जिसने अभी मुझ पर आघात किया है, मेरी आर्थिक आशाओं को नष्ट करते हुए, और शायद मेरी पुत्री के भविष्य को भी, एक जर्जर वृद्ध पुरुष की सनक के कारण। अरे, काउंट ने कहा, ये क्या? आपने कहा 9 लाख फ्रांक? इतना धन तो एक दार्शनिक को भी खेद दे सकता है। ये किसने आप पर थोपा? मेरे पिता ने, जिनका मैंने आपसे उल्लेख किया था। वास्तव में, नोर्तिएर, पर मुझे तो स्मरण है आपने कहा था कि वे पूर्णतः पक्षाघातग्रस्त हैं और अपनी सभी क्षमताओं से वंचित। हाँ, शारीरिक क्षमताओं से, क्योंकि वे ना हिल सकते हैं, ना बोल सकते हैं। परंतु जैसा आप देख रहे हैं, इसके बावजूद वे सोचते हैं, इच्छा करते हैं और कार्य करते हैं। मैं अभी 5 मिनट पहले उन्हें छोड़कर आया हूँ और इस समय वे 2 नोटरियों को अपनी अंतिम वसीयत लिखवा रहे हैं। तो उन्होंने अवश्य बोला होगा। उन्होंने उससे भी बेहतर किया। उन्होंने स्वयं को समझा दिया। कैसे? एक दृष्टि से उनकी आंखें अब भी जीवित हैं और जैसा आप देख रहे हैं, उनकी दृष्टि मार सकती है। मेरे मित्र, मादाम द विलेफोर ने कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा, संभव है आप स्थिति को कुछ बढ़ा चढ़ाकर देख रहे हो। मादाम, काउंट ने झुककर कहा, और प्रत्युत्तर में मादाम द विलेफोर ने उसे अपनी अत्यंत सौम्य मुस्कान दी। तो मोंसियो दे विलेफोर मुझे क्या बता रहे थे? मोंटे क्रिस्टो ने पूछा। और ये हृदय परिवर्तन? असमझनीय, यही शब्द है, राज अभियोजक ने कंधे उचकाते हुए दोहराया। एक वृद्ध की सनक। और क्या उन्हें अपना निर्णय बदलने का कोई उपाय नहीं है? मादाम द विलेफोर ने कहा, यह पूर्णतः मेरे पति की शक्ति में है कि वे सुनिश्चित करें कि वसीयत वेलांतिन के प्रतिकूल बनने के स्थान पर उसके पक्ष में बने। काउंट ने देखा कि दंपति रूपक भाषा में बोलने लगे हैं, तो उसने अन्यमनस्कता का भाव धारण कर लिया और अपना अत्यंत गहन ध्यान तथा स्पष्ट अनुमोदन ए द्वार पर केंद्रित कर दिया, जो पक्षियों के पीने के पात्र में स्याही उंडेल रहा था। अब, प्रिय, विलेफोर ने पत्नी से कहा, तुम जानती हो कि मुझे अपने ही घर में अत्याचारी बनना प्रिय नहीं, और न ही मैंने कभी सोचा कि संसार का भाग्य मेरी आज्ञा पर निर्भर है। तथापि यह आवश्यक है कि मेरे निर्णयों का सम्मान मेरे परिवार में हो, और एक वृद्ध की मूर्खता तथा एक बालक की सनक को उस योजना को विचलित करने की अनुमति न दी जाए जिसे मैंने कई वर्षों से मन में स्थिर कर रखा है। बैरन डेपिने मेरा मित्र था, जैसा तुम जानती हो, और उसके पुत्र से संबंध पूर्णतः उपयुक्त है। क्या तुम्हें लगता है, मादाम द विलेफोर ने पूछा, कि वेलांतिन उसके साथ मिली हुई हो सकती है? विचार करो, वह सदा से इस विवाह के विरोध में रही है, और मुझे आश्चर्य न होगा यदि हमने अभी जो कुछ देखा और सुना वह दोनों के बीच पूर्व नियोजित योजना का परिणाम हो। मेरा विश्वास करो, विलेफोर ने कहा, कोई भी व्यक्ति यूं ही 9 लाख फ्रांक की संपत्ति नहीं छोड़ देता। वह संसार भी छोड़ देती, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व वह मठ में जाना चाहती थी। कोई बात नहीं, विलेफोर ने दृढ़ता से कहा, मैं आग्रह करता हूं, यह विवाह होगा। आपके पिता की इच्छा के विरुद्ध भी? मादाम दे विलेफोर ने विषय बदलते हुए कहा।
ये गंभीर बात है। मोंटे क्रिस्टो सुनता हुआ भी न सुनने का अभिनय कर रहा था, पर हर शब्द उसके श्रवण में आ रहा था। मुझे कहना होगा कि मैंने अपने पिता का सदैव सम्मान किया है, विलेफोर ने कहा, क्योंकि प्राकृतिक पुत्र धर्म के अतिरिक्त मैं उनकी नैतिक श्रेष्ठता से भी परिचित था, और क्योंकि पिता हमारे लिए दुगुने पवित्र होते हैं, हमारे सृष्टा भी और हमारे स्वामी भी। पर आज मैं उस वृद्ध में कोई बुद्धि नहीं पहचानता जो पुत्र पर उस घृणा की स्मृति उतार रहा है जो अब केवल पिता के प्रति रही स्मृति मात्र है। मेरे लिए उसके मनोविकारों के अधीन अपना आचरण करना हास्यास्पद होगा। मैं नोर्तियर का अत्यंत सम्मान करता रहूंगा। वे जो आर्थिक दंड मुझ पर लगा रहे हैं उसे बिना शिकायत स्वीकार करूंगा, पर अपने संकल्प में अडिग रहूंगा और संसार देखेगा कि सामान्य बुद्धि मेरे पक्ष में है। अतः मैं अपनी पुत्री का विवाह बैरन फ्रांच दैपिने से करूंगा, क्योंकि मेरे मत में यह विवाह उत्तम और सम्मानजनक है, और अंततः इसलिए भी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा जिससे मैं चाहूं। क्या? काउंट ने कहा, जिसकी स्वीकृति के लिए अभियोजक लगातार उसकी ओर देखता रहा था। क्या क्या मैं ठीक समझ रहा हूं कि नोर्थियर वेलांतिन को केवल इसलिए वंचित कर रहे हैं क्योंकि वह बैरन फ्रांस दैपिने से विवाह करने जा रही है? हाँ, ईश्वर की शपथ। हाँ, हाँ, यही कारण है, विलेफोर ने कंधे उचकाते हुए कहा। कम से कम जहां तक दिखाई देता है, मादाम दे विलेफोर ने जोड़ा। वास्तविक कारण यही है। विश्वास कीजिए, मैं अपने पिता को जानता हूं। क्या आप ऐसी बात की कल्पना कर सकते हैं? युवा स्त्री ने कहा। मैं आपसे पूछती हूँ, नोर्तियर को फ्रांच दैपिने किसी अन्य व्यक्ति से कम स्वीकार्य कैसे लग सकता है? निस्संदेह, काउंट ने कहा। मैं फ्रांस दैपिने से मिल चुका हूँ, जनरल डीड कैसनल के पुत्र से, मेरा ख्याल है, जिन्हें किंग चार्ल्स दशम के अधीन बैरन दैपिने बनाया गया था। ठीक वही, विलेफोर ने उत्तर दिया। वह तो मुझे अत्यंत आकर्षक युवक प्रतीत हुआ। अतः यह केवल बहाना होगा, मुझे पूरा विश्वास है, मादाम द विलेफोर ने कहा। वृद्ध पुरुष अपने स्नेह को लेकर ईर्ष्यालु होते हैं। नोर्तियर नहीं चाहते कि उनकी पौत्री विवाह करे। पर क्या इस घृणा का कोई कारण है? ईश्वर जाने, कौन बता सकता है? शायद कोई राजनीतिक विरोध? संयोग से मेरे पिता और दी एपिने के पिता उन तूफानी कालों से गुजरे थे जिनके अंतिम दिन ही मैंने देखे, विलेफोर ने कहा। क्या आपके पिता बोनापार्टवादी नहीं थे? मोंटे क्रिस्टो ने पूछा। मुझे स्मरण है आपने ऐसा कुछ कहा था। मेरे पिता सबसे बढ़कर जैकोबिन थे, विलेफोर ने कहा, अपनी सामान्य सावधानी छोड़ने को विवश होकर। नेपोलियन ने जो सेनेटर का वस्त्र उनके कंधों पर डाला, उसने केवल मनुष्य को ढंका, बदला नहीं। जब मेरे पिता षड्यंत्र करते थे तो सम्राट के लिए नहीं, पूर्वों के विरुद्ध करते थे, क्योंकि उनमें यह भयानक गुण था कि वे किसी अप्राप्य यूटोपिया के लिए नहीं, केवल प्राप्त करने योग्य वस्तु के लिए संघर्ष करते थे, और उसे पाने हेतु वे मोंटानी के भयानक सिद्धांतों को लागू करने से भी नहीं हिचकते थे, जो किसी भी सीमा से नहीं डरते थे। तो बात स्पष्ट है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। नोर्तियर और दैपिने का राजनीतिक क्षेत्र में सामना हुआ होगा। मेरा विश्वास है कि जनरल दैपिने, यद्यपि नेपोलियन के अधीन सेवा करते थे, हृदय से राजभक्त ही रहे। क्या वही नहीं जिनकी एक संध्या हत्या कर दी गई थी जब वे एक नेपोलियन क्लब से लौट रहे थे, जहां उन्हें कुछ लोगों ने यह सोचकर बुलाया था कि वे उनके विचारों से सहमत हैं? विलेफोर ने काउंट की ओर आतंक के निकट पहुंचती दृष्टि से देखा। क्या मैं भूल कर रहा हूं? मोंटे क्रिस्टो ने पूछा। कदापि नहीं, मादाम दे विलेफोर ने कहा। इसके विपरीत आप पूर्णतः सही हैं, और इसी कारण जो आपने अभी उल्लेख किया तथा उस पुरानी शत्रुता को समाप्त करने के लिए ही विलेफोर ने सोचा कि उन दो बच्चों को प्रेम के बंधन में बांधा जाए,
जिनके पिता घृणा से विभक्त थे। क्या महान विचार है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। उदार विचार, और ऐसा जिसे संसार सराहे। सचमुच ये सुंदर होगा देखना कि नोर्तिएर द विलेफोर फ्रांज दैपिने की पत्नी बने। विलेफोर कांप उठा और काउंट की ओर ऐसे देखा मानो उसके शब्दों के पीछे छिपे गहरे उद्देश्यों को पढ़ लेना चाहता हो। पर काउंट का चेहरा उसी सौम्य मुस्कान से स्थिर था, और अभियोजक चाहे जितना प्रयत्न करता, उससे आगे कुछ न देख सका। अतः विलेफोर ने पुनः आरंभ किया। यद्यपि वेलांतिन के लिए अपने दादा की संपत्ति खोना बड़ा दुर्भाग्य है, मैं इसे विवाह निरस्त करने का कारण नहीं मानता। मुझे नहीं लगता दैपिने इस आर्थिक आघात से निरुत्साहित होंगे। वे समझेंगे कि मैं धन से अधिक मूल्यवान हूं, क्योंकि मैं अपना वचन निभाने हेतु उसे त्यागने को तैयार हूं। और फिर वे जानेंगे कि वेलांतिन अपनी माता की संपत्ति की उत्तराधिकारी है, जिसका प्रबंधन उसके मातामह और मातामही सेंट मैरिन दंपति करते हैं, और दोनों उससे अत्यंत प्रेम करते हैं। और वे उतने ही प्रेम और देखभाल के योग्य हैं जितनी वेलांतिन ने नोर्तिएर के लिए दिखाई है, मादाम द विलेफोर ने कहा। संयोग से वे 1 महीने में या उससे भी कम में पेरिस आ रहे हैं, और ऐसे अपमान के बाद वेलांतिन उस निरंतर सेवा से मुक्त हो जाएगी जो वह पहले नोर्तियर के साथ निभाती थी। काउंट इन सब आहत अभिमानों और क्षतिग्रस्त स्वार्थों की विसंगत ध्वनियों को सहनशीलता से सुनता रहा। फिर एक क्षण के मौन के बाद बोला, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, और मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ जो मैं कहने जा रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि यदि नोर्तियर वेलांतिन को इसलिए वंचित कर रहे हैं कि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह कर रही है जिसके पिता से उन्हें घृणा थी, तो वे आपके प्रिय एदवार में वही दोष नहीं देख सकते। निश्चय ही, बिल्कुल नहीं, मादाम दे विलेफोर ने ऐसे स्वर में कहा जिसका वर्णन कठिन है। क्या यह अन्यायपूर्ण नहीं, भयानक अन्यायपूर्ण? एदवार भी उतना ही नोर्तियर का पौत्र है जितनी वेलांतिन। फिर भी यदि वेलांतिन का फ्रांस से संबंध न होता, तो नोर्तियर सब कुछ उसी को दे देते, और फिर एदवार परिवार का नाम धारण करता है। पर मान लीजिए दादा सचमुच उसे वंचित कर भी दें, तब भी वह उससे 3 गुना अधिक धनी रहेगी। इस घाव में चाकू घुमाकर काउंट मौन हो गया। आइए काउंट, विलेफोर्ड ने कहा, आइए इन पारिवारिक क्लेशों की चर्चा यहीं समाप्त करें। हाँ, मेरा धन निर्धनों को समृद्ध करेगा। आजकल सच्ची संपत्ति उन्हीं के पास है। हाँ, मेरे पिता ने बिना कारण मेरी वैध अपेक्षाओं को अस्वीकार किया है, पर मैं विवेक और हृदय दोनों से मनुष्य की भांति आचरण करूंगा। मैंने दैपिने से उस धन की आय का वचन दिया है, और वह उसे प्राप्त करेंगे, चाहे मुझे कितना ही सहना पड़े। तथापि मादाम दे विलेफोर ने कहा, उस एक विचार पर लौटते हुए जो निरंतर उनके मन के पीछे मंडरा रहा था, शायद यह बेहतर होगा कि यह सब मोन्सियो दैपिने को बता दिया जाए, जो हमें इस सगाई से मुक्त कर सकते हैं। ओ, वह तो एक विपत्ति होगी, विलेफोर चिल्ला उठा। विपत्ति? मोंटे क्रिस्टो ने दोहराया। निस्संदेह, विलेफोर ने धीमे स्वर में कहा। टूटी हुई सगाई, चाहे कारण धन ही क्यों ना हो, एक युवती पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, और फिर वे पुरानी अफवाहें जिन्हें दबाने का मैंने प्रयास किया है अधिक विश्वसनीय हो उठेंगी। पर ऐसा नहीं होगा, मोन्सियो दैपिने। यदि वे सज्जन हैं, तो वेलांतिन की संभावनाओं की हानि से स्वयं को और अधिक दृढ़ता से बंधा हुआ अनुभव करेंगे। अन्यथा वे शुद्ध लोभ से प्रेरित प्रतीत होंगे। नहीं, यह असंभव है। मैं मोन्सियो दे विलेफोर से सहमत हूँ, मोंटे क्रिस्टो ने मादाम द विलेफोर की ओर गहन दृष्टि से देखते हुए कहा। और यदि मैं इतना घनिष्ठ मित्र होता कि कोई सलाह देने का साहस करता, तो मैं सुझाव देता कि इस संबंध को इतना दृढ़ कर दिया जाए कि उसे तोड़ा ही ना जा सके, क्योंकि जैसा मैं समझता हूँ, मोन्सियो दैपिने शीघ्र ही पेरिस लौटने वाले हैं। संक्षेप में, मैं इस विवाह की व्यवस्था कर देता, जो मोन्सियो द विलेफोर को इतना सम्मान दिलाएगा कि वह संपन्न हो। विलेफोर उठ खड़ा हुआ।
स्पष्ट प्रसन्नता से अभिभूत, जबकि उसकी पत्नी के गालों का रंग उड़ गया। अत्यंत अच्छा, उसने कहा, मोंटे क्रिस्टो को अपना हाथ देते हुए। मैं इसी की अपेक्षा कर रहा था। मैं आपकी उत्कृष्ट सलाह का लाभ उठाऊंगा। अतः सब यह माने कि आज यहाँ जो हुआ वह महत्वहीन है। हमारी योजनाओं में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। मोन्स्यो, काउंट ने कहा, लोग चाहे जितने अन्यायी हों, वे आपके इस दृढ़ निश्चय के लिए आपका आभार मानेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके मित्र आप पर गर्व करेंगे। जहाँ तक मोन्सियो देपिने का संबंध है, यदि उन्हें मादेमोआ जेल दे विलेफोर को बिना किसी दहेज के भी स्वीकार करना पड़े, जो कि संभव नहीं, तब भी वे उस परिवार से जुड़कर प्रसन्न होंगे जिसके सदस्य अपना वचन निभाने और अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए ऐसा त्याग कर सकते हैं। यह कहकर वह उठ खड़ा हुआ और प्रस्थान की तैयारी करने लगा। क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? मादाम द विलेफोर ने पूछा। मादाम, मुझे जाना ही होगा। मैं केवल आपको शनिवार के लिए आपके वचन की याद दिलाने आया था। क्या आपको भय था कि हम भूल जाएंगे? आप अत्यंत कृपालु हैं मादाम, पर मोन्सियो दे विलेफोर पर इतने गंभीर और कभी-कभी इतने अत्यावश्यक दायित्व होते हैं। मेरे पति ने वचन दिया है, मादाम द विलेफोर ने कहा। आपने अभी देखा कि वे उसे तब भी निभाएंगे जब उन्हें सब कुछ खोना पड़े। तो फिर तब कितनी अधिक जब उन्हें सब कुछ पाना हो। क्या हमें आपके शांजलीजे स्थित घर पर मिलना है? विलेफोर ने पूछा। नहीं, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। यही तो आपके आने को और भी प्रशंसनीय बनाता है। देहात में। देहात में? हाँ, पर कहाँ? पेरिस के निकट ही, आशा है। शहर के ठीक बाहर, द्वार से आधे घंटे की दूरी पर, ओतुई में। ओतुई में! विलेफोर चिल्लाया। अरे हाँ, मैं भूल गया था। मादाम ने मुझे बताया था कि आप ओतुई में रहते हैं, क्योंकि उन्हें आपके घर ले जाया गया था। ओतुई में कहाँ? रियू द ला फोंतेन में। रियू द ला फोंतेन! विलेफोर ने घुटे हुए स्वर में दोहराया। कौन सा नंबर? 28 नंबर। तो आपने सेंट मेरेन का घर खरीद लिया है? विलेफोर चिल्लाया। सेंट मेरेन? काउंट ने कहा। क्या वह घर सेंट मेरेन का था? हाँ, मादम दे विलेफोर ने कहा। और क्या आप विश्वास करेंगे? क्या? आपको वह घर सुंदर लगा होगा, मेरा अनुमान है। अत्यंत मनोहर। तो सुनिए, मेरे पति कभी वहां रहना नहीं चाहते थे। ओह, मुझे कहना होगा मोन्सियो, मैं समझ नहीं सकता कि आपकी आपत्ति क्या हो सकती है। मुझे ओतुई पसंद नहीं, अभियोजक ने अपने भावों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए उत्तर दिया। आशा है यह प्रसन्नता मुझे आपको आतिथ्य देने के सुख से वंचित नहीं करेगी? मोंटे क्रिस्टो ने चिंतित स्वर में पूछा। नहीं, काउंट, मैं आशा करता हूँ मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। विश्वास कीजिए, विलेफोर हकलाया। ओह, मैं कोई बहाना स्वीकार नहीं कर सकता, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। मैं शनिवार को 6 बजे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। यदि आप नहीं आए तो मैं कल्पना करने लगूंगा कि अवश्य ही, कैसे कहूं, किसी अंधविश्वास या किसी रक्त रंजित कथा का संबंध उस घर से है जो 20 वर्षों से अधिक समय से निर्जन पड़ा है। मैं वहां रहूंगा, मोन्सियो लेकॉम्ट, मैं वहां रहूंगा, विलेफोर ने शीघ्रता से कहा। धन्यवाद, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। और अब कृपया मुझे विदा लेने की अनुमति दीजिए। अच्छा, अच्छा, आपने तो स्वयं कहा था कि आपको हमें छोड़ना है, मादाम द विलेफोर ने कहा। और मुझे लगता है आप हमें यह भी बताने वाले थे कि क्यों, जब आपकी बात बीच में रुक गई। सच कहूं मादाम, मोंटे क्रिस्टो ने कहा,
मुझे निश्चय नहीं कि मैं आपको बता सकूं कि मैं कहाँ जा रहा हूं। अरे, बताइए तो। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं एक निष्क्रिय व्यक्ति हूं, पर मैं एक ऐसी वस्तु देखने जा रहा हूं जिसने मुझे प्रायः घंटों रुककर निहारने को विवश किया है। और वह क्या है? एक टेलीग्राफ। लीजिए, कह दिया। टेलीग्राफ, मादाम द विलिफोर ने दोहराया। हाँ, बिल्कुल वही वस्तु। एक टेलीग्राफ। प्रायः किसी मार्ग के अंत में, किसी पहाड़ी की चोटी पर, धूप में, मैंने उन मुड़ने फैलने वाले काले भुजाओं को किसी विशाल भृंग के पैरों की भांति फैले देखा है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैंने उन्हें कभी बिना भाव विभोर हुए नहीं निहारा, यह सोचते हुए कि वे विचित्र संकेत जो वायु में इतनी शुद्धता से यात्रा करते हैं, एक मेज के पीछे बैठे अज्ञात व्यक्ति की इच्छाओं को 300 लीग दूर दूसरी मेज के पीछे बैठे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। मानो बादलों की धूसरता या आकाश की नीलिमा पर उसी सर्वशक्तिमान स्वामी की इच्छा से लिखे जा रहे हों। तब मैंने जिन्हों, सिल्फों, ग्नोमों और अन्य गुप्त शक्तियों के विषय में सोचा और हंस पड़ा। कभी मेरी इच्छा नहीं हुई कि इन महान कीटों के पास जाकर उन्हें निकट से देखूं, जिनके श्वेत उदर और पतले काले पग होते हैं, क्योंकि मुझे भय था कि उनके पत्थरीले पंखों के नीचे मुझे कोई मानवीय जिन्न मिलेगा, संकुचित, पांडित्यपूर्ण, गूढ़ विज्ञान और जादू विद्या से भरा हुआ। फिर एक सुहानी सुबह मैंने जाना कि हर टेलीग्राफ को चलाने वाला प्रेरक तत्व एक दीन क्लर्क होता है, जो वर्ष भर में 1200 फ्रांक कमाता है और आकाश को खगोल शास्त्री की भांति देखने के स्थान पर, या जल को मछुआरे की भांति, या परिदृश्य को किसी निष्क्रिय दर्शक की भांति पूरा दिन उस श्वेत उदर काले पग वाले कीट को निहारते बिताता है, जो उसके अपने समान ही है और 4 या 5 लीग दूर स्थित है। यह जानकर मेरी जिज्ञासा जागी कि इस जीवित कोशस्थ कीट को निकट से देखूं और उस मूक अभिनय को देखूं जो वह अपने खोल की गहराई से दूसरी कोशस्थ सत्ता तक प्रस्तुत करता है, एक के बाद एक डोर खींचते हुए। तो आप वहीं जा रहे हैं? हाँ। किस टेलीग्राफ पर? आंतरिक मंत्रालय वाले पर या वेधशाला वाले पर? नहीं, निश्चय ही नहीं। वहां मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो मुझे वे बातें समझने को बाध्य करेंगे जिन्हें मैं अज्ञात ही रहने देना चाहता हूं, और ऐसे रहस्य का स्पष्टीकरण करने पर आग्रह करेंगे जो उनकी पकड़ से परे है। नहीं, मैं कीटों के विषय में अपनी भ्रांतियां सुरक्षित रखना चाहता हूं। मनुष्यों के विषय में जो थीं, वे खो देना ही पर्याप्त है। अतः मैं न आंतरिक मंत्रालय के टेलीग्राफ पर जाऊंगा, न वेधशाला वाले पर। मुझे तो खुले देहात का कोई टेलीग्राफ चाहिए, जहां मैं उस व्यक्ति को उसकी मीनार में, उसकी शुद्ध अवस्था में स्थिर देख सकूं। आप एक विचित्र प्रकार के अभिजात हैं, विलेफोर ने कहा। आप मुझे किस पंक्ति की जांच करने की सलाह देंगे? जो इस समय सबसे अधिक व्यस्त हो। तो फिर स्पेनी पंक्ति? ठीक वही। क्या आप चाहते हैं कि मैं मंत्री का एक पत्र दे दूं, जिसमें उनसे अनुरोध हो कि वे आपको समझाएं? नहीं, कदापि नहीं, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। इसके विपरीत, जैसा मैंने अभी कहा, मैं कुछ भी समझना नहीं चाहता। जैसे ही मैं समझ जाऊंगा, टेलीग्राफ रह ही नहीं जाएगा। वह मात्र मोन्सियो दुशातेल या मोन्सियो द मोन्तालिवे का संकेत रह जाएगा, जो बायोन के प्रीफेक्ट की ओर प्रेषित होगा और 2 ग्रीक शब्दों में छिपा होगा। मैं तो उस काले पग, भयावह शब्दों वाले प्राणी के प्रति अपनी श्रद्धा को उसी पवित्रता में सुरक्षित रखना चाहता हूं। तो आपको तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा और आप कुछ ना देख पाएंगे। नहीं, अब मैं चिंतित हो गया हूं। निकटतम कहाँ है? मेरा ख्याल है बायोन्न मार्ग पर। तो वही सही, बायोन्न मार्ग। वह शातियों वाला होगा। और उसके बाद?
फिर मोंतलेरी के टूर वाला मेरा अनुमान है। धन्यवाद। विदा। शनिवार को आपको बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा। द्वार पर काउंट की भेंट उन दो नोटरियों से हुई जो अब भी अभी वेलांतिन को उत्तराधिकार से वंचित कर लौट रहे थे और इस विचार से प्रसन्न थे कि उन्होंने ऐसा कार्य संपन्न किया है जो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा।